चैप्टर 3051। चिंता करने की तुम्हारी बारी नहीं है। गॉड वेनरेबल थर्ड लेवल। हालांकि इस समय म्यू यू थर्ड लेवल पर बेहद शक्तिशाली क्यूआई और खून दिखा रहा था। डोंगफेंग शुओ गंभीर हो गया। क्षु युअन ने पूछा, क्या यह काम करेगा? कोई समस्या नहीं, आखिर मैं उससे एक स्तर ऊंचा हूं। अच्छा। क्षु युअन ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। वो भी गॉड वेनरेबल थर्ड लेवल पर था। वो अभी अभी देख चुका था कि कैसे म्यू यू ने अकेले 3 चालों में सीएओ जियान और क्षु जियाओं को दबा दिया। अब उसके लिए कार्य करने का समय नहीं था। इस समय डोंगफेंग शुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और म्यू यू की ओर देखा। सच कहूं तो मैंने कभी तुम्हें कमतर नहीं आंका, पर मैंने यह भी नहीं सोचा था कि तुम आज इस स्तर तक पहुंचोगे। डोंगफेंग शुओ मुस्कुराकर बोला, हालांकि तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेंग जाइमो और मियाओ जियानियो की वर्तमान स्थिति तुम्हारे साथ मेल नहीं खा सकती। भविष्य में वे निश्चित रूप से 9th सेलेस्टियल रियल्म के प्रसिद्ध और शक्तिशाली एल्केमिस्ट्स बनेंगे। तुम बस उन्हें रोको मत। डोंगफेंग शुओ ने ताना मारते हुए कहा। जहां तक मियाओ जियानियो के बच्चे का सवाल है, सच कहूं तो अगर पिल एम्परर्स मैंशन उसे इतना महत्व नहीं देती तो वो बहुत पहले मर चुका होता। मेरी और क्षु युअन की स्थिति उनके साथ मिलकर वही है जिसे तुम परफेक्ट मैच कहोगे। क्यों न तुम आत्महत्या कर लो? इस समय डोंगफेंग शुओ की आंखों में जांच की एक झलक थी। हालांकि वो तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ म्यू यू की ओर देख रहा था। वो अपने हृदय में बहुत सतर्क था। म्यू यू सामान्य गॉड वेनरेबल थर्ड लेवल कल्टिवेटर से अलग था। इस समय म्यू यू की आंखों में ठंडक की एक झलक थी। इन दोनों ने यहां तक कि फेंग को मारने के बारे में भी सोचा था। एक चाल। म्यू यू ने डोंगफेंग शुओ की ओर देखा। उसका चेहरा ठंडा था और उसने कहा, एक चाल और मैं तुम्हें हरा दूंगा। डोंगफेंग शुओ इस समय स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। वो जाहिर तौर पर उम्मीद नहीं कर रहा था कि म्यू यू इस समय इतना आत्मविश्वासी होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ बकवास करना बेकार है। इस समय म्यू यू की आंखों में उदासीनता की एक झलक थी। तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? उसके पिता के रूप में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ये कहा, वो एक कदम आगे बढ़ा। इस समय म्यू यू का पूरा शरीर गति संचित कर रहा था। एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति। 3 सोल्स ओपन द हेवेंस। एरले डिवाइन बॉडी आर्ट के पहले 3 रूपों का समन्वय। सबसे दबंग हमला। सोर्स पावर और सोल पावर अपनी चरम पर। हवा की आवाज उठी। आसपास की दुनिया इस समय धुंधली हो गई। डोंगफेंग शुओ के सिर के ऊपर सैकड़ों फुट ऊंची एक बलिष्ठ म्यू यू आकृति प्रकट हुई। इस समय एक निरंकुश प्रकाश आकाश की ओर उठ गया। डोंगफेंग शुओ के सिर के ऊपर एक साइन मणि इस समय हवा में तैर रही थी। प्रकाश झिलमिला उठा, हजारों साइन किरणों में बदलकर उस विशाल आकृति को प्रकाशित कर रहा था। यह बेकार है, म्यू यू ने कहा और एक हाथ से उसने नीचे थप्पड़ मारा। धड़ाम। क्षण भर में साइन किरणें नष्ट हो गई। सब कुछ सामान्य लगता था। यह कैसे हो सकता है? डोंगफेंग शुओ का चेहरा इस समय बदल गया। क्षु युअन की अभिव्यक्ति भी इस समय हैरानी से बदल गई। असंभव। यह वाकई असंभव था। वो अभी भी डोंगफेंग शुओ की शक्ति को जानता था, पर अब वो वास्तव में म्यू यू द्वारा दमन में था। दबाओ, म्यू यू ने चिल्लाया। विशाल आकृति इस समय एक नदी की तरह बदल गई, सीधे डोंगफेंग शुओ के शरीर की ओर दौड़ती हुई। डोंगफेंग शुओ उसे रोकना चाहता था, पर वो इसे रोक नहीं पाया। वो धार सीधे उसके मन में घुस गई। उसकी आत्मा और उसके अंदरूनी अंग फट रहे थे। बाहर निकलो। गर्जन करते हुए डोंगफेंग शुओ पलटवार करना चाहता था, पर उसके शरीर की शक्ति मानो हजारों तारों में बदल चुकी थी। अराजक और असहनीय इस समय। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें पिस कर मार दूंगा, म्यू यू ने चिल्लाया। इस समय उसकी हथेली में एक भांडा प्रकट हुआ। म्यू यू की बाह आगे बढ़ी और उसने सीधे एक मुक्का फेंका। उस क्षण कड़ाही एक ही पल में चकनाचूर हो गई। धम। उस क्षण विस्फोट की आवाज गूंजी। डोंगफेंग शुओ का एक हाथ सीधे टुकड़ों में उड़ गया। म्यू यू रुका नहीं। वो फिर से निकाल कर मारा। डोंगफेंग शुओ ने कराहते हुए चीख मारी और एक और हाथ फिर से चकनाचूर हो गया। इस समय चीखें कर्णभेदी थी। जहां तक दूसरी तरफ की बात है, क्षु युअन, सीएओ जियान और क्षु जियाओ पहले ही स्तब्ध हो चुके थे। सच में स्तब्ध। वे म्यू यू से डरकर सन्न रह गए थे। गॉड वेनरेबल थर्ड लेवल सीधे एक गॉड वेनरेबल फोर्थ लेवल को कुचल दिया। अब वो डोंगफेंग शुओ को तक मार रहा था, जिसे अपने मरे जाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने किसी को मुझे मारने दिया और तुम मेरे बेटे को भी मारना चाहते हो। क्या तुम अभी भी चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? म्यू यू ने कड़ाही से फिर से प्रहार किया।
लावा डोंगफेंग शुओं के शरीर पर ढाला गया और तुम अपने हाथ हिलाकर क्षु युअन की ओर इशारा करते हुए म्यू यू ने सीधे पंजे से पकड़ लिया। क्षु युअन उसी क्षण तुरंत पकड़ा गया। म्यू यू ने सीधे मुक्का मारकर नीचे दे मारा। धमाके के साथ क्षु युअन का सिर फट गया। एक और मुक्का, क्षु युअन का पूरा शरीर सीधे फट गया। 3 मुक्के और 2 लाते। क्षु युअन पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। दोनों पिल एम्परर्स बेटे इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे। म्यू यू एक राक्षस, सीईओ जियान और क्षु जियाओ तो और भी अधिक स्तब्ध थे। क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अब भाग जाना चाहिए या रुकना चाहिए? कैसे निकले? म्यू यू उन्हें मार सकता है, लेकिन अगर वे रुके रहें तो म्यू यू उन्हें भी मार सकता है। अब क्या करें? वे नहीं जानते थे क्या करें। जहां तक दूसरी तरफ की बात है, बाई यानकाई ने समझ लिया। डोंगफेंग शुओ और क्षु युअन को म्यू यू द्वारा एक के बाद एक चकनाचूर होते देखकर बाई यानकाई भयभीत हो गया। मास्टर, भागो! बाई किंगयू को छोड़कर बाई यानकाई तुरंत भाग गया। उसे भागना ही था। अगर वो भागता नहीं तो शायद म्यू यू आकर उसे थप्पड़ मारकर मार देगा। इस समय म्यू यू ने डोंगफेंग शुओ और क्षु युअन को हवा में बंदी बना दिया और एक कड़ाही के बाद एक कड़ाही से नीचे गिराया। दोनों की आभा धीरे धीरे मिटने लगी। म्यू यू इस समय रुक गया। डोंगफेंग शुओ ने मृत्युसन्न सांस में कहा, म्यू यू, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। अगर तुम हमें मारते हो तो भले ही मेंग जाइमो और मियाओ जियान्यू तुम्हारी रक्षा करें। पिल एम्परर्स मैंशन भी तुम्हें मार डालेगा। पिल एम्परर्स मैंशन? म्यू यू ने उदासीनता से कहा, इस बार जब मैं बाहर जाऊंगा मैं पिल एम्परर्स मैंशन के लोगों को मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करने दूंगा। यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर डोंगफेंग शुओ ने तंज कसा। पिल एम्परर्स मैंशन के भीतर हेवनली वेनरेबल्स और गॉड वेनरेबल्स तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। तुम्हारे क्लाउड पैलेस को कुचलने के लिए तो तुम्हें और कम चिंता करने की जरूरत है। म्यू यू ने फिर कहा, मैं जो सोच रहा हूं वो मेरे आसपास के लोगों की सुरक्षा है और तुम दोनों 2 बड़े आघात हो। तुम्हें मरना ही होगा। इस समय म्यू यू ने बकवास करना बंद कर दिया। एक एक मुक्का उसने दोनों की आभा पूरी तरह से नष्ट कर दी। मर गए दोनों पिल एम्परर्स बेटे। बस ऐसे मर गए। सीईओ जियान और क्षु जियाओ पूरी तरह से स्तब्ध थे। म्यू यू वाकई मारने की हिम्मत रखता था। यह आदमी बहुत पागल था। लेकिन अगले ही क्षण म्यू यू की दृष्टि सीधे उनकी ओर मुड़ी। मत! सीईओ जियान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, हमें मत मारो। हम तुम्हारे काम के हैं। तुम्हारे काम के? काम के? म्यू यू ने तंज किया, तुम किस तरह के काम के हो? अगर तुम हमें नहीं मारोगे तो हम बताएंगे। सीईओ जियान इस समय कांप रहा था। तुम बताओ। म्यू यू को परवाह नहीं थी और बोला, अभी के लिए तुम्हारे पास मेरे साथ किसी शर्त पर बातचीत करने की योग्यताएं नहीं है। इस बार यिन यांग ब्लड डिवाइन आर्ट के पहले 3 फॉर्म और एरले डिवाइन बॉडी आर्ट के पहले 3 फॉर्म और एक समाहित रूप पर अधिकार कर लेने के साथ म्यू यू का गॉड वेनरेबल 3rd लेवल का क्षेत्र बहुत मजबूत हो गया। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो वज्रा अंडरवर्ल्ड सूत्र का भी अभ्यास कर रहा था। आत्मा शोधन और शरीर शोधन को मिलाकर उसकी वर्तमान 3rd लेवल की देह और आत्मा थे। गॉड वेनरेबल 4th लेवल 5th लेवल से भी मजबूत, केवल मजबूत और कमजोर नहीं। इन 3 महान दिव्य कलाओं के संयोजन ने उसे एक बिल्कुल नया एहसास दिया, एक बहुत संगत एहसास। अगर तुम नहीं बोलते तो तुम अभी मर जाओगे। अगर तुम बोलते हो तो शायद तुम्हें बचने का मौका मिल सके। खैर, मेरी गति तुम्हारी 10 गुना है और भविष्य में यह गॉड वेनरेबल 4th लेवल, 5th लेवल, यहां तक कि 9th लेवल एक रियल पोजीशन होगा। मैं तुम्हारे 2 छोटे चींटियों की परवाह नहीं करूंगा। यह सुनकर सीईओ जियान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। चैप्टर 3052 हर्ड्समैन। इस यिन यांग सी के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति मौजूद है और ये सी पैलेस केवल इस शक्ति का रूपांतरण है। हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार इस यिन यांग सी के भीतर एक पपेट छिपा हुआ है। पपेट? म्यू यू की आंखों में हल्की झिलमिलाहट आई। विस्तार से समझाओ, म्यू यू ने धीरे से कहा। यह भी कमांडर मिंग यिक्शुन द्वारा प्राप्त जानकारी है। कमांडर बाई को पता होना चाहिए कि मिंग परिवार का तयिन सेक्ट में बड़ा प्रभाव है। सीईओ जियान ने कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं की और कहा, पहले यिन यांग हेवन डोमेन की खोज करने वाले कई डिवाइन वेनरेबल्स में मिंग परिवार के सदस्य शामिल थे। उनमें से एक ने कमांडर मिंग को इस यिन यांग सी के भीतर की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए सूचित किया। यह जगह शायद एक पपेट छुपा रही है। डिवाइन वेनरेबल रियल्म 9वें स्तर पर। डिवाइन वेनरेबल रियल्म 9वें स्तर पर। म्यू यू की आंखों में चमक आई। असल में कमांडर मिंग हमेशा यिन यांग सी के पास रहते थे, लेकिन कई दशकों के बाद यिन यांग सी के भीतर कोई गतिविधि नहीं हुई। पिछले साल तक इस जगह में हलचल शुरू नहीं हुई थी।
और ये सी पैलेस प्रकट हुआ। लेकिन कमांडर मिंग पहले ही कहीं और चले गए हैं, हमें यहां इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर म्यू यू मुस्कुराया। ये तयिन सेक्ट, क्या ये यिन मिंग सेक्ट मास्टर और मैडम यूए रोंग के तयिन सेक्ट है? ये सुनकर सीईओ जियान और क्षु जियाओ दोनों ही कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं, लेकिन सेक्ट मास्टर और मैडम बहुत ऊंचे हैं। हालांकि हम दोनों डिवाइन वेनरेबल रियल्म तीसरे स्तर पर हैं। तयिन सेक्ट में बिना किसी मदद के हम वैसे ही हैं जैसे मर चुके हों। क्षु जियाओ ने कड़वी आवाज में कहा, इस दुनिया में अंत में ताकत ही मायने रखती है। पर्याप्त ताकत के बिना कोई केवल दूसरों के लिए एक उपकरण बन सकता है। म्यू यू ने आपत्ति नहीं की। क्षु जियाओ की बात गलत नहीं थी। यदि ऐसा है तो अब से मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा। जैसे ही म्यू यू ने कहा, उसने अपनी अंगुली दिखाई। सीईओ जियान और क्षु जियाओ इस समय विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनके मन में एक संबंध प्रवेश कर गया। आज से तुम मेरे लोग हो। अगर मैं मर गया तुम मरोगे, अगर मैं जिंदा रहूंगा तुम जिंदा रहोगे। मुझे पूरी तरह सेवा करो और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। इस बार लौटने के बाद तुम मून गॉड गार्ड में प्रवेश करोगे और मेरी पत्नी तुम्हारी देखभाल करेगी। अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह की अविश्वास की भावना है तो तुम्हें तुरंत मारना मेरे लिए बहुत आसान है। इस समय सीईओ जियान और क्षु जियाओ दोनों ने इसे महसूस किया। उनके मन में ऐसा था जैसे एक कड़ी की परत लॉक कर दी गई हो, सभी चीजों को मजबूती से नियंत्रित करते हुए। ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, म्यू यू ने इस समय कहा। सीईओ जियान और क्षु जियाओ स्तब्ध रह गए। ये ऐसा है जैसे चलती हुई लाश हो। ऐसी बेकार चीजों के बारे में मत सोचो, म्यू यू ने फिर कहा। मैंने कहा कि अगर तुम भविष्य में मेरे लिए बेकार हो गए तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुझे बस डर है कि तब तक तुम मुझे तुम्हें छोड़ने देने में हिचकिचाओगे। लाइफ डेथ डार्क सील मालिक और नौकर को जोड़ता है। सीईओ जियान और क्षु जियाओ को इसका बड़ा लाभ हुआ। बेशक शर्त यह थी कि वे उसके द्वारा नियंत्रित हों। ठीक है, चलो उस यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल को देखते हैं। इस समय म्यू यू अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ा हुआ। उसकी आकृति नीचे उतर रही थी। महल के भीतर पंगुलिंग और एम्परर सन पपट बॉडी की आकृतियां इस समय मुख्य हॉल की रक्षा कर रही थी। म्यू यू और बाइकिंग यू इस समय प्रवेश किए। मुख्य हॉल के भीतर एक अजीब ऑरा उभरी। इस समय पूरे मुख्य हॉल ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे यिन और यांग विभाजित है। एक आधा उज्ज्वल लग रहा था, लेकिन दूसरा आधा असीम अंधकार था। इस समय म्यू यू उन स्ट्रैंड्स ऑफ यिन यांग एनर्जी के प्रवाह को महसूस कर सकता था। ये उसके तय ची दांव के समान था, लेकिन केवल समान। ये म्यू यू को काफी चौंकाया। ऐसा लगता था कि यिन यांग डुअल एम्परर्स, दो प्राचीन टाइटल एम्परर्स, साधारण लोग नहीं थे। लेकिन ये सोचते हुए म्यू यू मुस्कान के साथ सिर हिला नहीं सका। टाइटल एम्परर्स बनने वाले लोग कैसे साधारण हो सकते हैं? यंग मास्टर म्यू, मुझे मास्टर म्यू बुलाओ, पंगुलिंग ने इस समय चिल्लाया। पंगुलिंग अब कहा जा सकता है कि म्यू यू का नंबर एक अनुचर है। लाइफ डेथ डार्क सील के नियंत्रण की बात अलग है। उसने कुछ सोर्स फायर्स को भी मिलाना खत्म नहीं किया था, लेकिन वो पहले ही डिवाइन वेनरेबल स्तर पर था। वो मूल रूप से पंगु ट्रू फायर की इच्छा था। शुरुआत में वो व्हाइट टाइगर सेक्रेड फायर के साथ मिला, जो म्यू यू के हेवनली फायर से निकाला गया एक सोर्स फायर था, और इस बार वो समाधि ट्रू फायर को परिष्कृत कर रहा था। इसके अलावा बोन कोरोडिंग कोल्ड फायर, ग्रेट ईस्ट सेक्रेड फायर और एजियो माउंटेन गोस्ट फायर थे, जो अभी तक नहीं मिले थे। यदि ये 3 सोर्स फायर्स मिल जाते तो वो शायद रियल पोजीशन प्राप्त कर सकता था। बस अब इसे करना और मिलाना कठिन था। पंगुलिंग अब सच में म्यू यू को मास्टर म्यू बुलाता है। यदि भविष्य में 5 स्पिरिट्स रियल्म ऑफ दी 5 स्पिरिट्स क्लैन में जाने और फायर स्पिरिट क्लैन में प्रवेश करने का मौका मिला तो वो शायद 21 सोर्स फायर्स में से बाकी कुछ ढूंढ सकता था, और यदि वह उन्हें अवशोषित कर सका तो उसकी शक्ति बस धराशायी बदलाव से गुजरेगी। वो इसे बहुत उम्मीद से देख रहा था। पहले वो म्यू यू को हल्का समझता था, लेकिन अब ये नहीं था। म्यू यू मास्टर म्यू थे, वो मालिक थे। सीईओ जियान और क्षु जियाओ को ये बिंदु समझना था। मास्टर म्यू, सीईओ जियान ने इस समय कुछ असहज होकर मुट्ठी बांधी और कहा, मास्टर म्यू को रिपोर्ट, ये यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल एंशिएंट एम्परर की वस्तु है। हालांकि ये रियल्म आर्टिफैक्ट जितना शक्तिशाली नहीं है जो दुनिया को उल्टा कर सकता है, ये भी सबसे टॉप नॉच सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट है। मास्टर म्यू, कृपया सावधान रहें। मु युन ने इस समय इसे हल्के में नहीं लिया। एक टॉप नॉच डिवाइन ग्रेट सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट, यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल, एक टाइटल एम्परर के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक डिवाइन वेपन था जिसे एक पूर्व टाइटल एम्परर ने कंडेंस किया था।
मुयुन को नहीं पता था कि यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल XUN फेंग के शरीर में डिवाइन पैटर्न पिल बॉडी के एरप्शन को कैसे दबा सकता है। उसे सिर्फ इस यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल को ढूंढना और वापस लाना था। सामने सीधे यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल को देखकर मुयुन ने एक सांस ली। फिंगर, आशा है। मुयुन ने कदम बढ़ाए और मेन हॉल की गहराई की ओर बढ़ा। इस समय मेन हॉल के सबसे अंदर की जगह में एक सीट थी। ये एक विशाल स्कॉलप शेल जैसी थी। उस स्कॉलप शेल सीट के बीच में एक पर्ल शांतिपूर्वक फ्लोट कर रही थी। पर्ल क्रिस्टल क्लियर नहीं थी, बल्कि आधी काली और आधी सफेद थी। ये यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल है, मुयुन ने धीरे से कहा और आगे बढ़ा। इस समय यांग एनर्जी और यिन एनर्जी एक मैग्नेटिक फील्ड में बदल गई, मुयुन को घेरे हुए। इस समय बाइकिंग यू, CEO जियान और अन्य सभी पीछे हट गए। वे पास जाना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी पास नहीं जा सके। मुयुन की आंखों में इस समय हल्की चमक थी। इंटरेस्टिंग, ये यिन यांग एनर्जी बाइकिंग यू और अन्य के लिए अत्यंत रिपल्सिव थी, लेकिन वास्तव में ये उसके लिए भी ऐसा ही था। हालांकि जब उसने तै ची दांव का इस्तेमाल किया तो रिपल्सिव फोर्स कमजोर हो रही थी। सही, कमजोर हो रही थी। अंत कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं बची। मुयुन की आई ऑफ री इनकारनेशन खुली, उसका हेवनली फेट खुला और उसने तै ची दांव को कंडेंस्ड किया। यिन और यांग को एग्जिस्ट। यांग सब कुछ इंसिनरेट करता है, यिन सब कुछ एक्सटिंग्विशेस करता है। यिन और यांग का दांव तै ची के दांव में मिल जाता है। हालांकि जैसे जैसे उसका रियल्म इंप्रूव्ड हुआ, यिन और यांग के दांव का एरप्शन भी इंप्रूव होना चाहिए था, लेकिन मुयुन ने अभी तक कोई तरीका नहीं पाया था। लेकिन अब उसने इसे खोज लिया था। यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल के चारों ओर यिन यांग एनर्जी की स्ट्रैंड्स इस समय काले और सफेद दो स्ट्रीम्स में बदल गई, जो मुयुन के शरीर में बह रही थी। यह दृश्य CEO जियान और क्षु जियाओं को हैरान कर गया। यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल की यिन यांग एनर्जी योद्धाओं के लिए एक वेपनस स्लॉटर थी, लेकिन इसे इतनी सीधे एब्जॉर्ब करना, क्या मुयुन डेथ से नहीं डर रहा था? चैप्टर 3053 वेव कॉलम। किसी और के लिए यह शायद एक डेड एंड होता, लेकिन म्यू यू का ग्रैंड दांव ऑफ द तै ची इस यिन यांग एनर्जी के लिए अत्यंत उपयुक्त था। इस क्षण म्यू यू इसे लगातार डिवार कर रहा था। उसकी आंखें, उसकी प्यूपिल्स इस समय बदल रही थी। एक व्हाइट सन, एक सिल्वर मून म्यू यू की प्यूपिल्स में दिखाई दी। बस म्यू यू की पीठ बाइकिंग यू और अन्य लोगों की तरफ थी, नहीं तो वे इस समय इतने अस्टॉनिश्ड हो जाते कि बोल ही नहीं पाते। वे आंखें बहुत अजीब थी। म्यू यू इस समय शांतिपूर्वक स्थिर खड़ा था। यिन यांग प्यूपिल्स, ग्रैंड दांव ऑफ द तै ची। यह पहला तरीका था जिसे म्यू यू ने अपनी 9 फेट हेवनली सन डेस्टिनी एक्टिवेट करने के बाद मास्टर किया था। अब इस यिन यांग एनर्जी के साथ मिलकर ग्रैंड दांव ऑफ द तै ची बदल रहा था। आंखें खोलने के बीच म्यू यू की आंखों में एक राउंड सन और एक क्रेसेंट मून ने शक्तिशाली ऑरा दिखाया। एक डिस्ट्रक्शन की ऑरा इस समय पूरे हॉल में फैल रही थी। बस इस समय म्यू यू की प्यूपिल्स में उसके गालों पर ड्रॉप्स ऑफ ब्लड बह रहे थे। बहुत स्ट्रांग। ये म्यू यू की अपनी शक्ति नहीं थी। ऐसा था जैसे उसकी आंखें हेवेंस और अर्थ से शक्ति ड्रॉ कर रही हों। बहुत डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रांग। म्यू यू की आंखें इसे विथस्टैंड नहीं कर सकती थी। अगर एज़्योर हेवन आइज मौजूद नहीं होती तो उसकी आई बॉल्स इस समय एक्सप्लोड हो जाती। ये असली ग्रैंड दांव ऑफ द तै ची था। लेकिन अब म्यू यू एक ऑकवर्ड स्थिति का सामना कर रहा था। ग्रैंड दांव ऑफ द तै ची, यिन यांग प्यूपिल्स बहुत स्ट्रांग थे। उसका शरीर इतनी पावरफुल आउटबर्स्ट को विथस्टैंड नहीं कर सकता था। ये ऐसा था जैसे एक डैम जो एक रिवर को ब्लॉक कर सके और रिवर के फ्लो को आसानी से और कंफर्टेबली कंट्रोल कर सके, लेकिन ओशन के इंपैक्ट को कंट्रोल करना मुश्किल। फिर भी म्यू यू एक्सटैटिक था। वो पावर के बहुत स्ट्रांग होने से या उसे कंट्रोल न कर पाने से डर नहीं रहा था। अगर पावर बहुत स्ट्रांग होती, वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता और धीरे धीरे कंट्रोल हासिल करता। लेकिन अगर पावर बहुत वीक होती तो भले ही वो उसे कंट्रोल करे, वो पावरफुल फोर्स अनलीश नहीं कर पाता। इसका क्या यूज होता? इस समय म्यू यू एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ा। उसकी पाम टाइटली यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल को पकड़ रही थी। अगले ही क्षण यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल म्यू यू के झुटिया डायग्राम में दिखाई दी। एक राउंड मून की तरह आसमान में लटकती, सराउंडिंग्स को इल्यूमिनेट करती। सब खत्म। म्यू यू ने मुड़कर देखा। म्यू यू, बाइकिंग यू इस समय सरप्राइज में गास्प करते हुए अपना माउथ कवर किया। इस समय म्यू यू की आंखों से रग बह रहा था। उसके चीक्स पर ब्राइट रेड ब्लड। अत्यंत टेरिफाइंग। कुछ नहीं है। लेकिन इस समय म्यू यू ने हल्की मुस्कान दी। मैंने बस अपनी शक्ति के साथ फैमिलियर हो गया। बाइकिंग यू आगे बढ़ी और धीरे से म्यू यू के लिए इसे वाइप किया। क्या तुम्हें समझ आया? हाँ,
म्यू यू इस समय रिलीव होकर बोला, सबसे महत्वपूर्ण काम अब खत्म हो गया। जब ये जगह खुल जाएगी हम जा सकते हैं, लेकिन आगे अभी भी डेकेड्स है। हमें इसे केयरफुली कंसिडर करना होगा। म्यू यू ने हॉल के बाहर देखा। मिंग यिक्शुन, अगर मैं इस व्यक्ति को नहीं मारता तो मैं खुद को धोखा दूंगा। बाई किंगयू ने सिर हिलाया। वो कभी मिंग यिक्शुन को पसंद नहीं करती थी। इस व्यक्ति से जो फीलिंग आती थी वो बहुत सिनिस्टर थी, और वो उसे परेशान करता रहा, जो उसे बहुत इरिटेट करता था। मास्टर म्यू, क्या आपने इस जगह में कोई चेंजेस महसूस किए हैं? सीईओ जियान ने इस समय जल्दी पूछा। कहा जाता है कि डिवाइन वेनरेट 9th लेवल पपेट बॉडी डिवाइन वेनरेट 9th लेवल की कॉम्बैट पावर अनलीश कर सकती है। अगर वे इसे प्राप्त कर सकते हैं तो इस डिवाइन वेनरेट डोमेन में उन्हें किस चीज का फियर होगा? नहीं, लेकिन म्यू यू अपना सेंटेंस फिनिश करने से पहले एक ही क्षण में पूरे सी पैलेस में इस समय ट्रेम्बल शुरू हो गया, और ट्रेम्बल की ट्रेंड दिन ब दिन अधिक ऑब्वियस होती गई। ऐसा लगा जैसे ये पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है। वे सभी तुरंत ऊपर उड़ गए। मिड एयर में खड़े होकर नीचे देखते हुए म्यू यू, बाई किंगयू और सीईओ जियांग की एक्सप्रेशंस बदल गई। सी पैलेस की ग्राउंड क्रिस्टल की बनी थी, इनकंपेरेबल स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस समय उन क्रिस्टल सर्फेसेस में क्रैक्स दिख रहे थे, और क्रैक्स का सोर्स उनके नीचे का हॉल था। ये सीईओ जियान दिल में सरप्राइज था। म्यू यू की आंखें टॉर्चेस की तरह थी। बिना कुछ कहे धीरे धीरे उनके नीचे वाला हॉल कोलैप्स होने लगा। समुद्र का एक वेव आसमान की ओर शूट हुआ। सटीक कहें तो ये एक वाटर कॉलम था। वाटर कॉलम की डायमीटर और जंग थी, सीधा क्लाउड्स की ओर शूट कर रही थी। ये सीन सभी को सावधानी पूर्वक अवॉइड करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि इस जगह में डिवाइन वेनरेट लेवल पपेट है? म्यू यू ने फिर पूछा। सीईओ जियान का जीवन और मृत्यु सब मास्टर म्यू की थॉट्स में है। मास्टर म्यू को डिसीव करने की आवश्यकता नहीं। सीईओ जियान ने हाथ जोड़कर कहा, यह न्यूज मिंग फैमिली ने प्राप्त की, यह सही होना चाहिए। म्यू यू की आंखें यह सुनकर हल्की सी झिलमिलाई। इस समय उसे बहुत सी बातों पर विचार करना था। क्लाउड पैलेस, लाखों महल के सदस्य, लेकिन उनमें से केवल दसियों हजार ही वेनरेबल रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स थे, और उनमें से ज्यादातर अब भी सुप्रीम स्तर के थे। हेवनली वेनरेट्स बहुत दुर्लभ थे। डिवाइन वेनरेट्स केवल कुछ ही थे। इस बार उसे न केवल अपनी ताकत बढ़ानी थी, बल्कि उसे अपने लिए एक युद्ध शक्ति की टुकड़ी भी चाहिए थी। पपेट्स सबसे अच्छे थे। 2000 से ज्यादा हेवनली वेनरेट शिखर के पपेट्स और 100 डिवाइन वेनरेट स्तर के पपेट्स। ये वही था जो उसने इस बार यिन यांग हेवन डोमेन में प्राप्त किया था, और अब वो प्रमुख सेकंड क्लास शक्तियों की असली नींव और ताकत को समझ चुका था। प्रमुख सेकंड क्लास शक्तियों के हेवनली वेनरेट और डिवाइन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स 30,000 से लेकर 1 लाख तक थे, और डिवाइन वेनरेट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स लगभग 10,000 थे। 10,000 डिवाइन वेनरेट्स का मतलब क्या था? भले ही उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए, वे एक शक्तिशाली रियल्म किंग मार्शल आर्टिस्ट को मार सकते थे, और उसके हाथों में इस समय केवल 100 डिवाइन वेनरेट्स थे। अंतर बहुत बड़ा था। भले ही ईस्टर्न वेस्टलैंड उसके नियंत्रण में था, यह अब इस डोमेन की तुलना में बहुत कमजोर था। अगर वो योजना बनाना चाहता था तो उसे न केवल अपनी ताकत चाहिए थी, बल्कि अपने आसपास भी शक्तिशाली लोगों की जरूरत थी जिन्हें वो इस्तेमाल कर सके। चलो जाकर देखते हैं। म्यू यू ने इस क्षण दाव लगाने का फैसला किया, क्योंकि मिंग परिवार को पूरा यकीन था कि इस जगह एक डिवाइन वेनरेट 9th लेवल का पपेट है, तो शायद केवल एक डिवाइन वेनरेट 9th लेवल नहीं था। अगर वो हजारों डिवाइन वेनरेट पपेट्स इकट्ठा कर सके तो ये हजारों डिवाइन वेनरेट योद्धा उसका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। भले ही वो शीर्ष सेकंड क्लास शक्तियों को हरा न सके, लेकिन 9th हेवन रियल में वो 9 ग्रेट सेकंड क्लास शक्तियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा अस्तित्व बन जाएगा। सीएओ जियान, क्षु जियाओ, पंगुलिंग, एम्परर सन पपेट बॉडी। म्यू यू ने कहा, तुम चारों आसपास छिप जाओ। किंगयू और मैं अंदर जाकर जांच करेंगे। सीएओ जियान ने यह सुनकर अपने दिल में ठंडी पसीना महसूस किया। मास्टर म्यू, सावधान रहिए। वो सच में डरता था कि म्यू यू अब मर जाएगा। अगर म्यू यू मर गया तो वो खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, मुझे अपनी जान की तुमसे ज्यादा फिक्र है। मैं मरना नहीं चाहता। म्यू यू ने यह कहते हुए बाई किंगयू को खींचा, और 2 आकृतियां चमकी, जलस्तंभ में घुस गई और गायब हो गई। सीएओ जियान ने इस समय कहा, ब्रदर पैन, ये समुद्री लहर आसमान में उठकर स्वर्ग तक पहुंच रही है। मुझे डर है कि इसे 10,000 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता है। शायद बहुत से लोग इस जगह आने वाले हैं। चलो कोई जगह ढूंढकर छिपते हैं। अगर हम उन्हें मार सकते हैं तो मार देंगे, अगर नहीं हरा सके तो मास्टर म्यू को सूचित कर देंगे। हाँ, पंगु लिंग ने सिर हिलाया। सीएओ जियान और क्षु जियाओं को देखते हुए पंगु लिंग ने कहा,
तुम दोनों कोई गलत सोच मत रखना। मैं मास्टर म्यू के साथ बहुत समय से हूं, सुप्रीम से लेकर डिवाइन बेनरेट तक। मास्टर म्यू का इम्प्रिंट सिर्फ नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक संबंध भी है। जितना मास्टर म्यू मजबूत होगा, उतने ही तुम भी मजबूत बनोगे। वो तुम्हें शक्ति की बड़ी प्रतिक्रिया देगा। ये तुम्हारे 10,000 वर्षों की कठिन साधना से कहीं आसान है। और मास्टर म्यू कभी भी अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। सीईओ जियान और क्षु जियाओ ये सुनकर सच में हैरान रह गए। अध्याय 3054, समुद्र के नीचे सफेद वस्त्र वाला आदमी। ये निशान, ये सिर्फ उन्हें नियंत्रित करने के लिए नहीं है, ये उनकी कल्टिवेशन भी बढ़ा सकता है। विश्वास मत करो, तुम भविष्य में धीरे धीरे समझ जाओगे। पंगुलिंग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, यह भी संभव है कि मुयुन को लगे कि तुम बेकार हो, निशान हटा दे और किसी अधिक शक्तिशाली को नियंत्रित करे। आखिरकार मुयुन इस निशान का उपयोग बिना सीमाओं के नहीं कर सकता। यह सुनकर सीईओ जियान और क्षु जियाओं के मन कई बार बदल गए। हमें बताने के लिए धन्यवाद, ब्रदर पैन। हम निश्चित रूप से मास्टर म्यू का पालन अपनी जान से करेंगे। पंगुलिंग हंसा और बोला, असल में मैं हमेशा मास्टर म्यू का पालन कर रहा हूं, और मैंने कई बार देखा है कि मास्टर म्यू को पीछा किया गया और मारा गया, लेकिन हर बार वो मौत से बच गया और अपने विरोधियों को मार डाला। तुम्हें भी इसका अविश्वास नहीं करना चाहिए। समय सब कुछ प्रमाणित करेगा। इस समय सीईओ जियान और क्षु जियाओ बार बार सिर हिला रहे थे। साथ ही दूसरी ओर मुयुन पहले ही बाई किंगयू के साथ वेव कॉलम में प्रवेश कर चुका था। दो व्यक्ति गले मिलकर टाइटली लगातार वेव कॉलम में नीचे डुबकी लगा रहे थे। धीरे धीरे वे सीबेड तक पहुंच गए। चारों ओर रोशनी तेज थी और इस समय दोनों ने अपनी आकृतियों को स्थिर किया। समुद्र के ऊपर वेव कॉलम आकाश तक पहुंचता है, लेकिन समुद्र के नीचे ये असामान्य रूप से शांत है। बाई किंगयू ने नहीं रोक पाई और कहा, यह जगह थोड़ी अजीब है। ये सिर्फ थोड़ी अजीब नहीं है। इस समय मुयुन ने मुंह फुलाया और साइड की ओर देखा। इस समय समुद्री जानवरों के समूह लगातार दूर हट रहे थे। चलो पकड़ते हैं और देखते हैं। दोनों आकृतियां बेहद तेज थी। हालांकि सी वॉटर में प्रतिरोध था, लेकिन इसका उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। समुद्री जानवरों के एक समूह के पीछे चलते हुए उन्होंने आधा दिन पूरा अग्रसर किया। फिर समूह रुक गया। साथ ही समुद्री जानवरों में से कई ऊंचे समुद्री जानवर एक एक करके बाहर निकले। कई समुद्री जानवरों के सामने एक जियाओलोंग जैसा था, एक वाटर बफलो जैसा और एक सील जैसा। इस समय वे शक्तिशाली समुद्री जानवर सामने खड़े थे और कई समुद्री जानवरों के सामने एक पत्थर का मंच प्रकट हुआ। सही, एक पत्थर का मंच। सी वॉटर में सस्पेंडेड पत्थर के मंच पर एक आकृति खड़ी थी। हाथ पीछे, सफेद कपड़े पहने, पूरा शरीर हल्की क्रिस्टल क्लियर रोशनी में चमक रहा था, धड़कती ऑरा छोड़ रहा था। बहुत ही शक्तिशाली अनुभूति। हालांकि मुयुन और बाई किंगयू दूर थे और व्यक्ति का असली चेहरा नहीं देख सकते थे। इस समय सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति पत्थर के मंच पर खड़ा था। चारों ओर समुद्री जानवरों को देख रहा था, जैसे कुछ कह रहा हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। धीरे धीरे समुद्री जानवर एक एक करके चले गए, विशाल सीबेड में गायब हो गए। अंत में केवल सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति बचा। यहां आओ, आवाज आई, जैसे आकाश में दूर, फिर भी कान के पास। मुयुन और बाई किंगयू जान गए कि उन्हें खोज लिया गया है। छिपते रहने का कोई मतलब नहीं। दोनों एक एक करके आगे बढ़े। तुम दोनों में यहां आने की हिम्मत है। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति मुस्कुराया। पास से भी मुयुन और बाई किंगयू ने देखा कि सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को देखने पर धुंधला दिख रहा था, स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल। सीनियर यिन यांग ट्विन एम्परर्स में से है ना? मुयुन ने कहा। तुम कैसे जानते हो? जूनियर वुजिया एंशिएंट माउंटेन और ब्लड फीन सी में गया है। वुजिया एंशिएंट एम्परर और वुजीन एंशिएंट एम्परर दोनों मरे नहीं हैं। यिन यांग ट्विन एम्परर्स इस यिन यांग हेवन डोमेन में भी शायद नहीं मरे हैं। मुयुन धीरे धीरे बोला, बस जिज्ञासा है। वे सभी लाखों साल से डोरमेंट थे। अब अचानक अपने माउंटेन गेट्स क्यों खोल रहे हैं? जब उन्होंने खोल दिए तो फिर भी छिप क्यों रहे हैं और केवल दुनिया को पेरिफेरी दिखा रहे हैं? मुझे नहीं पता। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति इस समय मुयुन की ओर देखा। लगता है तुम सच में वहां गए हो। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोला, ग्रेट एम्परर्स और ग्रेट गॉड्स के पास स्वाभाविक रूप से अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन मैं पूछने योग्य नहीं हूं। यह सुनकर मुयुन चकित रह गया। विश्वास मत करो, मैं केवल 9th लेवल गॉड वेनरेट था मरने से पहले। 2 एंशिएंट एम्परर्स के सामने शायद वे मेरे जैसे किसी को भी नहीं जानते। वर्ल्ड रियल्म और डोमिनेटर्स वे लोग हैं जिनकी एंशिएंट एम्परर्स को परवाह होगी। वेनरेबल के 4 रियल्म्स कोई मतलब नहीं रखते। ये प्राचीन लोग हमेशा इतनी घमंड भरी बात करते थे।
मुयुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जानना है सीनियर यहां क्या कर रहे हैं? मैं, सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं मूल रूप से यिन यांग हेवनली पैलेस के लिए समुद्री जानवरों की रक्षा करने आया था। यिन यांग सी में समुद्री जानवरों को पाला और उन्हें प्रोत्साहित किया। एक ब्रीडर, 9th लेवल गॉड वेनरेट। एक ब्रीडर। मुयुन मुस्कुराया और बोला, जूनियर सीधे बात करेगा। जूनियर ने सुना है कि यहां गॉड वेनरेट लेवल पपेट्स हैं और जूनियर उन्हें चाहता है। तुम सीधे हो। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, छोड़ो, ये बस मेहनत की बर्बादी है। चाहे तुम उन्हें पा भी लो, तुम उनका उपयोग नहीं कर पाओगे। सच कहूं तो 2 ग्रेट एम्परर्स भी अब उन पपेट्स का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब दुनिया में वर्ल्ड ट्री नहीं है, वर्ल्ड पावर नहीं है। यह सुनकर सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति मुयुन की ओर देखा। उसकी आंखों में जांच की झलक थी। उस धुंधले चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे 2 ठोस दृष्टियां मुयुन की जांच कर रही हों। मुयुन इस समय चिंतित नहीं था। इस आदमी के लिए मुझे देख पाना संभव नहीं। तो क्या हुआ अगर वो 9th लेवल गॉड वेनरेट है? झुटिया डायग्राम के अंदर की दुनिया खुद में 3000 मील की सेल्फ कंटेंट है। गुई 9वें स्तर के गॉड वेनरेट में बैठा है। इसे खोजना चाहते हो? ये हेवन में चढ़ने से भी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि तुम 30वें स्तर के गॉड वेनरेट आम नहीं हो। सफेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे बोला, वर्ल्ड ट्री प्रारंभिक युग से उत्पन्न हुआ था और उस समय यह पहले से ही टूट चुका था। उस समय 2 ग्रेट एम्परर्स ने लाखों पपेट्स बनाए और उनमें से अधिकांश वेनरेबल थे। और उस समय 2 ग्रेट एम्परर्स के पास वर्ल्ड ट्री के ट्रंक का एक हिस्सा था ताकि वे नया वर्ल्ड ट्री कल्टिवेट कर सकें। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि कोई समस्या हुई और वे असफल हो गए। और उस समय जो पपेट्स बनाए गए थे वे बेकार हो गए। असफल हुए? मुयुन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, वे असफल क्यों हुए? ऐसा लगता है वर्ल्ड ट्री का ट्रंक चोरी हो गया। चोरी हो गया? मुयुन का चेहरा अजीब सा हो गया। सफेद कपड़ों वाले आदमी ने जारी रखा, इस मामले ने उस समय यिन यांग हेवनली पैलेस में बहुत हंगामा मचा दिया। 2 ग्रेट एम्परर्स क्रोधित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए वे पपेट्स वेनरेबल डोमेन के विभिन्न स्थानों में बिखर गए और बेकार हो गए। सफेद कपड़ों वाला आदमी मुयुन की ओर देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि केवल 2 ग्रेट एम्परर्स ही वर्ल्ड ट्री के ट्रंक को नहीं प्राप्त कर पाए। मुयुन मुस्कुराया और बोला, मेरे पास उन्हें एक्टिवेट करने का तरीका है। यह जरूरी नहीं कि वर्ल्ड पावर हो। सफेद कपड़ों वाले आदमी ने सीधे कहा, तुम्हें इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं अब सिर्फ एक मृत व्यक्ति हूं और 2 ग्रेट एम्परर्स से संपर्क नहीं कर सकता। अगर तुम ग्रेट एम्परर्स द्वारा बनाए गए पपेट्स को ढूंढना चाहते हो तो यहां से 3000 मील उत्तर की ओर जाओ, एक सीबर्ड रीफ में, और तुम उन्हें पा सकते हो। सफेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे बोला, हालांकि मुझे तुम्हें बताना चाहिए, यह बहुत खतरनाक है। 30वें स्तर का गॉड वेनरेट शायद लौट न पाए। उस मामले में धन्यवाद सीनियर। मुयुन ने अपने हाथ जोड़ लिए। सफेद कपड़ों वाला आदमी इस समय ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। वाह यूएर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बाई किंगयू ने मुयुन का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मैंने इतने सालों तक सही तरीके से तुम्हारा साथ नहीं दिया। ठीक है। मुयुन कोई अतिरिक्त बात नहीं कहना चाहता था। दोनों आकृतियां लगातार उत्तर की ओर बढ़ी। जैसे ही वे नीचे उतरे, आसपास की रोशनी प्रभावित नहीं हुई और उतनी ही चमकदार रही जितनी जब वे पहली बार समुद्र में प्रवेश किए थे, जो अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र का पानी अपनी खुद की रोशनी रखता हो। मुयुन और बाई किंगयू की आकृतियां पूरी तरह से एक समुद्री क्षेत्र में रुक गई। चैप्टर 3055 7 गॉड्स टुम्स। क्या ये वही अंडर वाटर रीफ है जिसका उस व्यक्ति ने जिक्र किया था? म्यू यू की नजरें चारों तरफ घुमी और एक पल के लिए वो चुप रह गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसे अंडर वाटर रीफ कहते हैं। उसके सामने एक लंबा रीफ फैला हुआ था जो लगातार पैलेस जैसा दिख रहा था। हालांकि हर रीफ कम से कम 100 झंग बड़ा था। इकट्ठा होकर ये जाइंट अंडर वाटर माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज। इसे देखकर अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा इसमें लहरों जैसी हलचल थी, जैसे ये किसी भी समय हिल सकता हो। इस सीबर्ड में इतना विस्तृत दृश्य म्यू यू ने पहली बार देखा था। दोनों के पांव जमीन पर उतरे, रीफ माउंटेन रेंज पर कदम रखते हुए, जैसे असली माउंटेन रेंज पर। हालांकि ये रीफ माउंटेन रेंज कोरल और केल्प जैसी प्लांट से ढका हुआ था, जो आमतौर पर देखी गई चीजों से बहुत अलग थी। दोनों रीफ पर कदम रखते हुए जैसे किसी रिदम की हलचल महसूस कर रहे हों, जैसे दिल की धड़कन। सावधान। ठीक है। अंडर वाटर रीफ माउंटेन रेंज के साथ साथ वे गहराई में बढ़ते रहे। धीरे धीरे आसपास का दृश्य अधिक स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया। इस समय म्यू यू ने ओरिजिन पावर के प्रवाह को महसूस किया।
वो कॉरल और सीवीड जैसी चीजें मृत वस्तुएं नहीं थी। दोनों आधा दिन आगे बढ़े और धीरे धीरे उनके सामने का दृश्य अधिक और अधिक अलग हो गया। जितनी गहराई में वे गए, वेजिटेशन उतना ही स्पार्स होता गया, यहां तक कि अंत में वहां कोई वेजिटेशन नहीं बची। इस समय म्यू यू सतर्क हो गया। धीरे धीरे हार्ट बीट की आवाज अधिक और अधिक तेज होने लगी। म्यू यू आवाज के पास गया। उसकी आंखों में इस समय एक रोशनी चमकी। एक विशाल ग्रेव म्यू यू और बाय किंग यू के सामने प्रकट हुआ। ग्रेव को ध्यान से देखने पर यह रीफ से ढका हुआ था। टूम के सामने एक स्टोन टैबलेट शांतिपूर्वक खड़ा था। 7 ऑनर्ड गॉड टूम्स, 4 बड़े अक्षर प्राचीन और शक्तिशाली थे, जैसे ये टुम्बस्टोन पर उकेरे गए हों। इस समय म्यू यू की आंखों में हल्की झिलमिल दिखाई दी। क्या यह वही जगह है जिसकी व्हाइट क्लोथ्ड मैन ने बात की थी? वो नहीं जानता था और निश्चित नहीं था। क्या आप ग्रेव खोदना चाहते हैं? बाय किंग यू ने इस समय पूछा। इस टूम के अलावा इस जगह में कुछ भी अजीब या असामान्य नहीं था। चलिए कोशिश करते हैं। म्यू यू ने सिर हिलाया। मास्टर म्यू, इस समय 4 फिगर्स उड़ते हुए आए। ये सीईओ जियान, क्षु जियाओ, पंगुलिंग और एम्परर सन पपेट थे। पंगुलिंग जल्दी से बोली, मास्टर म्यू, कोई आ रहा है। सीईओ जियान ने बात संभाली और कहा, ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के XUN युनफी, एडमेंटाइन डार्क आर्मो टर्टल क्लैन के मिंग याइफेंग और तयिन चर्च के मिंग यिक्शुअन। जैसे ही 3 शब्द मिंग यिक्शुअन बोले गए, सीईओ जियान और क्षु जियाओ दोनों डर गए। वे तयिन चर्च के डिसाइपल्स थे और मिंग यिक्शुअन का टेरर जानते थे। गॉड वेनरेट का 5th लेवल। इस यिन यांग हेवन डोमेन गॉड वेनरेट डोमेन में कोई भी मिंग यिक्शुअन का अपोनेंट नहीं है। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि मिंग यिक्शुअन इनविंसिबल है, लेकिन उनके लिए मिंग यिक्शुअन इनविंसिबल है। वे इतनी जल्दी आए, तुम्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया होगा। पंगुलिंग ने सीईओ जियान और क्षु जियाओं की तरफ देखकर तीव्रता से कहा, बिल्कुल नहीं। सीईओ जियान ने जल्दी से इस समय कहा, मास्टर म्यू, ये वही नहीं है। म्यू यू ने हाथ हिलाया और कहा, मैं महसूस कर सकता हूं। सीईओ जियान और क्षु जियाओं ने इस समय राहत की सांस ली। हालांकि दोनों मिंग यिक्शुअन से डरते थे, वे म्यू यू के सामने कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस थे। अब उनकी जिंदगी म्यू यू के हाथ में थी। अगर ऐसा है तो यह दिलचस्प है। म्यू यू ने इस समय कहा, XUN युनफी और मिंग याइफेंग का रियल्म क्या है? गॉड वेनरेट का 4th लेवल। गॉड वेनरेट का 4th लेवल। उन्हें मारना असंभव नहीं है, लेकिन मिंग यिक्शुअन थोड़ी मुश्किल है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सीईओ जियान और क्षु जियाओं को कोई गलती महसूस नहीं हुई। हालांकि म्यू यू गॉड वेनरेट रियल्म के 3rd लेवल में था। उसकी ताकत वास्तव में अजीब तरह से पावरफुल थी। गॉड वेनरेट का 4th लेवल, यह वास्तव में म्यू यू का अपोनेंट नहीं हो सकता। बस दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, और अगर वे वास्तव में लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारेंगे। अगर ऐसा है तो पहले कहीं छिपते हैं। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, यह जगह ईविल है, हम फूल नहीं बन सकते। बेहतर है कि हम उन्हें रास्ता एक्सप्लोर करने दें। हाँ, कुछ फिगर्स धीरे धीरे गायब हो गए इस समय। साथ ही दूसरी तरफ दर्जनों फिगर्स एक एक करके उड़ते हुए आए। सीबर्ड ने उनकी स्पीड को प्रभावित नहीं किया। स्पष्ट रूप से उस ग्रुप को 3 पार्टीज में बांटा गया था। एक पार्टी का नेतृत्व लाल रोब में एक आदमी कर रहा था, जिसकी ऑरा पावरफुल थी और उसके लाल बाल विशेष रूप से आई कैचिंग थे। म्यू यू इस समय सीक्रेटली देख रहा था। सीईओ जियान ने अपनी आवाज ट्रांसमिट की और कहा, यह व्यक्ति XUN युनफी है, ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के रॉयल फैमिली का सदस्य। ये बेटा और XUN व्यूशन और XUN यूजिंग ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में 3 कैंप्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के अगले पेट्रियार्क बनने की सबसे अधिक संभावना वाले 3 हैं। यह सुनकर म्यू यू ने XUN टाइनलैंग को याद किया। उसका बाल काला था। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड रॉयल फैमिली के फायरी रेड बाल से पूरी तरह अलग। क्या यह एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो सकता है? अपने मन में बिना वजह के विचार छोड़कर म्यू यू ने देखने जारी रखा। दाईं तरफ एक टीम का नेतृत्व काले रोब वाले आदमी ने किया, जो काले आर्मों में था, और ब्लैक फैमिली हल्के साइन लाइंस से सजाया गया था, जो बहुत एक्सक्विजिट था। यह स्पष्ट रूप से एक अच्छी आर्मो डिवाइन वेपन थी। उस आदमी का शरीर लंबा नहीं था, लेकिन वो लोगों को ओल्ड फैशन्ड, प्रूडेंट और कॉशियसली देखने वाला महसूस कराता था। इस व्यक्ति का नाम मिंग याइफेंग है, एडमेंटाइन डार्क आर्मो टर्टल क्लैन का रॉयल फैमिली। इस बार गॉड वेनरेट डोमेन में प्रवेश करते हुए मिंग हा को छोड़कर वो सबसे मजबूत है। फिर से बीच में खड़े व्यक्ति को देखते हुए, हरे रंग की शर्ट पहने, हाथ पीछे करके खड़ा, उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो असाधारण रूप से हैंडसम था। उसकी शक्ल और कद दोनों ही टॉप नॉच ब्यूटीज थे। बस उसकी आंखें
हमेशा लोगों को थोड़ी ग्लूमी फीलिंग देती थी। मिंग यिक्शुन, तयन चर्च के सन गॉड गार्ड का लीडर, मिंग फैमिली का सबसे आउटस्टैंडिंग सक्सेसर, तयन चर्च का सबसे बड़ा परिवार। मिंग यिक्शुन जन्म से ही गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ। बचपन से एडल्टहुड तक उसकी टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। उसकी कल्टिवेशन स्पीड बेहद फास्ट थी और अब तक उसी रियल में उसे कभी हार नहीं मिली। सीईओ जियान ने लिंगरिंग फियर के साथ कहा, अगर मिंग यिक्शुन को पता चलता कि उसने और क्षु जियाओ ने उसे बीट्रे किया तो वो दर्दनाक तरीके से मर जाएगा। तुम किस बात से डर रहे हो? म्यू यू ने विस्पर करते हुए कहा, उन जैसी जीनियस जिन्हें कभी हार नहीं मिली, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी सामना नहीं किया। सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने सिर हिलाया, रिफ्यूट करने की हिम्मत नहीं की। 3 टीम्स, दर्जनों लोग, उनमें से ज्यादातर गॉड वेनरेट के सेकंड और थर्ड लेवल्स पर थे। इस समय ये तीनों स्पष्ट रूप से लीडर्स थे। वो एक्सयूएन यूनफी मुस्कुराया और कहा, मिंग यिक्शुन, लगता है कि केवल हमें ही खबर नहीं मिली, तुम तो अच्छी तैयारी कर चुके हो। एक्सयूएन यूनफी की बात सुनकर मिंग यिक्शुन ने स्नीयर करते हुए कहा, मिंग फैमिली भी तयिन चर्च में महत्वपूर्ण है। लीडर और उसकी वाइफ हमारी मिंग फैमिली को बहुत अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए मुझे यहां तुमसे ज्यादा न्यूज मिली। एक्सयूएन यूनफी ने यह सुनकर रिफ्यूट नहीं किया। वे मिंग यिक्शुन की रेप्यूटेशन को जानते थे। सभी अब इस डोमेन में थे और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते थे। हालांकि वे मिंग यिक्शुन की रेडिएंट अपीयरेंस को पसंद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि मिंग यिक्शुन बहुत स्ट्रांग था। टुम्बस्टोन, इस समय मिंग याइफेंग को दोनों से आर्ग्यू करने की आलस थी और उसने सामने की टुम्बस्टोन को देखा। 7 ऑनर्ड गॉड टुम्स। मिंग याइफेंग ने इस समय कहा, मैंने सुना है कि यिन यांग हेवन डोमेन का कोर यिन यांग हेवनली पैलेस है और 4 डोमेन्स सिर्फ पेरिफेरी है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। जितना मुझे पता है, गॉड वेनरेट डोमेन में यिन यांग हेवनली पैलेस ने 7 गॉड वेनरेट्स को भेजा था, जो गॉड वेनरेट डोमेन के 7 मेजर लैंड्स की गार्डिंग करते हैं। ये सुनकर मिंग यिक्शुन और एक्सयूएन यूनफी सरप्राइज नहीं हुए, जैसे कि ये उन्हें पहले से पता था। चैप्टर 3056 द स्मॉल वर्ल्ड बिहाइंड द टुम्बस्टोन। म्यू यू और बाकी अनजान थे और ध्यान से सुन रहे थे। वे 7 महान डिवाइन वेनरेबल्स सभी 9वें स्तर पर हैं और उनकी शक्ति 9 दूसरे स्तर के कबीला नेताओं के बराबर है। मिंग यिक्शुन ने इस समय हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या इन 7 के पास अभी भी शव बचे हुए हैं और क्या वे वास्तव में पपेट्स में परिष्कृत कर दिए गए हैं और यहां दफन किए गए हैं। इस समय म्यू यू चकित हो गया। एक भी नहीं, बल्कि 7 शीर्ष डिवाइन वेनरेबल्स। यदि वे सचमुच पपेट्स हैं और अगर मैं उन्हें नियंत्रित कर सकूं तो 9th हेवन रियल्म के 2nd क्लास बलों से मुझे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होगी। इस समय म्यू यू की आंखों में एक उम्मीद की झलक दिखाई दी। मिंग याइफेंग मुस्कुराया और बोला, ऐसी स्थिति में तुम दोनों जल्दी करो। मुझे डर है कि हम ही अकेले नहीं हैं जो इसके बारे में जानते हैं। अगर और लोग पहुंच गए तो प्रतियोगिता और भी ज्यादा होगी। ठीक है। मिंग यिक्शुन और एक्सयूएन यूनफी ने इस समय सिर हिलाया। 3 आकृतियां 3 दिशाओं में टिकी रहीं। एक ही समय में उन तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियां प्रदर्शित की। इस समय म्यू यू ने ध्यान से देखा। ये 2nd क्लास बलों के प्रतिभागी अपने पास कुछ लाइफ सेविंग डिवाइन ग्रेड सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स रखे होंगे। इस समय एक्सयूएन यूनफी ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक फेदर लाइक डिवाइन वेपन प्रकट हुआ, जो हल्की आग से घिरा हुआ था, काफी सूक्ष्म। एक्सयूएन यूनफी ने अपना हाथ लहराया और फेदर डिवाइन वेपन ने एक आग छोड़ी, गहरे लाल रंग से रंगी हुई, और तीव्र तापमान ने आसपास के समुद्री पानी को पीछे धकेल दिया। साथ ही मिंग याइफेंग के हाथ में एक ढाल प्रकट हुआ। ढाल की सतह टॉर्टस पैटर्न से ढकी थी, जैसे कोई भी क्षण उसमें दरार पड़ सकती हो। हालांकि जो शक्तिशाली आभा वो उत्सर्जित कर रही थी, वो लोगों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर रही थी। इस समय मिंग यिक्शुन के हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ। भाला लहराते ही भाला ऊर्जा एक रोशनी की किरण में बदल गई, सीधे बाहर निकलती हुई। इस समय मिंग यिक्शुन के शरीर में आभा बहुत प्रबल थी। मिंग यिक्शुन, ऐसा लगता है तुम डिवाइन वेनरेबल के 6ठे स्तर तक पहुंचने वाले हो। एक्सयूएन यूनफी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ? मिंग यिक्शुन ने धीरे से कहा, अगर ये यिन यांग हेवन डोमेन नहीं होता तो मैं पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका होता। ऐसी स्थिति में वर्षों में तुम्हें इस डिवाइन वेनरेबल डोमेन में काफी अवसर मिले हैं। मिंग यिक्शुन चुप रहा। तीनों ने सीधे टुम्बस्टोन पर हमला किया। इस समय टुम्बस्टोन पर शब्द 7 डिवाइन टुम्स धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे। 4 चमकते दीपक अंधेरे में जल उठे जैसे, और रोशनी फैल गई। इस समय टुम्बस्टोन वाकई में एक डोर में परिवर्तित हो गया। जाओ, एक्सयूएन यूनफी ने हिचकिचाए बिना कूद लगाई। साथ ही
मिंग याइफेंग और मिंग यिक्शुन ने भी रोका नहीं। 3 आकृतियां निकल पड़ी और उनके पीछे दर्जनों लोग भी एक एक कर कूद पड़े। साथ ही टुम्बस्टोन खाली हो गया। मास्टर म्यू, थोड़ा और रुको। म्यू यू इस समय जल्दी में नहीं था और मुस्कराया। अभी और लोग हैं। जैसे ही उसने ये कहा, कुछ देर बाद 1 दर्जन आकृतियां इस समय प्रकट हुई। जियाओ हाओचेंग ऑफ द 8 विंग ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन। सीईओ जियान खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये आदमी भी डिवाइन वेनरेबल के चौथे स्तर पर है। लगता है वो भी इस जगह के बारे में जानता है। वो जरूरी नहीं कि जानता हो सकता है उसने इन 3 पार्टियों का अनुसरण किया हो। जैसे ही ये शब्द निकले, सीईओ जियान और बाकी सब स्तब्ध रह गए। जियाओ हाओचेंग और अन्य ने रुककर एंट्री नहीं की और सीधे उस समय टुम्बस्टोन में प्रवेश कर गए। मास्टर म्यू, क्या हम अब निकले? पर म्यू यू बोलने ही वाला था, पर उसका चेहरा अजीब हो गया और बोला, हम नहीं कर सकते। वे कुछ और इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद और 2 समूह पहुंचे। युअन यीजिया ऑफ द स्नो रीजन आइस एप क्लैन, लैंग मो ऑफ द हेवन डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन। इस समय सीईओ जियान और क्षु जियाओ पूरी तरह से चुप थे। ये लोग सचमुच पिछले से भी ज्यादा चालाक और छिपे हुए निकले। दोनों पार्टियों के प्रवेश के बाद म्यू यू जल्दी में नहीं था और थोड़ी देर और रुका। पक्का करने के बाद कि और कोई नहीं आ रहा, वे सब सामने आए। मास्टर म्यू इतना शक्तिशाली है, आप इन लोगों के बारे में कैसे जानते थे? क्षु जियाओ ने इस समय जिज्ञासा पूर्वक पूछा। मैंने अनुमान लगाया। म्यू यू मुस्कुराकर बिना कुछ कहे बोला और वे सब निकल पड़े। बेशक उसने अनुमान नहीं लगाया था, सिर्फ वो चिंतित था कि कोई रास्ते में यहां तक पहुंचते हुए फल चुरा न ले ले। तो उसने कुछ दांव पैटर्न्स छोड़े थे। दरअसल उसे तब महसूस हुआ था जब 3 पार्टियां प्रकट हुई थी। बस उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो मिंग यिक्शुन और बाकी होंगे। अब पहले से ही 6 पार्टियां इसमें प्रवेश कर चुकी थी। 5 ग्रेट बीस्ट क्लैंस और 3 सेक्ट के लोग। ये दिलचस्प था। म्यू यू ने इस समय कुछ लोगों का नेतृत्व किया और उनमें से गुजरते हुए वहां गया। टुम्बस्टोन को पार करते हुए अगले ही क्षण 6 आकृतियां एक विशाल दुनिया में प्रकट हुई। हाँ, बहुत विशाल। इतना विशाल कि म्यू यू ने शक किया कि वह किसी दूसरी स्पेस में आ गया है और अब डिवाइन वेनरेबल डोमेन में नहीं रहा। ये जगह, बाय किंग ने आश्चर्य से कहा, शायद ये डोमिनेटर लेवल आकृति द्वारा बनाई हुई एक स्मॉल वर्ल्ड है। जब आप डोमिनेटर रियल्म की शक्ति तक पहुंच जाते हैं तो आप पूरी तरह से एक स्पेस बना सकते हैं। एक स्मॉल वर्ल्ड? म्यू यू ने उलझन में पूछा, क्या डोमिनेटर स्पेस को रीशेप कर सकता है? ऐसा नहीं है, बाय किंग ने समझाया। ये किसी स्पेस को एनलार्ज या श्रिंक करने जैसा है, बस उसे बदलना, स्वयं से कॉन्डेंस करना नहीं। कैंगलिन के भीतर शायद केवल दी मिंग एक वर्ल्ड को कॉन्डेंस कर सकता है। मैं भी बहुत पक्का नहीं हूं। मैं वर्ल्ड और डोमिनेटर स्तर के एक्सपर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। म्यू यू ने सिर हिलाया। कुछ लोग सामने की दुनिया को देखकर क्षुद्रता का एहसास कर रहे थे। मुख्य रूप से इस जगह में प्रवेश करने पर लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक धूल के कण जैसे हैं, एक दुनिया में टूटकर नगण्य है। हमें इस जगह की पहचान नहीं है तो सावधान रहो। हम इसे नहीं जानते, पर कोई न कोई हमेशा परिचित रहता है। म्यू यू मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है मिंग यिक्शुन, मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफे इस जगह से बहुत परिचित है। सीईओ जियान और क्षु जियाओ इस समय अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहे थे। म्यू यू सचमुच उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत कर गया था। डरने की क्या बात है? म्यू यू मुस्कुराया और कहा, यहां तक कि मिंग यिक्शुन भी, अगर वो पूरी ताकत लगाए तो मुझे मार न पाए। मेरे द्वारा दशकों से मारे जाने के बाद अब उसकी बारी है। जब सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अपने उलझे हुए विचार छोड़ दिए। म्यू यू उनकी आंतरिक सोच को झांक सकता था। जाकर उन तीनों को ढूंढो और बाकी को फिलहाल नजरअंदाज करो। कुछ आकृतियां तुरंत निकल पड़ी। उसी समय एक्सयूएन यूनफी, मिंग याइफेंग और मिंग यिक्शुन छोटे संसार में एक हेवनली पैलेस के सामने पहुंच गए। हाँ, एक हेवनली पैलेस। एक हेवनली पैलेस जो हवा में निलंबित था। हेवनली पैलेस के नीचे एक के बाद एक हेवनली लैडर्स धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। कहा जाता है कि यह स्थान यिन यांग हेवनली पैलेस की आकृति के अनुसार बनाया गया है। एक्सयूएन यूनफी अनायास ही बोला, वाकई ये एक अच्छा स्थान है। सिर्फ टाइटल गॉड्स और टाइटल एम्परर्स के पास ही ऐसे साधन होते हैं। मिंग यिक्शुन ने धीरे से कहा, टाइटल गॉड्स और टाइटल एम्परर्स ही असंख्य संसारों में सबसे सम्मानित है। एक दिन मैं उस स्तर तक पहुंचूंगा। एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन ऐसा नहीं सोचता? लेकिन कितने लोग वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? यह सिर्फ सोचने की बात है। अगर हर कोई वास्तव में टाइटल गॉड या टाइटल एम्परर बन सकता और एक संसार को हिला देने की शक्ति रखता, तो वर्तमान कैंगलिन मीरियड वर्ल्ड्स में केवल 100 दयनीय टाइटल गॉड्स
और टाइटल एम्परर्स नहीं होते। चैप्टर 3057। अगर हिम्मत है तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़कर आओ। इस समय तीनों स्वर्गीय सीढ़ी पर चलते हुए महल के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे जैसे ही वे स्वर्गीय सीढ़ी पर कदम रख रहे थे, बढ़ता हुआ शक्तिशाली दबाव तीनों को महसूस करा रहा था कि हर कदम बहुत कठिन है और पीछे के लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। नवे स्तर के गॉड वेनरेट की शक्ति। मिंग यिक्शुन के चेहरे पर इस समय पसीने की एक बूंद दिखाई दी और वो ठंडी हंसी हंसा। मुझे रोकना चाहता है मिंग यिक्शुन को? सपना देखो। एक भाला प्रकट हुआ और मिंग यिक्शुन ने उसे आगे थ्रस्ट किया। शून्य में स्थान फट गया और मिंग यिक्शुन कदम दर कदम दृढ़ता से स्वर्गीय महल की ओर बढ़ा। उसी समय मिंग याइफेंग और एक्सयूएन युनफी ने भी अपनी अपनी विधियां और शक्तियां दिखाई। दोनों मिंग यिक्शुन के पीछे पीछे स्वर्गीय महल की ओर बढ़े। तीनों की आकृतियां स्पष्ट रूप से बाकी लोगों से श्रेष्ठ थी और इस समय वे सावधानी से स्वर्गीय महल की ओर बढ़ रहे थे। कितना चहल पहल भरा दृश्य है। इस समय एक ठहाका गूंजा। म्यू यू और अन्य लोग एक एक कर पहुंच गए। बाय किंग्यू, मिंग यिक्शुन ने सबसे पहले बोला, मेरी पत्नी को ऐसे घूरना, क्या ये अनुचित नहीं है? म्यू यू ने इस समय कहा, हल्की मुस्कान के साथ। म्यू यू। मिंग यिक्शुन ने इस समय म्यू यू की ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में ठंडी तिरस्कार की झलक थी। तो तुम मुझे पहचानते हो? म्यू यू ने धीरे से अपना हाथ बाय किंग्यू की पतली कमर पर रखा, हल्के से सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, अगली बार जब किसी से मिलो तो उनकी पत्नी को घूरना मत। एक्सयूएन युनफी और मिंग याइफेंग दोनों के चेहरे पर इस समय दिलचस्प भाव थे। ये म्यू यू है? कितनी हिम्मत! मिंग यिक्शुन को ऐसे उकसाना। हालांकि दोनों तयिन सेक्ट के शिष्य नहीं थे, लेकिन वे ये जानते थे मिंग यिक्शुन तयिन सेक्ट के सन गार्ड्स के कमांडर, लंबे समय से मून गार्ड्स के कमांडर बाय किंग्यू के प्रति भावना रखते थे। ये एक ऐसा रहस्य था जो वास्तव में रहस्य नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि बाय किंग्यू हमेशा उसके प्रति ठंडी रही। अब कारण मिल गया। बाय किंग्यू म्यू यू की स्त्री है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिंग यिक्शुन हाल के वर्षों में अर्थ वेनरेट डोमेन और हेवनली वेनरेट डोमेन पर ध्यान दे रहा था। वो म्यू यू को मारना चाहता था और बाय किंग्यू को अपनी स्त्री बनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है वो असफल हो गया। कमांडर मिंग, म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे तयिन सेक्ट के यूए फन हुआ और सोंग ताओ बहुत कमजोर है। वे न केवल मुझे मारने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने मुझे गॉड वेनरेट रियल्म के तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद की। देखता हूं कि तुम कुछ खोज रहे हो, क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊं? यह सुनकर मिंग यिक्शुन ने ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम इसके योग्य हो? मैं योग्य हूं या नहीं, क्या ताकत ही इसका जवाब नहीं देती? अच्छी बात कही। मिंग यिक्शुन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शिकुआ, जाओ और उसे मारो। मिंग यिक्शुन इस समय स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। अगर वो आधे रास्ते में नीचे आता तो उसे नहीं पता कि कितना प्रयास लगेगा। इस समय एक युवा आदमी सीधे नीचे उड़ गया। ये स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ना कठिन है, लेकिन उतरना बहुत आसान। गॉड वेनरेट का तीसरा स्तर? म्यू यू ने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। अगर खुद कार्रवाई नहीं करना चाहते तो कम से कम किसी मजबूत को भेजते। ये सुनकर शिकुआ का चेहरा ठंडा हो गया और उसने एक गहरी गुर्राहट के साथ सीधे म्यू यू पर मुक्का मारा। म्यू यू भी नहीं झुका और सीधे मुक्के से उसका सामना किया। धड़ाम! शून्य फट गया और एक विस्फोटक आवाज गूंजी। शिकुआ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि उसकी बाह उसके शरीर से अलग हो गई और खून उछल पड़ा। इससे पहले कि शिकुआ कुछ कर पाता, म्यू यू पहले ही पास आ गया था। एक मुक्का सीधे मारा गया। शिकुआ का पूरा शरीर झींगे की तरह मुड़ गया और उसका चेहरा सफेद हो गया। तुम्हारे कमांडर मिंग ने तुम्हें मरने भेजा और तुम खुशी से दौड़ आए। एक और मुक्के के साथ उसने सीधे शिकुआ का सिर कुचल दिया। म्यू यू की आकृति इस समय नीचे उतरी। 3 मुक्के एक ही बार में पूरे। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, मिंग यिक्शुन, गॉड वेनरेट के तीसरे स्तर की ताकत देखने लायक नहीं है। यह सुनकर मिंग यिक्शुन का चेहरा बेहद कुरूप हो गया। म्यू यू, पल झपकते ही, कुछ दशकों में ही उसमें यह ताकत आ गई कि वो उससे टकराने की हिम्मत कर सके। आदत नहीं पड़ी? म्यू यू मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम मेरे स्वरूप के आदी नहीं हो। शी आओ, तुम जाओ, मिंग यिक्शुन ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय शी आओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर के भीतर की ऑरा उभर गई। 4th लेवल गॉड वेनरेट। एक शक्तिशाली ऑरा इस समय बह रही थी। शक्ति शी आओ के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। शक्तिशाली उतार चढ़ाव की एक लहर इस समय फैल गई। मु युन ने इस समय एक मुक्का फेंका। ब्लड सनफिस्ट, क्यूआई, रक्त और सोर्स पावर फट पड़ी। एक तेज धमाका गूंजा और शून्य फिर से फट गया। दोनों आकृतियां एक स्पर्श में अलग हो गई। शी आओ की आंखें
इस समय सतर्क थी। उसने शी कुआ को 3 मुक्कों में मार डाला था। भले ही वो गॉड वेनरेट के चौथे स्तर पर था, वो ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि वो इसे स्थिर रूप से कर सकता है, और मु युन ने इसे कर दिखाया। इस बच्चे की ताकत स्पष्ट रूप से साधारण नहीं थी। ब्लड सन, हेवनली सन फिंगर, उसकी उंगली के इशारे से इस समय एक रक्तमय तीर जैसा कुछ निकला जो सीधे शी आओ की ओर बढ़ा। शी आओ ने इस समय अपने हाथ में एक विशाल चाकू निकाला और उसे झटका, लेकिन विशाल उंगली स्थिर रही। क्लैंगिंग की आवाज हेवनली पैलेस के सामने गूंजी। इस समय मु युन का पूरा शरीर शक्ति से भर गया था। हेवनली सन सील, इस समय क्यूआई और रक्त एक रक्त मुहर में कॉन्डेंस्ड हो गए। प्रकाश की एक चमक के साथ रक्त मुहर फट गई, पूरी तरह से शी आओ के शरीर को ढकते हुए। इस समय शी आओ ने चाकू झटक कर वार करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मु युन का हमला और भी मजबूत होता जा रहा था। क्यूआई, रक्त और सोर्स पावर का एरप्शन इतना सरल नहीं था कि उसका सामना किया जा सके। इस समय मिंग यिक्शुन का चेहरा वास्तव में बदसूरत हो गया। तीसरे स्तर का गॉड वेनरेट आसानी से समान स्तर वालों को मार रहा था। अब शी आओ का सामना करते हुए भी वो इतना आत्मविश्वासी और शांत था। मु युन ने स्पष्ट रूप से अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। इस समय मिंग याइफेंग और एक्सयू एन यूनफे भी मजा लेकर ये दृश्य देख रहे थे। वे बहुत खुश थे कि मु युन मिंग यिक्शुन के लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। आखिरकार मिंग यिक्शुन उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इस समय शी आओ को थोड़ा पछतावा हुआ। मु युन की शक्ति कुछ अप्रत्याशित थी। इस आदमी के शरीर में सोर्स पावर का एरप्शन बहुत शक्तिशाली था। यह डिवाइन आर्ट की शक्ति थी। इसके अलावा मु युन इस डिवाइन आर्ट में बहुत निपुण था। अभी तक नहीं मरा? मु युन मुस्कुराया और कहा, तो ये आजमा लो। वन सोल डीमन ब्लेड। इस समय एक ब्लेड सीधे झटके से निकली। वो ब्लेड असली ब्लेड नहीं थी, लेकिन इस समय वो असली ब्लेड से भी ज्यादा भयानक थी। शी आओ को इस समय पता था कि उसे पूरी ताकत से विरोध करना होगा। एक ब्लेड को अपनी छाती के सामने रखते हुए शी आओ ने एक मुंह खून उगला और विशाल ब्लेड पर रक्त की रेखाएं उभर आई। जैसे ही रक्त रेखाएं ऊपर उठीं, ब्लेड इस समय असीम प्रकाश से चमक उठी। काटो! शी आओ ने इस समय धीमी आवाज में चिल्लाया। एक बार नीचे की ओर झटका गया। क्लैंग! दोनों ब्लेड्स इस समय टकराई। क्लैंगिंग की आवाज ने एक भयानक औरा छोड़ी। सिर्फ एक पल में मु युन द्वारा कॉन्डेंस्ड की गई डीमन ब्लेड शी आओ की ब्लेड को पार करती हुई सीधे उसी पर वार कर गई। पुची की आवाज के साथ शी आओ का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। डीमन ब्लेड इस समय धीरे धीरे विलीन हो गई। शी आओ पहले ही मर चुका था। इस समय चारों ओर शांति थी। मु युन का भाव इस समय अपरिवर्तित रहा। मिंग यिक्शुन, क्या तुम नीचे आकर मुझसे लड़ना चाहोगे? मु युन की आंखों में चिढ़ाने वाली चमक थी। इस समय मिंग याइफेंग और एक्सयू एन यूनफी ने भी मिंग यिक्शुन की ओर उपहास भरी नजरों से देखा। विपक्षी अब और भी शक्तिशाली हो गया था। अब वो स्वयं दरवाजे पर आया है। स्वाभाविक रूप से वे चाहते थे कि मिंग यिक्शुन नीचे आए और लड़े। इस तरह हेवनली पैलेस की चीजें उनकी हो जाती। इस समय मिंग यिक्शुन की आंखें ठंडी थी। वो जानता था कि भले ही उसके सभी अधीनस्थ सामने आए, वे शायद मु युन को नहीं मार पाएंगे। अगर हिम्मत है तो तुम आकर हेवनली लैडर पर चढ़ो। एक्सयू एन टाइनलिंग ने ताना मारा। ठीक है, मु युन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चैप्टर 3058 द वे ऑफ गॉड। जैसे ही शब्द गिरे, म्यू यू वास्तव में हेवनली लैडर की ओर बढ़ा, एक एक कदम चढ़ता हुआ। इस समय एक ट्रिमेंडस फोर्स म्यू यू के शरीर को धकेल रही थी, जिससे उसके लिए सहजता से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। हालांकि इस रेजिस्टेंस के बीच म्यू यू के शरीर से एक यूनिक ऑरा फूट पड़ी, जो धीरे धीरे सप्रेसिंग फोर्स का विरोध कर रही थी। चलो हम भी ऊपर जाते हैं, पैन गु लिंग ने इस समय कहा। कई लोग हेवनली लैडर की ओर बढ़े। इस समय मिंग यिक्शुन का चेहरा उग्र था। म्यू यू ने वाकई ऊपर आने की हिम्मत कर ली। मौत से नहीं डरता? जरूरी नहीं। यह बच्चा शायद अधिक कॉन्फिडेंट है। साथ ही एक्सयू एन यूनफी और मिंग याइफेंग दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। अब यह सच में और रोचक हुआ जा रहा है। म्यू यू स्पष्ट रूप से मिंग यिक्शुन से अंत तक लड़ने का निर्णय कर चुका था। हालांकि दोनों ये भी जानते थे कि भले ही म्यू यू शक्तिशाली था, उसके और मिंग यिक्शुन के बीच अभी भी एक सर्टन गैप था। गॉड वेनरेट 5th लेवल, गॉड वेनरेट 3rd लेवल, यही वो अंतर था और इसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। भले ही म्यू यू अत्यधिक शक्तिशाली दिखाए, गैप तो गैप ही था। इस समय कई आकृतियां हेवनली लैडर की ओर घूर रही थी। मिंग यिक्शुन का चेहरा गंभीर था जब उसने एक कदम बढ़ाया
और हेवनली लैडर पर चढ़ना जारी रखा। इस समय उनके बीच एक अजीब एटमॉस्फेयर उभरी। मिंग यिक्शुन, तुम्हें सावधान रहना होगा। एक्सयूएन यूनफी मुस्कराया और कहा, अगर ये बच्चा ऊपर आ गया तो वो निश्चित रूप से तुम्हें मुश्किल देगा और हम तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेंगे। ये शब्द सुनकर मिंग यिक्शुन ने उफ की और कहा, वो तो परेशानी भी नहीं है। एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग इस समय मुस्कुराए, बहुत कुछ नहीं कहा। इस समय म्यू यू की गति तेज होती जा रही थी। हेवनली लैडर द्वारा उस पर लादा गया दबाव एक्सयूएन यूनफी, मिंग याइफेंग और मिंग यिक्शुन के अनुभव से छोटा सा लग रहा था। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा था। ये म्यू यू की ताकत थी, न कि हर कोई अलग स्तर का ऑब्स्ट्रक्शन अनुभव कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद धीरे धीरे म्यू यू की आकृति पहले से ही उस स्थान पर दिखाई दी जहां मिंग यिक्शुन, मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी खड़े थे। ये जगह ऊपर चढ़ने में इतनी कठिन नहीं लगती। म्यू यू ने इस समय हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिंग यिक्शुन ने घृणा भरी नाकसानी की, पर प्रतिक्रिया नहीं दी। शब्दों की जंग में कहने के लिए कुछ नहीं था। लगता है तुम तीनों जल्दबाज नहीं हो, इसलिए मैं भी जल्दबाज नहीं हूं। म्यू यू लगभग उन्हीं की पोजीशन तक पहुंचकर रुक गया। तीनों पक्ष इस जगह के बारे में बहुत जानते लगे, पर वो कुछ भी नहीं जानता था। कुछ भी न जानकर पहले रश करना भरोसेमंद नहीं था। मिंग यिक्शुन इस समय ताने से बोला, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। कोई भी देख सकता था कि म्यू यू इस स्थान तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे धीमा हो गया था। वो स्पष्ट रूप से डर रहा था। मैं बस हिम्मत नहीं कर रहा, तुम करोगे तो क्या करोगे? म्यू यू हंसा और कहा, मैं बस चिंता कर रहा हूं कि ऊपर खतरनाक होगा। अगर मैं पहले गया और मर गया तो मेरी कई खूबसूरत पत्नियां मेरे लिए विधवा नहीं हो सकती। इस समय मिंग यिक्शुन ने मुट्ठियां चिपड़ी। अगर सभी प्रेशर के खिलाफ पूरी ताकत से विरोध न कर रहे होते तो वो अभी एक पंच से म्यू यू को टुकड़ों में उड़ा देता। क्या तुम बहुत गुस्सा हो? म्यू यू इस समय हंसा। गुस्से से अपना शरीर बर्बाद करना इसके लायक नहीं है। म्यू यू, मैंने तुम्हें याद कर लिया है, तुम भयानक तरीके से मरोगे। मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी इस समय खुशी खुशी एक्साइटमेंट देखते रहे। खैर, म्यू यू स्पष्ट रूप से मिंग यिक्शुन के लिए यहां आया था। वे अनावश्यक रूप से दूसरों के मामले में दखल क्यों देते? इस समय चार आकृतियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी। धीरे धीरे चारों हेवनली लैडर की शीर्ष पर चढ़ गए। उनके सामने जो दिखाई दिया वो कोई महल नहीं, बल्कि एक प्लाजा था। इस समय 7 विशाल आकृतियां प्लाजा पर स्थिर खड़ी थी। और इस समय जब चारों प्लाजा पर कदम रखते ही म्यू यू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि चारों ओर का दबाव अचानक गायब हो गया। अगले ही क्षण लगभग एक ही समय में एक फिस्ट शैडो इसे मारने के लिए आ गया। म्यू यू ने बिना कुछ कहे सीधे हाथ हिलाया। आसमान और पृथ्वी के बीच स्ट्रैंड्स ऑफ सोर्स पावर इकट्ठे हुए और सोल पावर इसमें इस समय मर्ज हुई। एक सोल डीमन ब्लेड, एक ग्लूमी ऑरा छोड़ते हुए सीधे इस समय काटा। बूम! एक वायलेंट रोर इस समय गूंज उठा। इस समय म्यू यू की आंखों में हल्का सा झिलमिलाहट था। जैसे ही दोनों आकृतियां टकराईं, वे अलग हो गई। मिंग यिक्शुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्नीक अटैक्स पसंद करते हो। म्यू यू ने आक्रमण करने वाले की ओर देखा और हंसा। इस समय मिंग यिक्शुन ने ठंडी नाकसानी की। स्नीक अटैक? बस तुम्हें मारना। जैसे ही उसने कहा, मिंग यिक्शुन के हाथ में स्पीयर चमका। चारों ओर प्रकाश फूट पड़ा। गड़गड़ाहट की आवाज लगातार गूंजती रही। म्यू यू की आंखों में बेरुखी की झलक थी। बुद्धा लोटस। दोनों हाथों से पकड़ करके, एक हाथ में सोल पावर और दूसरे में सोर्स पावर, जो लगातार म्यू यू के शरीर से इकट्ठे हो रहे थे, एक लोटस फ्लावर निकला जो तीव्र ऑरा छोड़ रहा था। लोटस फ्लावर के लोटस सीड्स चारों ओर प्रकाश फैला रहे थे। द टू सोल बुद्धा लोटस सीधे निकल पड़े। बूम! इस समय शून्य फिर से फट गया। म्यू यू और मिंग यिक्शुन के शरीर दोनों इस समय पीछे हटे। इस समय मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी दोनों बहुत खुश थे। वे इतने आलसी थे कि उन्हें परवाह भी नहीं थी कि म्यू यू और मिंग यिक्शुन लड़ रहे हैं या नहीं। दोनों ने तुरंत अपने पीछे चढ़े हुए शिष्यों को पुकारा और मार्शल अरीना की ओर बढ़ गए। अभी लड़ना चाहते हो? म्यू यू मुस्कुराया और कहा, 2 चालें हो चुकी है। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए कि मुझे मारना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारता तो आगे चलकर ये और भी मुश्किल होगा। मिंग यिक्शुन ने ठंडी सांस ली। ठीक है। म्यू यू ने मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी को देखा जो दूर जा रहे थे और ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम दोनों खजाना लेने में संकोच मत करो। मैं तुम्हारे लिए मिंग यिक्शुन को रोकूंगा। ये ऊंची पुकार सुनकर मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी के शरीर एक पल को रुक गए। म्यू यू, एक्सयूएन यूनफी मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प आदमी है। इस समय म्यू यू की आंखों में हल्की सी शांति झलक रही थी।
लेकिन मिंग यिक्शुन का चेहरा वास्तव में बहुत बदसूरत लग रहा था। म्यू यू ये जानबूझकर कर रहा था। वैसे भी मुझे नहीं पता यहां अंदर क्या है, तो किसी की मदद ही कर दूं और एक प्रतिद्वंदी कम कर दूं। म्यू यू, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। मिंग यिक्शुन ने ठंडी सांस ली और मुड़कर चला गया। अगर वो म्यू यू के साथ और रुकता तो उसे डर था कि वो किसी भी कीमत पर म्यू यू को सच में मार ही देगा। हालांकि इस बार वो यहां खजाने के लिए आया था, वो हार नहीं सकता था। इस समय मिंग यिक्शुन के पीछे दर्जन भर लोग एक एक करके ऊपर चढ़ गए। बाइकिंग यू और अन्य लोग भी उसी समय म्यू यू के पास आ गए। क्या तुम ठीक हो? म्यू यू की ओर देखते हुए बाइकिंग यू ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, उसके लिए मुझे मार पाना लगभग असंभव है। गॉड वेनरेट थर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद म्यू यू को सच में अब इसकी कोई चिंता नहीं थी। चलो देखते हैं कि वो चीज क्या है। ठीक है। इस समय कई लोग साथ में गए, प्लाजा की ओर बढ़ते हुए। विस्तृत प्लाजा में 7 विशाल मूर्तियां गर्व से खड़ी थी। वे सातों लोग अलग अलग भावनाओं में थे, लेकिन हर एक के अंदर दुनिया पर शासन करने की एक प्रभुत्वपूर्ण आभा थी। यही है, एक्सयूएन यूनफी के चेहरे पर इस समय उत्साह की झलक थी। मिंग याइफिंग भी वैसा ही था। वो सो झंग ऊंची 7 मूर्तियों के पास पहुंचा। 7 गॉड टुम्स, वो 7 शीर्ष गॉड वेनरेट्स, जिन्हें यिन यांग एम्परर्स ने उस समय गॉड वेनरेट डोमेन की रक्षा के लिए भेजा था। मिंग याइफिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस पता नहीं इन 7 गॉड वेनरेट्स का गॉड वेनरेट दाओ अब भी कितना बचा है। देख लेंगे, पता चल जाएगा। दोनों ने तुरंत ही कार्रवाई की। तुरंत ही प्लाजा पर खड़ी 7 आकृतियां इस समय स्थानिक तरंगों को छेड़ती सी लगी। उन 7 आकृतियों के बीच अस्पष्ट और जटिल टेक्सचर कोहेजन के वॉर्टेक्सेस प्रकट हुए। हालांकि उनमें से 3 कुछ ही देर में धीरे धीरे ढह गए। केवल 4 पपेट्स अब भी उस वॉर्टेक्स की तरंगों को बनाए हुए थे। अब भी 4 बाकी है। मिंग याइफिंग ने आश्चर्य से कहा, अध्याय 3059, नियंत्रित किया जा सकता है। मिंग यिक्शुन म्यू यू से लड़ रहा है। ये 4, चलो जल्दी से उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। एक्सयूएन यूनफी ने इस समय कहा। ठीक है। दोनों ने इस समय पहले ही अपना मन बना लिया था। 7 शीर्ष डिवाइन वेनरेबल्स के डिवाइन वेनरेबल पाथ्स कुछ विरासत जैसे हैं, जो 7 शीर्ष डिवाइन वेनरेबल्स के कल्टिवेशन पाथ्स को वहन करते हैं। तुम दोनों सबको निगलना चाहते हो? ये तो बहुत लालच है। इस समय एक आवाज आई। वो मिंग यिक्शुन थी। मिंग यिक्शुन? एक्सयूएन यूनफी मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा था तुम म्यू यू से बराबरी पर लड़ोगे। क्या इतनी जल्दी परिणाम निकल गया? हुफ। मिंग यिक्शुन ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, यहां मैं 2 चाहता हूं। 4 पपेट्स के ऊपर 4 डिवाइन वेनरेबल पाथ्स थे। इस तरह की विरासत जैसी चीज तुरंत किसी वॉरियर की ताकत को छलांग की तरह नहीं बढ़ाती, लेकिन ये लगातार काम करती है, जिससे वॉरियर डिवाइन वेनरेबल के मार्ग पर कई बाधाएं कम कर सकता है। तुम जानते हो कि सामान्य डिवाइन वेनरेबल की बाधाएं तोड़ने में 10,000, 1,00,000 साल या उससे भी अधिक लग सकते हैं। यहां तक कि अगर वे प्रतिभाशाली हों, तब भी वे किसी एक स्तर पर अटक सकते हैं और आगे का रास्ता बंद हो सकता है। इस समय एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफिंग दोनों ने भौहें चढ़ा ली। मिंग यिक्शुन ने 2 जगह मांगी, जो बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 4 रास्ते बचे हैं। तुम 2 खुद के लिए चाहते हो, तो मुझे क्या मिलेगा? इस समय एक चंचल आवाज आई। म्यू यू को आते देख एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफिंग दोनों मुस्कुराए। लगता है मिंग यिक्शुन म्यू यू को मार नहीं सका। यह पर्याप्त है ये दिखाने के लिए कि म्यू यू की अपनी ताकत अब भी स्वीकारने योग्य है। अगर ऐसा है तो ये दिलचस्प हो गया। वैसे भी मिंग यिक्शुन उन्हें फायदा नहीं लेने देगा। मुझे लगता है ये सही है। 4 रास्ते, हर तरफ एक एक। मिंग याइफिंग मुस्कुराया। म्यू यू ने हाथ जोड़कर कहा, अगर ऐसा है तो धन्यवाद। क्या तुम एक पक्ष कहलाने के लायक हो? मिंग यिक्शुन ने इस समय गहरी आवाज में कहा, मैं गिनता हूं या नहीं, लगता है इसका फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है ना? म्यू यू इस समय जरा भी जल्दबाजी में नहीं था। एक्सयूएन यूनफी, मिंग याइफिंग, तुम दोनों क्या सोचते हो? इस समय एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफिंग दोनों ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है, मिंग यिक्शुन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? म्यू यू फिर मुस्कुराया। मिंग यिक्शुन ने जवाब नहीं दिया। लगता है तुम्हें। म्यू यू इस समय मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो मिंग याइफिंग, एक्सयूएन यूनफी, मैं एक अच्छा काम करता हूं और ये 4 रास्ते तुम्हें दे देता हूं। जहां तक इस आदमी की बात है, अगर उसने मुझे एक रास्ता नहीं दिया तो मैं उसे तब तक परेशान करूंगा कि उसे कुछ न मिले। म्यू यू, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और खुद को कोई फायदा न देना। तुम रुको। म्यू यू ने हाथ उठाकर कहा, दूसरों को नुकसान और खुद को नहीं फायदा? क्या यह काम तुमने पहले नहीं किया था? मिंग यिक्शुन की आंखें इस समय गहरी हो गई। मिंग याइफिंग, एक्सयूएन यूनफी,
हम तीनों मिलकर इन कुछ लोगों को मार देते हैं, मिंग यिक्शुओ ने कहा। फिर तय करेंगे कि हम इसे कौन अतिरिक्त रास्ता लेगा। ये सुनकर मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी की आंखें चमकी। ठीक है, मैं जान की बाजी लगाकर तुम में से एक को नीचे खींच लूंगा, म्यू यू ने शांत स्वर में कहा। मिंग यिक्शुओन की आंखें इस समय और भी ठंडी हो गई। मिंग याइफेंग मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों लड़ना चाहते हो तो लड़ो, मेरे लिए तो एक रास्ता पाना ही काफी है। बात खत्म होते ही मिंग याइफेंग एक मूर्ति की ओर बढ़ गया। एक्सयूएन यूनफी ने भी इस समय सिर हिलाया। म्यू यू यहां है, मिंग यिक्शुओन से खुलकर टकराने को तैयार है। ये उनके लिए अच्छा है, बुरा नहीं। वो नहीं चाहता कि म्यू यू अभी मरे। जब तक म्यू यू उन्हें नाराज नहीं करता, वे परवाह नहीं करते कि म्यू यू क्या करना चाहता है। मिंग यिक्शुओन का चेहरा उनके रवैये को देखकर ठंडा पड़ गया। कुछ बोले बिना म्यू यू ने बाइकिंग्यू को खींचा और एक मूर्ति की ओर बढ़ गया। मुझे जरूरत नहीं, बाइकिंग्यू ने कहा। मैंने पहले ही तयिन सेक्ट के एक पुराने पूर्वज की मृत्यु के बाद बनी विरासत स्वीकार की थी। अब मैं डिवाइन वेनरेबल के तीसरे स्तर पर हूं और गति बहुत तेज है। साथ ही 9 स्पिरिट्स, हेवन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के प्रभाव और तयिन रक्तरेखा के आशीर्वाद के कारण जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी बारी। म्यू यू ने बाइकिंग्यू का छोटा चेहरा पकड़कर मुस्कुराया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भूल गई क्या? क्या ये इसलिए है कि? हाँ, म्यू यू ने लाचारी से कहा। मैं केवल अपना रास्ता चल सकता हूं, दूसरों का नहीं। अगर सच में मैं दूसरों का चलूं तो उल्टा असर होगा और मेरी अपनी राह में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। बाइकिंग्यू ने इस समय हल्का सिर हिलाया। तो मैं डिवाइन वेनरेबल के चौथे स्तर तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हूं। इस समय बाइकिंग्यू आगे बढ़ी और वॉर्टेक्स में गायब हो गई। और इस समय म्यू यू की आंखों में असहायता की झलक थी। ऐसा अवसर उससे कोई लेना देना नहीं रखता था। बस उसकी नजर 7 मूर्तियों पर टिक गई तो म्यू यू की रुचि और बढ़ गई। उन 3 अन्य मूर्तियों के पास पहुंचकर, जिनमें कोई संकेत नहीं था, म्यू यू रुक गया। क्या मैं इन बड़े लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूं? इस समय म्यू यू के शरीर से एक हल्की वर्ल्ड पावर की लहर फूटी। शक्ति के संघनन के बीच म्यू यू ने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति के प्रवाह की गति और तेज होती जा रही है। वर्ल्ड पावर की खपत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वर्ल्ड ट्री उसके पास नहीं थी। इसलिए इस समय म्यू यू ने केवल शेष बची कमजोर वर्ल्ड पावर का उपयोग किया। और इसी समय एक पपेट की उंगलियां हल्की सी हिली। यह सूक्ष्म परिवर्तन देखकर म्यू यू दंग रह गया। यह नियंत्रित किया जा सकता है, यह सच में नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक पपेट है। म्यू यू का चेहरा इस समय शांत रहा, लेकिन उसके दिल में अत्यधिक उत्साह था। अगर यह सच में एक पपेट है तो उसने बहुत बड़ी प्राप्ति की है। इसे रख लो। लगभग उसी क्षण म्यू यू की सोर्स पावर फटी और पपेट को उसने अपने झुटिया डायग्राम में खींच लिया। विशाल दुनिया में पपेट इस समय बहुत विशाल नहीं दिख रहा था, लेकिन पपेट को देखकर म्यू यू बहुत संतुष्ट था। तुम क्या कर रहे हो? उसी समय एक आवाज उसके कानों में गूंजी। तुमसे मतलब नहीं है, म्यू यू ने तयिन सेक्ट के डिसाइपल की ओर देखते हुए नाराजगी से कहा। कमांडर मिंग ने कहा है कि जब तक वो बाहर नहीं आता, कोई भी यहां किसी चीज को छू नहीं सकता। डिसाइपल ने नाक से आवाज निकाली। कमांडर मिंग ने क्या कहा, उससे मुझे क्या लेना? म्यू यू ने सीधे उसे अनदेखा किया। अगर तुम नाराज हो तो मेरी मुट्ठी आजमा लो और देखो कि तुम्हारा डिवाइन वेनरेबल का चौथा स्तर मेरे एक घूंसे को झेल पाता है या नहीं। डिसाइपल का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सभी ने अपनी आंखों से म्यू यू को शिआओं को मारते देखा था। अगर वो अब म्यू यू से सीधा टकरा गया तो ये उसकी मौत को बुलाना होगा। म्यू यू ने बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी के अधीनस्थों की बात थी, वे भी इस समय एक ओर खड़े थे, कुछ नहीं बोले। यहां तक कि मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी भी म्यू यू को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर ये लोग तो बिल्कुल नहीं। तीनों पपेट्स सीधे म्यू यू द्वारा ले लिए गए। इस समय बाकी 3 दल चुप रहे, ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। सभी इस समय प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई नहीं गया। इस मार्शल आर्ट्स फील्ड को पार करने के बाद पीछे एक महल था, बहुत बहुत बड़ा महल। बस म्यू यू अब उसमें प्रवेश करने को लेकर निश्चिंत नहीं था। अगर बाइकिंग्यू को कोई हादसा हो गया और वो वहां नहीं था तो खतरा हो सकता था। वो आदमी मिंग यिक्शुओन कोई अच्छा इंसान नहीं था। सभी लोग, दर्जनों आकृतियां, इस समय 4 दलों में बंटे हुए थे और यही प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय म्यू यू ने सीएओ जियान, शू जियाओ, साथ ही पंगुलिंग और एम्परर सन पपेट, इन 4 आकृतियों की ओर देखा। सीएओ जियान और क्षू जियाओ डिवाइन वेनरेबल के तीसरे स्तर पर थे। पंगुलिंग और एम्परर सन पपेट अब डिवाइन वेनरेबल के दूसरे स्तर पर थे। विशेषकर एम्परर्स सन पपेट
वो साधारण नहीं था। चैप्टर 3060 कलेक्टिंग पपेट। यिन यांग ट्विन एम्परर्स के पुत्र को एक पपेट में रिफाइन किया गया था। जीवन में वो वर्ल्ड किंग रियल में था। अगर इस पपेट का सही उपयोग किया जाए तो क्या ये भविष्य में पीक गॉड वेनरेबल रियल्म तक नहीं पहुंच सकता? म्यू यू ने निश्चय किया कि उसे इस एम्परर्स सन पपेट बॉडी की पूरी पोटेंशियल निकालनी ही होगी। 1 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद 2 फिगर्स सबसे पहले प्रकट हुए। वे एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग थे। इस समय एक्सयूएन यूनफी की ऑरा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। गॉड वेनरेबल 5th लेवल। ये व्यक्ति इस अवसर पर ब्रेक थ्रू कर गया था। मिंग याइफेंग ने ईर्ष्या से कहा, बधाई हो ब्रदर एफीआई। ब्रदर मिंग, क्या तुम भी वैसे नहीं हो? एक्सयूएन यूनफी मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है तुम्हें बस एक अवसर की जरूरत है ब्रेक थ्रू के लिए, है ना? मिंग याइफेंग मुस्कुराया। इसी समय 2 फिगर्स स्टैचू से बाहर उड़कर आए। वे मिंग यिक्शुन और बाई किंग्यू थे। बाई किंग्यू म्यू यू के पास उतरी और हल्की मुस्कान दी। 4th लेवल? हाँ, बाई किंग्यू ने सिर हिलाया। जल्द ही बाई किंग्यू मुस्कुराई और बोली, ये गॉड वेनरेबल का रास्ता कुछ चालाकियों वाला है। इस समय मिंग यिक्शुन ने बगल में देखा और कुछ नहीं कहा। अब वो गॉड वेनरेबल 5th लेवल पर था और किसी भी समय गॉड वेनरेबल 6th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन इस जगह की विशिष्टता को देखते हुए उसने अभी खुद को रोका हुआ था। म्यू यू ने कुछ नहीं कहा और वो स्टैचू इकट्ठा कर लिया जिससे बाई किंग्यू बाहर आई थी। ये दृश्य देखकर मिंग यिक्शुन ने भी चुपचाप अपना स्टैचू इकट्ठा किया। इस समय मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी ने भी अपने स्टैचू इकट्ठा किए। ये दृश्य देखकर म्यू यू के मन में थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसने सारे 7 स्टैचूज इकट्ठा कर लिए होते तो वो 7 टॉप गॉड वेनरेबल्स होते। दुर्भाग्यवश अब ऐसा संभव नहीं था। हालांकि मिंग यिक्शुन, मिंग याइफेंग और एक्सयूएन यूनफी के हाथों में वे तीनों पपेट्स बेकार थे। वर्ल्ड की शक्ति के बिना वे तीनों उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते थे? ये पूरी तरह असंभव था। मिंग यिक्शुन को कोई परवाह नहीं थी। म्यू यू ने 4 स्टैचूज इकट्ठा किए। ये निश्चित रूप से मनोरंजन के लिए नहीं था। संभवतः उनके अंदर कोई गुप्त रहस्य छिपा था। वो इतनी बातों की परवाह नहीं करता था। इस समय म्यू यू की आंखें हल्की चमकी। अब क्या करना चाहिए? वैसे भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। इस समय एक्सयूएन यूनफी, मिंग याइफेंग और मिंग यिक्शुन ने मार्शल अरीना के अंत में मुख्य हॉल की ओर देखा। उनकी आंखों में जलती हुई इच्छा थी। वही इस यात्रा का असली लक्ष्य था। सभी लोग यहां हैं। काफी रौनक लग रही है। इस समय एक हंसी की गूंज अचानक सुनाई दी। जो व्यक्ति आया उसने उस क्षण एक शक्तिशाली ऑरा जारी की। जियाओ हाओचेंग, 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन का जियाओ हाओचेंग। इसके अलावा वो अकेला नहीं था। युअन यीजिया, लैंगमो, तीनों टीमों के लोग एक एक करके इस समय पहुंचे। ये दृश्य देखकर मिंग यिक्शुन और बाकी के चेहरों पर हल्की शिकन आई। म्यू यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने ज्यादा लोग उतना ही मजेदार। वो तो इंतजार कर रहा था कि ये लोग आपस में पूरी तरह लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डालें और वो पावर ऑफ स्वॉलोइंग खोल सके ताकि गॉड वेनरेबल 4th लेवल तक पहुंच सके। वो एक और स्तर होगा। उस समय मिंग यिक्शुन का सामना करते हुए वो उसे मार सकता था। लगता है तुम तीनों को इस जगह की अच्छी जानकारी है। हमारे विपरीत, जो यहां भटक गए और कुछ अजीब जगहों पर पहुंच गए, गलत रास्ता ले लिया। सफेद वस्त्रों में युअन यीजिया ने हाथ पीछे बांधते हुए इस समय मुस्कुराकर कहा। गॉड वेनरेबल 4th लेवल पर होने के बावजूद वो अत्यंत शक्तिशाली था। स्नो रीजन आइस एप क्लैन के रॉयल डिसेंडेंट के रूप में वो स्वयं हेवन के गर्वित पुत्रों में से एक था। भविष्य में भले ही वो स्नो रीजन आइस एप क्लैन का पेट्रियार्क न बन सके, वो निश्चित रूप से क्लैन एल्डर के स्तर का अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा जिसके पास बड़ी शक्ति होगी। लैंगमो और जियाओ हाओचिंग भी ऐसे ही थे। वास्तव में प्रमुख 2nd क्लास शक्तियों में क्लैन के अंदर गॉड वेनरेबल रियल्म के योद्धा 10,000 तक होते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को छोड़कर पुराने प्रसिद्ध गॉड वेनरेबल पावर हाउसेस को हटाकर कम से कम हजारों युवा पीढ़ी के लोग होते हैं। लेकिन इस बार हर क्लैन ने केवल 1 या 200 गॉड वेनरेबल्स भेजे। फिर भी ये 100-200 लोग प्रतिभाओं में से सबसे प्रतिभाशाली हैं। उनमें से अधिकांश रॉयल डिसेंडेंट्स हैं। सभी लोग, चूंकि हम सब यहां, क्यों न अंदर जाकर साथ में देख ले? युअन यीजिया मुस्कुराया और बोला, यहां खड़े रहने से कोई पियरलेस ट्रेजर नहीं मिलेगा। ठीक है। इस समय एक्सयूएन यूनफी गॉड वेनरेबल के 5th लेवल पर पहुंच चुका था और कहा जा सकता है कि वो इस गॉड वेनरेबल डोमेन में सबसे मजबूत स्तर पर था, इसलिए उसे बिल्कुल डर नहीं था। इसके अलावा मिंग याइफेंग का भी उससे कोऑपरेटिव संबंध था। मिंग यिक्शुन को एक पक्ष माना जा सकता था, म्यू यू दूसरा पक्ष था। जहां तक जियाओ हाओचेंग, युअन यीजिया और लैंग मो की बात है,
यह तय करना मुश्किल था कि वे एक ही पक्ष थे या नहीं। हालांकि वे दोनों मिलकर एक मजबूत ताकत माने जा सकते थे, लेकिन म्यू यू, ये कांटे जैसा व्यक्ति, किसी भी क्रिटिकल पल में खतरनाक साबित हो सकता था। चाहे जियाओ हाओचेंग हो या युअन यीजिया, ये कुछ भी शी आओ और अन्य फोर्थ लेवल गॉड वेनरेबल्स की तुलना में नहीं थे। इस समय सभी दिशाओं से आए जीनियसेस एक एक करके इकट्ठा हुए और महल की ओर बढ़े। विशाल मार्शल अरीना के पीछे ही महल के द्वार का स्थान था। इस समय महल का द्वार पूरी तरह खुला हुआ था। प्रवेश द्वार पर 4 आकृतियां बंदूकें थामे खड़ी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सब लोग परवाह किए बिना महल के द्वार को पार कर हेवनली पैलेस में प्रवेश कर गए। म्यू यू चारों स्टैचूज के पास गया, लेकिन हाथ हिलाकर उन्हें कलेक्ट कर लिया। 4 गॉड वेनरेबल पपेट्स मूर्ख तो नहीं हो सकते। अब म्यू यू सच में उत्सुक था। अगर इस हेवनली पैलेस में ऐसे पपेट्स मौजूद हैं, तो अगर वो कुछ हजार इकट्ठे कर ले, तो एक्सुआ एंड फेंग के ठीक होने के बाद वो वर्ल्ड ट्री के सहारे एक एक करके इन गॉड वेनरेबल पपेट्स को एक्टिवेट कर सकता है। उस समय हजारों गॉड वेनरेबल वॉरियर्स, उसे किसी सेकंड क्लास फोर्स से डर नहीं रहेगा। ईस्टर्न वेस्टलैंड में क्लाउड पैलेस 10वीं दूसरी श्रेणी की उभरती शक्ति बन जाएगी। इस समय सभी दल स्टोन पैलेस में प्रवेश कर गए। विशाल स्टोन पैलेस में अनेक महल शांति से खड़े थे। पूरे निर्माण में लगभग हर 5 कदम पर गार्ड्स और हर 10 कदम पर सेंट्रीज मौजूद थे और स्टैचूज शांत खड़ी थी। इस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन म्यू यू की आंखें चमक उठीं। कितनी? इन सबको मिलाकर हजारों हैं। बड़ा मुनाफा। म्यू यू ने इस समय उन पपेट्स को कलेक्ट नहीं किया। आखिर मिंग यिक्शुन और बाकी को कुछ पता नहीं था। अगर वो एक एक करके कलेक्ट करता, तो ये लोग उस पर शक करते। इस समय सातों दल समझदारी से अलग अलग दिशाओं में बंट गए। म्यू यू ने बाई किंग यू और बाकी को एक दिशा में ले गया। रास्ते में गार्डिंग स्टैचूज एक एक करके गायब हो गई। सीईओ जियान और क्षु जियाओ कुछ समझ नहीं पाए। म्यू यू समझाने में आलसी था, लेकिन बाई किंग यू ने न समझते हुए म्यू यू की ओर देखा। अच्छी चीजें हैं, आगे चलकर बहुत बड़ा काम आएंगी। म्यू यू मुस्कुराकर बोला, थोड़ा इंतजार करो, बाद में मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। बाई किंग यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। इस समय कुछ लोग एक महल में प्रवेश कर गए। गॉड वेनरेबल डोमेन के महलों ने अब तक हमेशा म्यू यू की आंखें खोल दी थी। यह भी एक महल था। हेवनली वेनरेबल डोमेन और अर्थ वेनरेबल डोमेन की तुलना में यहां के महल न केवल असाधारण रूप से रिफाइंड थे, बल्कि जिन सोने और पत्थरों से बने थे वे भी अत्यंत कीमती थे। इसके अलावा हर महल पर फॉर्मेशन का आशीर्वाद था। वेनरेबल स्तर तक पहुंचने पर विनाशकारी शक्ति अत्यंत विशाल होती है, और अगर ये स्थान वेनरेबल के रहने के लिए बने हो, तो थोड़ी सी लापरवाही में शायद एक गुस्से में पूरा ढांचा ढह जाए। इस समय कुछ लोग मुख्य हॉल में चारों ओर देखने लगे। यह हेवनली पैलेस अंदर और बाहर कम से कम दसियों हजार हॉल्स का लगता है। अगर इसे वापस ले जाया जा सके तो क्लाउड पैलेस बहुत अधिक स्थिर हो जाएगा। म्यू यू की बात सुनकर सीईओ जियान और क्षु जियाओ हक्का बक्का रह गए। वापस ले जाए? मजाक मत करो। चैप्टर 3061। क्या तुम सच में जा रहे हो? ये शब्द यहां सिर्फ म्यू यू ही कहता। अगर दूसरों ने सुना होता तो उन्हें पक्का पागल कहा जाता। आओ इन चीजों की बात न करें, पहले देखो यहां क्या है। ठीक है, कई आकृतियां इस समय चारों ओर बिखर गई। हालांकि बारीकी से देखने पर आसपास काफी खाली महसूस हो रहा था और कोई खास चीज नहीं थी। मुख्य हॉल बहुत खाली था, कोई भी चीज नहीं मिली। इस समय क्षु जियाओ और सीईओ जियान ने म्यू यू की ओर देखा। मास्टर म्यू, ये जगह शायद कुछ नहीं रखती। मेरा ख्याल है कि हमें बेहतर होगा कि हम दूसरी जगह देख लें। ये जगह वाकई कुछ अजीब नहीं रखती थी। यही रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। म्यू यू इस समय मुख्य हॉल के आसपास को देखकर मुस्कुराया। बेचैन मत हो, इस जगह में अभी भी अच्छी चीजें हैं। हाँ, सीईओ जियान और क्षु जियाओ इस समय दोनों चकित थे। आसपास खाली था, वहां क्या होगा? ध्यान से देखो। म्यू यू ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हथेला उठाया। इस क्षण अरे पैटर्न्स के पैटर्न हो रहे थे। अरे पैटर्न्स के प्रकट होने के बीच म्यू यू स्पष्ट रूप से शक्ति का धीरे धीरे प्रकट होना महसूस कर सकता था। ये क्या है? अरे पैटर्न्स इस समय हो रहे थे। म्यू यू के पूरे शरीर की शक्ति धीरे धीरे फैल गई और आसपास का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। समूह के चारों ओर अब खाली नहीं रहा, बल्कि एक श्रृंखला बलिष्ठ आकृतियां प्रकट हुई। बख्तरबंद पहने हुए, डिवाइन वेपन्स थामे हुए, उनके चेहरे शांत थे, जिनमें दुनिया को तिरस्कार से देखने की झलक थी। इस समय समूह स्पष्ट रूप से इस अचानक परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहा था और हैरान थे। ये सब बाहर की रक्षा करने वाली मूर्तियां हैं। सीईओ जियान ने अचानक कहा। अलग है,
क्षु जियाओ ने इस समय कहा, ध्यान से देखो, ये अलग है। जैसे ही क्षु जियाओ के शब्द गिरे, सीईओ जियान ने भी उस ओर देखा। ये वाकई अलग था। ये मूर्तियां बख्तरबंद, स्पष्ट रूप से बाहर की मूर्तियों से बहुत अधिक कुलीन थी। बख्तरबंद की सतह पर अलग अलग पैटर्न कढ़े हुए थे। क्या वे उन मूर्तियों के बीच नेता स्तर की मूर्तियां हो सकती हैं? क्षु जियाओ अनिश्चित होकर बोला, संभव है। म्यू यू इस समय खड़ा हुआ। देखो कितनी है। हाँ, सीईओ जियान और बाकी तुरंत गिनने लगे। रिपोर्ट कर रहा हूं मास्टर म्यू, कुल 1230 है। यह संख्या सुनकर म्यू यू के होठों पर मुस्कान और बढ़ गई। अभी जब सभी अलग हुए थे, उसने बेझिझक बाहर की उन मूर्तियों को इकट्ठा किया था। जोड़ने पर वहां भी 1000 से अधिक थे, और अब वहां और भी 1000 से ऊपर थे। सब मिलाकर 2400 से अधिक मूर्तियां थी, और ये स्पष्ट रूप से बाहर वाले से एक ऊंचे क्षेत्र के थे। म्यू यू ने अपना हाथ लहराया और पपेट बॉडीज गायब हो गए। 2000 हेवनली वेनरेबल पीक पपेट गार्ड्स, 2400 से अधिक गॉड वेनरेबल स्तर के पपेट गार्ड्स। ये पहले से ही एक पर्याप्त लड़ाकू बल था, और इस गॉड वेनरेबल डोमेन के भीतर ऐसी कई जगह थी जहां वो अभी तक जाने का समय नहीं मिला था। अगर वो सब पार कर ले, अगर वो दसियों हजार गॉड वेनरेबल योद्धाओं को इकट्ठा कर सके, यहां तक कि एक सेकेंडर्ड बल का सामना करते समय उसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होगी। दिलचस्प, म्यू यू ने मुस्कुराकर कहा, यह वाकई एक दिलचस्प जगह है। इसी समय अन्य पार्टियां भी लगातार खोज कर रही थी। यह विशाल महल परिसर इस समय फैल रहा था। लोगों को यह एहसास दे रहा था कि यह प्राचीन काल से मौजूद रहा होगा। यहां लाखों वर्षों से बिना किसी की देखभाल के खड़ा रहा। इस समय म्यू यू की आंखें चमकने लगी। चलो, कहा लूटने। म्यू यू ने मुस्कुराकर कहा, क्या यह जगह मिंग यिक्शुन, एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग को परिचित नहीं लगी? तो उनके पीछे जाओ और उन्हें लूटो। क्षु जियाओ और सीईओ जियान ने म्यू यू की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्तियां कई बार बदल गई। म्यू यू, क्या उसकी सोच टूट गई थी? एक्सयूएन यूनफी गॉड वेनरेबल के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। मिंग याइफेंग बस थोड़ा ही दूर था। मिंग यिक्शुन पहले से ही बहुत समय से गॉड वेनरेबल के 5th लेवल पर था। उन्हें लूटना? क्या म्यू यू ने गलत दवा ली? मैंने गलत दवा नहीं ली। म्यू यू ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं भी सिर्फ एक कदम दूर हूं 4th लेवल ऑफ गॉड वेनरेबल तक पहुंचने के। तो उनके लिए मेरे लिए रास्ता तैयार करने का यही सही समय है। सीईओ जियान और क्षु जियाओ निरुत्तर होकर सिर हिलाए। और इस समय दूसरी तरफ मिंग यिक्शुन इस समय एक ग्रैंड हॉल के सामने पहुंचा। 7 रेवरेंस पैलेस। मिंग यिक्शुन के होठों के कोने पर एक हंसी के साथ मुस्कान उभरी। एक दिलचस्प जगह, मुझे पसंद है। कमांडर मिंग, हमें जल्दी करना होगा, उनमें से एक ने कहा। एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग शायद वहां पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। जियाओ हाओचेंग, युअन यीजिया और लैंग मो से भी निपटना आसान नहीं है। और वो म्यू यू, मैं जानता हूं। मिंग यिक्शुन ने हाथ हिलाया और कहा, 7 रेवरेंस पैलेस के भीतर 7 मेन हॉल्स कभी 7 टॉप गॉड वेनरेबल्स के स्लीपिंग क्वार्टर्स थे। वहां अवशेष जरूर होंगे। यदि मैं इन हॉल्स के भीतर सब कुछ प्राप्त कर लूं, तो मैं यिन यांग हेवन डोमेन छोड़ने के बाद अपनी शक्ति तेजी से बढ़ा सकूंगा। शायद 100 साल से भी कम में मैं गॉड वेनरेबल के 9th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। इस अवसर का फायदा उठाकर मेरी मिंग फैमिली की नींव के साथ, भले ही यिन अंडरवर्ल्ड सेक्ट मास्टर और मैडम यूए रोंग अनिच्छुक हो, तयन सेक्ट मास्टर की स्थिति मुझे मिंग यिक्शुन की होनी चाहिए। ये शब्द सुनकर उसके चारों ओर लोग सभी सहमति में सिर हिलाए। वे मिंग यिक्शुन की शक्ति को जानते थे। पूरे तयन सेक्ट के लिए वे सभी मिंग यिक्शुन को नंबर 1 प्रोडिजी मानते थे। मिंग फैमिली भी उसे मजबूती से समर्थन कर रही थी। वर्तमान मिंग यिक्शुन मिंग फैमिली का बिल्कुल मुख्य केंद्र था। तुम सब बाहर पहरा दो, मैं अंदर जाऊंगा और कार्रवाई के लिए तैयारी करूंगा। जो भी साहस करेगा पास आने का, उसे निर्दयता से मार दिया जाएगा। हाँ, तुरंत कई लोग इधर उधर फैल गए। मिंग यिक्शुन ने दरवाजा धकेला और अंदर गया। इस क्षण ग्रेट हॉल पश्चिम की तिरछी दिशा में था। म्यू यू और बाकी चुपचाप खड़े थे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, म्यू यू ने कहा। वायुएर, तुम क्षु जियाओ, सीईओ जियान, पंगो लीडर और एम्परर सन पपेट को पकड़कर रोक लो। और तुम? मैं, म्यू यू मुस्कुराया। जाओ और मिंग यिक्शुन को मार डालो। ये शब्द सुनकर बाई किंगयू भी स्तब्ध रह गई। वो सोचती थी कि म्यू यू बस जानबूझकर ऐसा कह रहा था। क्या तुम सच में जा रहे हो? बाई किंगयू ने चिंता में कहा। मिंग यिक्शुन गॉड वेनरेबल क्षेत्र के 5th लेवल पर है और झंग फैमिंग और शेन वेनहाओ के साथ 3 महान संप्रदायों के 3 बड़े प्रोडिजीज में से एक के रूप में जाना जाता है। उससे निपटना इतना आसान नहीं है। तुम अपनी स्तर से ऊपर मार सकते हो,
और वह भी कर सकता है। एक बार जब वो 4th लेवल ऑफ गॉड वेनरेबल पर था, उसने गॉड वेनरेबल के 6th लेवल की शक्ति वाले किसी को मार डाला था। म्यू यू ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। मैं बस अपनी वर्तमान शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूं। इसके अलावा मैं 4थे स्तर तक पहुंचने की तैयारी करना चाहता हूं, और मिंग यिक्शुन सबसे अच्छा प्रारंभिक लक्ष्य है। बाई किंगयू ने सिर हिलाया। लेकिन तुमने अभी जो कहा, 3 महान संप्रदायों के 3 बड़े प्रोडिजीज। मैंने शेन वेनहाओ को नहीं देखा है, लेकिन वो आदमी झंग फैंगमिंग एक प्रोडिजी। झंग फैंगमिंग को कम मत आंकना, बाई किंगयू ने गंभीरतापूर्वक कहा। पिल एम्परर्स मैंशन में कई शक्तिशाली एल्केमिस्ट्स हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एल्केमी कौशल है और उनकी लड़ाई की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है। वास्तव में पिल एम्परर्स मैंशन का मैंशन लॉर्ड हमेशा एल्केमी में इतना निपुण नहीं रहा, पर उसकी लड़ाई की शक्ति मजबूत है। झंग वुजी वैसा ही है, और झंग फैंगमिंग भी। समझ गई? म्यू यू मुस्कराया। अगर ऐसा है तो मैं एक प्रोडिजी को मारकर अपना नाम रोशन करूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, म्यू यू की आकृति चमकी और उसके हाथ में एक फैंटोम अरे उसी क्षण सीधे बिखर गया। चैप्टर 3062, देवता का लाइफ एसेंस। कौन? इस समय मुख्य हॉल के बाहर पहरा देने वाले कुछ लोग तुरंत सतर्क हो गए। जो तुम्हें मारने वाला है। एक गहरी गर्जना गूंजी। क्षण भर में सीएओ जियान और क्षु जियाओ बाहर की ओर दौड़ पड़े। बाई किंगयू ने तो इस समय आगे बढ़कर नेतृत्व किया। 5 आकृतियां दर्जनों लोगों की ओर झपट पड़ी। बाई किंगयू, उनमें से एक ने चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहती हो? क्या सच में सोचती हो कि सिर्फ इसलिए कि कमांडर मिंग तुम्हारे प्रति नरम है, हम तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे? क्या तुम मुझे मार सकते हो? बाई किंगयू ने तेज चीख लगाई और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा फट पड़ा। गॉड लॉर्ड 4था स्तर। 5 लोगों ने कुछ भी सोचे बिना सीधे आगे बढ़कर हमला कर दिया। उसी समय अचानक एक विशाल फॉर्मेशन नीचे आ गिरा। धड़ाम की आवाज के साथ एक दरार की ध्वनि गूंजी। दर्जनों आकृतियों में से कई लोग बच नहीं पाए और सीधे एक आकृति से टकराए। उनके शरीर फट गए और उनकी आत्माएं भी सीधे पकड़कर पूरी तरह विस्फोटित कर दी गई। मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूं। म्यू यू ने इस समय रुकावट नहीं की। उसका शरीर चमका और वो मुख्य हॉल के भीतर घुस गया। इस समय हॉल के बाहर के लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे उसे रोक ही नहीं पाए। म्यू यू ने इस समय मुख्य हॉल में कदम रखा। हॉल के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो गए। म्यू यू की आंखें हल्के से झिलमिलाई। मुख्य हॉल के केंद्र में एक आकृति खड़ी थी, हाथ पीछे बांधे हुए, म्यू यू से पीठ किए हुए। मिंग यिक्शुन, म्यू यू, दोनों की नजरें मिली और वातावरण में एक उग्र चमक फैल गई। म्यू यू इस समय पूरी तरह तैयार था। तुम जानते थे कि मैं आऊंगा? मिंग यिक्शुन को देखते हुए म्यू यू की आंखें हल्के से चमकी। सभी प्रतिभाशाली लोग जो खुद को ऊंचा समझते हैं हमेशा सोचते हैं कि वे अपने स्तर से ऊपर के दुश्मनों को मार सकते हैं, और वास्तव में कई प्रतिभाएं ऐसा कर भी चुकी है। बस म्यू यू, तुम भी ऐसे ही एक प्रतिभाशाली हो। लेकिन मैं, मिंग यिक्शुन, भी वैसा ही हूं। जैसे ही उसने कहा, रोशनी की किरणें मिंग यिक्शुन के शरीर पर एकत्र होने लगी। जैसे जैसे वे किरणें सघन हुई, शक्ति मिंग यिक्शुन के शरीर से प्रकट हुई। गॉड लॉर्ड 5वां स्तर। एक शीर्ष गॉड लॉर्ड 5वां स्तर। जैसे ही शक्ति उसके शरीर में केंद्रित हुई, शक्ति की लहरें मिंग यिक्शुन के पूरे शरीर पर फैल गई। उसके शरीर पर एक कवच उभरा। कवच की सतह पर हल्की नीली चमक थी। काले पैटर्नों से ज़ेन, दमन का अक्षर बना हुआ था। उसके हाथ में एक लंबा भाला था जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था। इस समय मिंग यिक्शुन एक देवता जैसा लग रहा था। म्यू यू, क्या तुम जानते हो कि यह जगह क्या है? मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और बोला, उस समय यिन यांग ट्विन एम्परर्स अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके अधीन कई डोमिनेटर रियल्म और वर्ल्ड रियल्म के विशेषज्ञ थे। वो है कोर, जहां तुम और मैं गॉड लॉर्ड्स होने के बावजूद पहुंच नहीं सकते। इसके अलावा 4 डोमेन है: गॉड लॉर्ड डोमेन, हेवनली लॉर्ड डोमेन, अर्थली लॉर्ड डोमेन, सुप्रीम लॉर्ड डोमेन। मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और बोला, ये 4 डोमेन अपने अपने सुप्रीम से गॉड लॉर्ड रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा संरक्षित है। इस गॉड लॉर्ड डोमेन के भीतर 7 शीर्ष गॉड लॉर्ड्स इसकी रक्षा करते हैं। वे 7 शीर्ष गॉड लॉर्ड्स प्रमुख दूसरी श्रेणी की शक्तियों के कबीले के मुखिया और सेक्ट मास्टर्स के समान है, और उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। यह स्थान उन 7 में से एक का क्षेत्र है। हालांकि वे 7 अब मर चुके हैं, लेकिन प्रत्येक ने मरने से पहले अपनी सारी शक्ति अपने वंशजों के लिए छोड़ दी। मैंने बस इस जगह को देखा। मिंग यिक्शुन एक तरफ हट गया। हॉल के केंद्र में एक पत्थर का मंच दिखाई दिया। पत्थर के मंच पर प्रकाश की परतें परत दर परत बिंदुओं की तरह एक साथ संघनित थी।
वे बिंदु एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इस समय वो प्रकाश झिलमिला उठा। ये एक गॉड लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया अनंत लाइफ एसेंस है। लाइफ एसेंस। मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और बोला, एक शीर्ष गॉड लॉर्ड का लाइफ एसेंस। ये क्या दर्शाता है समझते हो? तुम और मैं दोनों गॉड लॉर्ड रियल में हैं, जिनकी उम्र करोड़ों वर्षों की है। अरे नहीं, तुम्हारी तो इतनी नहीं। पिछली बार ऐसा लगता है कि तुमने अपने पुत्र के लिए 2 मिलियन वर्ष की जीवन शक्ति बलिदान की थी। मिंग यिक्शुन जल्दी में नहीं था, जैसे वो म्यू यू के किसी पुराने मित्र से बातचीत कर रहा हो। म्यू यू और भी शांत था। उसे नहीं पता था कि ये जगह क्या थी। ये अच्छा था कि मिंग यिक्शुन खुद बता रहा था। लाइफ एसेंस एक गॉड लॉर्ड की जीवन ऊर्जा को वहन करता है। हालांकि ये किसी विरासत की तरह नहीं है जो सीधे शक्ति बढ़ा सके। ये एक मार्शल आर्टिस्ट की आयु बढ़ा सकता है। जैसे तुम्हारे पास अब 8 मिलियन वर्ष से कम जीवन बचा है, ये गॉड लॉर्ड का लाइफ एसेंस तुम्हें पूरी तरह से 10 मिलियन वर्ष की सीमा तक पहुंचा सकता है। कैंगलिन वर्ल्ड में एक मार्शल आर्टिस्ट की जीवन सीमा 10 मिलियन वर्ष है, यहां तक कि टाइटल गॉड्स और टाइटल एम्परर्स के लिए भी। अगर ये तुम्हें दिया जाए तो तुम अपनी 2 मिलियन वर्ष की जीवन शक्ति वापस पा सकते हो और अपने सच्चे शिखर रूप में लौट सकते हो। लेकिन अगर ये मुझे मिले तो मेरा जीवन पहले से ही पूर्ण है, इसलिए ये चीज बेकार लगती है। लेकिन वास्तव में ये मेरी वाइटैलिटी को रूपांतरित कर सकती है। जब किसी मार्शल आर्टिस्ट का जीवन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और उसमें और जीवन शक्ति डाली जाती है, तो क्या होता है? ये उस मार्शल आर्टिस्ट के जीवन को बदल देता है और उसकी प्रतिभा, समझ, विस्फोटक शक्ति सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं तो मैं 1000 वर्ष से भी कम, यहां तक कि 100 वर्षों के भीतर गॉड लॉर्ड 9वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। उस समय मेरे लिए वर्ल्ड किंग की सीमा को पार करना बहुत संभव होगा और मैं 9th हेवन वर्ल्ड की 9 दूसरी श्रेणी की शक्तियों में पहला अजय वर्ल्ड किंग रियल्म का विशेषज्ञ बन जाऊंगा। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, बस इतनी ही तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। वर्ल्ड किंग? मैंने कभी वर्ल्ड किंग को अपनी बाधा नहीं माना। कोई भी जिद्दी बातें कह सकता है। मिंग यिक्शुन ने परवाह नहीं की और मुस्कुराया, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं? अगर हम लड़े और मैं मर जाऊं तो ये सब तुम्हारा होगा। अगर तुम मर गए तो ये सब मेरा होगा, जिसमें बाई किंग यू भी शामिल है। ये सुनकर मु यूं हंसा, मुझे मौत से डर नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बेटा अभी भी है। क्या तुम्हारा कोई बेटा है? मिंग यिक्शुन स्पष्ट रूप से हक्का बक्का रह गया। जाहिर था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि मु यून ऐसे बदमाश शब्द कहेगा। म्यू एक्सुआंग? मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं वर्ल्ड किंग रियल्म तक पहुंच गया तो मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो, मु यून ने व्यंग्य किया। इसके अलावा उसे यह विश्वास नहीं था कि किन मिंग्याओ, एक्साइओ युआ और ज्यूएर की गर्भ से पैदा हुए बच्चे सभी बेटियां होंगी। भले ही वे बेटियां हों, वे उसके बदले का प्रतिशोध ले सकती है। बेशक आज कौन जिएगा और कौन मरेगा ये अभी तय नहीं है। एक गॉड लॉर्ड का लाइफ एसेंस मेरी लाइफ स्पैन को पूरा करने में मदद कर सकता है। तब शायद मेरा रिल्म सुधारने की गति और भी तेज होगी। मु यून मुस्कुराया और बोला, मिंग यिक्शुन, इस महान उपहार के लिए धन्यवाद। अभी धन्यवाद कहना बहुत जल्दी है। मिंग यिक्शुन ने ताना मारा, यहां लड़ना हमारे पूर्वजों के प्रति अनादर है। हमारे पास लड़ने की जगह है। जैसे ही मिंग यिक्शुन ने बात पूरी की, उसकी फाइटिंग स्पिरिट जल उठी। अगले ही पल, लगभग एक झटके में, दोनों आकृतियां वहीं से गायब हो गई। वे फिर प्रकट हुए। दोनों एक विशाल पर्वतमाला की गहराई में थे। दोनों 2 विशाल पर्वतों की चोटी पर खड़े थे। अब मैं समझ गया। मु यून मुस्कुराया और बोला, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, तुम अपने प्रतिद्वंदी का इंतजार कर रहे थे। लगता है कि मृत गॉड लॉर्ड ने भी पहले से देख लिया था कि यह जगह खोजी जाएगी, इसलिए लाइफ एसेंस छोड़कर उसे किसी बेहतर प्रतिभा और ताकत वाले को देने का इरादा था। सही? मु यून ने मिंग यिक्शुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। चैप्टर 3063 बैटल मिंग यिक्शुन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंग यिक्शुन हंसा और बोला, जो फर्क पड़ता है वो ये है कि इस जगह से बाहर चलने वाले सिर्फ तुम और मैं हैं। मिंग यिक्शुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका पूरा ऑरा इस समय कॉन्डेंस हो गया। शक्ति की धाराएं बह निकली। उसके हाथ में लंबा स्पेयर इस समय तेज प्रकाश छोड़ रहा था। डिवाइन आर्मोर भी रेडियंट था। साथ ही घनी सोर्स पावर लगभग मिंग यिक्शुन के शरीर से चिपक गई, उस पर जमती हुई। मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और बोला, डिवाइन वेनरेबल रियल्म 3rd लेवल, ये मत कहना कि मैं तुम्हें दबा रहा हूं। जब तुम मरोगे ये मत कहना कि तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। ओह हां, जब तुम मरोगे तुम्हारे पास बोलने का मौका नहीं होगा। जैसे ही मिंग यिक्शुन के शब्द गिरे, उसका स्पेयर सीधे म्यू यू की ओर बढ़ा। इस समय म्यू यू का स्वॉर्ड बॉडी प्रकट हुआ और एक तलवार सीधे बाहर काटी गई।
एक जोरदार धमाके के साथ एक एक्सप्लोजन गूंज उठा। आसमान और पृथ्वी में स्पेशल क्रैक्स इस समय दिखाई दिए। आसपास के पहाड़ इस शक्ति से प्रभावित होकर पूरी तरह नष्ट हो गए। डिवाइन वेनरेबल्स जो आसमान और पृथ्वी को उलट दें, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इस समय म्यू यू की आंखों में ठंडक की झलक थी। स्वॉर्ड बॉडी काफी नहीं है, मिंग यिक्शुओ ने तिरस्कार से कहा। एक प्रकाश का विस्फोट आसमान में उठा। इस समय उसका शरीर मानो एक स्पीयर में बदल गया। स्पीयर बॉडी। मिंग यिक्शुओ मुस्कुराया और बोला, मेरी कल्टीवेशन की शुरुआत से ही मैंने स्पीयर टेक्निक्स का अभ्यास किया है। स्पीयर का मार्ग बहुत पहले मेरे दिल में उतर चुका है और मेरे हृदय में समा गया है। मैं ही स्पीयर हूं, स्पीयर ही मैं हूं। बाहरी लोगों के लिए मैं कभी ये नहीं सोचता कि क्या करना है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि अपने स्पीयर टेक्निक को कैसे कॉन्डेंस करूं। मिंग यिक्शुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य में एक लंबा स्पीयर कॉन्डेंस हुआ। म्यू यू ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और एक तलवार प्रकट हुई। शक्तिशाली स्वॉर्ड बॉडी ने इस समय अत्यधिक शक्ति की धाराएं छोड़ी। म्यू यू ही तलवार था। यह शक्ति का टकराव नहीं था, बल्कि ये स्पीयर के मार्ग और स्वॉर्ड के मार्ग का टकराव था। इस समय म्यू यू की आंखें दो विशाल तलवारों में बदलती सी लगी। मिंग यिक्शुओ की आंखें दो लंबे स्पीयर जैसी थी। स्पीयर और तलवार शून्य में टकरा गए। आसपास की जगह फट गई और नष्ट हो गई। दोनों चुप रहे, पूरी ताकत से लगे हुए। वास्तव में आज दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। यह टकराव शक्ति का नहीं था, बल्कि दांव का था। उनके अपने अपने हथियारों का दांव। साय साय की आवाजें लगातार गूंज रही थी। आसमान और पृथ्वी की शक्ति कॉन्डेंस हो रही थी। दोनों ने इस समय अपनी गति शिखर तक पहुंचा दी। एक टकराव इस समय हुआ। बूम! आसपास का आसमान और पृथ्वी ढह गए। दो आकृतियां डूब गई। खांस खांस एक धीमी खांसी की आवाज इस समय आई। म्यू यू जमीन पर उतरा। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर बह निकली। इस समय मिंग यिक्शुओ 1000 मीटर दूर दृढ़ता से खड़ा था। उसकी आंखें अपरिवर्तित। हालांकि उसने खून नहीं उगला, लेकिन उसकी कसकर बंद मुट्ठियों की हथेलियों में हल्के रक्त के निशान दिखाई दे रहे थे। लगता है तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, मिंग यिक्शुओ ने तिरस्कार से कहा। ऐसे दिखावे का क्या फायदा? म्यू यू ने अपने मुंह के कोने का खून पोंछते हुए कहा। तुम्हारा स्पीयर बॉडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरा स्वॉर्ड बॉडी भी कम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम बराबरी पर हैं। बराबरी पर? मिंग यिक्शुओ ने तिरस्कार से कहा। क्या तुम मेरे साथ बराबरी के योग्य हो? एक उपहास भरी मुस्कान के साथ मिंग यिक्शुओ चिल्लाया। स्वॉर्ड बॉडी स्वभाव से स्पीयर बॉडी से अधिक मजबूत है, लेकिन अब म्यू यू, तुम्हारे पास क्या क्षमता है विरोध करने की? जैसे ही उसके शब्द गिरे, मिंग यिक्शुओ ने सीधे स्पीयर थ्रस्ट किया। इस समय म्यू यू ने एक मुक्का फेंका। ब्लड सन फिस्ट। मुक्के की चमक झिलमिलाई और अत्याचारी ऑरा की धाराएं इस समय निकल पड़ी। खून की गंध तुरंत इस आसमान और पृथ्वी के टुकड़े में फैल गई। आसमान मानो रक्त के बादलों से ढक गया और रक्त के बादलों की चादर के नीचे एक मुक्का आसमान से उतरा, सीधे मिंग यिक्शुओ की ओर झपटा। दूर हो जाओ! एक नीची दहाड़ इस समय गूंजी। मिंग यिक्शुओ का स्पीयर टिप सीधे इस समय आगे की ओर इंगित हुआ। एक चीखती हुई आवाज गूंजी और स्पीयर टिप ने सीधे म्यू यू के मुक्के की चमक के अग्रभाग को भेद दिया और फिर एक उग्र बाघ की तरह आसमान को चीरते हुए म्यू यू के मुक्के की चमक को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस समय म्यू यू की आंखें अपरिवर्तित रहीं। लगता है तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, मिंग यिक्शुओ ने उपहास से कहा। ब्लड सन हेवनली सन फिंगर। इस समय एक उंगली हिलाई गई। उंगली की चमक ने एक अप्रतिरोध ऑरा धारण किया। मिंग यिक्शुओ का भाव अपरिवर्तित रहा और उसने फिर स्पीयर से आगे की ओर संकेत किया। यह स्पीयर बॉडी और स्वॉर्ड बॉडी का टकराव नहीं था। यह मिंग यिक्शुओ के अपने स्पीयर बॉडी का विस्फोट था। उसके स्पीयर टेक्निक का एरप्शन था, जिसमें मिला हुआ था सोर्स पावर, डिवाइन वेनरेबल रियल्म, 5th लेवल की विस्फोटक शक्ति। म्यू यू ने अपनी उंगली से इशारा किया, लेकिन फिर से मिंग यिक्शुओ ने उसे रोक लिया। इस समय मिंग यिक्शुओ ठंडी हंसी हंसता रहा। लगता है तुम डिवाइन वेनरेबल रियल में अभी अभी पहुंचे हो और अपनी शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत मजबूत नहीं है। म्यू यू ने कोई जवाब नहीं दिया। हेवनली सन सील। एक मुहर सीधे इस समय गिरी, आकाश से उतरती हुई, जैसे कोई पर्दा मिंग यिक्शुओ को ढकती हुई। क्षण भर में मिंग यिक्शुओ की आंखों में सावधानी की एक झलक उभरी। अब म्यू यू ने आखिरकार कुछ क्षमता दिखा दी थी। एक मुहर ने आसमान को ढक लिया। मुहर की रोशनी में रक्तिम रंग की झलक थी। म्यू यू के शरीर के भीतर क्युआई और रक्त की धाराएं फिर से फट पड़ी। इस समय वो मुहर और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। मिंग यिक्शुओ ने सीधे अपनी भाला आकाश की ओर भोंका।
घू मोहर नहीं टूटी। मिंग येक्शुन स्पष्ट रूप से चौंका और मुस्कुराया। थोड़ा दिलचस्प है। उसके भाले की गति इस समय और तेज हो गई। म्यू यू के शरीर में शक्ति फिर से बढ़ गई। रक्त क्यूआई की वृद्धि किस पर निर्भर करती थी? एसेंस ब्लड। इस समय म्यू यू एसेंस ब्लड को कर रहा था। मिंग येक्शुन ने दबाव महसूस किया और उसकी आंखें ठंडी हो गई। मैंने सच में तुम्हें कम आंका था, लेकिन क्या तुम मुझे रोक सकते हो? मिंग येक्शुन ने नीची दहाड़ लगाई। मीरियड स्पीयर किंग आर्ट, हेवन पियर्सिंग स्पीयर। जैसे ही ये नीची दहाड़ गूंजी, मिंग येक्शुन के शरीर के भीतर सोर्स पावर अचानक फट पड़ी। एक भाला सीधा आगे बढ़ा। धड़ाम, आकाश का पर्दा फट गया। मिंग येक्शुन गर्व से हवा में खड़ा था। मुझे मीरियड स्पीयर किंग आर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर करना, डिवाइन वेनरेबल रियल्म थर्ड लेवल में तुम पहले हो और आखिरी भी। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। इस समय म्यू यू ने महसूस किया। उसने मिंग येक्शुन की शक्ति को महसूस किया। डिवाइन वेनरेबल रियल्म फिफ्थ लेवल। वास्तव में यह उसकी डिवाइन वेनरेबल रियल्म थर्ड लेवल की शक्ति से कई गुना अधिक थी। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जीत असंभव हो। चलो मेरी क्षमता आजमाओ। म्यू यू मुस्कुराया। वन सोल डीमन ब्लेड। एक नीची पुकार गूंजी। म्यू यू एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसके हाथों के बीच एक तलवार प्रकट हुई। तलवार की चमक लगातार झिलमिला रही थी। तलवार की धार इस समय काटने की ठंडी शक्ति से भरी थी। सोल पावर और थंडर पावर का संयोजन और सोर्स पावर के साथ मेल। इस समय मिंग येक्शुन की आंखें हल्की सी बदल गई। म्यू यू सच में ऐसी विधियां नियंत्रित करता था। अद्भुत। इस समय म्यू यू की आंखें पूरी तरह सावधानी से भरी थी। ब्लेड 100 फीट तक फैलती हुई अचानक म्यू यू की हथेली से निकली और सीधे मिंग येक्शुन की ओर जा पहुंची। इस समय उसकी गति अत्यंत तेज थी। मीरियड स्पीयर किंग आर्ट, गॉड स्लेइंग स्लैश। मिंग येक्शुन का भाला आगे नहीं भौंका, बल्कि इस समय सीधे आकाश से नीचे उतरा और प्रहार किया। छन छन छन। कुछ समय के लिए तलवार की धार और भाले की हवा आपस में टकराने लगी, जैसे ड्रैगन और टाइगर की लड़ाई। आकाश और पृथ्वी को तोड़ती हुई शून्य बार बार फट गया। एक के बाद एक तरंगे प्रकट हुई। इस समय दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ा। अध्याय 3064। मिंग मिंग माउंटेन पाम। धड़ाम। इस समय एक टूटने की आवाज गूंज उठी। धरती गड़गड़ा उठी और दरारों में फट गई। अंतहीन ब्लेड एनर्जी और स्पीयर एनर्जी इस क्षण चकनाचूर हो गई। धरती विनाश का दृश्य बन गई। आकाश ने अपनी स्पष्टता खो दी। ये जगह मानो असुरास का युद्ध क्षेत्र बन गई थी। टूजोल्ड बुद्धा लोटस। इस समय म्यू यू ने अपने शरीर के अंदर की ऑरा को चरम पर पहुंचा दिया। एक कमल का फूल जो सोर्स एनर्जी की रोशनी में चमक रहा था, उसके बीच काले प्रकाश से दमक रहे थे, सीधे मिंग येक्शुन की ओर बह गया। हालांकि कहा गया बह गया, लेकिन वास्तव में वो बिजली की गति से गया। विस्फोट। एक धीमी गर्जना के साथ विस्फोट की आवाज गूंजी। इस समय फिर से शून्य फट गया। म्यू यू का शरीर लगातार पीछे हट गया। टूसोल्ड बुद्धा लोटस का विस्फोट बहुत शक्तिशाली था। यह ऐसा था जैसे म्यू यू ने अपनी आत्मा शक्ति का हिस्सा काटकर उसी क्षण विस्फोट कर दिया हो और फिर सोर्स एनर्जी को मार्ग बनाकर उस विस्फोट की शक्ति को लगातार बढ़ाता गया हो। इस समय म्यू यू की आंखों में कठोरता की झलक थी। शक्ति मजबूत थी, लेकिन ये मिंग येक्शुन को मार नहीं सकी। थ्री जोल डिवाइन सील। इस क्षण म्यू यू ने तेजी से मुहर बनाई। उसकी आत्मा शक्ति एक मुहर में एकत्रित हुई, जबकि सोर्स एनर्जी उस मुहर का वाहक बन गई। वो सीधी निकली। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। क्षण भर में हेवन और अर्थ निगल लिए गए। दो परम आक्रमण इस क्षण छोड़ दिए गए। म्यू यू इस समय भारी सांसें ले रहा था। आत्मा शक्ति से छोड़ी गई शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी, लेकिन जितनी शक्तिशाली उतनी ही अधिक खपत। खांस खांस। अचानक फटे हुए शून्य के भीतर से एक आकृति इस समय बाहर निकली। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अब उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास का तेज नहीं था, बल्कि गिरावट की झलक थी। मिंग येक्शुन। इस समय मिंग येक्शुन का डिवाइन आर्मोर जगतगे से फट चुका था। उसके लॉन्ग स्पीयर की चमक भी कुछ फीकी पड़ गई थी। इस क्षण म्यू यू की आंखें और सतर्क हो गई। म्यू यू, तुम सच में मौत को बुला रहे हो। मिंग येक्शुन ने म्यू यू को देखा और ये शब्द बोले। क्षण भर में मिंग येक्शुन के हाथ में लॉन्ग स्पीयर की रोशनी अत्यंत तेज हो गई। इस समय म्यू यू का पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक उसकी शक्ति सघन हो रही थी। ऐसे व्यक्ति के सामने वो लापरवाह नहीं हो सकता था। अगर ये ड्रैगन फॉर्ज्ड आर्मोर न होता तो शायद मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ती। चूंकि ऐसा है, म्यू यू, क्यों न तुम मेरा एक वार देख लो। मिंग येक्शुन ने एक कदम आगे बढ़ाया।
उसके शरीर से स्पीयर एनर्जी सघन हो गई। डिवाइन ड्रैगन्स रोर टू द 9 हेवेंस। एक भाला सीधा फेंका गया। एक डिवाइन ड्रैगन मानो शून्य से बुलाया गया हो, सीधे म्यू यू की ओर लपका। इस समय म्यू यू ने महसूस किया कि यह असली डिवाइन ड्रैगन नहीं था, लेकिन फिर भी यह मिंग यिक्शुन की शक्तिशाली सोर्स एनर्जी से बना स्पीयर ड्रैगन था। इसमें भाले का अहंकार था और ड्रैगन की गरिमा। म्यू यू ने एक धीमी गर्जना की और आगे कदम बढ़ाते ही उसके पूरे शरीर की शक्ति इकट्ठी हो गई। इस क्षण म्यू यू की आंखें अत्यंत शांत हो गई। शक्ति प्रबल थी, लेकिन अजेय नहीं थी। थ्रीजोल्ड क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, ये शब्द गिरते ही आत्मा शक्ति उग्रता से एकत्रित हुई। 3 आत्माओं से संकुचित आत्मा शक्ति इस समय फैल गई, मानो हेवन और अर्थ के बीच एक पिंजरा प्रकट हुआ हो, और वो पिंजरा चारों ओर से मिंग यिक्शुन को पूरी तरह दफन कर रहा था। चारों ओर अंधकार छा गया। हेवन और अर्थ ने इस क्षण अपना रंग खो दिया, मानो इस क्षण एक जेल प्रकट हुई हो। क्लैंग। इस क्षण स्पीयर ड्रैगन टकराया और थ्रीसोल्ड क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ मूल रूप से आत्मा शक्ति से एक संसार बनाने पर आधारित था, लेकिन उस संसार में नियंत्रण म्यू यू के पास था। नाइट वॉइड डिवाइन स्वॉर्ड, एक तलवार, इस क्षण सीधी निकली। म्यू यू के पास फिलहाल कोई विशेष तलवार तकनीक नहीं थी जिससे वो अपने तलवार शरीर की शक्ति को प्रकट कर सके, लेकिन ये साधारण तलवार बस मिंग यिक्शुन के पास पहुंचकर उसे बाधित करने के लिए काफी थी। ये कठिन नहीं था। सबसे सीधी तलवार शरीर की शक्ति को संकुचित करती हुई, एक ऐसी तलवार जिसे किसी तलवार तकनीक की शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वो सीधी निकल गई। क्लैंग। लंबी तलवार मिंग यिक्शुन के सामने टकराई। इस समय एक तीखी धात्विक टक्कर की आवाज गूंजी। दोनों आकृतियां इस क्षण प्रबल ऑरा के साथ फट पड़ी। कड़क कड़क कड़क। कुछ समय तक चारों ओर से टूटने की आवाजें आने लगी। मिंग यिक्शुन के शरीर पर डिवाइन आर्मोर इस क्षण टूट गया। तलवार सीधी उसके शरीर में घुस गई, उसे भेदती हुई निकल गई। इस समय म्यू यू की आंखें सावधानी से भर गई। उसने कभी मिंग यिक्शुन को हल्का नहीं आंका था। वो आज मिंग यिक्शुन को ढूंढने आया इसलिए नहीं कि उसे हराना है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सबसे बड़ी संभावनाएं निकालना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसकी सबसे बड़ी क्षमता कहां निहित है, और अभी मिंग यिक्शुन उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था। मैं मानता हूं, मैंने वाकई तुम्हें कम आंका, म्यू यू। एक ठंडी हंसी इस समय गूंजी। मिंग यिक्शुन का शरीर इस समय सीधा खड़ा था। उसकी कवच टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। तेर उसके शरीर में घुसा था, पर इससे उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। म्यू यू ये भी महसूस कर सकता था। इसने उसकी बुनियाद को छुआ नहीं। अगर तुम ऐसे ही जारी रहे तो तुम पाओगे कि तुमने मुझे और भी कम आंका है, म्यू यू ने शांत स्वर में कहा। बहुत अच्छा। मिंग यिक्शुन ने घृणा भरी हंसी भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पर हंस रहा हो, या शायद म्यू यू पर हंस रहा हो। दोनों ऐसे ही स्थिर खड़े रहे जैसे आसपास की हवा बहना बंद हो गई हो। लंबा भाला इस समय मिंग यिक्शुन द्वारा हवा में लटका हुआ था। इस समय मिंग यिक्शुन के हाथों के बीच सोर्स एनर्जी की धाराएं बह रही थी। हमारे मिंग परिवार में एक पूर्वज था जो रियल्म किंग था, और उस समय तयीन सेक्ट का नेता था। वो वृद्ध पूर्वज मृत्यु से पहले, ध्यान में बैठने से पहले, उसने स्वयं एक डिवाइन आर्ट बनाया था, ग्रेट मिंग हेवनली माउंटेन पाम। जब मिंग यिक्शुन बोला, उसने इस समय एक हथेली से वार किया। मोटा पाव वॉइड में प्रविष्ट हुआ। लगभग एक पलक झपकते ही ये म्यू यू के सामने आ पहुंचा। धम। दरार वाली धरती इस समय और भी भयानक तरीके से फट गई। 10 मील के दायरे वाली धरती इस समय और 100 मीटर नीचे धंस गई। म्यू यू की आकृति हथेली के निशान के नीचे गायब हो गई। मिंग यिक्शुन इस समय मुंह से खून थूकता है। इस समय मिंग यिक्शुन की आंखों में ठंडी तिरस्कार की झलक थी। एक 3rd लेवल ऑफ डिवाइन वेनरेबल, इतनी युद्ध क्षमता। म्यू यू, अगर तुम मरते नहीं हो तो भविष्य में तुम निश्चित रूप से मेरे सबसे बड़े शत्रुओं में से एक होगे, मिंग यिक्शुन ने धीमी आवाज में कहा। क्या ऐसा है? इस समय एक आवाज गूंजी। गिरी हुई धरती के ऊपर एक आकृति इस समय खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। ग्रेट मिंग हेवनली माउंटेन पाम, म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मजबूत है, पर मुझे लगता है तुमने इसे मास्टर नहीं किया, है ना? देखकर कि म्यू यू वास्तव में इस समय खड़ा हो गया, मिंग यिक्शुन की आंखें सुन पड़ गई। असंभव, मर गया नहीं? क्या तुम बहुत चकित हो? इस समय म्यू यू के कपड़े फट गए थे और उसका सीना दिख रहा था। वहां मांस और खून नहीं थे, पर हल्के से चमकती हुई सुनहरी हड्डियां विशेष रूप से आकर्षक थी। ये तुम्हारी मानव हड्डी नहीं है, मिंग यिक्शुन ने आश्चर्य में कहा। यह किस प्रकार की हड्डियां हैं? ड्रैगन बोन्स। मिंग यिक्शुन बेहद चकित था। तुमने ड्रैगन में परिवर्तन कर लिया? मिंग यिक्शुन के भीतर एक भयानक लहर उभरी।
म्यू यू ड्रैगन में बदल गया। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारी समझ काफी तेज है। म्यू यू ने कुछ नहीं कहा। असल में अगर ड्रैगन बोन्स नहीं होते, केवल उसकी प्रतिरोध के भरोसे, थोड़ा पहले वो सच में खत्म हो सकता था। उसकी आत्मा शायद न मरे, पर कम से कम उसका शरीर तबाही हो जाता। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, एक मानव शरीर का उपयोग करके ड्रैगन में परिवर्तन। म्यू यू, तुमने कर दिखाया। मिंग यिक्शुन का शरीर इस समय हल्का उत्साह दिखा रहा था। मिंग यिक्शुन, इतना उत्साहित मत हो। म्यू यू ने इस समय मुंह से खून भरी थूक निकाली, फिर कहा, हमने अभी परिणाम तय नहीं किया है। म्यू यू, केवल इस समय मिंग यिक्शुन जोर से हंसा और बोला, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका बताओ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बताओ और मैं तुम्हें केवल विकलांग कर दूंगा। तुम्हें जीवन छोड़ दूंगा ताकि तुम बाई किंग्यू के साथ रह सको। ये शब्द सुनकर म्यू यू शब्दहीन रह गया। चैप्टर 3065 सिक्स्थ लेवल मिंग यिक्शुन, क्या तुम इतने मूर्ख हो? म्यू यू हंसकर डांटते हुए बोला, मैं ड्रैगन में बदल सकता हूं और अभी तक मरा नहीं हूं। पहले मुझे मार तो लो, फिर मांगना। अच्छा। मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, उसे इतना बड़ा रहस्य पता चल गया था। म्यू यू, शानदार। ग्रेट नेदरवर्ल्ड हेवनली माउंटेन पाम। इस समय मिंग यिक्शुन ने एक पाम स्ट्राइक भेजा। म्यू यू ने ठंडी सांस ली। ये पाम टेक्निक मुझे नहीं मार सकती। ऐसा है क्या? मिंग यिक्शुन ने इस समय तिरस्कार से मुस्कुराया। अगले ही पल म्यू यू का चेहरा थोड़ा बदल गया। ग्रेट नेदरवर्ल्ड हेवनली माउंटेन पाम बदल गई थी। मिंग यिक्शुन ने जैसे ही अपनी हथेली हिलाई, उसके सामने 9 पाम आईएम पॉइंटर्स बन गए और वे 9 इम्प्रिंट्स इस समय एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए। पाम और भी ठोस बन गई। इस समय उसकी शक्ति और भी वास्तविक लगने लगी। ग्रेट नेदरवर्ल्ड हेवनली माउंटेन पाम मेरे मिंग परिवार की अल्टीमेट स्किल है। क्या तुम सोचते थे इसमें बस इतनी ही शक्ति है? मिंग यिक्शुन ने तिरस्कार से कहा, यह पाम गॉड लॉर्ड रियल्म की कल्टिवेशन से गहराई से जुड़ी है। 5वें स्तर पर कोई 5 इल्यूजनरी IMPINTS कर सकता है और उन्हें हथेली में जोड़ सकता है, लेकिन मैं मिंग यिक्शुन एक हेवन डिफाइन प्रतिभा हूं जो 9 IMPINTS कर उन्हें मिला सकता है। म्यू यू, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हें अब मुझसे नहीं टकराना चाहिए था। मिंग यिक्शुन ने नीची आवाज में गरज कर कहा और पाम इम्प्रिंट को फेंक दिया। इस समय म्यू यू का चेहरा अत्यंत गंभीर था। म्यू यू की आंखों में उलझन की हल्की झलक थी। इस समय एक प्रबल ऑरा जारी हुई। आई ऑफ री इनकारनेशन इस समय बदल गया। साथ ही आई ऑफ एज्योर एचीवियन हो गया। एज्योर हेवन डिवाइन स्लैश। एक नीची गरज के साथ म्यू यू की दाई आंख से रक्त की एक बूंद टपकी। जैसे ही रक्त टपका, म्यू यू की निगाह ठंडी और निर्जीव हो गई। स्विश, एक पल में एक पिच ब्लैक रोशनी सीधी बाहर निकली। इस समय उस पिच ब्लैक रोशनी से हुई किलिंग इंटेंट ने लोगों की सांसें रोक दी। मौत को बुला रहे हो? इस समय मिंग यिक्शुन ने सीधे अपना पाम इम्प्रिंट नीचे दे मारा। स्विश स्विश स्विश। साथ ही म्यू यू के सामने प्रकाश की किरणें एकत्रित हो गई। प्रकाश की परतें अत्यंत शक्तिशाली बॉम्बार्डमेंट्स छोड़ रही थी। स्पेशल ब्लेड्स, एज योर हेवन डिवाइन स्लैश। इस समय स्पेशल ब्लेड्स तेज तलवारों और हरिकेन्स में बदल गए। बूम, वॉइड पूरी तरह फट गया। म्यू यू इस समय भारी सांसें ले रहा था। ग्रेट नेदरवर्ल्ड हेवनली माउंटेन पाम, इसकी शक्ति अत्यंत प्रचंड थी, बहुत मजबूत। रक्त टपकने की गति तेज होती गई और म्यू यू की दाई आंख पिच ब्लैक हो गई। एज योर हेवन कैटेस्ट्रोफी, एक विस्फोटक गर्जना के साथ। बूम, अचानक दोनों की लड़ाई के बीच वॉइड में एक पिच ब्लैक वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। वो वॉर्टेक्स इस समय निरंतर फैल रहा था, 100 झंग चौड़ा, तेजी से घूमता हुआ। उस वॉर्टेक्स के भीतर पिच ब्लैक दरारें एक भयावह ऑरा छोड़ रही थी। यह था एज्योर हेवन कैटेस्ट्रोफी। इसने स्पेस को एक मौन स्थान में किया जहां केवल स्पेशल कटिंग मौजूद थी। मारो, एक नीची गरज के साथ म्यू यू की आंखों में रक्तिम रोशनी चमकी। बूम, एज्योर हेवन कैटेस्ट्रोफी सीधी नीचे उतर आई। फाड़ने की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। इस समय मिंग यिक्शुन भी अपना पाम इम्प्रिंट दबाते हुए म्यू यू की ओर मार रहा था। अब जो भी पीछे हटेगा वही मरेगा। एक हल्की चाक की आवाज अचानक गूंज उठी। धरती पर रक्त के निशान प्रकट हुए। मिंग यिक्शुन का एक हाथ सीधे एज्योर हेवन कैटेस्ट्रोफी द्वारा निकल लिया गया। इस समय उसे पीछे हटना पड़ा, वरना वो निश्चित रूप से उस पिच ब्लैक वॉर्टेक्स द्वारा पूरी तरह निकल लिया जाता। एक मास्टर जैसी आवाज के साथ मिंग यिक्शुन पीछे हटा। ग्रेट नेदरवर्ल्ड हेवनली माउंटेन पाम की शक्ति इस समय धीरे धीरे गायब हो गई। म्यू यू भारी सांसें ले रहा था और उसकी दाई आंख से रक्त गालों पर बह रहा था। दोनों इस समय भारी सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपनी सारी कला झोंक दी थी।
सोर्स पावर की खपत और भी भयावह थी। म्यू यू के पास अब वर्ल्ड ट्री नहीं थी, इसलिए सोर्स पावर की रिकवरी इतनी आसान नहीं थी। मिंग यिक्शुन भी वैसा ही था। लगता है तुम मुझे नहीं मार सकते, म्यू यू ने ठंडी हंसी में कहा। क्या तुम इतने आत्मविश्वासी हो? इस समय मिंग यिक्शुन बार बार तिरस्कार से मुस्कुराया। म्यू यू, तुम वाकई हैरान करते हो। गॉड लॉर्ड थर्ड लेवल, बेहद शक्तिशाली कॉम्बैट पावर, ड्रैगन बोन बॉडी, अल्टीमेट स्किल स्पेशल स्लॉटर। तुमने मुझे मेरी हद तक पहुंचा दिया है, लेकिन मुझे मरवाना सपना है। यह सुनकर म्यू यू ने हल्की भौहें चढ़ाई। अब ये आदमी और क्या करने वाला है? इस समय मिंग यिक्शुन ने ठंडी निगाह से म्यू यू की ओर देखा। अगर गॉड लॉर्ड फिफ्थ लेवल तुम्हें नहीं मार सकता, तो गॉड लॉर्ड सिक्स्थ लेवल का क्या? इस क्षण मिंग यिक्शुन के शरीर में मौजूद आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई। तुम वाकई दुस्साहसी हो। ये जगह सिक्स्थ लेवल पर बहुत बड़ा सप्रेशन रखती है। तुम सही कह रहे हो। इस समय मिंग यिक्शुन मुस्कुराया और कहा, हालांकि सिक्स्थ लेवल पर पहुंचने पर स्रोत शक्ति की खपत और मेरे शरीर के अंदर चोटों की रिकवरी बेहद तेज होगी। और तुम्हारा क्या? इस समय मिंग यिक्शुन के शरीर की आभा फूल उठी। वो बहुत पहले ही सिक्स्थ लेवल में छलांग लगा सकता था। वो बस इस बात से चिंतित था कि ये जगह उसकी ताकत पर बहुत दमन कर देगी, तो उसने वो कदम कभी नहीं उठाया। पर अब लगता है चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वो अब पहले ही इतनी चोटिल था। सिक्स्थ लेवल, मैं मिंग यिक्शुन आ गया। इस समय मिंग यिक्शुन के पूरे शरीर पर आभा संघनित हो गई। आसपास हेवन एंड अर्थ के बीच घूमती सोर्स पावर ने एक अद्वितीय शक्तिशाली आभा संघनित की। एक पल में वो मिंग यिक्शुन के शरीर में समा गई। मिंग यिक्शुन वाकई ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी समय सिक्स्थ लेवल रियल में कदम रख सकता था। इस समय यह कदम उठा लिया गया। यह सफलता से भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर म्यू यू की आंखों में हल्की झिलमिलाहट थी। इस आदमी को भी उसने पागल कर दिया था। हालांकि धीरे धीरे म्यू यू ने महसूस किया, कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत गड़बड़ है। यदि मिंग यिक्शुन गॉड लॉर्ड सिक्स्थ लेवल तक पहुंच गया भी, तो वो डरता नहीं। आखिरकार यिन यांग हेवन डोमेन के अंदर गॉड लॉर्ड सिक्स्थ लेवल रियल्म पर दमन था। इसलिए मिंग यिक्शुन की शक्ति अधिकतम 5 या 6 में से ही काम कर सकती थी। पर अब स्थिति सही नहीं थी। मिंग यिक्शुन की आभा बढ़ रही थी, पर उसके चारों ओर कोई तथाकथित सप्रेशन नहीं था। मिंग यिक्शुन ने भी इस बिंदु को इस समय महसूस किया। मिंग यिक्शुन कुछ क्षण के लिए हैरान रहा। दमन अब मौजूद नहीं है। मिंग यिक्शुन म्यू यू से भी ज्यादा स्पष्ट था। पहले जब तइन सेक्ट के योद्धा इस गॉड लॉर्ड डोमेन में प्रवेश करते थे, सिक्स्थ, सेवेंथ, एथ और नाइन्थ लेवल रियल्म के योद्धा यहां अपनी शक्तिशाली ताकत बिल्कुल भी नहीं चला पाते थे। पहला कारण सप्रेशन था। दूसरा कारण यह था कि वे अपनी ही शक्ति से बैकलैश हो जाते। पर अब यह सप्रेशन गायब सा लग रहा था। हैरान होने के बाद मिंग यिक्शुन प्रसन्न हुआ, अत्यंत खुश हुआ। अच्छी बात, बहुत बड़ी अच्छी बात। हाँ, मिंग यिक्शुन ने म्यू यू की ओर देखा और जोर से हंसा। म्यू यू, लगता है आकाश तुम्हें मरने के लिए चाहता है। सप्रेशन अब मौजूद नहीं है। म्यू यू तय है कि मरने वाला है। गॉड लॉर्ड सिक्स्थ लेवल। इस समय मिंग यिक्शुन के पूरे शरीर की क्यूआई और ब्लड सोर्स पावर फिर से इकट्ठा हो गई। सिक्स्थ लेवल में प्रवेश करते ही हेवन एंड अर्थ की सोर्स पावर का जमाव योद्धा के शरीर और मन को सिंचित कर देगा। मिंग यिक्शुन के शरीर के गंभीर घायल हिस्से इस समय धीरे धीरे ठीक होने लगे। म्यू यू की ओर देखने वाली नजर लालच से भरी थी, एक भेड़ पर टकटकी लगाए भेड़िए की तरह। म्यू यू, अब तुम हट करने की क्वालिफिकेशन नहीं रखते। इस समय मिंग यिक्शुन ने कसकर अपने एक हाथ को पकड़ा। अगला क्षण लगभग झटके में मिंग यिक्शुन सीधे तोप की तरह टूट पड़ा। चैप्टर 3066, मैं महसूस कर रहा हूं। म्यू यू ने कड़वी मुस्कान दी और मुक्के से हमले का सामना किया। धड़ाम, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। लगभग उसी पल म्यू यू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने महसूस किया कि उसके हाथ की हड्डियां टूटने के कगार पर है। अगर उसकी स्वॉर्ड बॉडी, ड्रैगन बोन्स और उसका स्वयं का शरीर मजबूत ना होता, तो ये मुक्का उसका हाथ तोड़ देता। मिंग यिक्शुन इस समय जोर से हंस पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। मिंग यिक्शुन इस समय म्यू यू के पास पहुंचा। म्यू यू, मैं तुम्हें एक एक मुक्के से मार डालूंगा। मिंग यिक्शुन इस समय जैसे पागल हो गया था। उसने एक मुक्का नीचे मारा, जमीन फट गई। मिंग यिक्शुन बहुत संतुष्ट था। गॉड रियल्म का छठा स्तर बहुत शक्तिशाली था। भले ही वो अभी अभी इसमें दाखिल हुआ था और अपनी शक्ति को पूरी तरह संभाल नहीं पाया था, फिर भी वो गॉड रियल्म के 5वें स्तर से बहुत अधिक था। इस समय मिंग यिक्शुन के हमले तेज हो गए। म्यू यू ने बचने की कोशिश की, पर यह बहुत कठिन था। अगर वो कुछ और भारी मुक्के झेल लेता
तो वो निश्चित रूप से मर जाता। इस समय म्यू यू की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्षण भर में उसकी आंखें प्रकट हुई। उसकी पुतलियों में एक उजला चांद और एक चमकता सूरज प्रकट हुआ। सूरज और चांद साथ प्रकट हुए। तै ची का दाव, सब चीजों को जलाने वाला, हेवन और अर्थ को नष्ट करने वाला। इस समय शक्ति म्यू यू की आंखों के बीच में हो गई। तै ची का दाव, उसने धीमी गर्जना की। क्षण भर में हेवन और अर्थ के बीच मूल शक्ति इस समय जैसे खाली हो गई। तै ची एट ट्राइग्राम्स जैसी एक डिस्क इस समय प्रकट हुई। उसे डिस्क कहा गया, पर वो एक पत्थर की चक्की जैसी दिख रही थी। इस समय म्यू यू भी थोड़ा चौंक गया। वो तै ची के दांव का बहुत कम उपयोग करता था। आखिरकार ये आई ऑफ रीइंकार्नेशन और 9 लाइफ एम्परर के भाग्य से जुड़ा था। उसे अब भी चिंता थी कि अगर उसने इसे इस्तेमाल किया तो जो शक्ति फूटेगी वो बहुत प्रबल होगी। पर यह भी संभव था कि कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति उसकी ऑरा पकड़ ले। मर जाओ। इस समय म्यू यू के शरीर से हेवन की प्रचंड शक्ति फूट पड़ी, जैसे वो इस संसार का स्वामी हो, जैसे हेवन और अर्थ का अधिपति हो। यह हेवन और अर्थ का टुकड़ा इस समय जैसे झुक गया। धड़ाम, गर्जन की आवाजें इस समय गूंज उठीं। तै ची का दांव सीधे नीचे गिरा। मिंग यिक्शुन ने इस समय मुक्का मारा। उसका हाथ सीधा चक्की द्वारा कुचल दिया गया। तुरंत बाद उसका शरीर इस समय दबा दिया गया। यह दृश्य देखकर म्यू यू थोड़ा हैरान हुआ। तै ची का दांव, ये और मजबूत हो गया है। ये बहुत शक्तिशाली हो गया है। गॉडरेल में प्रवेश करने के बाद उसने तै ची का दांव शायद ही कभी इस्तेमाल किया था, पर उसने नहीं सोचा था कि ये इतना शक्तिशाली होगा। आह! मिंग यिक्शुन चक्की के नीचे गरजा बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। मिंग यिक्शुन, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने तै ची के दांव की शक्ति देखी है। तुम बहुत सम्मानित हो। इस समय म्यू यू चक्की पर खड़ा था और अपने पैर से हल्का बल लगाया। चक्की कुछ और नीचे धंस गई। एक काली और सफेद तै ची चक्की, एक तरफ अर्धचंद्र, दूसरी तरफ तेज सूरज, और म्यू यू बीच में खड़ा था। इस समय म्यू यू का मन थोड़ा हिला। मैं कभी उन्हें मौका नहीं देता जो मुझे मारना चाहते हैं, म्यू यू ने बोलते हुए अपने पैरों के नीचे की ताकत धीरे धीरे बढ़ा दी। म्यू यू, मिंग यिक्शुन गरजा, मेरा मिंग परिवार तयिन सेक्ट में सबसे शक्तिशाली परिवार है। सेक्ट लीडर और उसकी पत्नी भी हमारा आदर करते हैं। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? ऐसी कोई बात नहीं जो मैं करने की हिम्मत न करूं। इतनी मूर्खता मत करो। इस समय म्यू यू के होठों पर हल्की मुस्कान आई। धड़ाम, इस समय एक धीमी दरार की आवाज गूंजी। मिंग यिक्शुन का शरीर इस समय चक्की द्वारा मांस के टुकड़े में कुचल दिया गया। इस समय चारों ओर सन्नाटा था। निगलने की शक्ति पूरी तरह खुली थी। इस समय म्यू यू के शरीर में ऑरा लगातार बढ़ रही थी। उसी समय 4 एलिफेंट्स सेक्रेड माउंटेन, द 9th सेलेस्टियल रियल्म, 9 महान निषिद्ध भूमि में से एक, या कहें तो पहला। इस समय 4 एलिफेंट्स सेक्रेड माउंटेन की गहराई में काली रोशनी फेंक रहे पवेलियनों और मीनारों के बीच पहाड़ की तलहटी में एक आकृति अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी। उन तीनों डेप्यूटी पवेलियन मास्टर्स को यहां ले आओ। हाँ, आवाज गुम हो गई और जल्द ही आकृतियां प्रकट हुई। तीनों आकृतियां सब मजबूत और गर्वित थी, और बिना अपवाद के तीनों के शरीर में भी आभा बहुत शक्तिशाली थी। दी किंगजे, दी वुशुएंग, दी टोंगशन। काले वस्त्र में खड़ा व्यक्ति इस समय उठकर अंधेरे से बाहर आया। काली चोली जिस पर हल्की सुनहरी कढ़ाई थी पहने, वो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसके शरीर पर ओरिजिन पावर का कोई उतार चढ़ाव नहीं था, पर वो लोगों को सीधे उसकी ओर देखने से हिचकिचा देता था। क्या मामला है पिता? बस बताइए। मैंने जो काम तुमसे करवाए थे वे कैसे चल रहे हैं? दी युवन ने इस समय उदासीनता से कहा। जब तीनों ने यह सुना, उनके चेहरे थोड़े अनचाहे से सख्त हो गए। पिता, हम म्यू किंगयू और ये यूशी के बेटे का कोई निशान नहीं पा सके। उस समय ह्यूमन एम्परर ने उस बच्चे को लेकर कैंगलन मीरियड रियल्म्स छोड़ दिया था, जिससे उस बच्चे को ट्रिब्यूलेशन हुआ और उसकी आत्मा का ओरिजिन बदल गया। हमने उस समय जो सोल ओरिजिन रिकॉर्ड किया था वो अब नहीं मिल रहा। उसके अलावा कोई खबर नहीं है। दी किंगजे ने कड़वाहट से कहा। असल में एक वाक्य था जो उन्होंने नहीं कहा। फादर ने एक बड़े अरे का उपयोग करके दी यूएन पवेलियन के मैनी एक्सपर्ट्स अबाव दी गॉड रेल्म की शक्ति को सोखा और इस अवसर का उपयोग करके अपनी अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित किया। इसने उन्हें काम करते समय कॉन्स्ट्रेंड महसूस कराया। कई लोग अपनी कल्टिवेशन बहाल करने के लिए समय का फायदा उठा रहे थे। कुछ वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट्स पहले ही गॉड रेल्म तक गिर चुके थे। ये दी यूएन पवेलियन के लिए भी एक बड़ा झटका था। तो तुम उसे नहीं पाए, है ना?
इस समय दी युअन उन लगभग 20 वर्ष के जैसा दिखाई दे रहा था। अपने 3 बेटों दी किंगजे से भी जवान। तीनों ने अपना सिर झुकाया। दी युअन ने धीरे से कहा, जाओ और यिन यांग हेवन डोमेन के बाहर पहरा दो। हूँ। ये सुनकर तीनों की आंखें हिल गई। उसका मतलब क्या है? वो बच्चा 9 लाइफ एम्परर है। अब उसने अपना हेवनली फेट खोल लिया है। एक बार जब उसका हेवनली फेट प्रकट होगा, मैं उसे पकड़ सकूंगा। दी युअन ने धीरे धीरे समझाया, पहले मेरा क्षेत्र गिर गया था और मेरी शक्ति क्षतिग्रस्त थी, इसलिए मैं इसकी जांच नहीं कर सका। उस बच्चे का क्षेत्र बहुत कम था, इसलिए मैं उसे भी महसूस नहीं कर सका। इस बार मैंने इसे महसूस किया। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों स्तब्ध रह गए। ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर के बेटे वास्तव में 9th सेलेस्टियल रियल में है, यिन यांग हेवन डोमेन में। दी वुशुएंग ने इस समय अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, 9 सेकंड क्लास फोर्सेस के कई योद्धा यिन यांग हेवन डोमेन के 4 डोमेन्स में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश कर चुके हैं। वो बच्चा भीड़ में घुल मिल गया है। दी युअन ने फिर कहा, इस 9th सेलेस्टियल रियल में मैं हेवनली एम्परर हूं। मैं हेवन और अर्थ के बीच किस्मत में एक छोटी सी भी का पता लगा सकता हूं। वो बच्चा गॉड रियल में 9th सेलेस्टियल रियल्म के भीतर किस्मत में बदलाव उत्पन्न कर सकता है, अगर वो वर्ल्ड किंग रियल्म तक पहुंच गया। दी युअन इस समय बुदबुदाया, तुम तीनों जल्दी जाकर जांच करो। 9 हेवनली एम्परर गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजो। याद रखना, जाने देना से बेहतर गलती से मार डालना है। दी युअन की आंखों में उदासी की झलक थी। इस पुत्र को पकड़ो, और मुझे भरोसा नहीं कि एज्योर एम्परर अभी भी अपने रहस्यों को जिद्दीपन से छिपाए रखेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों ने सिर हिलाया। वे उसे ढूंढ निकाले। ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर के बेटे, वो बच्चा जिसने ये ज़ोयाओं की तकदीर विरासत में पाई थी। उस समय 9 महान हेवनली एम्परर्स ने मिलकर ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर का घेराव कर मार डाला था। पहले उन दोनों एम्परर्स को मारने के लिए, दूसरे उस पुत्र को मारने के लिए, तीसरे के लिए वो था डिवाइन एम्परर की अवशेष। चैप्टर 3067, डिवाइन लेवल 4। हालांकि ये ज़ोयाओ मर चुका था, ये ज़ोयाओ से जुड़ी हर चीज वास्तव में पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। एक गॉड एम्परर की विरासत सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने की एक साधारण बात नहीं है। 9 ग्रेट हेवनली एम्परर्स भी इसकी खोज कर रहे हैं। हालांकि वर्षों से उन्होंने 9 रियल्म्स को खोजा है, लेकिन कोई कारण और परिणाम नहीं मिला। सिर्फ वही नहीं, अन्य 8 हेवनली एम्परर्स भी खोज रहे हैं। इस बार अगर वे ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर के पुत्रों को ढूंढ सके, तो ये ज़ो के अवशेष भी मिल सकते हैं। उस समय वो कैंगलिन मीरियड वर्ल्ड्स में दूसरा गॉड एम्परर बन सकता है। दी युअन का हृदय उत्साह से भर गया। पिता, हम सीधे डिवाइन वेनरेबल डोमेन में घुसकर क्यों नहीं मार देते? दी टोंगशन ने धीरे से कहा। बिल्कुल नहीं, दी युअन ने हाथ लहराते हुए कहा। यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर यिन फू और यांग टियान की भूमि है। ये दोनों मरे नहीं हैं और दूसरों का घुसपैठ करना पसंद नहीं करते। तुम्हें बस डोमेन के बाहर पहरा देना है और जो भी दिखाई दे उसकी जांच करनी है। इसके अलावा केवल डिवाइन वेनरेबल्स की जांच करनी है। अगर जांच के बाद वास्तव में कुछ नहीं मिल सका, तो सभी को मार दो, सभी को मार दो। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों के चेहरे बदल गए। पिता, इस बार जो प्रशिक्षण के लिए गए हैं, वे 9 ग्रेट सेकंड क्लास फोर्सेस के सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाएं हैं। अगर उन्हें मार दिया गया, मुझे डर है 9 ग्रेट सेकंड क्लास फोर्सेस क्या करेंगे? दी युअन ने व्यंग्य से कहा, भले ही ये एम्परर घायल है, ये मात्र डिवाइन वेनरेबल्स मेरे ध्यान के योग्य नहीं है। अगर उन्होंने आपत्ति करने की हिम्मत की, तो उन्हें भी मार दो। इन शब्दों को सुनकर तीनों ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। ओह! उसी समय दी फर्स्ट हेवन रियल्म, ड्रैगन रियल्म के भीतर एक जोरदार धमाका गूंजा। एक आकृति एक विशाल भूमि से प्रकट हुई। उसके ऊपरी शरीर के कपड़े बिखरे हुए थे। उसकी अच्छी तरह गठी और मजबूत मांसपेशियां उजागर हो गई। सोने के जूते पहने, लंबा कद, लंबे बाल बंधे हुए, एक लट दाई और झुकी हुई, वो आदमी बाहर निकला। उसका मुंह खुला, हल्की मुस्कान लोगों को एक पूरी तरह से बदमाश आत्मा का एहसास दे रहा था। ओल्ड मैन बैली, मैं डिवाइन वेनरेबल रियल्म के चौथे स्तर पर हूं। आदमी जोर से हंसा, उसका चेहरा गर्व से भरा था। एक बूढ़ी आकृति इस क्षण धीरे धीरे बाहर आई। इसमें गर्व करने लायक क्या है? बैली क्यूआई ने हल्का मुंह खोला और कहा, क्या तुम्हें पता है कि म्यू यू डिवाइन वेनरेबल रियल्म के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है और रियल्म किंग रियल्म में कदम रखने वाला है? क्या? युवा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वो कमीना इतनी तेजी से चढ़ गया? ड्रैगन रियल्म में मौजूद ये युवक एक्साई किंग था। इस क्षण एक्साई किंग जोर से गाली देते हुए बोला, वो कमीना ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर का बेटा है। जम से ही उसे फायदे मिले हैं। मेरे उससे तुलना न कर पाने की बात सामान्य है। क्या ऐसा है?
बैली क्यूआई मुस्कुराया और कहा, क्या तुम भी नहीं? तुम ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लडलाइन के एकमात्र सीधे वंशज हो। वर्तमान 10 ग्रेट ड्रैगन क्लैंस में तुम ही एकमात्र ड्रैगन हो जो वास्तव में एंसेस्ट्रल ड्रैगन का वंशज है। इस हिसाब से तुम भी एक चीट हो। एक्साई किंग नाराज हुआ और विरोध करना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। ओल्ड मैन बैली, मैं डिवाइन वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर तक पहुंच गया हूं। मुझे उससे मिलने ले चलो। एक्साई किंग ने सिर खुजाते हुए कहा, वो कमीना मेरे बिना एक दिन मर जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, एक हंसी की आवाज गूंज उठी। एक्साई किंग, तुम और लॉर्ड एंसेस्ट्रल ड्रैगन में वास्तव में बहुत फर्क है। एक मुस्कुराती हुई आवाज गूंजी। एक बूढ़ा आदमी, एक हाथ और एक बाजू वाला, इस क्षण धीरे धीरे आ गया। दुगुये, एक्साई किंग ने बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े, तुम उस कमीने के साथ क्यों नहीं रहते और ओल्ड मैन बैली को ही क्यों ढूंढते रहते हो? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? बदतमीजी मत करो। बैली क्यूआई ने डांटा, अरे एम्परर, केयरफ्री गॉड एम्परर का स्वामी है, थोड़ा सम्मान करो। एक्साई किंग पर कोई असर नहीं हुआ। दुगु ये मुस्कुराया और बोला, ये बूढ़ा सिर्फ एक शरीर का अवशेष है और कुछ मदद नहीं कर सकता। इसके अलावा ह्यूमन एम्परर व्यवस्थाएं कर रहा है, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। म्यू किंग्यू? एक्साई किंग ने भ्रम में पूछा। म्यू किंग्यू वो कमीने का बाप है। वो दिन भर भटकता क्यों रहता है? जब वो कमीना एक दिन किसी के हाथों मारा जाएगा, तब देखूंगा क्या वो अब भी भटकेगा। बैली क्यूआई और दुगु ये दोनों ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे अब और बहस नहीं करूंगा। बैली क्यूआई ने धीरे से कहा, तुम अब डिवाइन वेनरेबल रियल्म के 4थे स्तर पर पहुंच गए हो। गति बहुत धीमी है। धीमी? एक्साई किंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और बैली क्यूआई की ओर देखा। क्या ये अब भी धीमी है? 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन क्लैन के उन बेकारों की तुलना में वो बहुत मजबूत है, ठीक है? अब जब 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन क्लैन का पेट्रियार्क जिन झिंगयुआ अपने दामाद को देखता है तो वो संतुष्ट और खुश होता है। अपने मुंह में जिस कमीने की बात कर रहे हो उसके बारे में सोचो। बैली क्यूआई ने उदासीनता से कहा। एक्साई किंग ने तुरंत सिर हिलाया। बकवास बंद करो। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। एक्साई किंग ने आग्रह किया। मैं जो कहना चाहता हूं वो सरल है। बैली क्यूआई मुस्कुराया और बोला, ताकि तुम जल्दी से रियल्म किंग रियल्म तक पहुंच सको। जाओ और एंसेस्ट्रल ड्रैगन के अवशेष ढूंढो। एंसेस्ट्रल ड्रैगन रिमेन्स। इस समय एक्साई किंग की आंखों में चमक आई। इस दुनिया में अगर बात करें कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन के अवशेषों के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, तो निस्संदेह वो तुम हो। इनहेरिटेंस, ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन ब्लड, कैंगलन वर्ल्ड में केवल तुम सबसे उपयुक्त हो। मैं अरे एम्परर को भी इसी काम के लिए यहां लाया हूं। ये एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसे तुम्हें अवश्य पकड़ना होगा। ये शब्द सुनकर एक्साई किंग ने तुरंत सिर हिलाया। हम लंबे समय तक दूर रहेंगे। बेहतर होगा कि तुम जिन झिंगयुआ और जिन एक्सयूएनर पिता पुत्री के साथ कोई बहाना बना लो। मैं समझ गया, एक्साई किंग ने धीरे से कहा। मैं 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन क्लैन में इतने समय से ठहरा हुआ हूं। मेरे पास तो एक पत्नी भी है। भविष्य में जिन झिंगयुआ को 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन क्लैन मेरे हवाले करना ही होगा। सिर्फ एक 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन क्लैन। बैली क्यूआई ने धीरे से कहा, तुम्हारा लक्ष्य 10 ग्रेट ड्रैगन क्लैंस है और तुम्हें ड्रैगन एम्परर बनना है। नहीं, एक्साई किंग ने हाथ हिलाकर कहा, भविष्य में मैं गॉड एम्परर बनूंगा। ओह। 9th हेवन रियल्म, यिन यांग हेवन डोमेन, डिवाइन वेनरेबल डोमेन के भीतर इस समय मु यून की आंखें खुली। उसके शरीर के चारों ओर ऑरा की धाराएं घूम रही थी। डिवाइन वेनरेबल रियल्म का 4था स्तर। मु यून ने सांस छोड़ी। मिंग यिक्शुन को मारना वाकई सार्थक था। डिवाइन वेनरेबल रियल्म में एक और कदम आगे। 4था स्तर सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है। इस समय मु यून मेन हॉल में था। चरमराहट के साथ हॉल का दरवाजा खोला गया। इस समय बाहर लड़ाई अब भी जारी थी। जैसे ही वो बाहर निकला, सभी की नजरें हॉल के बाहर इकट्ठी हो गई। मिंग यिक्शुन मर गया है, मु यून ने कहा। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी। असंभव, किसी ने तुरंत चिल्लाया। मेरा यहां खड़ा होना ही इस बात का सबूत है। बात पूरी करते ही मु यून ने सीधे उस डिवाइन वेनरेबल 4थे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट पर मुक्का मारा जिसने बात कही थी। बैंग, रक्त की धुंध फटी। डिवाइन वेनरेबल 4थे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बिना कुछ कहे पूरी तरह मर गया। डिवाइन वेनरेबल रियल्म का 4था स्तर। बाकी लोग चकित रह गए। अब क्या तुम विश्वास करते हो? मु यून ने मृत रक्त धुंध की ओर देखते हुए धीरे से कहा। बाकियों के होश उड़ गए। मु यून ने सच में मिंग यिक्शुन को मार दिया था और यहां तक कि डिवाइन वेनरेबल रियल्म के 4थे स्तर तक पहुंच गया था। इस समय मु यून की आंखों में तीव्र किलिंग इंटेंट था। बूम बूम बूम। एक पल में विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं।
मु यून के पूरे शरीर से ऑरा फूट पड़ा। बाइकिंग यू, सीएओ जियान, क्षु जियाओ, पंगुलिंग और दी जेडाई कुई की पांचों आकृतियां भी इस समय रुक गई। मु यून को डिवाइन वेनरेबल रियल्म के चौथे स्तर पर पहुंचते देखकर बाइकिंग यू ने भी राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि मु यून का पीछा कर उसे मारने की कोशिश की गई थी। वो भी काफी परेशान थी और अब मु यून को एक मजबूत स्थिति मिल गई थी। डिवाइन वेनरेबल रियल्म का चौथा स्तर, द्वितीय श्रेणी की शक्तियों में यह भी मध्य स्तर की शीर्ष कॉम्बैट पावर मानी जाती है। डिवाइन वेनरेबल रियल्म 9 स्तरों में विभाजित है। पहले से तीसरे स्तर तक निम्न स्तर की कॉम्बैट पावर, चौथे से छठे स्तर तक मध्य स्तर की कॉम्बैट पावर, 7वें से 9वें स्तर तक उच्च स्तर की कॉम्बैट पावर। मु यून तीसरे स्तर पर था और उसने मिंग यिक्शुन को मारा था, जो 5वें स्तर का शीर्ष प्रतिभाशाली था। फिर चौथे स्तर पर पहुंचा। संभवतः वो छठे स्तर से भी लड़ सकता है। चैप्टर 3068 लाइफ स्पैन रिकवरी। अंदर आओ, इस समय म्यू यू ने कहा। बाइकिंग यू और बाकी एक एक करके हॉल में दाखिल हुए। मुख्य हॉल इस समय धीरे धीरे बंद हो गया। सभी उतार चढ़ाव मानो कभी हुए ही नहीं थे। इस समय हॉल के अंदर गहरी और शुद्ध जीवन शक्ति सभी पर फैल गई। ये तो गॉड वेनरेट की लाइफ एसेंस है। म्यू यू ने बाइकिंग यू की कमर में हाथ डाला, उसे पास खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इसे एब्जॉर्ब करना चाहिए। सबसे उपयुक्त तुम ही हो। बाइकिंग यू ने कहा, क्योंकि एक्सयूएन फेंग की वजह से तुमने 2 मिलियन साल की लाइफ स्पैन खो दी थी। यह तुम्हारे लिए उसे वापस पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। 8 मिलियन साल की लाइफ स्पैन काफी है। अब तुम गर्भवती हो। यह तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए सबसे अच्छा है। म्यू यू ने दृढ़ता से कहा, एक पिता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। असल में पहले म्यू यू सोचता कि इसे खुद और बाइकिंग यू में बांट दे, पर अब उसने अपने बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। बाइकिंग यू के बारे में तो दूर की बात, वो बस चाहता था कि बच्चे को सबसे अच्छा मिले। लाइफ एसेंस बच्चे के जीवन के निर्माण में बेहद लाभदायक होती है, खासकर जब वो किसी गॉड वेनरेट से आई हो। अगर बच्चा इसे एब्जॉर्ब कर ले तो संभव है कि जन्म से ही वो एक शक्तिशाली बने। बाइकिंग यू मना करना चाहती थी, पर म्यू यू ने उसे मौका नहीं दिया। हॉल के अंदर लाइफ एसेंस एक प्रकाश किरण में बदल गई। म्यू यू ने बाइकिंग यू का हाथ पकड़कर उसे लाइफ एसेंस में रखा। धीरे धीरे कोमल शक्ति बाइकिंग यू के शरीर में प्रवाहित होने लगी। इस समय एक आरामदायक आभा उसके पूरे शरीर में फैल गई। बाइकिंग यू लगभग अपनी आवाज दबा नहीं पाई। धीरे धीरे लाइफ एसेंस बाइकिंग यू के पेट में बहने लगी। वहां एक छोटा जीवन धीरे धीरे बन रहा था। जीवन की धाराएं रंगीन बादलों में बदलकर उस छोटे जीवन को परत दर परत ढकने लगी। धीरे धीरे वो अपनी सीमा तक पहुंच गई। इस समय बाइकिंग यू के शरीर के अंदर लाइफ एसेंस लगातार इकट्ठी हो रही थी। वेनरेबल स्तर पर 10 मिलियन साल की लाइफ स्पैन एक सीमा होती है। यहां तक कि वर्ल्ड रियल्म और डोमिनेटर रियल्म में भी यही सीमा होती है। 10 मिलियन साल योद्धाओं के लिए एक सीमा होती है। बाइकिंग यू की जीवन शक्ति पूरी हो चुकी थी और जब ये जीवन धाराएं उसके शरीर में इकट्ठी हुई तो उसके शरीर को अत्यधिक सुखद महसूस हुआ। उसके होठों से एक धीमी सी कराह निकल गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। धीरे धीरे बाइकिंग यू रुक गई। पूरा हो गया। इस समय बाइकिंग यू एक मोती जैसी लग रही थी, जिसकी सतह चमक से भरी हुई थी। अब तुम्हारी बारी है। म्यू यू ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस शीर्ष गॉड वेनरेट की संकुचित लाइफ एसेंस वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। म्यू यू ने भी देरी नहीं की। डिवाउरिंग की शक्ति को मुक्त किया। ऊर्जा की धाराएं उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। लाइफ एसेंस उसकी खोई हुई जीवन शक्ति को पुनः भर रही थी। 8 मिलियन साल की लाइफ स्पैन ये इस समय धीरे धीरे पूर्ण हो रही थी। धीरे धीरे 10,000 साल, 1 मिलियन साल, अंततः 2 मिलियन साल पुनः प्राप्त हो गए। म्यू यू को महसूस हुआ कि इस समय वो वास्तव में पूर्ण हो गया है। ऐसा लग रहा था कि पहले का वो केवल 80% था और अब वो वास्तविक वो बन गया था। केवल 50% उपयोग हुआ है, अभी आधा बाकी है। इस समय म्यू यू ने अपने शरीर में प्रचुर शक्ति महसूस की। बाकी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। म्यू यू इस समय पद्मासन में बैठ गया। डिवाउरिंग की शक्ति सक्रिय हुई। लाइफ एसेंस की धाराएं उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। धीरे धीरे वे धाराएं उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मा में बहने लगी। आत्मा की शक्ति की मदद से वो इस समय पंगुलिंग, क्षु जियाओ और सीएओ जियान के शरीरों में परिवर्तित हो गई। इसके बाद उसके मन में स्थित सोल ट्री के अंदर म्यू यू मुख्य तना था और वे लोग जिन्होंने उससे लाइफ एंड डेथ डार्क सील किया था शाखाओं और पत्तियों की तरह थे, जो धीरे धीरे लाइफ एसेंस से चमकने लगे। उसी समय 9th हेवन रियल्म की एक गुप्त जगह में लुओ टाइंग सिंह, हुआ शैनमिंग
शंग न्यू और क्षु किंगफेंग सभी स्तब्ध थे। क्या हुआ? क्यू चियन और रेन गंगंग ने इस समय उन चारों की ओर देखा। मास्टर हमें लाइफ फोर्स भेज रहे हैं। लुओ टाइंगसिंग बैठ गया और शक्ति की धाराओं को एब्जॉर्ब करने लगा। पिछले कुछ दशकों में उनकी रिकवरी गति बहुत बहुत तेज रही थी। सभी 266 क्लाउड गार्ड्स अब गॉड वेनरेट रियल में थे। वे जानते थे कि ये म्यू यू के लाइफ एंड डेथ डार्क सील का प्रभाव था। असल में केवल वे ही नहीं, वे जो पहले क्लाउड पैलेस में थे, यू एक्सियलिंग, एक्सायोनजी फंग्यू, ताईजी बेलोंग, साथी चीशी, लिंग एक्सयूएन और अन्य, वे अपने जीवन में अधिकतम सुप्रीम रियल्म तक ही पहुंच सकते थे। पर अब सिर्फ कुछ दशकों में उन्होंने भी तेजी से प्रगति की थी। ऐसी प्रगति उनकी समझ से परे थी, मानो म्यू यू दुनिया से शक्ति खींच रहा हो ताकि वे भी उन्नति कर सकें। यह बहुत ही अजीब था। लाइफ एंड डेथ डार्क सील वाकई रहस्यमय था। उसी समय हॉल के अंदर सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने इस समय ब्रेक थ्रू किया। गॉड वेनरेट 4th लेवल दोनों हजारों साल से गॉड वेनरेट 3rd लेवल पर अटके हुए थे और उनका संचय पर्याप्त था। इस बार म्यू यू के सुधार ने उन्हें प्रेरित किया, साथ ही लाइफ एसेंस की आपूर्ति ने। आखिरकार उन्होंने ये कदम उठा लिया। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। सीईओ जियान और क्षु जियाओ बेहद प्रसन्न थे। मिंग यिक्शुन मर चुका था। जिस म्यू यू का वे अनुसरण कर रहे थे वो बाई किंग्यू का पति था। भविष्य में ताइन सेक्ट में बाई किंग्यू की सुरक्षा के साथ उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। अब ऐसा लग रहा था कि म्यू यू के अधीन होना इतना भी बुरा नहीं था। जब मैंने मिंग यिक्शुन से लड़ाई की तो मिंग यिक्शुन गॉड वेनरेट 6th लेवल तक पहुंच गया, लेकिन उसे दबाव में नहीं लाया गया। शायद यहां गॉड वेनरेट 5th लेवल से ऊपर के योद्धाओं पर दमन समाप्त हो गया है। म्यू यू ने इस समय कहा, सब लोग आगे सावधान रहना। अन्य लोग भी यहां 6th लेवल तक कर सकते हैं। इस बार जो लोग गॉड वेनरेट 5th लेवल में यहां दाखिल हुए उनमें केवल मिंग यिक्शुन, ले झेंशन और लैंग टाइंगसिंग थे। ले झेंशन और लैंग टाइंगसिंग 9 एक्सट्रीम थंडर लायन क्लैन और हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ क्लैन के नेता हैं। ये दोनों मिंग यिक्शुन से भी अधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर म्यू यू मुस्कुराया और बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही मैं अभी गॉड वेनरेट 4th लेवल में हूं, अगर मैं गॉड वेनरेट 6th लेवल का सामना करूं तो भी मेरे पास मौका है। जिस बात की मुझे चिंता है वो ये नहीं है, बल्कि अगर सभी पक्षों को यह पता चल गया तो मुझे डर है कि गॉड वेनरेट 7th लेवल से लेकर गॉड वेनरेट 9th लेवल तक के शक्तिशाली लोग भी एक एक करके अंदर आ जाएंगे। यह सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया। यह सच था। पहले गॉड वेनरेट 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल और 9th लेवल के शक्तिशाली लोग इसलिए अंदर नहीं आए थे क्योंकि उन्हें यहां शक्ति का दमन महसूस हुआ था। अब जब शक्ति का दमन समाप्त हो गया तो वे खुशी खुशी अंदर आ जाएंगे। समय बहुत कम है, चलो किसी और जगह चलते हैं, म्यू यू ने इस समय कहा। किसी और जगह? कौन सी जगह? एक्सयूएन युनफी, मिंग याइफेंग, जियाओ हाओचेंग, युन यीजिया और लैंग मो अभी यहां थे। क्या ऐसे ही चले जाना अफसोस की बात नहीं होगी? यह निश्चित नहीं है कि इस जगह पर कोई खजाना है भी या नहीं, लेकिन वुलियांग माउंटेन और री इनकारनेशन वैली में वे चीजें हैं जिनकी सभी पक्षों को सच में जरूरत है। समय बहुत कम है, चलो चलते हैं। धड़ाम। जैसे ही म्यू यू ने बात खत्म की, अचानक इस समय लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। हेवनली पैलेस फट गया। चैप्टर 3069, डिवाइन वेनरेबल टियान लिंगजी। दरारों की आवाजें एक के बाद एक फैल गई। आसपास की दुनिया में इस पल हर जगह दरारें उभरती दिखी। क्या हो रहा है? म्यू यू और बाकी सबने इस पल दूर की ओर देखा। चलो जाकर देखते हैं। शू शू शू, हवा फटने की आवाज गूंजी और कई आकृतियां वहां से निकल गई। आगे विस्फोटों की आवाजें और तेज होती गई। धीरे धीरे म्यू यू और बाकी वहां पहुंचे। पर जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा तो सब चकित रह गए। एक्सयूएन युनफी और मिंग याइफेंग लड़ रहे हैं। सीईओ जियान ने इस पल अपनी आंखें रगड़ी और अविश्वास से बोला, क्या ये दोनों एक ही पतलून नहीं पहनते थे? म्यू यू और बाकी रुक गए। इस पल एक्सयूएन युनफी और मिंग याइफेंग एक दूसरे से लड़ रहे थे, भयंकर शक्ति के साथ। एक्सयूएन युनफी गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि मिंग याइफेंग अभी 4थे स्तर पर था, लेकिन वो 5वें स्तर से बस एक कदम दूर था। दोनों इस पल लड़ रहे थे और मिंग याइफेंग फिलहाल थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, पर एक्सयूएन युनफी भी उसे पूरी तरह हरा नहीं पा रहा था। इस पल आसपास कई हल्के आभातरंगे फूट रही थी। जियाओ हाओचेंग, युन यीजिया, लैंगमो, म्यू यू बड़बड़ाया। ये तीनों लोग लगता है तमाशा देखने की तैयारी कर रहे हैं। ये तीनों भी गॉड वेनरेबल रियल्म के 4थे स्तर पर थे
और उनकी शक्ति मिंग याइफेंग से कम नहीं थी। एक ही रियल में भी योद्धाओं में बहुत फर्क होता है। इस पल म्यू यू की आंखों में एक तरह की जान सी चमक आई। इन दोनों का इस समय लड़ना कुछ गलत लग रहा था। मिंग याइफेंग, ये वस्तु मैंने पहले खोजी थी। क्या तुम सच में मुझसे इसके लिए लड़ना चाहते हो? एक्सयूएन यूनफी ने इस पल क्रोध से चिल्लाया। हूं, एक्सयूएन यूनफी, मैंने स्पष्ट रूप से इसे पहले खोजा था, लेकिन तुम जिद करते हो कि तुमने पहले देखा। सच में बहया हो तुम। क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि तुम गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर तक पहुंच गए हो, सोचते हो मुझे दबा लोगे? मिंग याइफेंग भी इस पल पूरी ऊर्जा के साथ भरा हुआ था, जरा भी पीछे नहीं हट रहा था। दोनों के चारों ओर 20 से अधिक लोग भी जोरदार लड़ाई कर रहे थे। कैसा रहेगा? एक आवाज गूंजी इस पल। एक्सयूएन यूनफी की आभा इस पल पूरी तरह फैल गई। धड़ाम, लड़ाई और तीव्र हो गई। ज्यादा दूर नहीं, जियाओ हाओचिंग की विशाल आकृति शून्य में हल्की दिखी और वो हंसते हुए बोला, तुम दोनों इतनी जोर से क्यों लड़ रहे हो? क्यों न मुझे बताओ कि आखिर ये कौन सी अच्छी चीज है? सही कहा, युआन यीजिया ने भी इस पल मजाकिया लहजे में कहा, शायद अगर हमें दिलचस्पी हुई तो हम तुम्हारे किसी एक पक्ष में शामिल हो जाएं। इस पल वे भी उत्सुक थे। आखिर ये दोनों इतनी भयंकर बहस किस बात पर कर रहे थे? हूं, एक्सयूएन यूनफी बेहद बहया है। मैं पहले इस पैलेस में दाखिल हुआ था, लेकिन ये बहयाई से कहता है कि वो पहले आया। मिंग याइफेंग चिल्लाया, इस पैलेस के अंदर गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स है। जैसे ही ये शब्द निकले, यहां तक कि जियाओ हाओचेंग, युआन यीजिया और लैंगमो, जो अब तक शांत थे, वे भी उत्साहित हो उठे। गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स, गॉड वेनरेबल रियल्म के योद्धाओं के लिए वे आत्मा को पोषित करने में अद्भुत लाभ देते हैं। एक्सयूएन यूनफी, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। एक चिल्लाहट गूंजी और जियाओ हाओचेंग ने तुरंत हमला किया इस पल। जरूरत नहीं, एक्सयूएन यूनफी ने जवाब दिया। जियाओ हाओचेंग, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स ले लो। मैंने देखा कि वहां कुल 5 है। मैं 3 लूंगा, तुम 2 ले लो। कैसा रहेगा? ठीक है, जियाओ हाओचेंग जोर से हंसा इस पल मिंग याइफेंग जल्दी से चिल्लाया, युआन यीजिया, लैंगमो, क्या तुम दोनों अभी तमाशा देख रहे हो? 5 गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स, क्या तुम्हें ललचाहट नहीं हो रही? जियाओ हाओचेंग को रोक लो। इस पल युआन यीजिया और लैंगमो ने एक दूसरे की ओर देखा। शू शू, एक पल में दोनों भी आगे बढ़ गए। जियाओ हाओचेंग ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो? हम नहीं चाहते। युआन यीजिया हंसा, एक्सयूएन यूनफी पहले ही गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर तक पहुंच गया है और मिंग याइफेंग लगभग वही है। ये दोनों बहुत शक्तिशाली है। हम तीनों को मानना पड़ेगा कि हम उनसे कुछ कमजोर हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि हम तीनों इन गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स को बांट लें। लैंगमो और जियाओ हाओचेंग ने उन्हें नहीं रोका। 3 आकृतियां दर्जनों लोगों के साथ तुरंत महल की ओर दौड़ी। धम धम धम। लेकिन अगले ही पल एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। एक झटके में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी, धरती कांप उठी, पूरा हेवनली पैलेस हिल गया। वो महल का द्वार जिस पर एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग झगड़ रहे थे, इस समय पूरी तरह फट गया। वो उल्टा फट गया, वो खूनी गंदगी में बदल गया। उसी समय एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग के बीच की लड़ाई भी रुक गई। खांस खांस, खून थूकने की आवाज इस समय गूंजी। जियाओ हाओचेंग का हाथ इस समय उड़ गया था और उसका शरीर खून से लथपथ था। कुछ खून उसका अपना था और कुछ उसके आसपास के लोगों का। इस बार दर्जनों लोगों में से आधे से ज्यादा मर गए, केवल दर्जन भर लोग बचे। एक्सयूएन यूनफी, मिंग याइफेंग, जियाओ हाओचेंग की आंखें इस समय अंधेरी थी जब उसने उन दोनों की ओर देखा। वो सच में गुस्से में था। उसे धोखा दिया गया था। वो सच में फंसा दिया गया था। एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग नाटक कर रहे थे। इस महल में रिस्ट्रिक्शंस थी। क्या हुआ? एक्सयूएन यूनफी ने इस समय चिंता का नाटक करते हुए कहा और हंसे बिना नहीं रह सका। जियाओ हाओचेंग, तुम बहुत मूर्ख हो। अब किसे दोष दोगे? ये कहते ही एक्सयूएन यूनफी जोर से हंस पड़ा। इस समय युआन यीजिया और लैंगमो भी उतने ही ठंडे नजरों से देख रहे थे। घृणित, उन्हें धोखा दिया गया था। यह सच में घृणित था। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। मिंग याइफेंग ने इस समय अपने हाथ फैलाए और लापरवाही से कहा, अंदर सच में गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स है, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। एक्सयूएन यूनफी और मैंने लंबे समय तक रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने में समय लगाया, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस टूटी तो वहां एंटी रिस्ट्रिक्शंस निकली। मिंग याइफेंग हंसा, तो मैंने ऐसा तरीका सोचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों इतने दयनीय रूप से मूर्ख होगे। ये सुनते ही जियाओ हाओचेंग, युआन यीजिया
और लैंग मो के चेहरों पर गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। ऐसा लगता है कि तुम नहीं समझते कि इस जगह में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस समय एक्सयूएन यूनफी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तीनों, अब रास्ते पर चलो। ये कहते ही एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग ने सीधे हमला किया। धम, पलक झपकते ही 5 आकृतियां लड़ने लगी। बाकी लोग भी एक दूसरे को मारने लगे। वे वाकई काफी मूर्ख है। म्यू यू ने इस समय दूर खड़े होकर धीरे से कहा, तुम्हें पता था कि यह झूठा है? बाई किंग्यू ने पूछा। सबसे पहले एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग एक दूसरे से लड़ रहे थे। अभी तक की लड़ाई में उनके पक्ष में कोई मरा क्या? अगर वे सच में गंभीरता से लड़ रहे होते तो 1-2 लोग जरूर मरते। इसके अलावा एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग ने उन तीनों को अभ्यास करने दिया। उन्हें एक दूसरे से लड़ना चाहिए था, न कि इतनी आसानी से उन्हें अंदर जाने देना चाहिए था। ये तीनों जब गॉड वेनरेबल सेलेस्टियल स्पिरिट्स की बात सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। बाई किंग्यू ने इस समय सिर हिलाया। इस समय 5 आकृतियां युद्ध कर रही थी। एक शक्तिशाली किलिंग इंटेंट फैल गया। जियाओ हाओचेंग, युअन यीजिया और लैंग मो अब कैसे टिक सकते थे? कुछ ही समय में तीनों खून से लथपथ हो गए। एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग इस समय पूरी तरह से जोश में थे। तीनों पहले फॉर्मेशन के प्रतिघात से पीड़ित हुए थे। अब वे भला कैसे प्रतिद्वंद्वी हो सकते थे? चैप्टर 3070 स्ट्रेंथ। मूर्ख, अगली जिंदगी में याद रखना कि दिमाग का इस्तेमाल करना। एक्सयूएन यूनफी ने ताने मारते हुए कहा, तुम जैसे दिमाग वाले सच में शाही परिवार की बेइज्जती हो। जियाओ हाओचेंग गुस्से से भर गया। भले ही मैं मर जाऊं, पर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। जियाओ हाओचेंग गरज उठा और सीधा एक्सयूएन यूनफी की तरफ झपटा। फट जाओ। उस पल में जियाओ हाओचेंग का पूरा शरीर फट गया। क्युआई और खून की धाराएं चारों ओर फैल गई। धड़ाम, हेवेंस और अर्थ कांप उठे। वॉइड चीर दिया गया। खून की धुंध बिखर गई। जियाओ हाओचेंग ने आत्मविस्फोट कर लिया था। उस समय एक्सयूएन यूनफी खून की धुंध से बाहर निकला। मुंह से खून उगलते हुए चेहरा सफेद पड़ गया। ये पागल। उसके पास मिंग याइफेंग मुस्कुराया और बोला, अभी 2 बाकी है, हट जाओ। उस पल युअन यीजिया और लैंग मो वहां ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाए। दोनों आकृतियां तुरंत स्पेस को चीरते हुए भाग निकले। धम धम, उसी क्षण वॉइड फट गया। दोनों आकृतियां जमीन पर आ गिरी। कौन? उस पल दोनों घबरा गए और स्तब्ध रह गए। किसी ने उन्हें रोक लिया था। मैं। काले वस्त्रों में एक आकृति बाहर आई। वह म्यू यू था। म्यू यू, म्यू यू। उस समय एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग भी दंग रह गए। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ था कि म्यू यू भी यहां है। तुम सब इतने हैरान क्यों हो? म्यू यू मुस्कुराया और बोला, मैं लोगों को खाता नहीं हूं, बस मारता हूं। यह कहते ही म्यू यू ने दोनों हाथ फैलाए। युअन यीजिया और लैंग मो के पास जरा भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और वो सीधे उसकी पकड़ में आ गए। म्यू यू ने उनकी गर्दनें पकड़ ली। वे बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पाए। कड़क कड़क, हड्डियों के टूटने की आवाज आई और दोनों की गर्दनें एक तरफ झुक गई। सांसें पूरी तरह थम गई। मृत। उस पल चारों ओर के लोग स्तब्ध रह गए। डिवाइन वेनरेट 4th लेवल। एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग दोनों सतर्क हो गए। म्यू यू, क्या तुम्हें डर नहीं कि मिंग यिक्शुन तुम्हें मार डालेगा इतनी घमंड भरी हरकतों के लिए? एक्सयूएन यूनफी ने ठंडे स्वर में कहा। मिंग यिक्शुन? म्यू यू मुस्कुराया और बोला, वो तो पहले ही मर चुका है। क्या? ये सुनते ही एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग दोनों और भी स्तब्ध रह गए। मिंग यिक्शुन मर गया? असंभव। तुम्हारे चेहरों को देखकर लगता है तुम यकीन नहीं करते। म्यू यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अगर कोई हल है तो तुम तीनों शायद वहीं मिलोगे। ये सुनकर एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग और भी क्रोधित हो गए। म्यू यू बिल्कुल भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। तुम अकेले, हम सबके खिलाफ? किसने कहा अकेले? 5 आकृतियां उनके चारों ओर प्रकट हुई। बाई किंग्यू, सीएओ जियान, क्षु जियाओ, पैन गुलिंग और एम्परर पपेट बॉडी पांचों एक एक कर चारों ओर खड़े थे। उस पल पांचों के शरीरों से निकली ऑरा बेहद शक्तिशाली थी। हम्फ, डिवाइन वेनरेट 4th लेवल और धड़ाम। लेकिन एक्सयूएन यूनफी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि म्यू यू सीधे पास आया और मुक्का मार दिया। धम, भयंकर विस्फोट ने एक्सयूएन यूनफी के सिर को झकझोर दिया और उसे लगा कि पूरा शरीर सुन पड़ गया है। क्या हो रहा है? एक्सयूएन यूनफी हक्का बक्का रह गया। डिवाइन वेनरेट 4th लेवल, ये सही नहीं है। म्यू यू के डिवाइन वेनरेट 4th लेवल में इतनी जबरदस्त शक्ति, इस आदमी के शरीर के अंदर की शक्ति कुछ अलग है। बहुत हैरान हो? म्यू यू ने दोनों की ओर देखा। मैंने कहा था
मिंग यिक्शुन को मैंने मारा है, इतना चौंकने की जरूरत नहीं। उस पल म्यू यू ने फिर से हमला किया, एक मुक्का सीधे एक्सयूएन यूनफी की ओर। एक्सयूएन यूनफी ने गाली दी और सीधे प्रतिरोध किया। धड़ाम! सिर्फ एक पल में एक्सयूएन यूनफी का शरीर पीछे जा गिरा। उसका पूरा हाथ कांप रहा था। म्यू यू की विस्फोटक शक्ति बहुत ज्यादा थी। एक्सयूएन यूनफी खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। ये म्यू यू है? कैसे संभव है? म्यू यू इतना शक्तिशाली कब बन गया? इससे पहले उन्होंने म्यू यू को सिर्फ डिवाइन वेनरेट 3rd लेवल पर देखा था, और अब 4th लेवल पर उसकी शक्ति आसमान पाताल का फर्क है। ये सही नहीं। असल में वे नहीं जानते थे कि 3rd लेवल पर म्यू यू की असली युद्ध शक्ति क्या थी। उस पल दोनों ने एक दूसरे को देखा। मारो, मारो! अब भागना नामुमकिन था। जब बच नहीं सकते तो लड़कर ही रास्ता बनाओ। धड़ाम! म्यू यू ने दोनों मुट्ठियां एक साथ फेंकी और उसका आक्रमण बल बहुत ज्यादा बढ़ गया। 3 सोल्स डिवाइन सील, एक सील सीधे ढक गई। धड़ाम! दोनों आकृतियां पूरी तरह पीछे हट गई, खून उगलती हुई और बुरी तरह जख्मी थी। म्यू यू इस समय रुकने वाला नहीं था। इन दोनों को जाने नहीं दिया जा सकता। दुश्मन के प्रति नरम होना खुद के प्रति निर्दयी होना है। समय के साथ म्यू यू पहले ही इस सिद्धांत को समझ चुका था। धड़ाम! मुक्का दर मुक्का म्यू यू लगातार प्रहार करता रहा और रिक्तता फूट रही थी। इस समय एक्सयूएन यूनफी और मिंग याइफेंग बोरे की तरह थे। म्यू यू द्वारा बर्बर तरीके से पीटे जा रहे थे। दोनों आकृतियां जमीन पर गिरी। सांसें फूल रही थी, पर सांस लेना मुश्किल था। तुमने वाकई मिंग यिक्शुन को मार दिया। एक्सयूएन यूनफी इस समय कमजोर स्वर में बोला। सच में? म्यू यू इस समय गंभीरता से बोला। यह सुनकर एक्सयूएन यूनफी ने कड़वी मुस्कान दी। है, दिलचस्प, दिलचस्प। एक्सयूएन व्यूशन, मिंग हा, जियाओ टोंगयांग, वे सब सोचते हैं कि वे 9th हेवन रियल्म के पियरलेस जीनियसेस हैं। पर अब एक और प्रकट हुआ है। म्यू यू, अगर संभव हो एक्सयूएन व्यूशन को मारो। एक्सयूएन यूनफी गुस्से में चिल्लाया। तुम मुझे कहो और मैं मार दूं? यह बहुत ही शर्मनाक नहीं होगा? म्यू यू ने इस समय अपनी हथेली कस ली और चटकने की आवाज गूंजी। इसी समय एक्सयूएन यूनफी की आभा क्षीण हो गई और वो मरने की स्थिति में था। इस समय मिंग याइफेंग की आंखें सुस्त थी और वो कड़वी मुस्कान दे रहा था। हिसाब लगाने का क्या फायदा? क्या अंत में ताकत ही बोलती नहीं है? म्यू यू उनसे ज्यादा मजबूत है। हजारों तरीके हों, पर ताकत से तोड़ दो। मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, मुझसे एक बात पूछनी है। मैं तुम्हें क्यों उत्तर दूं? मिंग याइफेंग ने काफी जिद्दी भाव से कहा। क्यों? म्यू यू ने अपनी ठोड़ी पकड़ी और कहा, वज्रा अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? मेरे कबीले की पवित्र वस्तु। मिंग याइफेंग भड़क कर बोला, यह वाकई काफी शक्तिशाली है। म्यू यू ने सिर हिलाया और कहा, वज्रा अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर तुम्हारे वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोथ टर्टल कबीले के झेंग हयांग ने प्राप्त किया था। पर वो लड़का बहुत बदकिस्मत था। उसने इसे नहीं पाया। मैंने पाया और इसकी साधना की। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, यह खबर काफी धमाकेदार है ना? तुम बकवास कर रहे हो। मिंग याइफेंग गुस्से में चिल्लाया, हमारे कबीले की पवित्र वस्तु वज्रा अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर, इसे पुराने समय के एक वर्ल्ड किंग पूर्वज ने बनाया था। यह हमारे वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल कबीले के लिए उपयुक्त है, तुम्हारे जैसे ह्यूमंस के लिए नहीं। पर मैं ही इसे साधने में सफल हो गया। इस समय म्यू यू के शरीर की सतह पर एक पैटर्न उभरा, कछुए का पैटर्न। ऐसा लगता है कि वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल कबीला अभी भी वज्रा अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर के बारे में परवाह करता है, जो एक अहम चीज है। म्यू यू ने अपनी थोड़ी सहलाई और जारी रखा, अगर मैं तुम्हारे कबीले के नेता हूं, यंजुओं से कुछ करने को कहूं और मैं वज्रा अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर उसे दे दूं, क्या तुम्हारा कबीला नेता मान जाएगा? क्या बात है? मिंग याइफेंग ने फिर कहा, मदद करो, एम्परर युअन को मारो। जैसे ही ये शब्द गिरे, हेवनली पैलेस के ऊपर गर्जन हुई, बिजली कड़क उठी और हवा और बादल बदल गए। हा, ये सुनकर मिंग याइफेंग जोर से हंसा। तुम पागल हो। मिंग याइफेंग ने तंज कसा, हेवनली एम्परर को मारो? हेवनली एम्परर किस तरह का व्यक्ति है? यहां तक कि 9 सेकंड क्लास लोगों को जोड़ दो, वे हेवनली एम्परर की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। वह एक टाइटल एम्परर है, सील्ड हेवनली गॉड एम्परर का पुत्र। चैप्टर 3071, इल्यूजनरी स्काई टेक्निक। म्यू यू ने होंठ मोड़े, मैं पागल नहीं हूं। बताओ, अगर मैं तुम्हारे क्लैन लीडर से कहूं कि मैं रियल्म किंग रियल्म तक ब्रेक थ्रू करना चाहता हूं, अगर तुम ऐसा करो तो मेरी मदद करो दी युअन को मारने में। यह थोड़ा कठिन हो सकता है, पर तुम्हारे क्लैन लीडर से बाकी सेकंड क्लास फोर्सेस से निपटने में मदद लेना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना? तुम करना क्या चाहते हो?
मिंग याइफिंग ने हैरानी से कहा, क्या तुम नाइन्थ हेवन रियल में युद्ध शुरू करना चाहते हो? तो क्या हुआ अगर मैं करना चाहता हूं? म्यू यू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दूसरे स्तर की शक्तियां जिन्हें दी युआंग ने दबाकर रखा है, क्या तुम लोग अपमानित महसूस नहीं करते? इस बार मैं यहां दी युअन को गिराने आया हूं। मैं म्यू यू इस नाइन्थ हेवन रियल पर शासन करूंगा। मिंग याइफिंग ने म्यू यू की ओर देखा और स्तब्ध रह गया। ये आदमी पागल है, नाइन्थ हेवन रियल में युद्ध शुरू करना चाहता है। म्यू यू सचमुच पागल है। वो तो छोड़ो, बड़े बड़े सेकंड क्लास फोर्सेस के शीर्ष गॉड वेनरेबल्स भी ऐसी बात सोचने की हिम्मत नहीं करते। दी युअन एक पहाड़ है, 10,000 फुट ऊंचा पहाड़ जो सब पर दबाव डाल रहा है, जिससे कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता। मैंने ये नहीं कहा कि अभी करूंगा। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, गॉड वेनरेबल चौथा स्तर, क्या मैं अभी दी युअन को ढूंढकर खुद मरने जाऊंगा? और सच बताओ तो? म्यू यू झुक गया। मिंग याइफिंग की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोला, असल में मैं ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर का बेटा हूं। क्या? छपाक, ताजा खून बन निकला। मिंग याइफिंग की आंखें इस समय सुन्न हो गई। उसने क्या सुना? यह सर्वोच्च गोपनीयता थी, पर वो कुछ कहना चाहता था और कह नहीं पा रहा था। इस समय म्यू यू की आंखें बदल गई। चारों ओर मृत और घायल योद्धाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो भागने की कोशिश करते उन्हें म्यू यू दूर से ही मार देता। अब वो गॉड वेनरेबल चौथे स्तर पर था। साधारण गॉड वेनरेबल चौथे स्तर के योद्धा उसके सामने कुछ नहीं थे। गॉड वेनरेबल पांचवें स्तर के लोगों को मारना थोड़ा कठिन था, पर संभव था। गॉड वेनरेबल छठा स्तर, उसे मारना भी असंभव नहीं था। शर्त सिर्फ यह थी कि दुश्मन भागे नहीं। अगर भाग गया तो शायद वो कुछ न कर पाए। चलो देखते हैं गॉड वेनरेबल हेवनली स्पिरिट चाइल्ड कैसा दिखता है, म्यू यू ने कहा और मुख्य हॉल में प्रवेश किया। इस समय कई आकृतियां उसके पीछे चली। सीईओ जियान और क्षु जियाओ इस समय विशेष रूप से उत्साहित थे। म्यू यू अब गॉड वेनरेबल चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। उन दोनों को भी लाभ हुआ और वे चौथे स्तर तक पहुंच गए। और सच कहें तो इस अवधि में म्यू यू का साथ देना सचमुच सम्मान की बात थी। गॉड वेनरेबल तीसरा स्तर, जो गॉड वेनरेबल छठे स्तर को मार सके। अब म्यू यू चौथे स्तर पर था, मतलब समान रियल में वह सर्वोच्च था और उच्च स्तर के विरोधियों को भी मार सकता था। उसने जो किया वो सच में इस कथन के योग्य था, हम योद्धा हैं, युद्ध से क्यों डरे? इस समय म्यू यू की आंखों में सावधानी की झलक थी। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही चारों ओर का प्रबंध बाकी हॉलों जैसा नहीं था। बीच में एक मूर्ति थी, उसके चारों ओर कुर्सियां एक गोल घेरा बनाकर रखी थी। मुख्य हॉल इस समय बहुत शांत था और मूर्ति के हाथ में धीरे से एक जेड की प्लेट थी। उस जेड प्लेट के भीतर 5 सफेद चमकते मोती आकर्षक रोशनी फैला रहे थे। क्या यही गॉड वेनरेबल हेवनली स्पिरिट चाइल्ड है? म्यू यू ने पहली बार इसे देखा था। हाँ, बाय किंग यू ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सेक्ट लीडर और मैडम से सुना था कि गॉड वेनरेबल हेवनली स्पिरिट चाइल्ड गॉड वेनरेबल रियल्म के योद्धाओं द्वारा स्वयं अपनी आत्मा से बनाया जाता है। ये आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकता है और गॉड वेनरेबल रियल्म के योद्धाओं के लिए चमत्कारी प्रभाव रखता है। म्यू यू ने सिर हिलाया। तो फिर 5 मोती हैं, हर व्यक्ति के लिए एक। म्यू यू ने कहा। यह सुनकर बाय किंग यू हिचकिचाई। 5 लोग, 5 मोती। एम्परर सन के पपेट शरीर को छोड़कर बाकी सभी 5 को वास्तव में इसकी जरूरत थी, पर ऐसे खजाने सीईओ जियान और क्षु जियाओं को देना इसके लायक नहीं था। सीईओ जियान और क्षु जियाओ इस समय और भी अधिक स्तब्ध थे। उनके हिस्से होंगे, तुम मेरे लोग हो, आगे मेहनत करो और मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, इस बार जब हम वापस जाएंगे तयिन सेक्ट के अंदर मिंग यिक्शुअन मरा हुआ होगा और वायुएर के अधिक दुश्मन नहीं बचेंगे। तुम दोनों वायुएर की अच्छी तरह मदद करना। सीईओ जियान और क्षु जियाओ एक एक करके घुटने टेक गए। हम जरूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम जरूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस समय दोनों के मन में अत्यधिक उत्साह था। म्यू यू ने इस समय नरमी से अपने हथेली पर सहलाया। 5 गॉड वेनरेबल हेवनली स्पिरिट चिल्ड्रन उसके हाथों में आ गिरे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। ले लो। म्यू यू कंजूस नहीं था। अब उसे न केवल अपनी शक्ति को पर्याप्त मजबूत बनाने की जरूरत थी, उसे अपने चारों ओर मजबूत लोगों का भी समूह जुटाना था, कम से कम गॉड वेनरेबल्स, अन्यथा यह पर्याप्त नहीं होगा। म्यू यू इस समय मूर्ति की ओर देख रहा था, पर थोड़ा विचलित नजर आया। क्या हुआ? बाय किंग यू ने आश्चर्य में पूछा। जब मैंने अभी गॉड वेनरेबल हेवनली स्पिरिट चाइल्ड लिया तो मुझे कुछ अजीब लगा। म्यू यू ने हल्का भौहें चोटाकर कहा, यहां और भी अवसर हो सकते हैं। तुम लोग पहले गॉड वेनरेबल हेवनली स्पिरिट चाइल्ड ले लो,
मैं जाकर देखता हूं। म्यू यू इस समय मूर्ति के पास गया। धीरे धीरे उसकी हथेली ने नरमी से मूर्ति को छुआ और एक अजीब खींचाव ने म्यू यू के शरीर को खींच लिया। म्यू यू ने प्रतिरोध नहीं किया। अगले क्षण उसकी आकृति उसी स्थान से गायब हो गई। जब वो फिर प्रकट हुआ तो म्यू यू के शरीर में शक्ति धीरे धीरे संघनित हुई और वो सावधानी से चारों ओर देखने लगा। जिसने उसकी आंखों के सामने पहुंच गया वो एक विशाल विस्तार था। पर उस विशाल भूमि में एक पेड़ अकेला उभरा था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी आकृति पेड़ की छाल से टिकी हुई, मानो किसी वृद्ध की नींद। म्यू यू उस अकेले पेड़ के पास गया, सावधानी से बूढ़े आदमी की ओर देखा। वो भूत जैसा नहीं लग रहा था, पर ऐसा भी नहीं कि वो भौतिक प्राणी हो। बहुत अजीब, बहुत विचित्र। कौन? बूढ़ा आदमी अचानक इस समय जाग उठा, धुंधली आंखों से म्यू यू को घूरा। कष्ट के लिए क्षमा करें, लंबी बात मत कर। म्यू यू के बोलने से पहले ही बूढ़े आदमी ने बेचैनी से कहा, यह बूढ़ा पूछ रहा है तुम कौन हो, बस कह दो तुम कौन हो। म्यू यू। बूढ़े आदमी ने सफेद चोली पहनी थी, बहुत दृढ़ दिखता था और बहुत अधैर्य था। जैसे ही म्यू यू का नाम निकला, बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में तरकश की सी चमक उभरी। गॉड वेनरेबल फोर्थ लेवल। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें झपकाई और कहा, यह ठीक नहीं है, फोर्थ लेवल अंदर नहीं आ सकता। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, कोई आश्चर्य नहीं। बूढ़ा आदमी खुद को बड़बड़ाया। म्यू यू की ओर देख रहा था। वरिष्ठ। क्या आप? म्यू यू ने शिष्टतापूर्ण रूप से कहा, मैं तो मरा हुआ आदमी हूं। बूढ़े आदमी ने कैजुअली कहा, लड़के, क्योंकि तुम यहां हो, तुम और मैं नसीब वाले हैं। यह सुनकर म्यू यू चकित रह गया। ये शब्द इतने नकली लग रहे थे। इस बूढ़े ने अपनी पूरी जिंदगी एक डिवाइन आर्ट का अध्ययन करने में गुजारी है, एक अभेद्य डिवाइन आर्ट। बूढ़ा आदमी मुस्कराया और कहा, मैंने इसका नाम इल्यूजन हेवन आर्ट रखा। बस जैसे ही तुम विरोधी की आत्मा शक्ति की एक रेख पकड़ो, तुम विरोधी की आत्मा शक्ति के आधार पर विरोधी की नकल कर सकते हो। और जब तक कोई तुम्हें किसी बड़े क्षेत्र से पार नहीं कर देता, तुम्हें न पकड़ा जाएगा। ये इल्यूजन हेवन आर्ट अत्यंत शक्तिशाली है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। जैसे ही शब्द गिरे, एक प्राचीन स्क्रॉल अचानक म्यू यू के हाथ में ठूंस दिया गया। इस इल्यूजन हेवन आर्ट को कम मत आंकना, यह बहुत शक्तिशाली है। सोचो, तुम गॉड वेनरेबल फोर्थ लेवल पर हो, बशर्ते विरोधी गॉड वेनरेबल नाइन्थ लेवल से अधिक ना हो। तुम किसी और की नकल उनके नाके नीचे कर सकते हो, बिना किसी दोष के। बेशक अगर तुम गॉड वेनरेबल हो और दूसरी पार्टी रियल्म किंग हो, वे एक नजर में तुम्हारा भेस देख लेंगे। तुम इसे एक इल्यूजन टेक्निक के रूप में समझ सकते हो, पर यह अपने ऊपर प्रयोग की जाने वाली इल्यूजन टेक्निक है, दूसरों की आंखों और जांच को धोखा देने के लिए। यह सुनकर म्यू यू स्तब्ध रह गया। ऐसी डिवाइन आर्ट, यह तो बहुत ही असाधारण है। लड़के, यह तकनीक असाधारण है ना? बूढ़ा आदमी मुस्कराया और कहा, इसे अच्छी तरह अभ्यास करो, और जब तुम यहां अभ्यास कर लोगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आहा। म्यू यू चकित हुआ और कहा, यह ठीक नहीं होगा। वरिष्ठ, मैं क्या? बूढ़े आदमी ने बेपरवाही से म्यू यू के शब्दों को काट दिया। चैप्टर 3072, दी मास्टर ऑफ ह्यूएंशन पैलेस। धीमी गति छोड़ो और बकवास बंद करो। अभी कल्टिवेशन शुरू करो। मैं तुम्हें 10 साल देता हूं। अगर तुम सफल नहीं हुए तो मर जाना, बूढ़े आदमी ने कहा और अपनी हथेली से प्रहार किया। अगले ही पल म्यू यू ने महसूस किया कि दुनिया बदल गई। वो एक पहाड़ी घाटी से घिरा हुआ था। म्यू यू घाटी के भीतर स्थिर खड़ा था, पूरी तरह से खोया हुआ। क्या हो रहा था? म्यू यू वहीं स्तब्ध रह गया। वो सचमुच स्तब्ध था। सीनियर, म्यू यू ने बोलना शुरू किया, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। सीनियर, उसने कई बार पुकारा, पर ऐसा लगा जैसे वहां सिर्फ वही था, कोई और नहीं। उस पल म्यू यू को यकीन हो गया कि वो पुराना एंटिक उसे वही छोड़ गया था। इल्यूजन स्काई आर्ट। अपने हाथ में डिवाइन आर्ट को देखते हुए म्यू यू ने अपने होंठ चाटे। ये कोई कॉम्बैट पावर बढ़ाने वाली डिवाइन आर्ट नहीं थी, लेकिन बेहद मूल्यवान थी। कल्पना करो, एक बार इसे कल्टिवेट कर लेने के बाद इस 9th हेवन वर्ल्ड में 9 सेकंड क्लास शक्तियों में से कोई भी इसे पहचान नहीं सकेगा। किसी और की पहचान का रूप लेना, वो बहुत कुछ कर सकता था। उदाहरण के लिए, कोई नहीं जानता था कि मिंग यिक्शुन मर चुका है। वो पूरी तरह से मिंग यिक्शुन का रूप ले सकता था। हालांकि इसके साथ जोखिम भी थे। इसके अलावा किसी का रूप लेने के लिए कम से कम उस व्यक्ति की आदतों और स्वभाव को कुछ हद तक समझना जरूरी था, नहीं तो हर क्रिया उसे पहचानने वालों के सामने उजागर कर देती। सिर खुजाते हुए म्यू यू ने लाचार होकर कहा, अभी के लिए पहले इसे कल्टिवेट करने पर ध्यान देते हैं। उसी समय बूढ़ा आदमी अभी भी पेड़ के नीचे शांत लेटा हुआ था।
ध्यान से देखने पर उसके सामने पत्थर की मेज पर एक उज्जवल दीपक टिमटिमा रहा था और म्यू यू की आकृति उसी दीपक के भीतर थी। रोशनी टिमटिमाई और म्यू यू पद्मासन में बैठ गया कल्टीवेशन शुरू करते हुए। ये लड़का काफी समझदार है। धीरे से बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया, लेकिन कुछ ही देर बाद बूढ़े आदमी के सामने एक आकृति प्रकट हुई। पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई। वो आकृति फटे कपड़ों में थी और लंबी शर्ट बहुत जर्जर लग रही थी। उसके पीछे एक लंबी तलवार थी जो इंसान जैसी लग रही थी, टूटी फूटी और फटी हुई। वैंग जियांटोंग। उसे देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन वाले हमेशा गायब रहते हो, खासकर तुम वैंग जियांटोंग। जल्दी करो और मुझे वो दो जो तुमने मुझसे वादा किया था। पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई वाकई अधीर है। क्या हमारा हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन दूसरों से किए वादे तोड़ सकता है? वैंग जियांटोंग। यही वैंग जियांटोंग था जिसने कभी ह्यूमन वर्ल्ड में कई शक्तियों को साथ लेकर मेंगजाइमो, ये एक्सुइक्यूआई और अन्य 9 महिलाओं को ले गया था। हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन का वैंग जियांटोंग। इस पल वैंग जियांटोंग हमेशा की तरह ही दिख रहा था, फटा टूटा हुआ, जैसे कोई गंदा भिखारी। लो ये रहा। वैंग जियांटोंग ने अपनी हथेली लहराई और उसके पीछे की टूटी तलवार बूढ़े आदमी के सामने आकर तैरने लगी। क्या ये वही वर्ल्ड आर्टिफैक्ट डिवाइन स्वॉर्ड है जिसे ये जो ने कभी इस्तेमाल किया था? पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई ने अविश्वास से कहा, यह तो बहुत जर्जर है ना? वैंग जियांटोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम तुम्हें धोखा दे सकते हैं? कहना मुश्किल है। पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई ने तिरस्कार से कहा, तुम हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन वाले बहुत रहस्यमय हो। 9th हेवन वर्ल्ड के 9 निषिद्ध क्षेत्रों के पुराने एंटिक्स भी तुमसे कम रहस्यमय है। क्या तुम खुद एक एंटिक नहीं हो? यिन यांग हेवनली पैलेस के हेवनली आर्टिफैक्ट पैलेस के पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई, जो लाखों सालों से जीवित है, यहां कौन नहीं जानता? वैंग जियांटोंग मुस्कुराया और परवाह नहीं की। चलो निकलो निकलो, जो मैंने तुम्हारे लिए करना था वो कर दिया, और जो मुझे चाहिए था वो भी मिल गया। पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई ने अधीरता से कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो। इतनी जल्दी क्यों? वैंग जियांटोंग मुस्कुराया और बोला, काफी समय बाद मिले हैं, थोड़ी बात तो कर लो। सच कहूं, तुम्हारी ये पीढ़ी या तो कैंगलन वर्ल्ड पर शासन करती रहे या फिर मर जाए। आखिर क्यों खुद को इन जगहों में दबा रखा है? पैलेस मास्टर इल्यूजन स्काई, बताओ तो सही, मैं बहुत जिज्ञासु हूं। यह सुनकर इल्यूजन स्काई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन वाले हेवनली सीक्रेट्स मिरर को नियंत्रित करते हो और सब कुछ बिना गलती के गणना करते हो। फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पता? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उल्टा मैं ये जानने में अधिक दिलचस्पी रखता हूं कि इस लड़के में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम्हारा हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन उसे खुश करने में लगा है। ये इल्यूजन स्काई आर्ट तुम यहां तक तैयार हो गई कि मैं उसे ये सिखा दूं? वैंग जियांटोंग मुस्कुराया और बोला, ये लड़का साधारण नहीं है, इसमें अच्छा टैलेंट है। हमारा हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन भले ही संसारों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन प्रतिभाओं को ढूंढना और अगली पीढ़ी को तैयार करना जरूरी है। हाँ, इल्यूजन स्काई ने ध्यान नहीं दिया। स्पष्ट था कि वो इस पर विश्वास नहीं करता। वैंग जियांटोंग कुछ नहीं बोला और वही खड़ा रहा। अभी तक गए नहीं? मुझे इंतजार करना होगा जब तक वो कल्टीवेशन में सफल नहीं हो जाता। वैंग जियांटोंग ने पत्थर की मेज पर रखे दीपक को देखा और मुस्कुराया। वास्तव में यिन यांग हेवनली पैलेस के हेवनली आर्टिफैक्ट पैलेस के पैलेस मास्टर के योग्य हो। ये दीपक निश्चित ही वर्ल्ड आर्टिफैक्ट है ना? ये समय को धीमा कर सकता है। मैं सच में यहां दशकों या सदियों तक उसका इंतजार नहीं करना चाहता। इस दीपक के भीतर 10 साल बाहर के 1 साल के बराबर है। ये इल्यूजन स्काई आर्ट मेरे जीवन भर की साधना का सार है। डोमिनेटर रियल्म से नीचे दूसरों की नकल करना अत्यंत रहस्यमय है। बेशक डोमिनेटर रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स इसे तुरंत पहचान सकते हैं, लेकिन कैंगलन वर्ल्ड में डोमिनेटर रियल्म के कितने लोग हैं? बहुत कम। इस तकनीक के साथ ये अत्यंत रहस्यमय बन जाएगी। इल्यूजन स्काई ने उदासीनता से कहा, अगर तुम्हारे हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन ने ये जो के डिवाइन स्वॉर्ड के बदले में सौदा नहीं किया होता तो मैं इसे उसे देने की परवाह भी नहीं करता। वैंग जियांटोंग मुस्कुराया और परवाह नहीं की, लेकिन उसकी नजर दीपक के भीतर मौजूद म्यू यू पर टिकी रही। इल्यूजन स्काई आर्ट, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें यह मौका पकड़ना होगा और इस 9th हेवन वर्ल्ड को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देना होगा। वैंग जियांटोंग खुद से बड़बड़ाया, वरना 9th हेवन वर्ल्ड के वो बूढ़े प्राचीन लोग बाहर आने को तैयार नहीं होंगे। म्यू यू, तुम ह्यूमन एम्परर और एज्योर एम्परर के पुत्र हो। मुझे विश्वास है कि तुम ये हलचल पैदा कर सकोगे। इल्यूजन स्काई ने देखा कि वैंग जियांटोंग विचारों में खो गया है तो कुछ नहीं बोला। हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन के लोग हमेशा बुरी खबर लाते हैं। यिन यांग हेवनली पैलेस 2 प्राचीन एम्परर्स का डोजो है। हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन भी असंख्य दुनियाओं में प्रथम श्रेणी का है।
दोनों ही नाइन्थ हेवन वर्ल्ड में हैं। सभी एक दूसरे को जानते हैं। इस समय म्यू यू को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। इल्यूजन स्काई आर्ट, किसी और के रूप में छिपना। इसे छिपना कहना दरअसल अपने क्यूआई और ब्लड, रूप और सोल ऑरा को बदलना है। क्यूआई और ब्लड तथा रूप बदलना आसान है, परंतु सोल ऑरा को किसी और के समान बनाना बहुत कठिन है। आखिरकार हर किसी की अपनी विशिष्ट सोल ऑरा होती है। अरबों प्राणियों में लगभग दो एक जैसे नहीं होते। अनुकरण, ये वास्तविक नहीं होता, इसलिए अवश्य ही कुछ कमियां होंगी, और अगर कमियां होंगी तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। उसी स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स शायद नहीं पहचान पाएंगे, पर यदि उनका स्तर ऊंचा हुआ तो इस तरह का छिपा हुआ परिवर्तन पकड़ लिया जाएगा। इस समय म्यू यू ने ध्यानपूर्वक इल्यूजन स्काई आर्ट का परिचय देखा। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। कल्टिवेशन उबाऊ होती है, पर म्यू यू हमेशा अपने स्वभाव को रोकने में सक्षम रहा है। लेकिन इस बार अलग था। अगर वो यहां दशकों तक रुका रहा तो डिवाइन वेनरेबल डोमेन के भीतर की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। इस समय म्यू यू ने एक गहरी सांस ली। शांत रहो, शांत रहो। जितना अधिक तुम अधीर होगे उतनी ही अधिक परेशानी बढ़ेगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा, पर बाहर मूर्ति के पास बाई किंग्यू बेचैन थी। वो अब तक बाहर नहीं आया। क्या उसे कोई परेशानी हुई होगी? बाई किंग्यू और बाकी लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। कमांडर बाय, चिंता मत करें, सीईओ जियान ने इस समय कहा। हम मास्टर म्यू की आत्मा से जुड़े हुए हैं। अगर मास्टर म्यू मर जाते तो हम भी मर जाते। अब जबकि हम दोनों जीवित और स्वस्थ हैं, इसका मतलब है मास्टर म्यू सुरक्षित है। शायद उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्हें उसे आत्मसात करने में समय लग रहा है। अपॉर्चुनिटी, हालांकि ऐसा था, फिर भी बाई किंग्यू का मन शांत नहीं हो रहा था। चैप्टर 3073 मिंग यिक्शुन, यू आर स्टिल अलाइव। साधना का समय तेज भी हो सकता था और धीमा भी। पल भर में 50 साल बीत गए। इन 50 वर्षों में म्यू यू ने न सिर्फ इल्यूजनरी हेवन आर्ट का अभ्यास किया, बल्कि डिवाइन बॉडी ऑफ कैलेमिटी लाइटनिंग के चौथे खंड को भी और अधिक परिष्कृत किया। उसी समय उसकी वज्रा अंडरवर्ल्ड सूत्र की साधना में भी ब्रेक थ्रू हुआ। 9 स्तरों की तपस्या में अब वो चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। आत्मा और शरीर की सतह पर 4 कछुए के खोल जैसे कवच के पैटर्न संघनित किए जा सकते थे। साथ ही यिन यांग ब्लड डिवाइन आर्ट भी दूसरे चरण में पहुंच गई थी, जहां तक इल्यूजनरी हेवन आर्ट की बात थी। इस समय आकाश में म्यू यू खड़ा था। हरे वस्त्रों में, लंबे बाल हवा में लहराते हुए, उसकी आंखों में एक अंधकार की झलक थी। वो म्यू यू नहीं था, वो मिंग यिक्शुन था। इस समय म्यू यू का पूरा शरीर मिंग यिक्शुन जैसा दिख रहा था, यहां तक कि उसकी निकलने वाली ऑरा भी मिंग यिक्शुन जैसी थी। इस क्षण म्यू यू की आंखों में प्रसन्नता की एक हल्की झिलमिलाहट थी। 50 साल से अधिक, और वो सफल हो गया था। उसी समय दीपक के सामने दिलचस्प इल्यूजनरी हेवन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। कितना रोचक युवक है। यिन यांग ब्लड डिवाइन आर्ट वो इनाम था जो 2 महान सम्राटों ने हेवनली पैलेस द्वारा डिवाइन वेनरेबल डोमेन की रक्षा के लिए भेजे गए 7 शीर्ष डिवाइन वेनरेबल विशेषज्ञों को दिया था। ये लड़का वास्तव में इसे साधने में सफल हो गया। डिवाइन बॉडी ऑफ कैलेमिटी लाइटनिंग स्वयं लाइटनिंग एम्परर द्वारा बनाई गई थी। लाइटनिंग एम्परर बहुत पहले मर चुका है, फिर भी ये बच्चा उस बॉडी आर्ट का मंत्र और साधना मार्ग प्राप्त कर उसे भी सिद्ध कर गया। साथ ही एक ऐसी डिवाइन आर्ट भी है जो एक साथ शरीर और आत्मा दोनों को तपाती है, जो वज्रा अंडरवर्ल्ड टॉटस क्लैन से गहराई से जुड़ी प्रतीत होती है। इल्यूजनरी हेवन लगभग देख पा रहा था कि म्यू यू कौन सी 3 डिवाइन आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। वैंग जियांटोंग भी इस समय काफी आश्चर्यचकित था। ह्यूमन एम्परर का पुत्र वास्तव में असाधारण था। सिर्फ डिवाइन बॉडी ऑफ कैलेमिटी लाइटनिंग को साधने की हिम्मत रखना ही एक साहस था। उसे सिद्ध कर लेना उसकी क्षमता का प्रमाण था। वैंग जियांटोंग बुदबुदाया, आखिर ये अच्छा है या बुरा? इल्यूजनरी हेवन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारा हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन उसमें निवेश नहीं कर रहा? क्या तुम उत्तराधिकारी को नहीं तैयार कर रहे? ये व्यक्ति इतनी अच्छी प्रतिभा वाला है, अनगढ़ हीरा है, इसमें अच्छा या बुरा क्या? ये सुनकर वैंग जियांटोंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये मामला यही समाप्त होता है। हमारा लेन देन भी यही खत्म। मैं डिवाइन वेनरेबल डोमेन में अधिक समय नहीं रह सकता। कौन जानता है कि तुम्हारे 2 महान सम्राट क्या सोच रहे हैं? अगर उन्होंने मुझे यही रोक लिया तो हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन मेरे लिए तुमसे विरोध नहीं करेगा। इल्यूजनरी हेवन हंसा, 2 महान सम्राटों के अलावा तुम्हें रोक कौन सकता है, वैंग जियांटोंग? ये सुनकर वैंग जियांटोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। इस समय म्यू यू की आकृति इल्यूजनरी हेवन के सामने प्रकट हुई। धन्यवाद वरिष्ठ,
इस समय मिंग यिक्शुन का रूप धारण किए हुए म्यू यू ने आदरपूर्वक कहा, बस छोटी सी सहायता, बस छोटी सी सहायता। इल्यूजनरी हेवन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब जब तुमने इल्यूजनरी हेवन आर्ट को साध लिया है तो अब यहां से जा सकते हो। जहां तक हमारे बीच के संबंध की बात है, ये यहीं समाप्त होता है। कभी भविष्य में फिर मुलाकात होगी। जैसे ही म्यू यू कुछ कहने वाला था, उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। अगले ही पल वो पहले ही महल के बाहर प्रकट हो चुका था। कौन? इस समय एक चीख गूंजी। हॉल के अंदर से दो शक्तिशाली आभाएं सीधे उसकी ओर आई। म्यू यू ने चेतना संभाली और एक हाथ बढ़ाया। धड़ाम धड़ाम, मन धमाका हुआ और वे दोनों हमले इस क्षण बिखर गए। मिंग यिक्शुन, मिंग यिक्शुन। तुरंत ही दो विस्मित आवाजें गूंजी। सीईओ जियान और क्षु जियाओ दोनों इस समय स्तब्ध रह गए। क्या मिंग यिक्शुन को म्यू यू ने मार नहीं डाला था? तो वो अब अचानक यहां कैसे आ गया? तो फिर म्यू यू कहां है? क्या यह हो सकता है कि मिंग यिक्शुन कभी मरा ही नहीं था? म्यू यू के किसी अवसर को पचाते समय उसने मौका पाकर म्यू यू को मार दिया? नहीं, अगर म्यू यू मर जाता तो वे भी मर जाते। मिंग यिक्शुन, तुम अभी भी जिंदा हो। इस पल एक और चौंकाने वाली आवाज गूंजी। बाई किंगयू इस समय पूरी तरह सतर्क था, सामने खड़े मिंग यिक्शुन को देखते हुए। तीनों ने एक रक्षात्मक गठन बनाया, उसे घेरते हुए। बिल्कुल नहीं मरा, म्यू यू ने सहजता से कहा। म्यू यू को मैंने पहले ही मार दिया। ये सुनते ही बाई किंगयू, सीईओ जियान और क्षु जियाओ सब बेहद तनाव में आ गए। हॉल के बाहर इस समय दो आकृतियां भी झुक कर आईं। वो थे पंगुलिंग और एम्परर का पपेट बॉडी। मिंग यिक्शुन, पंगुलिंग भी इस समय चौंक गया। तुम सच में नहीं मरे? मास्टर म्यू कहाँ है? इस समय कई लोगों ने म्यू यू की ओर देखा, सब सावधानी से उसे घूरते हुए। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, मैं ही म्यू यू हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों स्तब्ध रह गए। वो आवाज म्यू यू की ही थी। क्या हो रहा था? इस समय म्यू यू ने अपनी भेष बदलने की कला हटा दी, अपना असली रूप वापस लाते हुए। इस पल आत्मा की आभा भी बदल गई। ये बाई किंगयू भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो भी इसे देख नहीं सका। मुझे एक डिवाइन आर्ट मिला है जो दूसरों की आभा में बदल सकता है। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, क्या परीक्षा समाप्त हो गई? मैं अंदर 50 साल तक रुका रहा। 50 साल? बाई किंगयू हंस पड़ा और बोला, हम यहां तुम्हारा 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। 5 साल? म्यू यू इस समय काफी हैरान था। क्या बाहर की दुनिया में केवल 5 साल ही बीते थे? वो बूढ़ा चीज झूठ बोल गया। म्यू यू ने धीरे से गाली दी, पत्थर की मूर्ति की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। जो व्यक्ति सीधे इल्यूजनरी हेवन आर्ट उसे दे सकता था, उसे इस तरह की डिवाइन आर्ट की परवाह नहीं होगी। ऐसी डिवाइन आर्ट की परवाह न करने वाला व्यक्ति, उसकी शक्ति निश्चित ही डिवाइन वेनरेबल से अधिक होगी। पहले इस जगह से निकलते हैं। म्यू यू ने कहा, पिछले 5 सालों में बाहर क्या हुआ वो बात करते हैं। बाई किंगयू और बाकी ने सिर हिलाया। वे मूल रूप से यहां म्यू यू का इंतजार कर रहे थे, पर इन 5 वर्षों में वे हर समय यहां नहीं थे। इस दौरान वे बाहर जाकर समाचार भी लेते रहे। कई आकृतियां वहां से निकल गई। मुख्य हॉल में खड़ी मूर्ति, जो पहले स्थिर थी, इस पल धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर वो मूर्ति एक सफेद कपड़ों वाले बूढ़े आदमी में बदल गई, जो इस समय घूम रहा था। इतने लंबे समय तक इंतजार करना इस बूढ़े आदमी के लिए मुश्किल था। पैलेस मास्टर इल्यूजनरी हेवन ने शिकायत की, अपने शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां हिलाते हुए, पर सौभाग्य से अब मेरे पास करने के लिए कुछ है। पैलेस मास्टर इल्यूजनरी हेवन ने अपने हाथ में तलवार को देखा और मुस्कुराया। ये जियाओ द्वारा इस्तेमाल की गई बाउंड्री आर्टिफैक्ट डिवाइन स्वॉर्ड, इसमें बेहद शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति होगी, है ना? चलो इसे अध्ययन करते हैं। शायद इससे मेरे हथियार निर्माण कौशल अगले स्तर तक पहुंच जाए। पैलेस मास्टर इल्यूजनरी हेवन। इस पल एक आकृति वहां प्रकट हुई। नंगोंगे, तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो? क्या इसलिए नहीं कि तुम्हें तुम्हारे हेवनली आर्टिफैक्ट पैलेस में नहीं पाया, इसलिए यहां देखने आया? नंगोंगे इस समय मुस्कुराया। तुम हेवनली फॉर्मेशन पैलेस के पैलेस मास्टर हो, क्या तुम इतने खाली हो? पैलेस मास्टर इल्यूजनरी हेवन बड़बड़ाया। ठीक है, बकवास बंद करो। नंगोंगे ने सीधे कहा, ऊपर से आदेश आया है। डिवाइन वेनरेबल डोमेन, प्रतिबंधों को तोड़ो और पूरी तरह खोल दो। फेक इन यांग हेवनली पैलेस खोलो। सच में? पैलेस मास्टर इल्यूजनरी हेवन ने अनिश्चितता से कहा। दोनों महान सम्राटों ने शुरुआत में इसे खोलने की योजना नहीं बनाई थी। नंगोंग ये मुस्कुराया और बोला, तुम और मैं महान सम्राटों के विचार कैसे समझ सकते हैं? अब समय बर्बाद मत करो। ये डिवाइन वेनरेबल्स अब थोड़े कमजोर हो गए हैं। शायद दोनों महान सम्राटों को ये उबाऊ लग रहा है। अनुमान है कि अगर इस बार इसे खोला गया तो 9th हेवन रियल्म की 9 द्वितीय श्रेणी की शक्तियां निश्चित रूप से लोगों को भेजेंगी।
एम्परर युअन पवेलियन भी नहीं रुकेगा। शायद हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन के लोग भी आएंगे और कुछ रोग कल्टिवेटर्स आदि। पर उन दोनों ने यह भी आदेश दिया है, सुपर डिवाइन वेनरेबल योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुझे अभी भी फॉर्मेशन सेटिंग्स बदलनी होंगी। जैसे ही नंगोंग ये के शब्द समाप्त हुए, उसने अपनी हथेली हिलाई और उसकी आकृति गायब हो गई। अध्याय 3074, 5 वर्षों का परिवर्तन। इल्यूजनरी हेवन का पैलेस मास्टर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फेक हेवन पैलेस के अंदर बहुत से डिवाइन वेपन्स हैं, इन्हें ऐसे ही बांट देना क्या बर्बादी है। कम से कम कुछ गॉड ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स तो इस बूढ़े ने बड़ी मेहनत से बनवाए थे। इल्यूजनरी हेवन का पैलेस मास्टर बड़बड़ाया और उसकी आकृति गायब हो गई। इसी समय म्यू यू और बाइकिंग यू ने यिन यांग सी छोड़ दिया। गॉड वेनरेबल डोमेन का क्षेत्रफल हेवन वेनरेबल डोमेन और अर्थ वेनरेबल डोमेन से बड़ा है। यिन यांग सी पर्याप्त विशाल है, पर गॉड वेनरेबल डोमेन के भीतर यह केवल जमीन का एक कोना है। इस समय कई आकृतियां समुद्र की सतह के ऊपर तेजी से बढ़ रही थी। पिछले 5 वर्षों में गॉड वेनरेबल डोमेन में बहुत से लोग कर गए हैं। बाइकिंग यू म्यू यू को पिछले 5 वर्षों में हुए मामलों के बारे में बता रही थी। हेवन डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन का लैंग टाइंग सिंह, 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन का ले झेंशन, दोनों गॉड वेनरेबल के 6ठे स्तर तक पहुंच गए हैं और यहां की दबावट अब मौजूद नहीं रही। 2 गॉड वेनरेबल्स 6ठे स्तर पर। बाइकिंग यू ने जारी रखा अन्य क्लैंस के प्रतिनिधि व्यक्ति। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन का एक्सयू एनव्यूशन, डायमंड नेदर टॉर्टस क्लैन का मिंगहा, 8 विंग ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन का जियाओ टोंगयांग और स्नोई आइस एप क्लैन की युअन टिंगजू सब गॉड वेनरेबल के 5वें स्तर पर है। कहा जाता है कि झंग फैंगमिंग और शेन वेनहाओ भी गॉड वेनरेबल के 5वें स्तर तक पहुंच गए हैं। बाई किंगयू ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर म्यू यू ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि गॉड वेनरेबल डोमेन में कई परिवर्तन हुए हैं। यह दिलचस्प है। यदि हमेशा एक स्थिर तालाब रहा होता तो अजीब होता। हालांकि तुम गायब रहे 5 वर्षों में गॉड वेनरेबल डोमेन की 9 शक्तियां सब एक ही जगह इकट्ठा हो गई है। कहा माउंट बाउंडलेस। बाई किंगयू ने गंभीरता से कहा जा रहा है कि वे सब कुछ के जन का इंतजार कर रहे हैं। ओ, म्यू यू ने इस समय भौहें चढ़ाई। बाउंडलेस हेवनली ओरिजिन ट्री के जम का इंतजार कर रहे हैं, है ना? ये शब्द निकलते ही सीईओ जियान और क्षु जियाओ भी आश्चर्यचकित हो गए। क्या बाउंडलेस हेवनली ओरिजिन ट्री वाकई यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर मौजूद है? सीईओ जियान खुद से पूछने से रोक न पाया। असल में यहां आने से पहले मैंने अपने सीईओ फैमिली के एक वरिष्ठ से सुना था कि 9 बड़ी शक्तियों ने शायद जिंदा रह सकने वाले यिन यांग ट्विन एम्परर्स का विरोध झेलकर यिन यांग हेवन डोमेन में प्रवेश करने का कारण बाउंडलेस हेवनली ओरिजिन ट्री ही था। सीईओ जियान ने इस समय सच्चाई से कहा, क्या यह सच में मौजूद हो सकता है? यह वाकई मौजूद है। म्यू यू ने सिर हिलाया। यह माउंट बाउंडलेस के भीतर है। म्यू यू ने एक सांस ली और कहा, मुझे जल्दी से गॉड वेनरेबल के 5वें स्तर तक पहुंचना होगा। आखिरकार अगर मुझे मिंग यिक्शुन का इंपर्सोनेट करना है तो 5वें स्तर की ताकत के बिना मैं काफी कन्विंसिंग नहीं होऊंगा। बाई किंगयू की ओर देखते हुए म्यू यू ने फिर पूछा, क्या तुम्हें जेडाइमो, एक्सायन वायु और एक्सवीक्यूआई के बारे में कोई खबर मिली? अब तक नहीं। बाई किंगयू ने सिर हिलाया और कहा, हाल के वर्षों में मैं मूलतः उन्हें ढूंढना चाहती थी। अगर हम सभी साथ होते तो हम इस गॉड वेनरेबल डोमेन में एक जबरदस्त ताकत होते, पर कोई खबर नहीं आई, जो बहुत अजीब है। म्यू यू ने इस समय भौहें चढ़ाई। वैसे तुमने अभी सीईओ फैमिली के एक वरिष्ठ के बारे में क्या कहा? म्यू यू ने सीईओ जियान की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी सीईओ फैमिली तयिन चर्च में बहुत मजबूत है? सीईओ जियान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा नहीं है। तयिन चर्च के भीतर चर्च मास्टर और उसकी पत्नी सबसे ताकतवर है और वे तयिन चर्च के आधे कर्मियों और आधार पर कब्जा रखते हैं। उनके अलावा 7 महान परिवार है। 7 महान परिवार? म्यू यू ने जिज्ञासु होकर पूछा, उनके बारे में बताओ। ठीक है, सीईओ जियान ने जारी रखा, 7 महान परिवार तयिन चर्च के आधार और ताकत का 50% घेरते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मूल रूप से नियंत्रण रखते हैं। उनमें से मिंग फैमिली 30% घेरती है। मिंग फैमिली के पुराने पेट्रियार्क मिंग युअन्यू गॉड वेनरेबल के 9वें स्तर पर है और उनकी शक्ति प्रबल है। बाकी 20% बाकी 6 महान परिवारों के पास है। एक्साई फैमिली, झंग फैमिली, एक्साईएनजी फैमिली, झाई फैमिली और साथ ही सीईओ फैमिली और क्षु फैमिली। यह सुनकर म्यू यू ने सीईओ जियान और क्षु जियाओं की ओर देखा। तो तुम सीईओ फैमिली और क्षु फैमिली के हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने पकड़े हुए दोनों बंदियों को साधारण समझा था। बाई किंगयू मुस्कुराई और बोली, सीईओ जियान और क्षु जियाओ सीईओ फैमिली और क्षु फैमिली के समकालीन प्रतिभाशाली है। क्षु जियाओ कड़वी आवाज में बोला, मास्टर म्यू के सामने हम कुछ भी नहीं है।
म्यू यू ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प। लगता है तयिन चर्च एकरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मिंग फैमिली की ताकत को नष्ट करने का मौका मिला तो तुम्हारे चर्च मास्टर और उसकी पत्नी इसे देखने में प्रसन्न होंगे, है ना? ये सुनकर बाई किंगयू ने सिर हिलाया। वास्तव में हाल के वर्षों में मिंग फैमिली महत्वाकांक्षी हो गया है। सीईओ फैमिली और क्षु फैमिली से संपर्क करके उनकी शक्ति उससे भी बड़ी हो गई जो सीईओ जियान ने कहा था। चर्च मास्टर और उसकी पत्नी भी जल्दबाजी से काम करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे तयिन चर्च की समग्र ताकत प्रभावित होगी। म्यू यू ने सिर हिलाया। दिलचस्प। इस बार करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। एक और बात है, मास्टर म्यू, कृपया लापरवाही न करना। मिंग परिवार के पुराने पेट्रियार्क मिंग युअन्यू अब तयिन चर्च के ग्रैंड एल्डर हैं। तयिन चर्च के भीतर 7 ग्रैंड एल्डर्स हैं, जिन्हें 7 परिवारों की पुरानी पीढ़ी संभालती है और वे विभिन्न मामलों के प्रभारी हैं। एक्साइए परिवार, झंग परिवार, एक्साइएनजी परिवार, झाई परिवार, सीओ परिवार और क्षु परिवार, इन 6 परिवारों के लोग एल्डर के पद पर हैं। मास्टर म्यू, आपने पहले मिंग यिक्शुन को मार दिया था। सौभाग्य से किसी को पता नहीं चला और खबर फैली नहीं। अगर आप उन परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को फिर मारते हैं तो मुझे डर है कि ये आग से खेलने जैसा होगा। यह सुनकर म्यू यू मुस्कराया। आग से खेलना? म्यू यू मुस्कुराकर बोला, तो ये भी मिंग यिक्शुन के शरीर पर आग से खेलना हुआ। क्या मिंग परिवार आपको आकर्षित करने की नहीं सोच रहा था? अगर मैं मिंग यिक्शुन की पहचान में रहकर उन परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को मार दूं, तो क्या वे परिवार मिंग परिवार से नफरत नहीं करेंगे? मिंग परिवार के गठबंधन के बिना वे परिवार कोई हलचल नहीं मचा पाएंगे। उस समय मैं सारा दोष मिंग यिक्शुन पर डाल दूंगा। फिर मैं मिंग यिक्शुन की पहचान में मारा जाऊंगा और दोष किसी दूसरी शक्ति पर डाल दूंगा। यह सुनकर सीईओ जियान और क्षु जियाओ दोनों कांप उठे। म्यू यू ने एक योजना बना ली थी। यह आदमी पहले से ही शक्तिशाली है और ऊपर से इल्यूजनरी हेवन आर्ट के साथ, यहां तक कि गॉड वेनरेबल्स भी नहीं पहचान सकते कि वो म्यू यू है या मिंग यिक्शुन। लोगों को मारना और दोष स्थानांतरित करना, दोनों के दिलों में इस समय ठंडक दौड़ गई। ये डिवाइन आर्ट सच में अद्भुत है। हालांकि ये शक्ति नहीं बढ़ाता, लेकिन इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। सीईओ जियान, क्षु जियाओ, तुम दोनों मिंग यिक्शुन से सबसे अधिक परिचित हो। उसके बारे में सब कुछ मुझे बताओ। जी। रास्ते भर कई आकृतियां साथ चल रही थी और म्यू यू ने खुद को मिंग यिक्शुन के रूप में पूरी तरह भेस में बदल लिया। जैसे जैसे वे बताते गए, म्यू यू धीरे धीरे मिंग यिक्शुन के व्यक्तित्व के बारे में जानने लगा। अहंकारी मिंग यिक्शुन हमेशा मानता था कि वो 9 सेकंड क्लास शक्तियों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके अलावा वो 9th हेवन रियल में रियल्म किंग स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना रखने वाला व्यक्ति था। मिंग यिक्शुन ने कभी अपने अहंकार को नहीं छिपाया। वो सामान्य प्रतिभा वाले लोगों को तुच्छ समझता था। यहां तक कि शक्तिशाली लोगों के सामने भी उसका रवैया वैसा ही रहता था। वो मिंग परिवार की इस पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली था। वो कभी नहीं डरता था। इसके अलावा ये मिंग यिक्शुन नाम का आदमी एक छोटा भाई भी रखता था, मिंग यू। वो भी मिंग परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, पर उसका तेज उसके बड़े भाई की चमक के आगे फीका पड़ गया था। जब दोनों ने विस्तार से बताया तो म्यू यू को बढ़ती स्पष्टता के साथ महसूस हुआ कि मिंग यिक्शुन नाम का यह व्यक्ति कितना मूर्ख था। चैप्टर 3075 शेन वेनहाउस कॉन्फ्लिक्ट। शक्तिशाली प्रतिभा, शक्तिशाली ताकत। मिंग परिवार में वो इस पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली गौरव है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका छोटा भाई भी बहुत सक्षम है, पर उसकी प्रतिभा अपने बड़े भाई की चमक के आगे पूरी तरह दब जाती है। मिंग यिक्शुन को मूर्ख कहना इसलिए है क्योंकि यह आदमी किसी को पसंद ही नहीं करता। जो उससे कमजोर है वे कचरा है, जो उससे शक्तिशाली है वो मानता है कि वो उन्हें जल्दी ही पार कर लेगा, इसलिए वे भी कचरा है। उसकी नजरों में अपने अलावा सभी कचरा है। एक शब्द में कहें तो अहंकार। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा था कि दूसरों को कैसे उकसाऊं, पर अब लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मिंग यिक्शुन एक उदास और झगड़ा न चाहने वाला व्यक्ति होता तो म्यू यू सच में फंस जाता, पर अब लगता है ऐसा नहीं है। ये तो काफी दिलचस्प है। ये आदमी भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं लगता। आने वाले समय में समूह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। म्यू यू फिलहाल वुलिया माउंटेन जाने की जल्दी में नहीं था। वहां के लोग कोई आसान नहीं थे। डिवाइन वेनरेबल डोमेन में कुछ अजीब बदलावों के बाद वास्तव में अब हलचल बढ़ गई थी। चारों दिशाओं से डिवाइन वेनरेबल्स अब एक एक कर मिलने लगे थे। इस समय डिवाइन वेनरेबल डोमेन के भीतर एक पर्वत श्रृंखला के बीच सैकड़ों हजारों आकृतियां वहां एकत्रित थी। ध्यान से देखें तो लगभग आधे मार्शल आर्टिस्ट्स जो डिवाइन वेनरेबल डोमेन में दाखिल हुए थे
यहां आ चुके थे। विभिन्न दल स्पष्ट रूप से विभाजित थे। इस समय एक समूह पिल एम्परर्स मैंशन का था। आगे चलने वाला व्यक्ति झंग फैंगमिंग नहीं था, बल्कि दो ऐसे शिष्य थे जिनकी ऑरा अत्यंत शक्तिशाली थी। जियांग यी, झंग फैंगमिंग, मेंग जाइमो और मियाओ जियान्यू गायब हो गए हैं। अब पिल एम्परर्स मैंशन में हम दोनों की ही चलती है। कमर में तलवार लगाए एक युवक ने हंसते हुए कहा, जेंग यान, ज्यादा खुश मत हो अभी, भले ही हम शक्तिशाली हों। पिल एम्परर्स मैंशन में सबसे ज्यादा द्रव पिल मास्टर्स की होती है। हम कुछ भी नहीं। तुम और मैं दोनों अब डिवाइन वेनरेबल रियल्म के चौथे स्तर पर हैं, और पिल एम्परर्स मैंशन की युवा पीढ़ी में पहले से ही उत्कृष्ट है। हम कई पिल एम्परर के बेटों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन वे लोग पिल रिफाइनिंग जानते हैं। इस पल जियांग यी ने बात को उतनी आशावादी नजर से नहीं देखा जितनी जेंग यान ने। तो क्या हुआ? जेंग यान हंसा और बोला, हमारे मैंशन लॉर्ड शक्तिशाली है, लेकिन वो पिल मास्टर नहीं है। पिल एम्परर्स मैंशन में बहुत से पिल मास्टर्स हैं, और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, वरना पूरा पिल एम्परर्स मैंशन तो लूटा ही जा चुका होता। यह सुनकर जियांग यी ने सिर हिलाया। उसी समय दूसरी ओर दर्जनों लोगों का एक दल था। सबकी कमर में लंबी तलवारें टंगी हुई थी। आगे चलने वाला आदमी लंबी तलवार लिए ऊंचा और सुंदर था, जो सबका ध्यान खींच रहा था। वो था शेन वेनहाओ, डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का प्रमुख शिष्य। कई लोग कहते थे कि शेन वेनहाओ डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के पवेलियन मास्टर शेन एक्सयूसीएंग का बेटा है, पर शेन एक्सयूसीएंग ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, और शेन वेनहाओ ने भी कभी नहीं कहा कि वह डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के पवेलियन मास्टर का बेटा है। ये एक रहस्य था। उस समय शेन वेनहाओ लंबी तलवार लिए भीड़ के सामने खड़ा था, नजरों में शांति, दूर क्षितिज की ओर देखता हुआ। ब्रदर वेन, एक आकृति उसके पास आई, शेन वेनहाओ की ओर देखकर धीरे से बोली, ताओ यी और डब्ल्यू वेनन आ गए हैं। क्या बात है? शेन वेनहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज बेहद सुरीली थी। दो आकृतियां आगे बढ़ी। ब्रदर वेन, ताओ यी ने हाथ जोड़कर कहा, हम यिनयांग सी में म्यू यू और बाइकिंग यू से मिले। क्यूआयर कहाँ है? शेन वेनहाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हमने जूनियर सिस्टर ये एक्सू क्यूआई को नहीं देखा। वो म्यू यू बाइकिंग यू के साथ थी, और हमने कुछ लोगों को डराने के लिए कार्रवाई की जो उस पर वार करना चाहते थे, पर बाद में यिनयांग सी के सी पैलेस में वे दोनों गायब हो गए। जहां तक यिनयांग रिंग लाइफ पर्ल की बात है, हमें कोई जानकारी नहीं मिली। यह सुनकर शेन वेनहाओ ने हल्की भौहें सिकोड़ी। डिवाइन वेनरेबल डोमेन इतना बड़ा है, फिर भी लोगों की संख्या कम है। सिद्धांततः क्यूआयर को ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन में सब जानते थे कि शेन वेनहाओ ये एक्सयूक्यूआई की बहुत परवाह करता है। जिस दिन से ये एक्सयूक्यूआई ने डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन में प्रवेश किया, शेन वेनहाओ उसके प्रति बेहद देखभाल करने वाला था। कभी लोग सोचते थे कि शेन वेनहाओ ये एक्सयूक्यूआई से प्रेम करता है, पर बाद में सबको पता चला कि ये एक्सयूक्यूआई का कोई प्रिय है, नाम म्यू यू। शेन वेनहाओ को भी ये खबर थी। शुरुआत में सबको लगा कि शेन वेनहाओ भी मिंग यिक्शुन की तरह म्यू यू को मारना चाहेगा, पर किसे पता था उसने ऐसा नहीं किया। शेन वेनहाओ अब भी ये एक्सयूक्यूआई के प्रति कोमल था, पर उसने म्यू यू की खबरों पर भी ध्यान देना शुरू किया। बहुत अजीब, जिससे सब उलझन में पड़ गए। ताओ यी और डब्ल्यू वेनन इस समय भी चुप थे। धीरे धीरे शेन वेनहाओ ने ठंडी सांस ली। ये म्यू यू सच में औरतों को अपनी ओर खींचने में माहिर है। उसके लहजे में पूरी जलन भरी हुई थी। डब्ल्यू वेनन ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रदर वेन, क्यों ना हम म्यू यू को ढूंढें और बिना कोई आवाज किए उसे मार दे। गुस्ताखी, शेन वेनहाओ चिल्लाया। उसे क्यों मारना है? अगर हम उसे मार दें तो क्या क्यूआई अपना मन बदलेगी? वो कमीना, पता नहीं उसमें ऐसा क्या अच्छा है कि क्यूआयर उसे पसंद करती है, यहां तक कि उसे दूसरी औरतों के साथ भी रहने दे रही है। ऐसे आदमी को पसंद करना। डब्ल्यू वेनन और ताओ यी इस समय शेन वेनहाओ के विचारों को समझ नहीं पा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? शेन वेनहाओ जैसे म्यू यू से नफरत करता था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वो म्यू यू की मौत नहीं चाहता। अजीब। मेरे अधीन सभी डिसाइपल्स को यहां इकट्ठा करो। इस बार वुलियांग माउंटेन में वुलियांग टैन्युअन ट्री सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और यही हमारी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी, ताओ यी ने फिर कहा। ब्रदर वेन, ले झेंशन और लैंग टाइंगसिंग डिवाइन वेनरेबल रियल्म के 6th लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैंने देखा कि उन पर कोई सप्रेशन नहीं है। हमारे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के बड़े लोग इस बारे में जानते हैं। क्या वे यहां और किसी को नहीं भेज सकते? तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। समाचार पहले ही भेजा जा चुका है। सहायता शायद जल्द ही पहुंच जाएगी। भले ही वे दोनों 6th लेवल तक पहुंच गए हों, मुझे चिंता नहीं। जो बात मुझे चिंतित करती है वो है, क्या
शेन वेनहाउ ने धीरे से कहा, जब से दियुया पवेलियन के लोग डिवाइन वेनरेबल डोमेन में दाखिल हुए हैं, तब से अब तक डिवाइन वेनरेबल डोमेन का कोई भी व्यक्ति एक बार भी दिखाई नहीं दिया और किसी को उनकी स्थिति का पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये लोग यिन यांग हेवन डोमेन में आकर क्या करना चाहते हैं। ये सुनकर बाकी लोगों की नजरें भी हल्की सी हिल गई। अगर शेन वेनहाउ ये बात नहीं कहता तो शायद वे भूल ही जाते कि दियुया पवेलियन भी मौजूद है। लोग कहाँ हैं? शेन वेनहाउ भी मन ही मन हैरान था। ये वाकई बहुत अजीब था। दियुया पवेलियन के लोग जैसे गायब ही हो गए थे। दियुया पवेलियन एक फर्स्ट क्लास शक्ति है कैंगलन वर्ल्ड में, वो भी शीर्ष स्तर की ताकत है। यिन यांग हेवन डोमेन की चीजें शायद उनके लिए थोड़ी आकर्षक हो, लेकिन तीनों डेप्यूटी पवेलियन मास्टर्स के बच्चों को खुद आने की जरूरत नहीं थी, है ना? इसके अलावा अगर वे आए भी तो अब लोग गायब क्यों हैं? ये सच में बहुत विचित्र था। बस वो समझ नहीं पा रहा था, तो उसने सोचना ही छोड़ दिया। इस समय चारों दिशाओं से आए मार्शल आर्टिस्ट्स यहां इकट्ठा हुए थे और वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। सबके सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, अनंत और असीम। हालांकि यह पर्वत श्रृंखला साधारण पर्वतों जैसी नहीं थी। पर्वत श्रृंखला के चारों ओर और 10,000 फीट ऊंचाई तक रोशनी की किरणें चमक रही थी। वो एक अरे था। चैप्टर 3076 वुलियांग माउंटेन, एक विशाल और फैली हुई अरे पूरी माउंटेन रेंज को ढक रही थी, जिससे सभी वहीं रुक गए। असल में गॉडली वेनरेट डोमेन में पहली बार प्रवेश करने पर यह माउंटेन मौजूद नहीं थी। यह केवल कुछ साल पहले अचानक प्रकट हुई। बहुत अजीब, पर यह सभी की खोज में रुचि को नहीं रोक सका। यह जगह एक विशाल वर्ल्ड रखती है जहां माउंटेन रेंजेस लगातार उठते और गिरते हैं, जिसे गॉडली वेनरेट डोमेन का वुलियांग माउंटेन कहा जाता है। इस माउंटेन के बारे में सभी बड़ी शक्तियों को कुछ न कुछ जानकारी है। अतीत में यिन यांग हेवन डोमेन यिन यांग ट्विन एम्परर्स का डाओइस्ट सैंक्टम था। निर्मित यिन यांग हेवनली पैलेस सबसे विशाल था। यिन यांग हेवनली पैलेस वो स्थान था जहां 2 यिन यांग ट्विन एम्परर्स निवास करते थे। वो 2 प्राचीन एम्परर्स का केंद्र था। असल में इस बार सभी का आगमन भी यिन यांग हेवनली पैलेस के लिए है। अगर वे हेवनली पैलेस का स्थान ढूंढ सकते हैं तो वहां अंतहीन डिवाइन ट्रेजर्स, डिवाइन आर्टिफैक्ट्स आदि होंगे। रियल्म किंग तक ब्रेक थ्रू, डोमिनेटर तक पहुंचना, शायद ये कोई समस्या ही नहीं होंगे। पर वो 2 प्राचीन एम्परर्स का डाओइस्ट सैंक्टम है। इसे केवल खोजकर कैसे पाया जा सकता है? इस वुलियांग माउंटेन से मिलना ही अत्यधिक भाग्य माना जाता है। इस समय 6 महान बीस्ट क्लैन्स अपने अपने टॉप गॉडली वेनरेट्स के नेतृत्व में एकत्रित हुए। वुल्फ स्काईवॉक, यहां तुम और मैं सबसे उच्च रियल्म्स में हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे बढ़ेगा। इस समय एक दिल खोलकर हंसी गूंजी। आकृतियां 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन से आई और इस समय ले झेंशन ने बोला। ले झेंशन बलशाली है, सुनहरे बालों वाला, काफी महान और असाधारण दिख रहा है। गॉडली वेनरेट 6th लेवल, यहां मौजूद सबसे उच्च कल्टिवेशन लेवल वाला। उससे दूर नहीं, हेवन डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन का वुल्फ स्काईवॉक, हरे कपड़े पहने, हल्का पीला चेहरा लिए, इस समय हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? प्राकृतिक रूप से हम दोनों गॉडली वेनरेट 6th लेवल को अरे में गैप खोलने और वुलियांग माउंटेन में प्रवेश करने में अग्रणी होना चाहिए। सब यहां इमेजरेबल हेवनली यूएन ट्री के लिए है, पर हमें नहीं पता कि ये ट्री कैसा है या वुलियांग माउंटेन में कहाँ है। चूंकि ऐसा है, हमें यहां पहले मिलकर रिस्ट्रिक्शंस खोलना चाहिए और फिर प्रवेश करना चाहिए। ले झेंशन की बात सुनकर वुल्फ स्काईवॉक ने सिर हिलाया। 6 महान बीस्ट क्लैन्स, ब्लेजिंग फ्लेम डार्क बर्ड क्लैन का एक्सयूएनव्यूशन, वज्रा नेदर टॉर्टस क्लैन का मिंगहा, 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन का जियाओ टोंगयांग, स्नो रीजन आइस एप क्लैन का युअन टिंगजू, ये चारों गॉडली वेनरेट 5th लेवल पर हैं और अगर वे एकजुट हो तो ये एक परेशानी वाली शक्ति होगी। वुल्फ स्काईवॉक समझ गया कि उसने और ले झेंशन ने 6th लेवल में ब्रेक थ्रू किया है और उनकी शक्ति बहुत मजबूत है, पर वे अब पब्लिक क्रिटिसिज्म का लक्ष्य भी बन गए हैं। चूंकि ऐसा है, सबको क्या लगता है? ले झेंशन ने चारों ओर देखा, किसी को आपत्ति नहीं थी। ठीक है, चलो करते हैं। इस समय ले झेंशन की आवाज तेज थी। ले झेंशन, तुम मेरी गैर मौजूदगी में कार्रवाई करना चाहते हो? लगता है कि तुम 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन सच में सोचते हो कि तुम 9th सेलेस्टियल रियल्म के एकमात्र ओवरलॉर्ड हो? एक हल्की आवाज पर तानों के साथ इस समय गूंजी। कुछ आकृतियां धीरे धीरे आई। मिंग यिक्शुन, इस समय आने वाली आकृतियों पर सबकी आंखें केंद्रित हो गई। मिंग यिक्शुन, शेन वेनहाउ ने इस समय हल्का भौहें तानी, न केवल इसलिए कि उसने मिंग यिक्शुन देखा, बल्कि क्योंकि बाई किंग्यू मिंग यिक्शुन के पास क्यों खड़ी थी? क्या ये महिला म्यू यू के साथ नहीं है? स्थिति क्या है? शेन वेनहाउ को इस समय काफी हेडेक हो रहा था। मिंग यिक्शुन,
तुम सबको अकेले इंतजार नहीं करवा सकते, है ना? ले झेंशन ने नाराज होकर कहा। इस समय सभी ने मिंग यिक्शुन की ओर देखा, पर वे थोड़े आश्चर्यचकित थे। गॉडली वेनरेट 5th लेवल, गॉडली वेनरेट डोमेन में दशकों से मिंग यिक्शुन अभी तक गॉडली वेनरेट 6th लेवल तक नहीं पहुंचा। ले झेंशन और वुल्फ स्काईवॉक दोनों 6th लेवल तक पहुंच चुके थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मिंग यिक्शुन पूरे 9th सेलेस्टियल रियल में एक योग्य प्रतिभा है। संकेत है, उसके पास इस पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति का रुतबा है। अब उसे वास्तव में ले झेंशन और वुल्फ स्काईवॉक पीछे छोड़ चुके हैं। मैं क्यों इंतजार करूं? मिंग यिक्शुन इस समय ताना मारा। तुम्हारे साथ क्या तुम इमेजरेबल हेवनली यूएन ट्री प्राप्त कर सकते हो? ये चीज मेरी तयन सेक्ट निश्चित रूप से पाएगी। जैसे ही ये शब्द निकले, कई लोग नाराज महसूस करने लगे। मिंग यिक्शुन, क्या वो बहुत अहंकारी है? झंग फैंगमिंग और शेन वेनहाओ इस समय दोनों भौहें चढ़ाए। उन्होंने मिंग यिक्शुन से निपटा है। आखिरकार 3 बड़े मानव बलों के बीच सहयोग है। वे ये भी जानते हैं कि ये मिंग यिक्शुन अत्यंत अहंकारी है, इसलिए उसके लगभग कोई दोस्त नहीं है। जैसे सीएओ जियान और क्षु जियाओ, वे अनुयायी हैं, पर उन्हें दोस्त नहीं कहा जा सकता। बड़ा भाई, इस समय दर्जनों आकृतियां मिंग यिक्शुन की ओर ओढ़ी। अगुवाई करने वाले युवा के माथे के बीच मिंग यिक्शुन से कुछ समानताएं थी। मिंग यू, मिंग यिक्शुन का छोटा भाई, वो भी एक प्रतिभा। हां, मिंग यिक्शुन ने हल्का सिर हिलाया। और इस समय मिंग यू के पीछे अभी भी कुछ लोग थे। एक्साई युआंगसिंग, झंग व्यूफेंग, एक्साई एनजी चेंगोंग, झाई टियानशेंग, ये 4 भी तैन सेक्ट के समकक्ष है। स्वाभाविक रूप से मिंग यिक्शुन की तुलना में ये 4 वास्तव में पर्याप्त नहीं है। मिंग यिक्शुन ने इन चारों की ओर देखा और उसका रुख भी उदासीन था। इसके लिए चारों जाहिर तौर पर इसके आदी थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मिंग यिक्शुन ने धीरे धीरे मिंग यू की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। बड़ा भाई, क्या हुआ? मिंग यू को मिंग यिक्शुन ऐसे घूरते देखकर उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। दूसरे भाई वास्तव में अच्छा मूड में हो। मुझे यिन यांगसी में लगभग म्यू यू ने मार दिया। दूसरे भाई ने कई वरिष्ठ परिवारों की संतानों को इकट्ठा किया है। लगता है कि तुम्हारे छोटे इरादे हैं। मिंग यिक्शुन ने ताना मारा। यह सुनकर मिंग यू स्तब्ध रह गया और जल्दी से बोला, बड़ा भाई, तुमने गलत समझा। ठीक है, मैं तुम्हारी व्याख्या सुनने के लिए बहुत आलसी हूं। क्या मुझे तुम्हारे विचार पता नहीं है? मिंग यिक्शुन ने ठंडे स्वर में कहा। मूर्ख दूसरे भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि गुट बनाने का कार्य कमजोरों का है। शक्तिशाली को केवल अपनी शक्ति चाहिए। अगर तुम ग्रैंडपा का फेवर भी प्राप्त कर लो, बिना शक्ति के इसका क्या फायदा? मिंग यू जल्दी से बोला, बड़ा भाई, तुमने वास्तव में गलत समझा। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बहुत आलसी हूं। मिंग यिक्शुन ने अधैर्य से कहा। बड़ा भाई ने म्यू यू से लड़ाई की? वो म्यू यू, क्या कहना चाहते हो? मिंग यिक्शुन ने ताना मारा। एक साधारण ट्रिपल रियल्म मुझे मारने के लिए अरे बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। कितनी भी विधियां हों, बेकार है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कमांडर बाय, साइड में बाय किंगयू की ओर देखते हुए मिंग यिक्शुन ने हाथ बढ़ाया और बाय किंगयू की पतली कमर को धीरे से गले लगाया। बाय किंगयू इस समय बचना चाहती थी, पर उसने नहीं बचा। सिर्फ उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। ज्यादा दूर नहीं, शेन वेनहाओ ने यह दृश्य देखकर नीची आवाज में शाप दिया, म्यू यू कचरा। शेन वेनहाओ को सिर दर्द हो रहा था। म्यू यू मर गया। ये एक्सवीक्यूआई का क्या होगा? ये बेवकूफ। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि सही तरीके से छिपकर और अभ्यास करके विरोधी को खोजने से पहले तैयार होना चाहिए? किसे नहीं ढूंढ सकता, पर उसे मिंग यिक्शुन के पास क्यों जाना? वो आदमी किसी भी समय गॉडली वेनरेट 6th लेवल में कदम रख सकता है। ट्रिपल रियल में उसे ढूंढने जाना, क्या ये मृत्यु की चुनौती नहीं है? मूर्ख। शेन वेनहाओ फिर से गाली दिए बिना नहीं रह सका। उसके पास ताओ यी और डब्ल्यू वेनन और भी उलझन में थे। म्यू यू मर गया। क्या इसका मतलब है कि ये एक्सक्यूआई का कोई पति नहीं है? शेन वेनहाओ का मौका नहीं आ रहा है क्या? उसे खुश नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? चैप्टर 3077 मिंग यिक्शुन इज वेरी एरोगेंट। मिंग यिक्शुन, हम यहां तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरी ओर लैंग टाइंगसिंग भी इस समय नाराज था। समय बर्बाद करना? मिंग यिक्शुन ने तिरस्कार से कहा। लैंग टाइंगसिंग, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम गॉड वेनरेट के 6ठे स्तर तक पहुंच गए हो, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो? ऐसा नहीं है कि मैं, मिंग यिक्शुन, गॉड वेनरेट के 6ठे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। बस मैं नहीं चाहता। इसके अलावा भले ही तुम अब गॉड वेनरेट के 6ठे स्तर पर हो, मुझसे सामना करने पर तुम्हारी मौत तय है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां का माहौल कुछ अनिश्चित हो गया। मिंग यिक्शुन बहुत अहंकारी था, पहले की तरह ही अहंकारी। अगर यह पहले होता
तो लैंग टाइंगसिंग मिंग यिक्शुन के सामने झुक जाता। आखिरकार भले ही मिंग यिक्शुन अहंकारी है, वो वास्तव में प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। लेकिन अब स्थिति अलग है। मिंग यिक्शुन अभी भी गॉड वेनरेट के 5वें स्तर पर है, लेकिन लैंग टाइंगसिंग पहले ही गॉड वेनरेट के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। 5वां और 6ठा स्तर, ये रियल्म का अंतर है। मिंग यिक्शुन एक प्रतिभा है, लैंग टाइंगसिंग नहीं है। ऐसा लगता है कि तुमने वास्तविकता को नहीं पहचाना। लैंग टाइंगसिंग का चेहरा इस समय उदासीन था। साथ ही मिंग यिक्शुन बार बार तिरस्कार से हंसता रहा। तुमने वास्तविकता को नहीं पहचाना। लैंग टाइंगसिंग, तुम वास्तव में मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। हम केवल प्रयास करने के बाद ही जान पाएंगे। जैसे ही वो बोलना समाप्त करता है, लैंग टाइंगसिंग इस समय सीधे एक कदम बढ़ाता है और तुरंत हमला करता है। एक मुक्का अंतरिक्ष को फाड़ता हुआ सीधे मिंग यिक्शुन के सामने प्रकट हुआ। मिंग यिक्शुन इस समय भागा नहीं। ब्लड यिन पाम, इस समय एक नीची चीख सुनाई दी। मिंग यिक्शुन की आकृति बाहर निकली और हथेली से प्रहार किया। जैसे ही हथेली का निशान एकत्रित हुआ, वो इस समय ठंडी रक्त जैसी धाराओं की तरह एकत्रित हुआ। एक ही पल में हथेली का निशान लैंग टाइंगसिंग की मुट्ठी से टकराया और फट गया। लैंग टाइंगसिंग की आकृति इस समय रुकी। मिंग यिक्शुन ने तिरस्कार से कहा, इन वर्षों में मैं सुस्त नहीं रहा। मुझे यिन यांग डुअल एम्परर्स की इनहेरिटेंस से एक डिवाइन आर्ट प्राप्त हुई है। ठीक है, आज मैं इसे अभ्यास करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। जैसे ही मिंग यिक्शुन ने कहा, उसके शरीर में सोर्स पावर बढ़ी और एकत्रित हुई। ब्लड यिन हेवनली मून फिंगर, एक बिंदु से उसकी उंगली ने इस समय एक हिंसक शक्ति छोड़ी। यिन यांग ब्लड डिवाइन आर्ट, दूसरा स्तर, हमले के 3 रूप। ब्लड यिन पाम, ब्लड यिन हेवनली मून फिंगर और नेदर यिन सील। ये यिन यांग ब्लड डिवाइन आर्ट का एक और सुधार है। जैसे ही ब्लड यिन हेवनली मून फिंगर छोड़ा गया, एक उंगली का निशान सीधे लैंग टाइंगसिंग पर लगा। लैंग टाइंगसिंग इस समय नीची धिक्कार की और एक कदम आगे बढ़ा। वुल्फ हाउल, ब्रेकिंग थ्रू द वॉइड, दोनों मुट्ठियां एक साथ छोड़ी गई। धमाके के साथ ये फटा। उसके सामने का अंतरिक्ष पूरी तरह से टूट गया। एक विशाल भेड़िया इस समय बाहर आया। उसी क्षण आसपास के लोग रोकने के लिए कदम उठाने लगे। 2 आकृतियां स्पर्श के साथ अलग हो गई। बस इस समय एक चीख सुनाई दी। ले झेंशन की आवाज इस समय तेज थी और उसने दोनों की ओर देखा और चीखा, तुम दोनों, अभी लड़ने का समय नहीं है। तुम माउंट बाउंडलेस में प्रवेश नहीं करना चाहते, लेकिन मैं करता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, लैंग टाइंगसिंग और मिंग यिक्शुन दोनों रुक गए। गॉड वेनरेट का 6ठा स्तर, ठीक ठाक। मिंग यिक्शुन ने तिरस्कार से कहा, हाथ पीछे करके खड़ा रहा और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। लैंग टाइंगसिंग ने उदासीन होकर कहा, मिंग यिक्शुन, माउंट बाउंडलेस के अंदर मुझसे न मिलो। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी चुप हो गए। ऐसा लगता है कि ये दोनों टकराने वाले हैं। हालांकि ऐसा कहा गया, सभी को उस आदमी मिंग यिक्शुन पर फिर से विचार करना पड़ा। बहुत अहंकारी, पहले की तरह ही अहंकारी, लेकिन उसके पास अहंकारी होने की वजह भी है। ले झेंशन ने भी इस समय चुपचाप अपने दिल में आह भरी। कहना पड़ेगा, मिंग यिक्शुन वाकई अद्भुत है। एक 5वें स्तर का गॉड वेनरेट सामान्य 6ठे स्तर के गॉड वेनरेट के खिलाफ इस तरह लड़ सकता है, ये ठीक है। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी लैंग टाइंगसिंग है। वो आदमी भी आसान नहीं है। लेकिन मिंग यिक्शुन ने फिर भी विरोध किया। साथ ही शेन वेनहाओ, झंग फैमिंग और अन्य को भी सिरदर्द हो रहा था। म्यू यू मर चुका है। मिंग यिक्शुन बहुत शक्तिशाली है और उसके पीछे है तयिन सेक्ट का मिंग परिवार। मियाओ जियान्यू, मैंग जाइमो और ये एक्सुक्यूआई की शख्सियत के साथ वे निश्चित रूप से मिंग यिक्शुन को मार देंगे। ये बड़ी परेशानी है। उनके दिल मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। साथ ही वो मिंग यिक्शुन भी स्तब्ध था। मिंग यिक्शुन, वो फिर से थोड़ा और मजबूत हो गया है। ये कमीना, वो कैसे इतना शक्तिशाली हो गया? साथ ही एक्साई युआंगसिंग, झंग व्यूफेंग, एक्साई एनजी चेंगोंग और झाई टियानशिम भी अपने दिलों में कड़वा महसूस कर रहे थे। वे भी तयिन सेक्ट के भीतर प्रतिभाशाली है, शीर्ष स्तर में आते हैं। लेकिन मिंग यिक्शुन की तुलना में वे बहुत पीछे हैं। मिंग यिक्शुन के होने से तयिन सेक्ट के भीतर सब कुछ उनसे संबंधित नहीं रहा। सीईओ जियान और क्षु जियाओ इस समय स्वाभाविक रूप से सहायकों की तरह थे। मिंग यिक्शुन के बगल में मुस्कुराते हुए खड़े थे। इस समय मिंग यिक्शुन की अचानक उपस्थिति से माहौल बहुत बदल गया। अब हर किसी को समझ आ गया, लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन सबसे मजबूत है। मिंग यिक्शुन उनसे कम नहीं है। उसी तरह इसके विपरीत वे विभिन्न पक्षों के 5th लेवल गॉड वेनरेट्स शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अन्य लोग उन्हें ध्यान तक नहीं देते। इस समय इस पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली सभी पक्षों से एक एक कर अपने दिल में मिश्रित भावनाएं महसूस कर रहे थे।
केवल एक व्यक्ति चुपचाप अत्यंत उत्साहित था, म्यू यू। इस समय उसके दिल में केवल एक शब्द था, कमाल, बहुत कमाल। मिंग यिक्शुन की पहचान इस समय मौजूद हजारों लोगों में से किसी ने भी भांप नहीं ली। यह साबित करता है कि उसका छलावा बहुत सफल है। और इसके अलावा मिंग यिक्शुन की पहचान उधार लेकर वो बहुत से लोगों को नाराज करने से नहीं डरता। किस बात का? अब म्यू यू इंतजार नहीं कर सकता कि लैंग टाइंगसिंग अपना दिमाग खोकर उससे आखिरी तक लड़े। गॉड वेनरेट हेवनली स्पिरिट सीड का उपयोग आधार के रूप में कर सुधार करना, 5th लेवल ऑफ गॉड वेनरेट तक पहुंचना। लैंग टाइंगसिंग का सामना करते हुए वो बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर ये आदमी उससे लड़ने की हिम्मत करेगा तो वो उसे मार देगा। दुर्भाग्य से लैंग टाइंगसिंग घबरा गया। इल्यूजन हेवन आर्ट बहुत शक्तिशाली है। एक गॉड वेनरेट को पार किए बिना कोई भी उसकी पहचान नहीं पकड़ सकता। मिंग यिक्शुन की पहचान उपयोगी है। अगला हिस्सा निश्चित रूप से बहुत रोचक होगा। इस समय म्यू यू गंभीरता से इसके इंतजार में था। वो माउंट बाउंडलेस का इंतजार कर रहा था। सभी तरफ के प्रतिभाशालियों को मारकर जब खून नदियों की तरह बहने लगे तब कम से कम सभी पक्षों के योद्धा फूटेंगे, है ना? जहां तक तयीन सेक्ट को परेशानी पहुंचाने की बात है, ये म्यू यू की चिंता नहीं है। और भी भले ही ये परेशानी हो, ये मिंग फैमिली लाइन की परेशानी है। शायद तयीन सेक्ट मास्टर और उसकी पत्नी इस दृश्य को देखकर खुश होंगे। इस समय म्यू यू और भी ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वो बूढ़ा आदमी उसे इल्यूजन हेवन आर्ट देकर शायद वो खुद चाहता था कि वो बड़ी हलचल पैदा करे और इस समुद्र को उथल पुथल कर दे। अन्यथा बिना वजह उसे देना बहुत अजीब होता। ऐसा लगता है कि उसे दूसरों द्वारा चाकू के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बस वो इस चाकू बनकर खुश है। 9 प्रमुख शक्तियां पहले से ही आकार ले चुकी है। यदि 9 प्रमुख शक्तियां हलचल में ना हो, वो कैसे विकसित होकर मजबूत होगा? वो दीव या पवेलियन से कैसे टकरा पाएगा? इन सब के लिए शक्ति आवश्यक है। न केवल उसकी निजी शक्ति बल्कि उसके चारों ओर इकट्ठी हुई शक्ति भी चाहिए। इस समय सभी पक्षों के योद्धा चुप थे। ले झेंशन ने फिर कहा, चूंकि सभी आ गए हैं, चलो मिलकर काम करें और कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही उसने बात खत्म की, इस समय आकृतियां बाहर निकली। 9 पक्षों के 9 शीर्ष योद्धा इस समय एक के बाद एक कार्रवाई में आए, फॉर्मेशन तोड़ने की तैयारी करते हुए। चैप्टर 3078 इन्फिनिट येलो पैलेस, बाउंडलेस माउंटेन। ये एक मैसिव फॉर्मेशन से घिरा हुआ था। हालांकि ये जगह आखिरकार अत्यंत वास्ट थी। भले ही ये फॉर्मेशन से ढका हुआ था, फॉर्मेशन की कवरेज जितनी एक्सटेंसिव होती उतने ही वीक पॉइंट्स होने की संभावना होती। जो लोग इस ट्रायल में भाग ले रहे थे वे सभी विभिन्न ताकतों के प्रतिभाशाली लोग थे, जिनकी स्ट्रेंथ और टैलेंट काफी थी। वहां कई फॉर्मेशन मास्टर्स भी थे। ज्यादा समय नहीं बीता था, उन्होंने फॉर्मेशन का वीक पॉइंट ढूंढ लिया। 9 आकृतियां तुरंत इस समय कार्रवाई में आ गई। इस समय सभी देख सकते थे कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक। लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन, जिन्होंने गॉड वेनरेबल रियल्म के 6th लेवल में कदम रखा था, ने अपनी 6th लेवल सोर्स पावर को अनलीस्ट किया और उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से असाधारण डोमिनेटिंग थी। और उसके बाद था मिंग यिक्शुन, जिसे म्यू यू ने भेष बना रखा था। इस समय मिंग यिक्शुन की सोर्स पावर उसके शरीर में इरप्ट कर रही थी, जो वास्तव में शक्तिशाली थी। सबने महसूस किया कि उनकी शक्ति काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, पर ये तीनों अत्यंत मजबूत ताकत के साथ फूट पड़े। कुछ देर के लिए सबके दिलों में मिक्स्ड फीलिंग्स भर गए। पहले मिंग यिक्शुन में केवल हल्का सा प्रवृत्ति थी कि वो 9th हेवन रियल्म की यंगर जनरेशन का नंबर 1 व्यक्ति होगा। लेकिन अब एक बार जब मिंग यिक्शुन ने 6th लेवल तोड़ दिया तो वो निश्चित रूप से इस पीढ़ी का नंबर 1 बन जाएगा। ये वास्तव में एनविएबल था। बूम! सभी के फियर्स अटैक्स के साथ एक गर्जन इस समय गूंजी। फॉर्मेशन एक कोने में टूट गया। क्षण भर में बाउंडलेस माउंटेन के भीतर से हेवन एंड अर्थ सोर्स पावर की स्टेडी स्ट्रीम फूट पड़ी। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। मिंग यिक्शुन इस समय जोर से चिल्लाया और मुस्कुराया, सब लोग, मैं पहले एक कदम लेता हूं। जैसे ही उसने कहा, मिंग यिक्शुन ने तयीन सेक्ट के दर्जनों डिसाइपल्स का नेतृत्व किया और उसके अंदर गहराई में चला गया। इस समय लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन ने भी ठंडी नाकसानी की और पल भर में बाउंडलेस माउंटेन में घुस गए। मिंग यिक्शुन की अचानक उपस्थिति ने उनकी शोभा चुरा ली। ऐसा व्यक्ति शायद भी घृणास्पद भी था। बस घमंडी और आत्ममुग्ध होना सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बनना है। मिंग यिक्शुन ज्यादा दिन नहीं जिएगा। इस समय उनके आसपास के हजारों लोग सभी ने कार्रवाई की। बस इस बार हर किसी के मन में विभिन्न फीलिंग्स लिंगरिंग थी। साथ ही मिंग यिक्शुन ने तयीन सेक्ट के दर्जनों शिष्यों का नेतृत्व किया। बाई किंग्यू मिंग यिक्शुन के पास थी। उसके चेहरे पर ठंडी नजर थी। सीईओ जियान और क्षु जियाओ
अभी भी पास में अटेंटिव खड़े थे। मिंग यू इस समय अपने बड़े भाई को देख रहा था। भाई, मिंग यू ने कहा, अगर भाई की ताकत बढ़कर गॉड वेनरेबल के 6th लेवल तक पहुंच जाए तो वो निश्चित ही अपने साथी आयु वर्ग में अजय होगा। बस अगर भाई इतने दिखावटी हुए तो मुझे डर है कि ये दूसरों में जलन पैदा करेगा और वे मिलकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमारे खिलाफ मिलकर निपटना? म्यू यू इस समय तिरस्कार से बोला। उन बेकार लोगों के लिए सच कहूं तो भले ही लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन मिल जाए, मुझे डर नहीं। अगर वे दोनों मुझे चुनौती देने की हिम्मत करें तो मैं किसी भी समय 6th लेवल को तोड़ सकता हूं और तुरंत दोनों को मार सकता हूं। तुम जानते हो बाउंडलेस माउंटेन में स्थित बाउंडलेस हेवनली ओरिजिन ट्री का हमारे तइन सेक्ट और हमारे मिंग परिवार के लिए क्या मतलब है। तो इस बार कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी मेरी चुनौती करेगा वो मौत को बुला रहा है। म्यू यू के इस समय के शब्द बहुत एरोगेंट थे। ये मिंग यिक्शुअन ही था, अत्यंत घमंडी। चूंकि म्यू यू ने भेष धारण किया था, वो स्वाभाविक रूप से किसी तरह के डिक्लाइन के संकेत नहीं दिखाता। मिंग यू बोलना बंद कर दिया जब उसने ये सुना। उसका बड़ा भाई हमेशा अहंकारी रहने का आदी था। इसके अलावा उसके पास अहंकारी होने की शक्ति भी थी। नीचे क्या है, एक समूह बाउंडलेस माउंटेन में प्रवेश किया जो लगातार फैली हुई पर्वत श्रृंखला थी, जिसमें घाटियां, चोटियां और बेसिन थे और अंतहीन हरे भरे प्राचीन वृक्ष थे। इस समय एक घाटी के बीच, ऊंचे विशाल पेड़ों के बीच, हल्का सा ऐसा लग रहा था कि महल ऊंचाई पर खड़े हैं। सीईओ जियांग की तेज आंखों ने इस दृश्य को देखा। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, जाओ और देखो। तुरंत ही दर्जनों लोग उतरकर उस घाटी की ओर बढ़े। साथ ही सभी ओर से योद्धाओं ने भी क्रम से, कभी अकेले, कभी कुछ लोगों की टीम में या दर्जनों लोगों की टीम में बाउंडलेस माउंटेन में प्रवेश करना शुरू किया। इस समय सभी सतर्क हो गए। साथ ही एक पर्वत श्रृंखला के बीच एक्सयू एन व्यूशन दर्जनों लोगों का नेतृत्व करते हुए पहाड़ों के बीच से होते हुए अवसर तलाशने लगा। मिंगहा सामने एक टीम भी कुछ तलाश रही थी। दोनों पक्ष मिले और एक दूसरे को रोक दिया। एक्सयू एन व्यूशन, क्या संयोग है। मिंगहा काले कपड़े और काले कवच में था, ईमानदार दिख रहा था और इस समय हल्की मुस्कान के साथ बोला, वास्तव में संयोग है। एक्सयू एन व्यूशन ने मिंगहा को देखा और धीरे कहा, क्या तुम मेरा यहां इंतजार कर रहे हो? मुझे यहां तुम्हारा इंतजार करने की धैर्य नहीं है। मिंगहा भी एक्सयू एन व्यूशन से बात करने के लिए आलसी था। जब हम मिले इसका मतलब है कि हमारी किस्मत जुड़ी है। एक्सयू एन व्यूशन मुस्कुराया और बोला, मिंगहा, क्या तुम और मैं सहयोग करें? अब बाउंडलेस माउंटेन के भीतर लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन सबसे मजबूत है, उसके बाद मिंग यिक्शुअन। अगर हम इनमें से किसी एक से अकेले मिले तो हम उनके विरोधी नहीं हैं। एक्सयू एन व्यूशन ये कहते हुए मिंगहा ने मुंह खोला विरोध करने के लिए, पर कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर काम करें तो हम इन तीनों की किसी भी टीम से नहीं डरेंगे, यहां तक कि हम अभी भी बढ़त में रहेंगे। मिंगहा स्पष्ट रूप से थोड़ा लुभाया गया। एक्सयू एन व्यूशन, तुम अपने छोटे भाई को मारने के लिए भी किसी को भेज सकते हो। तुमसे सहयोग करने में मुझे डर है कि तुम मुझे पीठ में छुरा घूम दोगे। जैसे ही ये शब्द निकले, एक्सयू एन व्यूशन मुस्कुराया और बोला, वो बच्चा एक्सयू एन टाइनलैंग पहले या बाद में मरेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं उसे मारना चाहता हूं ताकि भविष्य में मेरा पेट्रियार्क का पद सुरक्षित रहे। मिंगहा, सच कहूं, भविष्य में वज्रा अंडरवर्ल्ड टर्टल क्लैन का पेट्रियार्क निश्चित रूप से तुम ही हो। मिंगहा, तुम और मैं अगर अब मिलकर काम करें तो दोनों कबीले भविष्य में एक दूसरे को पूरा करेंगे। 9th हेवन रियल में दिव्या पवेलियन के अलावा हमारे 2 प्रमुख कबीले किससे डरेंगे? ये सुनकर मिंगहा की आंखों में हल्की चमक आई। एक्सयू एन व्यूशन की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं थी। हालांकि वास्तव में इस स्तर पर कौन अपनी महत्वाकांक्षा में छोटा है? सहयोग संभव है। मिंगहा ने धीरे कहा, तुम और मैं एक रहस्यमय जगह में प्रवेश करेंगे। पहले एक दूसरे को जानेंगे और देखेंगे कि सभी सच में सहयोग की इच्छा रखते हैं या नहीं। कोई समस्या नहीं। दोनों ने जल्दी ही गठबंधन बना लिया। साथ ही बाकी लोग भी एक एक करके सहयोगी तलाशने लगे, चाहे वो लैंग टाइंग सिंह हो, ले झेंशन हो या मिंग यिक्शुअन हो। वे सभी जो दबाव ला रहे थे वो वास्तव में बहुत अधिक था। एक समय के लिए सभी ने कुछ सहयोगियों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाना शुरू किया। म्यू यू को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। भले ही उसे पता चलता, वो वास्तव में परवाह नहीं करता। उसने झूठ नहीं बोला। गॉड वेनरेबल के 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गॉड वेनरेबल का 6ठा स्तर भी वो डरता नहीं था। गॉड वेनरेबल का 7वां स्तर भी शायद वो लड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं था। अच्छा है कि ये लोग मिलकर आए। अगर वे सभी व्यक्तिगत रूप से बहुत कमजोर होते
तो वे सभी पक्षों को रोक नहीं पाते। अब जब वे मिलकर आए हैं, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाउंडलेस येलो पैलेस। इस समय घाटी में वास्तव में महल थे। एक दूसरे से जुड़कर उन्होंने एक महल परिसर का निर्माण किया और मुख्य द्वार के सामने 4 बड़े अक्षर साफ सुथरे लिखे हुए। लगता है अच्छी जगह है, मिंग यू ने इस समय कहा। भाई, क्या तुम्हें याद है कि ग्रैंडपा ने कभी हमें बताया था कि बाउंडलेस माउंटेन में एक बाउंडलेस गॉड वेनरेबल था, जिसने आधा पैर रियल्म किंग क्षेत्र में रखा था। और बाउंडलेस माउंटेन में 4 महान महल द्वार हैं। बाउंडलेस हेवन पैलेस, बाउंडलेस अर्थ पैलेस, बाउंडलेस मिस्टीरियस पैलेस, बाउंडलेस येलो पैलेस। ये जगह बाउंडलेस येलो पैलेस होनी चाहिए, 4 महान महलों में से एक। म्यू यू ने हेवनली पैलेस गेट की ओर देखा और धीरे कहा, तुम जाओ और इसे खोलो। ये सुनकर मिंग यू स्तब्ध रह गया। अध्याय 3079 जियाओ टोंगयांग सहयोग के बारे में बात करता है। हालांकि उसने मिंग यिक्शुन की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वो हेवनली पैलेस गेट के सामने पहुंच गया। मिंग यू सतर्क था और सोर्स पावर को हेवनली पैलेस गेट के सामने केंद्रित कर रहा था। धीरे धीरे शक्ति बढ़ी। पैलेस गेट में धीरे धीरे दरार दिखी, लेकिन मिंग यिक्शुन की शक्ति हिचकी और दरार बंद हो गई। वो अकेले इस गेट को खोल नहीं सकता था। म्यू यू ने हाथ हिलाया और कहा, एक्साई युआंगसिंग, झंग व्यूफेंग, एक्साई एनजी चेंगोंग, झाई टियानशेंग, तुम चारों आगे बढ़ो और उसकी मदद करो। इस समय 4 आकृतियां उभर आई। ये चारों तयिन सेक्ट के 4 महान परिवारों के समकालीन प्रतिभाशाली थे। सभी गॉड वेनरेबल रियल्म के 4th लेवल पर थे। इस समय ये चारों मिंग यू के साथ एक साथ चले और मिलकर हमला किया। चारों गॉड वेनरेबल्स और मिंग यू मिलकर गेट को धकेलने लगे और विशाल गेट में दरार दिखी। धीरे धीरे दरार बड़ी होती गई और 5 आकृतियां अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सफलता बस एक कदम दूर थी, लेकिन 5 की शक्ति पहले ही सीमा पर पहुंच चुकी थी। इस समय एक ठंडी हाफ सुनाई दी। म्यू यू आगे बढ़ा, अपनी शक्ति इकट्ठा की। धड़ाम के साथ पैलेस गेट आखिरकार पूरी तरह खुल गई। कमांडर मिंग कमाल है। सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने इस समय उसकी तारीफ की। म्यू यू ने मिंग यू और बाकी चारों को देखा और ठंडी आवाज में हंसा, बर्बादी। तुम 5 बाहर पहरा दो, किसी को परेशानी न करने दो। अगर किसी की हिम्मत हुई अंदर घुसने की, तो उन्हें बता देना कि मैं मिंग यिक्शुन अंदर हूं, और जो मरने से डरता नहीं उसका स्वागत है। म्यू यू ने डांटा, हाथ हिलाया और उसके पीछे दर्जनों लोग उसके पीछे चले गए। इस समय मिंग यू और बाकी चारों के चेहरे लाल हो गए। इसी समय दर्जनों लोग एक एक करके पैलेस गेट में प्रवेश कर गए। केवल मिंग यू और बाकी 4 बाहर गेट के बाहर रहे। एक्साई युआंगसिंग ने क्रोधित होकर कहा, मिंग यिक्शुन बहुत हावी है। मिंग यू, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी वो तुम्हें अंदर नहीं आने देता। झंग व्यूफिंग ने भी पास से कहा। मिंग यू इस समय कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। क्या तुम लोग महसूस कर रहे हो? झाई टियानशिंग ने इस समय बड़बड़ाया, मिंग यिक्शुन इस बार बहुत अलग है। हालांकि वो पहले हमें तुच्छ समझता था, पर हमेशा हमें कुछ इज्जत देता था, लेकिन इस बार उसने हमें बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। ये सुनकर बाकी लोग सिर हिलाने लगे। मिंग यू ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैंने सबको नुकसान पहुंचाया। मेरा बड़ा भाई मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तुम पर नहीं। मेरा बड़ा भाई हमेशा मानता रहा कि मैं मिंग यू गुप्त रूप से अपनी शक्ति विकसित कर रहा हूं, गुड बना रहा हूं, और जब वो बेखबर होगा तब उसे बदलना चाहता हूं। मिंग यू ने ये शब्द कहे। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी और वो असहाय दिख रहा था। एक्साई युआंगसिंग, झंग व्यूफेंग और बाकी लोग भी इस समय पछताए हुए दिखे। हालांकि वे जानते थे, पर वे असहाय थे। मिंग यिक्शुन बहुत शक्तिशाली था। उसे गॉड वेनरेबल्स 6ठे स्तर की परवाह भी नहीं थी। वे कुछ ही 4th लेवल के गॉड वेनरेबल रियल्म पर थे, और भले ही वे मिलकर भी लड़े, मिंग यिक्शुन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे पहले छिप सकते थे, लेकिन इस बार इमेजरेबल माउंटेन खुल गया था और अब वे छिप नहीं सकते थे। अगर वे मिंग यिक्शुन का पालन नहीं करेंगे, तो अनुमानित है कि मिंग यिक्शुन उन्हें दुश्मन समझेगा। वे 2, सीईओ जियान और क्षु जियाओ, वाकई सीमाहीन है। एक्साईएनजी चेंगोंग इस समय गाली दी। वे सच में सीईओ फैमिली और क्षु फैमिली की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर एल्डर सीईओ जियान और एल्डर क्षु टियानिंग को पता चलता, तो वे शायद गुस्से में होंगे, है ना? अगर उन्हें पता चले तो क्या होगा? मिंग यू कड़वी मुस्कान के साथ बोला, एल्डर सीईओ जियान और एल्डर क्षु टियानिंग केवल गॉड वेनरेबल रियल्म के 7th लेवल पर है। मिंग यिक्शुन के लिए उन्हें पार करना आसान है। मुझे डर है कि अब सीईओ फैमिली और क्षु फैमिली पहले ही मिंग यिक्शुन के समर्थक बन गए हैं। बाकी लोगों के चेहरे इस समय उदास थे। मिंग यू ने फिर कहा, मैंने सबको फंसाया, तुम्हें मेरे साथ पीड़ा उठानी पड़ी।
तुम क्या बोल रहे हो? एक्साई युआंगसिंग ने तुरंत कहा। मिंग यिक्शुन थोड़े समय के लिए शक्तिशाली हो सकता है, पर क्या वो हमेशा शक्तिशाली रहेगा? है, अगर तुम इतनी पीड़ा में हो तो वो सच में हमेशा शक्तिशाली रह सकता है। एक हल्की हंसी इस समय सुनाई दी। अचानक एक आकृति बाहर आई, काली पोशाक पहने, चेहरे पर अनुभव की झलक, और उसकी आंखें जैसे विषधर सांप की लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जियाओ टोंगयांग। व्यक्ति को देखकर मिंग यू सतर्क हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? इमेजरेबल येलो पैलेस। जियाओ टोंगयांग मुस्कान के साथ बोला। इमेजरेबल येलो पैलेस, इमेजरेबल माउंटेन के 4 महलों में से एक। मिंग यू, तुम्हारा बड़ा भाई लोगों को लेकर अंदर गया, सभी खजाने लूट लिए, और तुम यहां एक कुत्ते की तरह पहरा दे रहे हो। तुम सच में ये क्रोध निगल सकते हो। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुम्हारा धैर्य एक बूढ़े कछुए जैसा है। हल्की हंसी बिना किसी छुपाव के पूरी तरह व्यंग्य से भरी थी। क्या ऐसा है? इस समय मिंग यू की आंखें ठंडी हो गई। जियाओ टोंगयांग, इस बार 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन का प्रमुख प्रतिभाशाली गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर पर उकसाना आसान नहीं था। मिंग यू, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, पता नहीं तुम उसे पकड़ सकते हो या नहीं। जियाओ टोंगयांग ने परवाह नहीं की और कहा, तुम और मैं मिलकर मिंग यिक्शुन को मारें और इस इमेजरेबल येलो पैलेस के खजाने तुम और मैं बराबर बांट लें। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा, अगर नहीं रखते तो मान लो मैंने कुछ नहीं कहा और मैं चला जाऊंगा। जियाओ टोंगयांग इस क्षण हल्के से मुस्कुराया, मिंग यू को देखते हुए। मिंग यिक्शुन को मारे? मिंग यू ने ठंडेपन से हंसते हुए कहा। लैंग टाइंगसिंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम और मैं उसे मार देंगे। मिंग यू, मेरे सामने दिखावा मत करो। जियाओ टोंगयांग मुस्कुराया और बोला, तुम पहले ही गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर को तोड़ चुके हो। दूसरे लोग नहीं देख सकते, लेकिन मेरी 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन के पास कुछ गुप्त तरीके हैं लोगों की शक्ति को देखने के। जैसे ही ये शब्द निकले, एक्साई युआंगसिंग, झंग व्यूफेंग, एक्साई एनजी चेंगोंग और झाई टियानशिंग ने भी मिंग यू की ओर आश्चर्य से देखा। मैं सच में गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। मिंग यू की बात सुनकर जियाओ टोंगयांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। क्या तुम हिम्मत रखते हो? उसने दोबारा मिंग यू से पूछा। जियाओ टोंगयांग इस क्षण जल्दी में नहीं था। मिंग यू ने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध ली और धीरे से कहा, भले ही तुम और मैं दोनों गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर पर हैं, हम मिंग यिक्शुन को नहीं मार सकते। उसकी शक्ति जितनी वह दिखाता है उससे भी ज्यादा भयानक है। अगर मैं शामिल हो जाऊं तो? इस क्षण एक मधुर आवाज गूंजी। एक चमड़े की स्कर्ट पहनी हुई आकर्षक सजावट वाली महिला इस क्षण बाहर आई। युअन टिंगजू। मिंग यू ने इस क्षण आश्चर्य से कहा, तुम्हारे स्नो रीजन आइस एप क्लैन का 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन से कब संबंध हुआ? सबका एक ही लक्ष्य है, तो स्वाभाविक रूप से हम एक साथ आ सकते हैं। यह सुनकर मिंग यू चुप हो गया। मिंग यू। एक्साई युआंगसिंग ने इस क्षण मिंग यू की ओर देखा और कहा, अगर तुम 5वें स्तर पर हो तो तुम बहुत मजबूत हो। अगर हम एकजुट हो जाए तो शायद हम मिंग यिक्शुन को मार भी सकते हैं। वो भी इस क्षण बहुत प्रलोभित था। ईमानदारी से बात करें। एक्साई युआंगसिंग ने इस क्षण कहा, मिंग परिवार निश्चित रूप से भविष्य में मिंग यिक्शुन के कारण तयिन सेक्ट लीडर बन जाएगा, लेकिन अगर वो मर जाए और तुम उसकी जगह ले लो तो भी तुम तयिन सेक्ट के नंबर 1 प्रतिभाशाली रहोगे। भविष्य में तुम सेक्ट लीडर बन सकते हो और हम तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होंगे, और हमारे पीछे की परिवारें भी तुम्हारी मदद बन सकती है। मिंग यू ने दूसरों की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? हम क्यों तैयार नहीं होंगे? झंग व्यूफेंग ने भी इस क्षण धीमी आवाज में चिल्लाया। मिंग यिक्शुन बहुत घमंडी है, उसकी नजरों में उसे हमारी जरूरत ही नहीं, लेकिन तुम अलग हो। एक्साई एनजी चेंगोंग और झाई टियानशिंग ने भी इस क्षण सिर हिलाया। धीरे से उसने एक गहरी सांस ली और मिंग यू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा, मारो मिंग यिक्शुन को। चैप्टर 3080 टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पपेट गार्ड्स। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने चुपचाप राहत की सांस ली। जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू भी उस समय हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये दोनों 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन और स्नो रीजन आइस एप क्लैन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों टॉप नॉच डिवाइन लॉर्ड रियल्म 5th लेवल के विशेषज्ञ हैं, और मिंग यू भी। तीनों मिलकर उन्हें विश्वास नहीं कि वे मिंग यिक्शुन को नहीं मार सकते। अगर ऐसा है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू के होठों के कोने हल्के से उठ गए। मिंग यू भी प्रतिभाशाली है। मिंग यिक्शुन की तुलना में वो कमतर है, पर वो भी एक पीढ़ी को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति है। बस उसकी चमक मिंग यिक्शुन के आगे दब गई है। अब
उसके सामने जो बाधा है उसे हटाने का अवसर है। मिंग यू कैसे उत्साहित नहीं हो सकता? अगर ऐसा है तो चलो चर्चा करें कि मिंग यिक्शुन से कैसे निपटना है। जैसे ही जियाओ टोंगयांग ने कहा, उसके पीछे के पहाड़ों और जंगलों से आकृतियां बाहर आई। ये दृश्य देखकर मिंग यू ने समझा, ये दोनों मिंग यिक्शुन से निपटने का दृढ़ निश्चय रखते हैं। अगर वो असहमत हुआ तो संभव है कि ये दोनों उसे पहले महल के द्वार पर ही मार दे। ओह! इसी समय इमेजरेबल येलो पैलेस के अंदर म्यू यू 40-50 लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए येलो पैलेस के अंदर की ओर बढ़ा। इमेजरेबल हेवनली पैलेस, इमेजरेबल अर्थ पैलेस, इमेजरेबल मिस्टीरियस पैलेस, इमेजरेबल येलो पैलेस। वो सच में इन 4 महान महलों के बारे में कुछ नहीं जानता। लगता है कि 9 सेकंड क्लास फोर्सेस ने पहले लोगों को भेजा और सच में कई अज्ञात रहस्यों का पता लगाया। भले ही उन टॉप एक्सपर्ट्स की ताकत यहां दबाई गई हो, अगर वे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में ध्यान दे तो शायद कुछ भी पता न लगा सके। और अब जब लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन ने 6th लेवल तक ब्रेक थ्रू किया है तो यह किसी हद तक संकेत देता है कि यहां की रियल्म सप्रेशन शायद समाप्त हो गई है। इस स्थिति में शायद मेजर फोर्सेस डिवाइन लॉर्ड रियल्म 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल या 9th लेवल के एक्सपर्ट्स भेजेंगे। उस समय काम करना अब उतना आसान नहीं होगा जितना अब है। भले ही मिंग यिक्शुन एरोगेंट हो, वो डिवाइन लॉर्ड रियल्म 7th लेवल, 8th लेवल या 9th लेवल के लोगों के सामने घमंड नहीं कर सकता, है ना? ये घमंड नहीं होगा बल्कि मूर्खता कहलाएगी। और फिलहाल जो म्यू यू और अधिक चाहता है वो ये है कि अगर हाई लेवल डिवाइन लॉर्ड्स वास्तव में आते हैं तो तयन सेक्ट के हाई लेवल सदस्य भी समय का फायदा उठाएं। एक बैकर और मिंग यिक्शुन की पहचान के साथ वो फिर से एरोगेंट हो सकता है। हालांकि फिलहाल इन बातों पर विचार करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 9 सेकंड क्लास फोर्सेस में कोई भी डिवाइन लॉर्ड रियल्म से ऊपर का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए उसकी पहचान उजागर होने की संभावना कम है। सब लोग फैल जाओ और अपने अपने तरीके से खोज करो। म्यू यू ने उस समय चिल्लाया, कोई भी असामान्यता हो मुझे सूचित करो। हाँ, तुरंत 2-3 लोगों के समूह इमेजरेबल येलो पैलेस के अंदर हर दिशा में फैल गए। म्यू यू, बाइकिंग यू, सीएओ जियान और क्षु जियाओ स्वाभाविक रूप से साथ रहे। मिंग यू ने अपनी ताकत छिपाई है। म्यू यू ने उस समय कहा, वो पहले से ही डिवाइन लॉर्ड रियल्म 5th लेवल पर है, या कहें वो हमेशा से डिवाइन लॉर्ड रियल्म 5th लेवल पर ही था। म्यू यू ने अभी अभी ये खोजा कि जब मिंग यू और अन्य महल के द्वार खोलने के लिए साथ काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मिंग यू पूरी ताकत लगा रहा है, पर वास्तव में वह भी रोक रहा था। जैसे ही उसकी सोर्स पावर प्रकट हुई, उसने महसूस किया कि मिंग यू की सोर्स पावर की तीव्रता उससे कम नहीं थी। क्या गहरी चाल है, बाई किंग यू ने उस समय कहा। वैसे भी वो भी बदकिस्मत है। मिंग यिक्शुन की प्रतिभा बहुत ज्यादा है और वो हमेशा उसे दबाता रहा। मिंग परिवार को मिंग यिक्शुन से बहुत उम्मीदें हैं, पर उनकी कोई परवाह नहीं है। आखिरकार एक टॉप जीनियस हमेशा 2 नॉन टॉप टियर जीनियस से बेहतर होता है। म्यू यू ने धीरे कहा, अगर ऐसा है तो दोनों पियरलेस जीनियस को खत्म कर दो। तयन सेक्ट के अंदर सेक्ट लीडर और मैडम तुम्हें बहुत उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं। म्यू यू ने बाइकिंग यू की ओर देखा और मुस्कुराया। सीएओ जियान और क्षु जियाओं की मदद से भविष्य में तयन सेक्ट लीडर को हराना कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर बाइकिंग यू ने सिर हिलाया। पहले उसके पास कोई विचार नहीं था, पर अब म्यू यू 9th हेवन रियल में है। अगर कुछ होता है तो वो केवल तयन सेक्ट के मून गॉड गार्ड्स की कमांडर है और उसकी सारी शक्ति सेक्ट लीडर और मैडम से मिली है। संकट के समय अपने अलावा वो म्यू यू की मदद नहीं कर सकती। हम निश्चित रूप से सतर्क रहेंगे। सीईओ जियान ने भी उस समय अपनी दृढ़ता दिखाई। मास्टर म्यू, निश्चिंत रहें, अगर कमांडर बाय तयन सेक्ट लीडर की उत्तराधिकारी बनी तो भविष्य में सीईओ परिवार और क्षु परिवार निश्चित रूप से कमांडर बाय का समर्थन करेंगे। म्यू यू ने सिर हिलाया। उसे अब इन बातों पर विचार करना था। अगर दिव्या पवेलियन के साथ सच में लाइफ एंड डेथ बैटल हो तो 9th हेवन रियल में 9 सेकंड क्लास फोर्सेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फोर्सेस 9th हेवन रियल में लाखों वर्षों से मौजूद है और उनकी नींव बेहद गहरी है। ऐसी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तयन सेक्ट में बाय किंगयू के सामने आने वाली बाधाएं केवल 7 बड़े परिवारों तक सीमित है। इस बार उन्हें एक साथ समाप्त कर देना शायद बुरा विचार नहीं होगा। कमांडर मिंग, इस समय 2 आकृतियां जल्दी से आई और हाथ जोड़कर बोली, हमने यहां एक महल खोजा है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है और हम अंदर नहीं जा सकते। म्यू यू ने इस समय सिर हिलाया। मुझे वहां ले चलो। कई आकृतियां महल की ओर बढ़ी। महल के सामने पहुंचकर रोशनी की किरणें इकट्ठा हो गई। एक के बाद एक अरे पैटर्न्स इस समय संगठित हुए। म्यू यू ने मुख्य हॉल की ओर देखते हुए हल्का सा भौहें चढ़ाई। फॉर्मेशन। मिंग यिक्शुन को फॉर्मेशंस नहीं आती। इस समय म्यू यू थोड़ी देर सोचने लगा।
तुम लोग पहले दूसरे स्थानों को देखो, मैं यहां इसे तोड़ने का तरीका ढूंढता हूं। उन लोगों को भेजने के बाद म्यू यू आगे बढ़ा। उसकी हथेलियों के बीच अरे पैटर्न्स संघनित हुए। ये एक टॉप नॉच सुप्रीम डिवाइन फॉर्मेशन है। तुम इसे तोड़ सकते हो? मैं कर सकता हूं। म्यू यू अब 10 लाखों अरे पैटर्न्स संघनित कर सकता था और दिमाग में जमा हजारों अरे डायग्राम्स उसके लिए महत्वपूर्ण थे। इस समय अरे पैटर्न्स संघनित हुए और म्यू यू का पूरा शरीर जमा हुई सोर्स पावर से भर गया। एक के बाद एक अरे पैटर्न्स हाथ जैसी आकृतियों में बदल गए और मुख्य हॉल के सामने की ओर भागे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। धीरे धीरे म्यू यू ने महसूस किया कि मुख्य हॉल का अरे डायग्राम उसकी इच्छा के अनुसार बह रहा है। धीरे धीरे एक एक अरे पैटर्न डेसिफर हो गया। मुख्य हॉल के दरवाजे चरमराए और धीरे धीरे खुलने लगे। एक प्राचीन धूल भरी आभा फैल गई। इस समय म्यू यू अत्यंत सतर्क था और मुख्य हॉल में कदम रखा। विशाल हॉल कम से कम इस समय कई हजार वर्ग मीटर का था। जेड पिलर्स इस समय हल्की रोशनी दे रहे थे। चारों ओर देखने पर हॉल स्टैचूज से भरा हुआ था। नहीं, वे पपेट्स थे। ये दृश्य देखकर सीईओ जियान और क्षु जियाओं को निराशा हुई। वे सोच रहे थे कि इतनी सावधानी से संरक्षित चीज कोई ट्रेजर होगी। हालांकि ये दृश्य देखकर म्यू यू उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। डिवाइन लॉर्ड पपेट गार्ड्स। इस समय म्यू यू के होठों के कोने हल्का सा उठे। कितने? 10,000। 10,000 डिवाइन लॉर्ड पपेट गार्ड्स। ये किस तरह की अवधारणा है? भयानक। पहले उसने लगभग 2,500 ही इकट्ठे किए थे। अब यहां और 10,000 डिवाइन लॉर्ड स्तर के 12,500 से अधिक पपेट वॉरियर्स। ये किस तरह की अवधारणा है? मुख्य सेकंड क्लास शक्तियों के भीतर केवल 10,000 से थोड़ा अधिक डिवाइन लॉर्ड लेवल पपेट वॉरियर्स मौजूद हैं। अब उसके पास पपेट्स हैं जो उनके समकक्ष है। इस समय म्यू यू ने स्वाभाविक रूप से कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सभी को इकट्ठा कर लिया। क्षु जियाओ और सीईओ जियान उलझन में थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। म्यू यू के रहस्य पहले ही पर्याप्त थे। इस समय म्यू यू का दिल वास्तव में शांत नहीं हो रहा था। 10,000 से अधिक डिवाइन लॉर्ड लेवल पपेट गार्ड्स। उसे नहीं पता कि अपनी वर्तमान वर्ल्ड ट्री की नियंत्रण क्षमता से क्या वह इन सभी डिवाइन लॉर्ड पपेट गार्ड्स को सक्रिय कर सकता है। अगर कर सकता है तो इस 9th हेवन रियल्म के भीतर वो यहां तक कि सेकंड क्लास शक्तियों को भी चुनौती दे सकता है। चैप्टर 3081 आइलैंड हॉल। सभी गॉडली वेनरेट पपेट गार्ड्स को इकट्ठा करने के बाद कुछ खाली लगने लगी। म्यू यू और बाकी लोग नहीं गए। हॉल की गहराई में पहुंचकर इस समय कई आर्म चेयर्स यहां रखी थी, एक साथ इकट्ठी, और आर्म चेयर्स के बीच एक साधारण वुडन टेबल। वुडन टेबल पर कई एंशिएंट बुक्स बेतरतीब फैली हुई थी। म्यू यू ने कैजुअली कुछ एंशिएंट बुक्स उठाए। कवर पर धूल की परत थी, पर कुछ बड़े अक्षर। म्यू यू ने बस एक नजर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गई। ग्रेट सीलिंग हेवन गॉड पाम, माउंटेन क्रशिंग स्वॉर्ड गॉड आर्ट, वाइंड एंड थंडर गॉडली सनफेस्ट। कई बुक्स पर गॉडली टेक्निक्स के नाम लिखे थे, पर ऐसा लगता था कि उनमें केवल एक स्टांस था। इस समय म्यू यू ने पहली किताब खोली, ग्रेट सीलिंग हेवन गॉड पाम। अगले ही पल लगभग अनकंट्रोलेबली म्यू यू के मन में सोर्स पावर की स्ट्रैंड्स घूमने लगी। पावर कॉम्बिनेशन का तरीका म्यू यू के मन में प्रवेश किया। सटीक कहें तो ये म्यू यू की आत्मा पर इम्प्रिंट हो गया। इस समय बाइकिंग यू और बाकी लोग केवल ये देख सकते थे कि जब म्यू यू ने कवर खोला, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, और जैसे ही म्यू यू पन्ने पलटता गया, पन्नों पर लिखे शब्द धीरे धीरे गायब हो गए। ये दृश्य अत्यंत अजीब था। जल्द ही म्यू यू ने अपनी आंखें खोली। एक गोल्डन लाइट चमकी। क्या हुआ? बाई किंगयू ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सीख लिया। म्यू यू इस समय थोड़े बेहोश थे। सीख लिया? क्या सीखा? बाकी लोग भी एक पल के लिए पजल थे, पर धीरे धीरे जब उन्होंने टेबल पर मार्शल टेक्निक्स देखी, सब समझ गए। ये कैसे हो सकता है? सीईओ जियान ने कहा, थोड़े इनकॉम्प्रिहेंसिबली। मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूं। म्यू यू ने इस समय दूसरी किताब देखी, माउंटेन क्रशिंग स्वॉर्ड गॉड आर्ट। कवर खोला। एक पल में अभी अभी का दृश्य दोहराया गया। जल्द ही म्यू यू फिर जाग गया। फिर से सीख लिया? हाँ, म्यू यू ने सरप्राइज में कहा। ऐसा लगता है जैसे मैं इस पाथ में 10,000 साल से इमर्स्ड हूं। बाकी 3 बुक्स को देखकर म्यू यू ने कहा, तुम तीनों एक एक ले लो। बाई किंगयू ने सिर हिलाया और कहा, सेक्ट मास्टर और मैडम ने मेरे लिए एक सेट ऑफ रियल्म कल्टिवेशन गॉडली टेक्निक्स बनाई है जो मेरे ब्लड लाइन को स्टिम्युलेट करने में सहायक है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दे देती हूं। म्यू यू की शक्ति पहले से ही पावरफुल थी। जितनी ज्यादा मार्शल टेक्निक्स, लड़ाई में उतना ही हैंडी। म्यू यू ने इसे सुनकर सिर हिलाया। सीईओ जियान
और क्षु जियाओ दिल से ईर्ष्या कर रहे थे। बाई किंगयू ताइन सेक्ट में केवल 1000 साल रही थी, पर वो मून गॉड गार्ड्स की कमांडर बन गई थी। उनमें अधिक कल्टिवेशन सेक्ट मास्टर्स वाइफ की थी। सेक्ट मास्टर और मैडम दोनों टॉप नॉच गॉडली वेनरेट रियल 9th लेवल एक्सपर्ट्स थे। ताइन सेक्ट में उनके शब्दों का बड़ा वेट था। मिंग फैमिली शक्तिशाली थी, पर सेक्ट मास्टर और मैडम के सामने उन्हें भी भारी दबाव था। अन्यथा मिंग फैमिली को अब एल्डर्स और फैमिलीज के साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं होती। सबने देखा कि बाई किंगयू को कितना महत्व दिया गया है, और मिंग फैमिली चाहती थी कि मिंग यिक्शुअन बाई किंगयू को पकड़कर अपनी ताकत बढ़ाए। अगर मिंग फैमिली के पास बाई किंगयू है तो भविष्य में यिन ज़ीफू अकेले सेक्ट मास्टर्स लिनियज का भार नहीं उठा पाएगा। पर शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, म्यू यू जो गॉडली वेनरेट रियल्म 3rd लेवल पर था, मिंग यिक्शुअन को मार सकता था, जो गॉडली वेनरेट रियल्म 5th लेवल या सही कहें तो गॉडली वेनरेट रियल्म 6th लेवल पर था। म्यू यू ने बाकी 2 गॉडली टेक्निक्स सीएओ जियान और क्षु जियाओ को दे दी। तुम तुरंत सीख सकते हो। तुम दोनों भी गॉडली वेनरेट रियल्म 4th लेवल पर हो। इस बार उन कुछ जीनियसेस को खत्म करने के लिए तुम दोनों ताइन सेक्ट में सबसे मजबूत हो। मैंने तुम्हें लिया सिर्फ तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेनिफिट्स दिलाने के लिए भी। हाँ, समझ गए। क्षु जियाओ और सीएओ जियान ने इस समय सिर हिलाया। अंत में म्यू यू ने खुद वाइंड एंड थंडर गॉडली सनफिस्ट को एब्जॉर्ब किया। इन तीनों गॉडली टेक्निक्स में सटीक कहें तो प्रत्येक में केवल एक ही मूव था, पर उनमें पावर इतनी थी कि म्यू यू ने सोचा। इस समय क्षु जियाओ और सीएओ जियान ने भी एक एक गॉडली टेक्निक एब्जॉर्ब की। ये अनुभव सच में अद्भुत था। दोनों गॉडली वेनरेट रियल्म 4th लेवल में थे, पर इस छोटे समय में कॉम्बैट ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिले थे। इस तरह गॉडली टेक्निक को कंट्रोल करना उनकी एक्सप्लोसिवनेस को निश्चित रूप से बढ़ा देगा। हॉल खाली हो गई। चलो बाकी जगह देखते हैं, म्यू यू ने इस समय कहा। म्यू यू सुनिश्चित नहीं था कि इस इमेजरेबल येलो पैलेस में और कुछ है या नहीं, पर अब ऐसा लग रहा था कि ये 10s of thousands गॉडली वेनरेट पपेट गार्ड्स उसके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर थे। रिपोर्ट। अचानक इस समय एक आकृति हॉल में दौड़ी। कमांडर मिंग, कुछ बुरा हुआ है। मिंग यू जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू द्वारा घिरा हुआ है। वो कहाँ है? सीईओ जियान ने तुरंत पूछा जब उसने सुना। इमेजरेबल येलो पैलेस के ठीक बाहर मिंग यू ने उन्हें रोका, पर रुकावट हुई। जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू अब भीतर घुसने वाले हैं। म्यू यू ने ठंडी नाक से फूका और कहा, क्या बड़ी हिम्मत है जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू। लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन इतनी अभिमानी नहीं हो सकते। डागा। अचानक हॉल के बाहर एक आकृति क्रैश हुई। पूरे इमेजरेबल येलो पैलेस में अनकंट्रोल्ड हंसी की एक ध्वनि गूंजी। मिंग यिक्शुअन, बाहर आओ और मर जाओ। मैं जियाओ टोंगयांग आज तुम्हें जरूर मारूंगा। ये चीख तुरंत ताइन सेक्ट के सभी दिशा से आए शिष्यों का ध्यान खींच गई। बड़ा भाई। हॉल में जो आकृति गिरकर आई थी इस समय एक नीची आवाज में चिल्लाई। ये मिंग यू था। इस समय मिंग यू ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ था और पूरी व्यक्ति बहुत अस्त व्यस्त दिख रही थी। अव्यवस्थित ऑरा को छोड़ दे, ये जो भावना लोगों को देती थी, ऐसा था मानो उन्हें अचानक हमला किया गया हो। क्या हो रहा है? म्यू यू इस समय चिल्लाया। ये जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू है। मिंग यू ने इस समय कहा। ये दोनों पहले कह रहे थे कि वे मेरे साथ मिलकर तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं मूलतः बस सहमति देने का नाटक कर रहा था। किसने सोचा था कि उन्होंने मेरी नाटक को भांप लिया और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू दोनों गॉडली वेनरेट रियल्म 5th लेवल पर हैं। मैं, क्या बड़ी हिम्मत है। म्यू यू ने इस समय गुस्से में चिल्लाया और उसकी ऑरा फूट पड़ी। गॉडली वेनरेट रियल्म 5th लेवल की शक्तिशाली ऑरा ने मिंग यू की आकृति को झकझोर दिया और अस्थिर कर दिया। अगर ऐसा है तो उन्हें मार दो। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू ने कदम बढ़ाया। इस समय हॉल के बाहर दर्जनों आकृतियां इस समय प्रकट हुई। 2 अग्रणी आकृतियों की ऑरा अत्यंत शक्तिशाली थी, जियाओ टोंगयांग, युअन टिंगजू, और इस समय जियाओ टोंगयांग हाथ में एक व्यक्ति भी ले जा रहा था। वो था झाई टियानशेंग। झाई टियानशेंग इस समय और भी दयनीय लग रहा था। साथ ही एक्साई युआंग सिंह, झंग व्यूफेंग और एक्साई चेंगोंग भी कई लोगों द्वारा उलझे हुए थे और असंतुलित दिख रहे थे। म्यू यू की आंखें उदासीन थी। जियाओ टोंगयांग, युअन टिंगजू, तुम सच में बड़ी हिम्मत वाले हो। म्यू यू ने चारों ओर देखा। लगभग 40 या 50 ताइन सेक्ट के शिष्य इस जगह में प्रवेश कर चुके थे और अब उनके दोनों तरफ लगभग 20 लोग प्रकट हुए। युअन टिंगजू और जियाओ टोंगयांग को 2 कुलों के 70 या 80 गॉडली वेनरेट रियल्म योद्धाओं ने घेर रखा था। दृश्य बहुत आशाजनक नहीं लग रहा था। बड़ा भाई, पहले हम पीछे हटें,
मिंग यू ने इस समय हांफते हुए कहा, उनके पास अधिक लोग हैं। बड़ा भाई, तुम अकेले बहुत शक्तिशाली हो, पर उनके पास बहुत अधिक लोग हैं। यह सुनकर म्यू यू ने अपनी भौहें उठाई। पीछे हटना, सिर्फ इन दोनों के साथ कचरा मुझे मारने की कोशिश करना, यह संभव नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू ने कदम बढ़ाया और उसका मोमेंटम फूला। पर इस समय अचानक एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। चैप्टर 3082, आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग। मिंग यू, जो म्यू यू के पास खड़ा था, उसकी आंखों में एक उग्रता चमकी। एक पल में मिंग यू का पूरा शरीर हत्यारे के इरादों से भर गया। एक खंजर हल्की रोशनी छोड़ता हुआ, अंधेरा और डरावना, इस समय सीधे म्यू यू की ओर छुरा मारने लगा। ली बाय किंग यू ने केवल एक शब्द कहा। अचानक एक और बदलाव हुआ। म्यू यू की मूल मुक्का, जो सीधे आगे की ओर था, अचानक बहुत तेज गति से लौट गया, मिंग यू के सीने में सीधे घुस गया। बैंग! एक दबा हुआ चटकने की आवाज गूंजी। मिंग यू के पूरे सीने में खून से भरा छेद फट गया। म्यू यू, हत्यारे ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी दूसरी हथेली ने सीधे सोर्स पावर छोड़ते हुए मिंग यू के हाथ को पकड़ लिया और वापस छुरा मारा। खंजर सीधे मिंग यू की गर्दन में घुस गया। ताजा खून फूट पड़ा और बहने लगा। मिंग यू का शरीर कांपने और सिकुड़ने लगा। जहर! इस समय सीईओ जियान और क्षू जियाओ भी ठंडी पसीने में चौंक गए। अगर म्यू यू मर गया तो वे भी मर जाएंगे। क्यों? क्या तुम जानते थे कि मैं? म्यू यू ने इस समय ठोकर मारी। अच्छे भाई, अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो थोड़ी देर और रुकते। पहला, तुम गॉड रियल्म के चौथे स्तर पर नहीं हो, बल्कि 5वें स्तर पर हो। जैसा तुमने कहा, जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू तुम्हें चुपचाप गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकते थे। तुम्हें थोड़ी शोर करनी चाहिए थी। दूसरा, मैंने 40 से 50 लोग बुलाए, लेकिन केवल आधे आए। बाकी आधे मेरे प्रति वफादार नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति है। म्यू यू ने इस समय एक्साई युआंग सिंह, झंग व्यूफेंग, एक्साई एनजी चेंगोंग और झाई टियानशिंग की ओर इशारा किया। क्या तुम अभी भी दिखावा करोगे? म्यू यू ने तिरस्कार से कहा। इस समय चारों आकृतियां भी रुक गई और 20 से अधिक लोग आसपास प्रकट हुए। ये 20 से अधिक लोग जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू और अन्य के साथ शामिल हो गए। सामने लगभग 100 लोग थे। मिंग यू की आंखें इस समय सुस्त थी। मिंग यिक्शुन ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। तयन सेक्ट के शिष्यों ने जो ये दृश्य देखा, वे और भी चौंक गए। भाई, एक दूसरे को मार रहे हैं। मिंग यिक्शुन, तुम्हारा दिल इतना क्रूर है, अपने भाई को भी मारने तक की हिम्मत। एक्साई युआंगसे ने इस समय डरते हुए कहा, तुम अभी भी उसका पालन करने की हिम्मत रखते हो? शायद किसी दिन वो तुम्हें भी मार देगा। यह सुनकर म्यू यू ने तिरस्कार से कहा, मैं क्रूर? मिंग यू ने मुझे मारने के लिए चाकू उठाया। अगर मैं क्रूर नहीं होता तो मैं, मिंग यिक्शुन, अब मर चुका होता। एक्साई युआंग सिंह, आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से मारूंगा। तुम विश्वासघाती गंदे हो। मुझे मारना तयन सेक्ट के खिलाफ विश्वासघात है। तुम तयन सेक्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। एक्साई युआंग सिंह ने पागलों की तरह कहा, मिंग परिवार के छिपे इरादे हैं, पूरी तयन सेक्ट में कौन नहीं जानता? मिंग यिक्शुन, तुम्हारा मिंग परिवार सेक्ट मास्टर और उसकी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा है? म्यू यू ने तिरस्कार से कहा। अफसोस, तुम वो दृश्य नहीं देख पाओगे। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू की आंखों में हत्यारे का इरादा चमक उठा। तयन सेक्ट के शिष्यों, दुश्मन को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू ने नेतृत्व करते हुए सीधे एक्साई युआंग सिंह की ओर दौड़ लगाई। ये दृश्य देखकर एक्साई युआंग सिंह का चेहरा पीला हो गया। मिंग यिक्शुन का सामना करते हुए उसने अनुमान लगाया कि एक ही चाल में उसे नियंत्रित किया जाएगा। जियाओ टोंगयांग तुरंत इस समय दौड़ा और म्यू यू को रोका। साथ ही सीईओ जियान, क्षू जियाओ और अन्य भी एक एक करके दौड़े। बूम! सभी बाउंडलेस येलो पैलेस में अचानक शक्तिशाली सोर्स पावर की हलचल उभरी। इस समय म्यू यू की आंखों में तिरस्कार की झलक थी। ब्लड यिन पाम, एक हथेली से प्रहार करते हुए शक्तिशाली क्युआई और रक्त, जिसमें डरावनी हलचल थी, प्रकट हुई। जियाओ टोंगयांग का चेहरा ठंडा हो गया और हथेली प्रहार के साथ हथेली का क्युआई ठंडी जहर भरी माया के साथ चला। 8 विंग ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन। सर्पेंट क्लैन की एक शक्तिशाली जाति होने के नाते उन्होंने कई वर्षों तक 9th हेवन रियल्म पर हावी रहते हुए जहर के उपयोग पर अनुसंधान किया। तीसरे दर्जे का हमला। म्यू यू ने तिरस्कार से कहा, ब्लड यिन हेवनली मून फिंगर, एक उंगली की ओर इशारा किया। फिंगर वाइंड इस समय हवा को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। स्ट्रैंड्स ऑफ पावर इस समय जारी हुए। फिंगर वाइंड ने जहर भरी माया की परवाह किए बिना सीधे प्रहार किया। जियाओ टोंगयांग का चेहरा बदल गया
और उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई। म्यू यू ने इस समय तिरस्कार से पीछा किया। नेद यिन सील, एक सील, खून रंग का सील, जिसमें ठंडी हत्यारी इच्छा थी, सीधे दबाया गया। सावधान! एक आकृति इस समय किनारे से दौड़ी। वो युअन टिंगजू था। युअन टिंगजू ने अपना मुट्ठी बढ़ाई और उसकी हथेली पर एक फिस्ट आर्मोर प्रकट हुआ। सीधे बर्फ और हिम की शक्ति फूट पड़ी उसे ढकते हुए। काका काका की आवाजें गूंजी। बर्फ और हिम ने म्यू यू के हमले को कैद कर लिया, पर जल्दी ही म्यू यू का हमला बर्फ को चीर कर निकला। युअन टिंगजू का चेहरा हल्का बदल गया और उसने फिर से मुक्का मारा। टक्कर की शक्ति का उपयोग करके जल्दी पीछे हटकर म्यू यू से दूरी बनाई। इस समय जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू एक साथ जमा हुए। मिंग यिक्शुअन कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है? इस समय जियाओ टोंगयांग भी थोड़ा भयभीत था। मिंग यिक्शुअन बहुत शक्तिशाली था। युअन टिंगजू ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, हमारे और भी लोग हैं। इस समय दोनों पक्षों के साथ में एक्साइये युआंग सिंह और अन्य लगभग 100 लोग इकट्ठे हो गए, पर मिंग यिक्शुअन के साथ केवल 20 से थोड़े अधिक लोग थे। वे मिंग यिक्शुअन को पिसकर मार सकते थे। आज उन्हें मिंग यिक्शुअन को मारना ही होगा, नहीं तो इस बार उनके किए हुए कामों को मिंग यिक्शुअन जरूर याद रखेगा, और जब वो समय आएगा तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इस समय म्यू यू की आंखों में एक तरह की क्रूरता थी। जियाओ टोंगयांग चिल्लाया, मिंग यिक्शुअन, हमें तुम्हारे साथ मृत्यु तक लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस तुम्हें पिस कर मार देना है। देखो चारों ओर तुम्हारे लोग कितनी देर टिक पाएंगे। अब तक लड़ने के बाद 20 से अधिक लोग पहले ही घायलों के रूप में गिरने लगे थे। कोई रास्ता नहीं था। 5 के मुकाबले एक लड़ना बिल्कुल मैच नहीं था। हूफ, चिंता मत करो, उनके सब मरने से पहले मैं निश्चित रूप से तुम दोनों को मार दूंगा। म्यू यू ने तंज किया, एक बार तुम दोनों मर गए, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अंत में मैं ही जीतूंगा। जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू ने इस समय भौहें चढ़ाई। स्विश! पर म्यू यू इस समय संकोच नहीं करेगा। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। बूम! एक पल में उसकी विस्फोटक शक्ति बहुत बढ़ी। इस समय म्यू यू का हमला तीव्र और तेज था, और जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू भी थोड़ा अनपेक्षित रहे। म्यू यू का हमला अजीब तरह से विविध था। बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। एक्साइये युआंग सिंह, तुम लोग अगर जल्दी सहायता पर नहीं आओगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। जब समय आएगा तुम सबसे ज्यादा बुरी तरह मरोगे। इस समय जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू वाकई निराश स्थिति में आ गए थे। आ रहे हैं। एक ही समय में दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर एक्साइये युआंग सिंह, झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशिंग ने उसे घेर कर एक ही पल में मारने की कोशिश की। इस समय म्यू यू की स्थिति कठिन होती दिखी। इस समय म्यू यू की आंखों में गहरा भय था। यह सब स्वाभाविक रूप से जियाओ टोंगयांग और दूसरों की याद में रह गया। हम 6 मिलकर उसे उलझा देंगे। जियाओ टोंगयांग चिल्लाया, जब दूसरी तरफ निपट जाएगा हम बारी बारी लेंगे। चाहे मिंग यिक्शुअन कितना भी शक्तिशाली हो, उसे मरना ही होगा। क्या बड़े बड़े शब्द हैं। म्यू यू ने तंज किया, मिंग यिक्शुअन, तुम अब किस बात का दिखावा कर रहे हो? तुम्हारी आंखें डर से भरी है। दिखावा बंद करो। म्यू यू ने इस समय अपने मन में तंज किया, बिल्कुल सही, मैं दिखावा कर रहा हूं। दिखावा करते करते तुम्हारी जान चली जाएगी। चैप्टर 3083 गो चेज में। इस समय जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू मुख्य शत्रु थे। एक्साइये युआंग सिंह, झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशिंग चारों दिशाओं से सहायक रूप में थे। इन 6 के संयुक्त हमले से म्यू यू असमर्थता में दिख रहा था। इस समय इन 6 के चेहरे प्रसन्न थे। मिंग यिक्शुअन ताकतवर था, लेकिन चाहे कितने भी ताकतवर हो, 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं लड़ सकती। अब यह आदमी सहन नहीं कर पा रहा था। जियाओ टोंगयांग हंसा और बोला, सब लोग और जोर लगाओ, यह आदमी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। बूम! क्षण भर में जियाओ टोंगयांग की अटैकिंग ऑरा आसमान छूने लगी। ज्यादा देर नहीं टिकेगा? म्यू यू ने इस समय तिरस्कार से कहा, जियाओ टोंगयांग, मैंने कहा था कि मैं आज तुम्हें मारूंगा, और मैं करूंगा। जैसे ही उसने कहा, म्यू यू अचानक फूटा। उसके शरीर पर चारों ओर 4 टॉर्टस शेल पैटर्न्स प्रकट हुए। वज्रा अंडरवर्ल्ड सूत्र से संघनित बॉडी आर्मोर। इस समय म्यू यू ने पूरी तरह अन्य लोगों के हमलों को नजरअंदाज कर दिया और जियाओ टोंगयांग पर अपना हथेली मारा। ग्रेट सीलिंग हेवन गॉड पाम। यह हथेली इस समय अप्रतिम पाम पावर छोड़ने लगी। यह हथेली अति विशाल थी। यह हथेली पहाड़ों और नदियों को हिला रही थी। इस समय जियाओ टोंगयांग बचना चाहता था, पर वो बिल्कुल बच नहीं पाया। नहीं, जियाओ टोंगयांग की आंखों में इस समय भय था। क्षण भर में वो एक काले
1000 फुट टॉल जियाओलोंग स्नेक में बदल गया। अपना मुंह खोलते हुए जियाओ टोंगयांग के पूरे शरीर ने शक्ति फूटती दिखाई। उसके आगे एक काला जाल फैल गया। क्या यह उपयोगी है? म्यू यू ने इस समय हथेली की दबत को बढ़ाया और उसे नीचे पटका। बूम! एक भीषण धमाका हुआ। जियाओ टोंगयांग का विशाल शरीर इस समय कोरोड और क्रश हो गया। अंत तक वो गायब हुआ। मृत! वो सचमुच मर गया। इस समय जियाओ टोंगयांग का हृदय पछतावे से भरा हुआ था। इस समय युआन टिंगजू स्तब्ध रह गई। धड़ाम! ठीक इसी पल अचानक एक धमाका हुआ। जियाओ टोंगयांग का एक्सप्लोडेड शरीर काली धुंध में बदल गया। मिंग यिक्शुन, भले मैं मर जाऊं, पर तुम जिंदा निकलने का सोच भी मत। जैसे ही जियाओ टोंगयांग के शब्द गिरे, काली धुंध लगभग तुरंत ही म्यू यू के शरीर को घेर कर गायब हो गई। ये जियाओ टोंगयांग का ब्लैक अंडरवर्ल्ड पॉइजन है। युआन टिंगजू इस समय आनंदित हुई और चिल्लाई, जल्दी उसे मार दो, नहीं तो अगर ये बेटा ठीक हो गया तो वो निश्चित रूप से तुम्हें मारेगा। वो विषग्रस्त है और उसकी शक्ति अपनी चरम क्षमता का आधा से कम है। हम उसे मार सकते हैं, युआन टिंगजू कह चुकी थी और पहले ही आगे बढ़ रही थी। बाकी 4 भी बिना रुके आगे बढ़े। इस समय लड़ाई फिर से शुरू हुई। म्यू यू का चेहरा इस समय गंभीर था। 6 आकृतियां इस समय उसे घेर चुकी थी। एक्साइये युआंग सिंह, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आज मारूंगा और मैं करूंगा। इस समय एक क्रोधित गर्जना गूंजी। माउंटेन शैटरिंग डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट सेवर! एक चिल्लाहट के साथ नाइट वॉइड डिवाइन स्वॉर्ड सीधे इस समय काटा गया। बांग! फिर एक धमाका गुंजा। एक्साइये युआंग सिंह के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था कि उसका शरीर सीधे विस्फोट कर गया। म्यू यू इस समय पीछे मुड़ा और दूसरों की ओर देखा, तिरस्कार भरे स्वर में। युआन टिंगजू, झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग, झाई टियानशेंग, मैंने तुम चारों को याद कर लिया है। हम फिर मिलेंगे। जैसे ही म्यू यू के शब्द गिरे, सीएओ जियान, क्षू जियाओ और बाई किंगयू तुरंत साथ में भाग निकले। ये 4 आकृतियां तुरंत इस समय फरार हो गई। पकड़ो! युआन टिंगजू इस समय चिल्लाई। पर इस समय झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग रुक गए। पकड़ो! युआन टिंगजू ने इस समय गर्जना की। अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो पकड़ो जाओ। झंग व्यूफेंग ने ठहाका लगाया। सही बात है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मिंग यिक्शुन जियाओ टोंगयांग से विषग्रस्त हुआ था और उसकी शक्ति आधी रह गई? फिर उसने एक ही तलवार से एक्साइये युआंग सिंह को कैसे मारा? और तुम तीनों इतने प्रसिद्ध हो, सभी डिवाइन वेनरेबल रियल्म 5th लेवल, पर जियाओ टोंगयांग को मिंग यिक्शुन ने मार दिया। अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो क्या तुम अभी भी खुद को मौत की ओर भेजना चाहते हो? यह सुनकर युआन टिंगजू का चेहरा सधा गया। तुम! झाई टियानशेंग इस समय भी उदास होकर बोला, मिंग यू मर चुका है। हमने मिंग यिक्शुन का अपमान कर दिया है। हमें अगला कदम अपने परिवार को सूचित करना होगा। सबसे बुरा हुआ तो हमारा परिवार मिंग परिवार के साथ सहयोग नहीं करेगा और कल्ट मास्टर तथा मैडम के साथ खड़ा होगा। उस समय क्या मिंग यिक्शुन सच में तइन सेक्ट के भीतर हमें मारने की हिम्मत करेगा? अब तुम्हारे पीछे चलकर पीछा करना जीवन मरण का मामला है। इस समय झाई टियानशेंग भी डरा हुआ था। कोई भी डरता ही नहीं था। मिंग यिक्शुन बहुत शक्तिशाली था, लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन के बराबर। यह आदमी एक असाधारण प्रतिभा था। वे सच में डर गए थे। मिंग यू, जियाओ टोंगयांग और एक्साइये युआंग सिंह जैसी स्थिति होने से डरते थे। तइन सेक्ट के शिष्य, मेरे साथ निकलो। झंग व्यूफेंग के तीनों इस समय सहयोग करके इस जगह से निकल गए और इस समय 8 विंग ब्लैक जियाओलोंग स्नेक क्लैन के जियाओ टोंगयांग की मृत्यु से लोगों के मन भी बिखर गए। जियाओ टोंगयांग मजबूत था और सब मान गए थे, पर जियाओ टोंगयांग की मौत के साथ सबका हाल खराब हो गया। युआन टिंगजू इस समय गुस्से में लाल थी। कटे हुए कुत्तों का गुच्छा। बेकार लोग चीजों को बर्बाद करने के लिए काफी थे। बाकी सब लोगों को मार डालो। युआन टिंगजू ने गुस्से में चिल्लाया। मिंग यिक्शुन ने केवल बाई किंगयू, सीएओ जियान और क्षू जियाओ को ही लिया, बाकी को नहीं। बाकी को मरना ही चाहिए। इस समय हेवनली पैलेस में फिर से हत्याकांड चालू हो गया। इसी बीच दूसरी ओर म्यू यू, बाई किंगयू, सीएओ जियान और क्षू जियाओ इमेजरेबल येलो पैलेस के बाहर छिपे हुए शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम ठीक हो? बाई किंगयू चिंतित होकर म्यू यू की ओर देखा। मैं ठीक हूं, म्यू यू ने शांत स्वर में कहा। जियाओ टोंगयांग की थोड़ी सी क्षमता मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। सीएओ जियान और क्षू जियाओ इस समय हैरान रह गए। म्यू यू को चोट नहीं आई। वे पहले सोच रहे थे कि म्यू यू घायल नहीं हुआ, पर जियाओ टोंगयांग की मौत देखकर लगा कि म्यू यू घायल हुआ था। पकड़ धोखा! म्यू यू इस समय हंसा। अब जब मिंग यू मर गया है, मिंग यिक्शुन उसे मार सकता है, पर कारण पर्याप्त है। भले ही मिंग परिवार को पता चल जाए, वे मिंग यिक्शुन पर इल्जाम नहीं लगाएंगे।
तो झंग व्यू फेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग को जिंदा रखना यह है कि वे अपने अपने परिवारों को बता दें। बाइकिंग यू और अन्य लोग चुपचाप म्यू यू की योजना सुन रहे थे। ये तीनों अपने अपने परिवारों के प्रतिभागी हैं। मरना बेकार है, जीना मायने रखता है। इन तीनों को जीने देने से झंग परिवार, एक्साइएनजी परिवार, झाई परिवार और यहां तक कि एक्साइए परिवार भी मिंग परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। अपनी रक्षा के लिए वे तुम्हारे कल्ट मास्टर और मैडम पर निर्भर होंगे। सीईओ परिवार और क्षु परिवार तुम्हारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय तुम्हारे 6 परिवारों के समर्थन के बिना मिंग परिवार कोई हलचल नहीं कर पाएगा। इस समय सीईओ जियान और क्षु जियाओ पूरी तरह स्तब्ध थे। म्यू यू ने ये योजना पहले से बना रखी थी। मिंग यिक्शुन की पहचान का इस्तेमाल कर बड़े काम करने का भरोसा। शायद ये परीक्षण एक उबला हुआ दलिया बन जाएगा। तो हम यहां किसका इंतजार कर रहे हैं? देखते हैं क्या इमेजरेबल येलो पैलेस में कोई अच्छी चीज है। युअन टिंगजू शायद नहीं जाएगी। वो सोचती है कि मैंने उसे जहर दिया है। अगर वो उसे मार नहीं सकेगी तो वो निश्चित ही यहां इंतजार करेगी। म्यू यू हंसा, अगर कुछ अच्छा मिला तो मैं युअन टिंगजू को मार दूंगा, अगर नहीं तो भूल जाओ। युअन टिंगजू के मरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब चारों इंतजार कर रहे थे, हेवनली पैलेस के द्वार पर दर्जन भर आकृतियां प्रकट हुई। वो झंग व्यू फेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग है। सीईओ जियान ने धीमी आवाज में कहा। चैप्टर 3084, टर्निंग बैक। ये तीनों, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? ऐसे मत मारो, इन्हें जाने दो। म्यू यू ने फिर कहा, लगता है ये 3 डरे हुए हैं और युअन टिंगजू के साथ मिलकर हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे में युअन टिंगजू अकेली रहेगी। हम 4 लोग बिना किसी परेशानी के उस समूह को निपटा सकते हैं। जैसे ही म्यू यू ने कहा, 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन का समूह भी कुछ कुछ करके हेवनली पैलेस से निकल गया। वे अब यहां ठहरने की हिम्मत नहीं करते थे। जियाओ टोंगयांग मर चुका था और अगर इस समय युअन टिंगजू के मन में कोई और विचार होता तो उनकी सुरक्षा की गारंटी करना मुश्किल होता। इस समय म्यू यू ने विभिन्न पक्षों को जाते हुए देखा। चारों यहां लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, युअन टिंगजू और उसका समूह नहीं निकला। क्या हम अब अंदर जाएं? जल्दबाजी नहीं। म्यू यू इस समय मुस्कुराया और बोला, पहले तैयारी कर लेते हैं। अगर हम उन्हें पूरी तरह नहीं मिटाएंगे तो बाद में परेशानी होगी। ठीक है, म्यू यू ने कहा और उसकी उंगलियों पर अरे पैटर्न्स की लकीरें ताबीजों में समाहित हो गई। धीरे धीरे अरे पैटर्न्स इमेजरेबल येलो पैलेस के गेट पर संघनित होने लगे। इस समय गेट के दोनों ओर हल्के रून्स लगातार बदल रहे थे। आखिरकार वे रून्स गायब हो गए और गेट वैसे का वैसा ही रहा। एक प्रतिबंध जोड़ रहा हूं, कोई भी अल्प समय में भाग नहीं सकेगा। म्यू यू ने इस समय कहा, सीईओ जियान, क्षु जियाओ, तुम दोनों यहां रुककर उन सभी को मार डालो जो जाल से निकलने की कोशिश करें। हाँ। म्यू यू सीधे बाइकिंग यू को लेकर अंदर चला गया। युअन टिंगजू के साथ लगभग 30 से 40 लोग थे, पर डिवाइन वेनरेबल 4th लेवल पर केवल 7-8 ही थे। युअन टिंगजू के अलावा एक व्यक्ति डिवाइन वेनरेबल 5th लेवल पर था। ये 10 लोग खतरा थे, पर म्यू यू की वर्तमान ताकत के साथ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय ये दोनों येलो पैलेस के अंदर की गहराइयों की ओर बढ़े। चारों ओर इस समय शांति सी दिखाई दे रही थी। इसी समय येलो पैलेस के अंदर एक महल हॉल के भीतर, एक्सुई दीदी, ये हॉल थोड़ा अजीब है। स्नो रीजन आइस एप क्लैन के एक मार्शल ने कहा, जब से हम यहां आए हैं हमारी स्रोत शक्ति लगातार घट रही है। हाँ। युअन टिंगजू ने इस समय सिर हिलाया और कहा, युअन शुओ, कुछ लोगों को लेकर चारों ओर जांच कराओ, सावधान रहना। हाँ। युअन शुओ भी डिवाइन वेनरेबल 5th लेवल पर था, पर उसकी ताकत युअन टिंगजू जितनी प्रबल नहीं थी। यह प्रतिभा की असाधारणता थी। जब रियल्म्स तोड़े जाते हैं तो प्रतिभाशाली सबसे पराक्रमी की खोज करते हैं, उस पराक्रमी जो सामान्य लोगों से और भी अधिक शक्तिशाली था। इस समय युअन शुओ कुछ लोगों को लेकर हॉल से बाहर निकला। युअन टिंगजू और बाकी लोग हॉल के भीतर बिखर गए। एक्सुई दीदी, यहां देखो, आश्चर्य की आवाज गूंजी। एक शिष्य की आकृति इस समय तेज दिखी। सभी ने देखा। वे हॉल की दीवार पर उकेरे गए एक पांडुलिपि को देख रहे थे। इस समय पांडुलिपि का एक कोना लगातार एक भंवर जारी कर रहा था, जो सभी की स्रोत शक्ति को चूस रहा था। युअन टिंगजू ने इस समय धीरे से अपनी हथेली उस पर रखी। फौरन विशाल सक्शन शक्ति ने युअन टिंगजू को जल्द ही अपनी हथेली वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। यिन यांग हेवन रीजन इमेजरेबल माउंटेन के भीतर 4 ग्रेट डिवाइन पैलेसेस, कम से कम 4 टॉप डिवाइन वेनरेबल्स द्वारा निवासित, वास्तव में असाधारण है। यहां तक कि डिवाइन वेनरेबल 5th लेवल पर भी युअन टिंगजू के हृदय में झटका लग गया। ये जगह बहुत अजीब थी। डिवाइन वेनरेबल रियल्म
फर्स्ट से 9th लेवल तक। छठे स्तर के बाद 7th, 8th और 9th लेवल्स पूरी तरह अलग रियल्म थे। मिंग यिक्शुन ने डिवाइन वेनरेबल 5th लेवल रहते हुए लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन जैसे लोगों को चुनौती दी। ये निर्भीकता थी। अगर लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन डिवाइन वेनरेबल 7th लेवल पर होते तो भले ही मिंग यिक्शुन अहंकारी हो, वो मौत की चाहत नहीं करता। 6th और 7th लेवल्स के बीच एक सीमा थी जो डिवाइन वेनरेबल रियल्म के आधे लोगों को फंसा देती थी, उन्हें पार करने से रोकती थी। 9 सेकंड क्लास फोर्सेस के भीतर भी 10,000 से अधिक डिवाइन वेनरेबल्स थे, पर वास्तविकता में 1,000 का पार होना अच्छा माना जाता, और ये 1,000 निस्संदेह मूल के मूल थे। ये पांडुलिपि युआन टिंगजू ने इस समय भौहें चढ़ाई। इसके पीछे क्या रहस्य है? एक और कोशिश करें। युआन टिंगजू ने इस समय थोड़ा सोचा, अगर उनकी स्रोत शक्ति लगातार चूसी जा रही है तो कौन जाने किस तरह के परिवर्तन होंगे। युआन टिंगजू ने अपनी हथेली को मुट्ठी में कस लिया और एक मुट्ठी की रोशनी बर्फनीली चमक के साथ इस क्षण सीधे बाहर निकली। डागा, एक सुन ध्वनि गुंजी। मुट्ठी की रोशनी संघनित हुई और पांडुलिपि पर प्रहार कर दी। तरंगों की लहरें फैल गई, पर पांडुलिपि दीवार पर लटकी हुई थी, अचल। इस समय सभी स्तब्ध थे। डिवाइन वेनरेबल 5th लेवल के पूर्ण शक्ति प्रहार से भी वो हट नहीं रही थी। अत्यंत अजीब। क्या हुआ? इस समय एक आकृति हॉल के बाहर से तेज कदमों से आई। वो युआन शुओ था जो अभी गया था। युआन शुओ ने आश्चर्य से पूछा, कुछ अनपेक्षित हुआ? युआन टिंगजू ने इस समय सिर हिलाया। ये पांडुलिपि बहुत अजीब है, ये हिलती नहीं, और ये लगातार हमारी स्रोत शक्ति को खींच रही है। इमेजरेबल येलो पैलेस बहुत ही अजीब है। वे पहले नहीं जानते थे कि ये स्थान क्या था। अब वे निस्संदेह अंधेरे में भटक रहे थे। ये पांडुलिपि। युआन शुओ के होठों के किनारे इस समय हल्की सी मुस्कान उठी, और अचानक अगले ही क्षण युआन शुओ का हाथ आगे बढ़ा, पर वो दीवार की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि उसने युआन टिंगजू की ओर झपट कर पकड़ने की कोशिश की। ये बदलाव बहुत तेज हुआ। युआन टिंगजू ने अभी प्रतिक्रिया भी नहीं की थी कि युआन शुओ ने सीधे उसके पीठ पर हमला कर दिया। मुंह से खूंटा निकला, चेहरा पीला पड़ गया। युआन शुओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें मार रहा हूं। ठंडी आवाज निकली। इस क्षण युआन शुओ ने अपनी हथेली हिलाई। ग्रेट सीलिंग हेवन डिवाइन पाम। एक पकड़ इस क्षण हुई। ये सीधे युआन टिंगजू की ओर चला गया। बाकी लोग इस क्षण पहले ही स्तब्ध थे। क्या हो रहा था? युआन शुओ क्यों युआन टिंगजू पर आक्रमण कर रहा है? तुम युआन शुओ नहीं हो। इस क्षण युआन टिंगजू ने समझ लिया, चाहे वो कितनी भी भोली क्यों न हो। तुम मिंग यिक्शुन हो। अच्छा है कि तुम जान गई। म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मारने की चाह रखने के लिए मिंग यिक्शुन तुम पर्याप्त योग्य नहीं हो। युआन टिंगजू, भले ही तुम स्नो रीजन आइस एप क्लैन के राजघराने से हो, तुम निसंदेह मर जाओगी। ये सुनकर युआन टिंगजू के हृदय में एक सिहरन उठी। सिस्टर एक्सुई की रक्षा करो। एक श्रृंखला चीखों की गूंग हुई। कई आकृतियां तुरंत म्यू यू की ओर भागी। सिर्फ एक डिवाइन वेनरेबल 4th लेवल, क्या तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार है? म्यू यू ने इस क्षण तिरस्कार से हंसा और सीधे एक साधारण मुक्का फेंका। अब जब वो डिवाइन वेनरेबल 5th लेवल पर था, डिवाइन वेनरेबल 4th लेवल का सामना करना सरल था। ये लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये तो मौत को न्योता देना था। इस क्षण म्यू यू की आभा फूट पड़ी, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। एक समय के लिए युआन टिंगजू का चेहरा पीला पड़ गया। इन लोगों से मिंग यिक्शुन को रोका नहीं जा सकता था। मिंग यिक्शुन, युआन टिंगजू ने इस क्षण गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकती। यह सुनकर म्यू यू बार बार तिरस्कार से हंसा। मजाक कर रहे हो? तुम्हें मार नहीं सकती? तुम क्या हो? हास्यास्पद। म्यू यू के शब्द सुनकर युआन टिंगजू ने दांत कसकर फिर कहा, युआन क्लैन स्नो रीजन आइस एप क्लैन का राजघराना है। तुम्हें पता होना चाहिए। जियाओ टोंगयांग भी राजघराने से था। क्या मुझे उसे भी नहीं मारना चाहिए? जो लोग मुझे मिंग यिक्शुन को मरना चाहते हैं, उन्हें मरना चाहिए। युआन टिंगजू ने गुप्त रूप से गाली दी और फिर कहा, जियाओ टोंगयांग और मैं तुलना योग्य नहीं है। यह सच है कि हम दोनों राजघराने से हैं, पर मैं युआन टिंगजू स्नो रीजन आइस एप क्लैन के क्लैन लीडर युआन जहे की बेटी हूं। सबसे करीबी रक्तरेखा। जियाओ टोंगयांग 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन के क्लैन लीडर ली वेन्यून का पुत्र नहीं है। राजघराने के भीतर निकट और दूर के रिश्तेदारों में भी भेद है। यह सुनकर म्यू यू की आंखें चमक उठीं। चैप्टर 3085, डाई और सरेंडर। युआन टिंगजू, कबीले के नेता की बेटी। उसकी आवाज से लगता है उसकी स्थिति सामान्य नहीं है। इस समय म्यू यू सोच रहा था कि उसे मार देना चाहिए या जिंदा रखना बेहतर होगा। अगर वो उसे मार देगा तो मिंग परिवार को युआन झेवांग, स्नो रीजन आइस एप क्लैन के नेता, का क्रोध सहना पड़ेगा।
अगर वो उसे जिंदा रखेगा तो स्नो रीजन आइस एप क्लैन के अंदर एक जासूस रख सकता है। एक पल के लिए म्यू यू कुछ हद तक उलझन में था। म्यू यू रुकते देख युआन टिंगजू बहुत खुश हुई। मिंग यिक्शुन चिंतित था। सेकेंड रेड फोर्सेस के शिष्य होने के नाते वे अच्छी तरह समझते हैं कि स्थिति और पद का क्या महत्व है। युआन झेवांग, स्नो रीजन आइस एप क्लैन का नेता, टॉप टियर गॉड वेनरेट रियल्म 9th लेवल एक्सपर्ट। मिंग यिक्शुन को पता होना चाहिए कि अगर उसने अपनी बेटी को मारा तो क्या परिणाम होंगे। मिंग यिक्शुन, तुम तयिन सेक्ट के मिंग परिवार के गर्वीले प्रोडिजी हो, तुम्हें समझना चाहिए। चुप रहो। इस समय म्यू यू ने चिल्लाया। उसकी आकृति चमकती हुई तुरंत हमला कर दी, पर वो युआन टिंगजू पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर। एक एक करके लोग जमीन पर गिरने लगे। हॉल में खून की गंध और तेज हो गई। इस समय युआन टिंगजू पूरी तरह स्तब्ध थी। एक एक कर लोग गिर रहे थे। मिंग यिक्शुन की आंखें लाल हो गई। युआन टिंगजू डर के मारे कांप रही थी। अंत में जब आखिरी व्यक्ति गिरा तो युआन टिंगजू पूरी तरह हैरान रह गई। क्या? भले ही तुम युआन झेवांग की बेटी हो, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? इस समय म्यू यू के चेहरे पर ताने की झलक थी। युआन टिंगजू का शरीर कांप रहा था और वो म्यू यू की ओर देख रही थी। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। म्यू यू ने जारी रखा। पहला विकल्प मौत है। मैं कभी नहीं मर सकती। युआन टिंगजू तुरंत चिल्लाई। ठीक है, तो दूसरा विकल्प मेरे आदेश मानना है। तुम सपने देख रहे हो। युआन टिंगजू तुरंत चिल्लाई। तो फिर तुम्हें बस मरना चाहिए। म्यू यू ने इस समय हाथ हिलाया। दोनों गॉड वेनरेट रियल्म 5th लेवल पर हैं, लेकिन गॉड वेनरेट रियल्म 5th लेवल एक्सपर्ट्स में भी अंतर होता है। रुको। युआन टिंगजू इस समय डर गई थी। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? युआन टिंगजू गुस्से में चिल्लाई। तुम्हारे आदेश मानना? मुझे क्या करना है? तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, भले ही इसका मतलब मेरी महिला बनना हो। तुम विरोध नहीं कर सकती। पामों की आवाज हुई। इस समय बाइकिंगयू हॉल के बाहर से अंदर आई। ये शब्द सुनकर बाइकिंगयू ने भौं उठाई। म्यू यू ने खांसा और कहा, बेशक तुम मेरी महिला बनने के योग्य नहीं हो। युआन टिंगजू इस समय कड़ी भौहें चढ़ाई। बाइकिंगयू, तुम पहले इस मिंग यिक्शुन से सबसे ज्यादा नफरत करती थी और उसने तुम्हारे प्यार करने वाले आदमी को भी मार डाला। क्या यही तुम्हारा तरीका है? युआन टिंगजू ने बाइकिंगयू की ओर देखा और ठंडी तरह से फूंक दी। तुम्हारा क्या काम? म्यू यू ने इस समय बीच में कहा। अब तुम्हारे पास चुनने का समय है। क्या होगा? इस क्षण म्यू यू की उंगलियों की नोक पर सोर्स पावर घूम रही थी। ऐसा लगा कि बस युआन टिंगजू ने ना कहा और वो तुरंत हमला कर उसे मार देगा। ठीक है। युआन टिंगजू ने एक सांस ली और दृढ़ता से कहा, बोलो, तुम मुझे क्या करने को कहना चाहते हो? जल्दी मत करो। म्यू यू इस समय मुस्कुराया। ये नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ ठीक है कह देने से ही मेरी बात मान लोगी, है ना? आओ चलो एक सील बनाते हैं। ये शब्द सुनकर युआन टिंगजू ने कड़ा भौहें चढ़ाई। क्या तुम अनिच्छुक हो? युआन टिंगजू ने इस समय आह भरी और वही खड़ी हो गई। म्यू यू की हथेली में इस समय एक ताईजी इम्प्रिंट संघनित हुआ। लाइफ एंड डेथ डार्क सील। लाइफ एंड डेथ डार्क सील की बंधने की क्षमता बहुत बहुत मजबूत थी। हालांकि सील के उपयोग की संख्या की भी एक सीमा थी। 200 से अधिक क्लाउड गार्ड्स थे। इसके अलावा क्लाउड पैलेस में कई बैच के मार्शल आर्टिस्ट्स थे। अब सीईओ जियान, क्षु जियाओ और युआन टिंगजू के जुड़ने से और भी अधिक हो गए। दरअसल जब वो ह्यूमन रियल्म से निकला था तब उसने पहले से ही सभी लाइफ एंड डेथ डार्क सील होल्डर्स को ह्यूमन रियल में रिलीज कर दिया था। अन्यथा अब ये बोझ बन जाता। धीरे धीरे युआन टिंगजू ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में जैसे एक ब्रांड उभर आया है। ये एक बहुत अनोसा एहसास था। चिंता मत करो, ये सील तुम्हें नहीं मारेगा। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ तुम्हें मेरी बात मानवाने के लिए है। बेशक अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुरंत तुम्हें मार भी सकता हूं। हालांकि बस तुम अपना काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। ये बोल सुनकर युआन टिंगजू ने भौहें चढ़ाई। मिंग यिक्शुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतने चाले हों। ओह हाँ, म्यू यू ने इस समय कहा, मैं बताना भूल गया, मेरा नाम मिंग यिक्शुन नहीं है, मैं म्यू यू हूं। जैसे ही उसने कहा, मिंग यिक्शुन का रूप इस समय बदल गया। म्यू यू ने अपनी असली शक्ल दिखा दी। इस समय युआन टिंगजू का चेहरा कांप उठा। म्यू यू, तुम? तो फिर युआन टिंगजू ने अचानक इस समय समझ लिया। म्यू यू और मिंग यिक्शुन की लड़ाई हुई थी। मृत्यु जो हुई वो म्यू यू की नहीं थी, वो मिंग यिक्शुन था। और म्यू यू अब तक मिंग यिक्शुन का इंपर्सनेशन कर रहा था। इस समय युआन टिंगजू ने बहुत कुछ समझ लिया। म्यू यू, वो हमेशा से सबको खेल रहा था। हालांकि म्यू यू को फिर से देखते हुए युआन टिंगजू और भी भयभीत हो उठी।
शुरू से अब तक सब कुछ म्यू यू ही था। वो म्यू यू और भी ज्यादा विकृत था। मिंग यिक्शुन का रूप बनना यह पहले से असाधारण टेक्निक थी, और मिंग यिक्शुन का रूप लेने के लिए उसे शक्तिशाली ताकत चाहिए थी। ऐसे में वही म्यू यू था जिसने पहले लैंग टाइंगसिंग का सीधा सामना किया था। यह आदमी कब इतना मजबूत हो गया? म्यू यू, क्या म्यू यू? युआन टिंगजू की आंखों में चमक थी और वो जोर से हंसी। तो मिंग यिक्शुन तो पहले ही मर चुका था, पहले ही मर चुका था। अब मैं ही समझी कि मिंग यू के डिस्गाइज को तुमने एक नजर में क्यों भेद लिया था। तुमने उसे कभी भाई जैसा नहीं माना, इसलिए तुम शुरुआत से अंत तक उसकी पहलुओं पर सतर्क रहें। बस तुम लोग बहुत बेवकूफ हो। म्यू यू ने इस समय उदासीनता से कहा। भले ही वो मिंग यिक्शुन ही होता, मुझे नहीं लगता कि वो अकेले जाता। वो बहुत मजबूत था। जब मैं उसे मारना चाहता था तो वो अचानक ब्रेक थ्रू कर गया, जिससे मुझे थोड़ी सी चौंक हुई। ब्रेक थ्रू। म्यू यू ने मिंग यिक्शुन को उसकी ब्रेक थ्रू के बाद मार दिया। मिंग यिक्शुन गॉड वेनरेट रियल्म 6th लेवल पर। म्यू यू, तुम क्या करना चाहते हो? युआन टिंगजू इस समय सचमुच हैरान थी। क्या तुम्हें डर नहीं कि तयिन सेक्ट की मिंग फैमिली तुम्हें खोजकर मार देगी? डर? म्यू यू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, जब से मैं यिन यांग हेवन डोमेन में आया हूं, मिंग यिक्शुन हमेशा मुझे मारना चाहता था। ठीक है, अगर वो बस मुझे मारना चाहता था, पर उसने मेरी वायु अर्थ तक लेना चाहा। बेशक वो मरना ही चाहिए। मिंग यिक्शुन मर चुका है, इसलिए मैंने मिंग फैमिली को अपमानित कर दिया है। ऐसे में मैं मिंग फैमिली को मिटा दूंगा। यह सुनकर युआन टिंगजू ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मिंग फैमिली के बूढ़े पेट्रियार्क मिंग युआन्यू गॉड वेनरेट रियल्म 9th लेवल पर है। मिंग यिक्शुन का पिता मिंग क्वान भी गॉड वेनरेट रियल्म 9th लेवल पर है। तुम्हें पता भी है कि मिंग फैमिली कितनी शक्तिशाली है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम 6th लेवल का कोई मार सकते हो, पर तुम शायद 7th लेवल वाले से सिर्फ अपने आप को बचा सकते हो। 8th या 9th लेवल का कोई तुम्हें आसानी से मार देगा। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा तो तुम निश्चित ही मरोगे। म्यू यू ने इस समय मुस्कुराकर कहा, ऐसे में बेहतर है कि पता ही न चले। मेरी चिंता मत करो, मैं संभल जाऊंगा। युआन टिंगजू ने ठुंठी ली और बोलना बंद कर दिया। और हालांकि मैं अब गॉड वेनरेट रियल्म 5th लेवल पर हूं, 6th लेवल में ब्रेक थ्रू करना मैं किसी भी समय कर सकता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, युआन टिंगजू का चेहरा अत्यंत अजीब हो गया। चैप्टर 3086 द हेरिटेज ऑफ ईच रेस। पहले म्यू यू ने जोर से कहा था कि वो कभी भी गॉड वेनरेबल रियल्म के 6ठे स्तर को तोड़ सकता है, पर वो मिंग यिक्शुन की पहचान में था। मिंग यिक्शुन पहले ही गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर पर था, और सभी मानते थे कि उसकी मॉन्स्ट्रस टैलेंट के कारण 6ठे स्तर तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अब म्यू यू खुद ये कह रहा था। ये आदमी अपनी कॉन्फिडेंस कहां से लाया? म्यू यू मुस्कुराया और चुप रहा। इस लड़ाई में पहले और बाद में दर्जनों गॉड वेनरेबल्स मारे गए, जो वास्तव में उसके गॉड वेनरेबल पाथ के लिए बहुत फायदेमंद था। इसके अलावा ग्रेट सीलिंग हेवन गॉड पाम, माउंटेन क्रशिंग गॉड स्वॉर्ड आर्ट और वाइन थंडर गॉड सनफिस्ट, ये तीनों गॉड आर्ट्स ने उसे पर्याप्त इंसाइट्स दी। और फिर था वज्रा अंडरवर्ल्ड सूत्र। ये वास्तव में शक्तिशाली था। सोल और बॉडी को टेम्पर करने के बाद उसने अब 5वां दांव ऑफ पैटर्न्ड आर्मर कॉर्नेस कर लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल रेस ने इस ट्रेजर को इतना महत्वपूर्ण माना। यह वास्तव में मजबूत था। वो वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल रेस का सदस्य भी नहीं था, फिर भी इसका प्रभाव बेहद शक्तिशाली था। अगर एक वास्तविक वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल इसे कल्टिवेट करे तो शायद ये और भी अधिक शक्तिशाली होता। इस चीज का सही उपयोग करना होगा। शायद वो वास्तव में वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल रेस से बात कर सके। वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल क्लैन लीडर हु यंझो। म्यू यू ने सीक्रेटली इस व्यक्ति को नोट किया। 6 महान बीस्ट रेसेस में केवल 2 क्लैन लीडर्स विशेष थे। वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल क्लैन लीडर हु यंझो, 8 विंग ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन लीडर ली वेन्युअन। ये दोनों रॉल मिंग या जियाओ सरनेम से नहीं थे। काफी अजीब। म्यू यू के पास अब इन चीजों पर विचार करने का समय नहीं था। दीवार पर पेंटिंग को देखते हुए म्यू यू की हथेली में दांव आफ्टर दांव ऑफ अरे पैटर्न्स कॉन्डेंस्ड। असल में जब से वो हॉल में युआन शुओं की पहचान में प्रवेश किया था, वो इस पेंटिंग से आकर्षित हुआ था। एक अरे फॉर्मेशन, और ये कोई साधारण अरे फॉर्मेशन नहीं थी। इस समय म्यू यू ने धीरे से हथेली बढ़ाई। दांव आफ्टर दांव ऑफ अरे पैटर्न्स उसकी हथेलियों के बीच कंडेंस हुए। धीरे धीरे म्यू यू ने सांस छोड़ी। उसे कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी अरे पैटर्न्स एक्टिवेट कर सकता है। नहीं, ये उसकी अपनी अरे पैटर्न्स एक्टिवेट करना नहीं था, बल्कि स्क्रॉल में मौजूद अरे पैटर्न्स को फ्यूज करके अपनी अरे पैटर्न्स बनाना था। वो वर्तमान में
लगभग 10 मिलियन अरे पैटर्न्स कॉन्डेंस कर सकता था। एक टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरे कॉन्डेंस करने के लिए पर्याप्त, लेकिन ये अभी भी रिलेटिवली वीक था। एक टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरे 10 मिलियन से 90 मिलियन अरे पैटर्न्स तक होता है। ये सुप्रीम गॉड अरे का पीक एक्सप्लोसिव लेवल था। अब अगर वो 90 मिलियन अरे पैटर्न्स कॉन्डेंस कर सके, एक सिंगल ग्रैंड अरे उसके हाथों में 8वें स्तर के गॉड वेनरेबल को मार सकता था और 9वें स्तर को ट्रैप कर सकता था। इस समय स्क्रॉल में दांव आफ्टर दांव ऑफ अरे पैटर्न्स म्यू यू की अपनी अरे पैटर्न्स में बदल गए और उसमें फ्यूज हो गए, पूरा 50 मिलियन। इस समय म्यू यू थोड़े प्लेजेंटली सरप्राइज था। कितना अनएक्सपेक्टेड गेन। इस तरह पूरी तरह फ्यूज करने के बाद वो 60 मिलियन अरे पैटर्न्स कॉन्डेंस कर सकता था, और एक ग्रैंड अरे बनाकर 6ठे स्तर के गॉड वेनरेबल को मारना इतना कठिन नहीं होगा। इस समय म्यू यू बिना कोई आवाज किए फ्यूज कर रहा था। युआन टिंगजू की ओर देखते हुए म्यू यू ने कहा, चलो बात करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद नहीं रखूंगा। जब मैं एक दिन रियल्म किंग रियल में पहुंचूंगा तब मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस समय तुम मेरे लिए यूजलेस हो जाओगी और मुझे तुम्हें लॉक करने में आलस होगा। ये झूठ नहीं था। म्यू यू वास्तव में तुम्हें लॉक करने में आलसी था। लाइफ डेथ डार्क सील उन्हें जोड़ता था, और अगर वो एडवांस करे तो युआन टिंगजू को भी बहुत फायदा होगा। वो युआन टिंगजू को ऐसा लाभ देना खुश नहीं होगा। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? युआन टिंगजू ने ठंडे स्वर में कहा। म्यू यू को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वो होता तो उसे भी खुशी नहीं होती अगर कोई उसके लाइफ और डेथ पर कंट्रोल करे। चलो बात करते हैं स्नो रीजन आइस एप रेस के बारे में। म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नो रीजन आइस एप रेस में कितने गॉड वेनरेबल्स हैं? कुल। युआन टिंगजू एक पल के लिए हिचकिचाया। टाल मटोल मत करो, मुझे टाल मटोल पसंद नहीं है, सीधे होना ही बेहतर है। युआन टिंगजू ने कहा, 13,700 और हेवनली वेनरेबल्स 35,400। म्यू यू ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, तो फिर तुम अन्य प्रमुख बलों के मुकाबले कैसे हो? हमारी जाति सबसे कमजोर है। युआन टिंगजू धीरे धीरे बोला, शायद पिल एम्परर्स मैंशन से थोड़ी मजबूत, पर अन्य जातियों की तुलना में बहुत कमजोर। सबसे मजबूत कौन है? सबसे मजबूत शायद 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन जाती है। लगभग 20,000 गॉड वेनरेबल्स और 90,000 से अधिक हेवनली वेनरेबल्स। ये सुनकर म्यू यू स्तब्ध रह गया। फर्क इतना बड़ा है? जितने अधिक हेवनली वेनरेबल्स होंगे, भविष्य में उतने अधिक गॉड वेनरेबल्स होंगे। स्नो रीजन आइस एप जाति और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन जाति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ जाति भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। युआन टिंगजू ने फिर कहा, उनके पास भी 15,000 से अधिक गॉड वेनरेबल्स और लगभग 80,000 हेवनली वेनरेबल्स होने चाहिए। म्यू यू का मुंह ट्विच हुआ। 80,000 हेवनली वेनरेबल्स, उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। 80,000 हेवनली वेनरेबल्स की कॉम्बैट पावर 10,000 गॉड वेनरेबल्स से कम नहीं थी। 100 हेवनली वेनरेबल्स एक गॉड वेनरेबल को मार गिरा सकते थे। यदि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो उनकी कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ जाएगी और प्रत्येक जाति के पास कंबाइंड अटैक फॉर्मेशंस जैसी विधियां हो सकती है। 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन, हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ। म्यू यू ने शुरू में सोचा था कि 6 महान बीस्ट जातियों की कॉम्बैट पावर लगभग समान होगी, पर अब ऐसा लग रहा था कि अभी भी अंतर है। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड जाति, वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल जाति और 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट जाति की नींव समान है। हमारी जाति से थोड़ी मजबूत, पर केवल सीमित हद तक। शायद 15,000 गॉड वेनरेबल्स से कम और लगभग 50 से 60,000 हेवनली वेनरेबल्स। इस समय म्यू यू के मन में तुलना स्पष्ट हो गई थी। 6 महान बीस्ट जातियां, 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन और हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ जातियों की अपनी ताकत थी। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड, वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल और 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट मध्य स्तर पर थे और स्नो रीजन आइस एप जाति कमजोर पक्ष पर थी। तैन चर्च में लगभग 20,000 गॉड वेनरेबल्स और 1 लाख हेवनली वेनरेबल्स हैं। बाय किंग्यू ने इस समय कहा। यह शब्द म्यू यू को चौंका गया। 20,000 गॉड वेनरेबल्स और 1 लाख हेवनली वेनरेबल्स, 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन जाति से भी मजबूत। बाय किंग्यू ने जारी रखा, सिर्फ तैन चर्च नहीं, डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन वास्तव में और भी डरावना है। 20,000 से अधिक गॉड वेनरेबल्स, शायद 30,000 भी, और हेवनली वेनरेबल्स 1 लाख से अधिक। पिल एम्परर्स मैंशन थोड़ी कमजोर है, पर उसके पास भी 15,000 से अधिक गॉड वेनरेबल्स और 80,000 से अधिक हेवनली वेनरेबल्स हैं। इस बार म्यू यू का नाम न ले। युआन टिंगजू भी थोड़ा हैरान था। 3 प्रमुख सेक्टर इतनी शक्तिशाली? बाय किंग्यू ने कहा, जेडाइमो, एक्सायन वायु, एक्सयूक्यूआई, और मैंने सभी ने चर्चा की है। 3 प्रमुख सेक्टर की नींव बहुत मजबूत है, अन्यथा वे मानव जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते और 9th हेवन वर्ल्ड में 6 महान बीस्ट जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
म्यू यू ने सिर हिलाया। जो चीज उसे चौंकाती थी वो ये थी कि पिल एम्परर्स मैंशन वास्तव में हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ जाति के समान थी। ये अप्रत्याशित था। इस बार म्यू यू को 9 दूसरी श्रेणी की शक्तियों की बेहतर समझ हो गई थी। बहुत सारे गॉड वेनरेबल्स थे, बहुत सारे हेवनली वेनरेबल्स भी थे। अब ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में 10,000 गॉड वेनरेबल पपेट गार्ड्स केवल स्नो रीजन आइस एप जाति के बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा उसे यकीन नहीं था कि वो वर्ल्ड ट्री पर भरोसा करके इतने सारे गॉड वेनरेबल पपेट गार्ड्स को पूरी तरह सक्रिय कर सकता है या नहीं। इस समय म्यू यू ने अपनी हथेली वापस खींच ली। इस समय युअन टिंगजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे भ्रम हो। म्यू यू अब पहले से भी मजबूत लग रहा था बातचीत करते हुए। चलो, म्यू यू ने इस समय कहा। यिन यांग हेवन डोमेन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद वो और भी गॉड वेनरेबल पपेट गार्ड्स पा सके। अगर उसे 1,80,000 गॉड वेनरेबल पपेट गार्ड्स मिल गए तो भी अगर 9 दूसरी श्रेणी की शक्तियां मिलकर उसे मारने की कोशिश करें, यह लगभग असंभव होगा। यह सोचकर वो काफी उत्साहित था। हालांकि म्यू यू को अपने मन में यह भी पता था यह सिर्फ इच्छा की बात थी। इस समय युअन टिंगजू ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? म्यू यू हैरान था। लेकिन अगले ही क्षण युअन टिंगजू के विचारों को झांकने के बाद म्यू यू ने अचानक अपनी भौहें उठाई। मुख्य घटना आने वाली थी। चैप्टर 3087 एक्टिंग। युअन टिंगजू ने कहा, मेरे क्लैन के एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। युअन टिंगजू खुद भी अत्यंत आश्चर्यचकित थी। कौन है? मेरे चाचा है, युअन होंग। युअन टिंगजू ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन दोनों ही गॉड रियल्म के 6ठे स्तर तक टूट चढ़ गए हैं। इस यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर की कैद की शक्ति वाकई गायब हो गई है। मेरे चाचा गॉड रियल्म के 8वें स्तर पर है। इस बार चौंकाने वाली बात म्यू यू के लिए थी। गॉड रियल्म के 8वें स्तर के एक्सपर्ट्स प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ की कथित पाबंदी वाकई हटी हुई है। इसलिए यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर अभी भी जीवित लोग हैं। कोई गुप्त रूप से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। पर वे क्या करना चाहते हैं? युअन होंग, गॉड रियल्म के 8वें स्तर पर। चूंकि वो यहाँ है, लगता है स्नो रीजन आइस एप क्लैन के कई एक्सपर्ट्स भी पहुंच गए होंगे। म्यू यू ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे मुस्कुराया। होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान आई। अब जैसा मैंने कहा वैसा करो। इसी समय यिन यांग हेवन डोमेन 1 दर्जन से अधिक लोगों की एक टीम इस समय तेजी से आगे बढ़ रही थी। सेकंड मास्टर, एक चीख गूंजी। हमने जांच की है और पाया है कि पिछले कुछ दशकों में यिन यांग हेवन डोमेन में बहुत कुछ हुआ है। अर्थ रेवरेंड डोमेन और हेवन रेवरेंड डोमेन के कई प्रतिभाशाली लोग मरे हुए हैं। टीम के आगे एक मध्यम आयु का आदमी, बलिष्ठ कदकाठी वाला, पूरे शरीर में एक ठंडी आभा छोड़ रहा था। दबाव का हल्का सा एहसास पीछे खड़े लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य कर रहा था। विस्तार से बताओ। ये आदमी युअन होंग था। युअन होंग गॉड रियल्म के 8वें स्तर पर स्नो रीजन आइस एप क्लैन के भीतर एक उच्च पद और स्थिति रखता था। उस व्यक्ति ने सब कुछ आरंभ से अंत तक सुनाया। युअन होंग ने भौं उठाई। म्यू यू। युअन होंग हंसा। वो एक दिलचस्प व्यक्ति है। युअन होंग ने जो सुना था उससे ये बच्चा कुछ दशकों में ही गॉड रियल्म पहुंचा था। अब वो शायद गॉड रियल्म के 2 या 3 स्तर पर ही होगा। वो युअन होंग का ध्यान खींचने लायक नहीं था। चलो टिंगजू को ढूंढते हैं। मुझे जानना है कि इस बच्चे का अनुभव इन दिनों कैसा रहा। हाँ, दर्जनों आकृतियां इस समय उड़ गई। इसी बीच इमेजरेबल येलो पैलेस के भीतर युअन टिंगजू ने म्यू यू की बात सुनी। उसका चेहरा स्तब्ध था। क्या तुम सुनिश्चित हो? पक्का। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, बस ऐसे ही करो। सफल होगा या नहीं, तुम्हारी अभिनय कौशल पर निर्भर करता है। जैसे ही शब्द गिरे, म्यू यू ने फिर कहा, ऐसा है तो मुझे तुम्हें थोड़ा चोट पहुंचानी होगी। जैसे ही उसने कहा, युअन टिंगजू ने केवल चक्कर सा महसूस किया। एक मुंह भरा खून फट पड़ा और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। इस समय युअन टिंगजू सचमुच घबरा गई थी। म्यू यू ने क्या किया? ऐसा लगा कि एक ही विचार से उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल कर दी गई। वो समझ गई म्यू यू वास्तव में उसे कष्ट दे रहा था। ठीक कहे तो म्यू यू उसे डरा रहा था। म्यू यू उसे यह दिखा रहा था कि उसे मारना उसके लिए आसान है। और म्यू यू बेहद आत्मविश्वासी था। उसका चाचा पहली बार उसकी आत्मा की जांच करेगा जब वो घायल होगी। म्यू यू को बिल्कुल डर नहीं था कि उसका चाचा उसकी आत्मा में अजीबपन पाता। लाइफ एंड डेथ डार्क सील, क्या था ये? युअन टिंगजू का दिल इस समय थोड़ा डूब गया। वो म्यू यू के जाल में फंस गई थी, पर सोचते हुए कि मिंग यिक्शुन भी म्यू यू के हाथों मरा था, उसे किस बात का डर? इस समय दूर से हवा फटने की आवाज पहले ही गूंजने लगी थी।
युआन टिंगजू ने स्नो रीजन आइस एप क्लैन के एक्सपर्ट्स के आने का एहसास किया। मिंग यिक्शुन, तुमने मेरे क्लैन के सदस्यों को मारा है। मेरी स्नो रीजन आइस एप क्लैन तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक हम तुम्हारे मिंग परिवार का विनाश नहीं कर देते। इस समय एक गुस्से भरी गर्जना गूंज उठी। दूर से युआन होंग का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने ये वाक्य सुना। टिंगजू, जल्दी। जैसे ही शब्द निकले, युआन होंग ने एक हाथ से स्थान फाड़ा और उसकी आकृति तुरंत इमेजरेबल येलो पैलेस के सामने आ पहुंची। इस समय येलो पैलेस के द्वार के सामने मिंग यिक्शुन काले वस्त्र में सीधे हथेली से वार किया। धमाके के साथ उसने युआन टिंगजू को मारा। युआन टिंगजू ने मुंह से खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हरामी, कैसे हिम्मत की? युआन होंग ने गरजते हुए दूर से मुक्का मारा, सीधे नीचे कुचल दिया। युआन होंग इस समय म्यू यू घबराया हुआ दिखा, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। युआन टिंगजू ने जियाओ टोंगयांग के साथ मिलकर मेरे छोटे भाई मिंग यू के साथ साजिश रची और मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए उसे मारना सही है। मिंग यिक्शुन चिल्लाया। यह शब्द सुनकर युआन होंग इस समय रुक गया। युआन टिंगजू, तुम आज किस्मत वाली हो। मैं, मिंग यिक्शुन, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। शब्दों के गिरते ही म्यू यू ने मुड़कर भागना शुरू किया। युआन होंग पीछा करना चाहता था। सेकंड अंकल, आप। युआन टिंगजू के बोलने से पहले ही वो बेहोश हो गई। ये अभिनय नहीं था, ये असली था। म्यू यू बहुत निर्दयी था। इस समय युआन होंग के पास रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युआन टिंगजू के शरीर की चोटों की जांच करने के बाद युआन होंग का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। मिंग यिक्शुन, कमीना। उसने जल्दी से कुछ गोलियां निकाली और युआन होंग ने उन्हें एक एक करके युआन टिंगजू को दी। वुश वुश वुश। इस समय कई बार हवा फटने की आवाजें गूंजी। सेकंड मास्टर, जाओ और मिंग यिक्शुन का पीछा करो। यह बूढ़ा आदमी इस कमीने को मारना चाहता है। कई लोग चकित हुए, लेकिन देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पीछा करने चले गए। साथ ही युआन टिंगजू धीरे धीरे जागी। सेकंड अंकल, आप पहले आराम करो। युआन होंग ने युआन टिंगजू को बोलने से रोका। तुम लोग इस महल में किसी भी खतरे की जांच करो। हाँ, तुरंत स्नो रीजन आइस एप क्लैन के दर्जनों लोग चारों ओर फैल गए। दूसरी ओर म्यू यू ने बाइकिंग यू, सीएओ जियान और क्षु जियाओं को तेजी से भागते हुए नेतृत्व किया। ठीक है ना, चिंता मत करो, सब ठीक है। म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। युआन होंग व्यक्तिगत रूप से हमारा पीछा नहीं करेगा। अन्य लोग इस जगह से परिचित नहीं हैं। हमें इतनी जल्दी पकड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। इस समय चारों लोग तेजी से भाग रहे थे। इमेजरेबल येलो पैलेस। युआन टिंगजू का रंग थोड़ा सुधरा। टिंगजू, क्या हुआ? युआन होंग ने चिंतित होकर पूछा। सेकंड अंकल, ये मिंग यिक्शुन है। युआन टिंगजू ने धीरे से कहा। यह आदमी गॉड रियल्म के 5th लेवल की सीमा पर है। वो बहुत शक्तिशाली है। जियाओ टोंगयांग मुझे ढूंढ कर लाया और मुझसे कहा कि मैं उसके साथ मिलकर मिंग यिक्शुन को मार दूं। हम दोनों ने मिंग यीयू के साथ मिलकर ताकत बनाई, लेकिन किसने सोचा था कि मिंग यिक्शुन अपने छोटे भाई पर भरोसा नहीं करेगा और सीधे मिंग यीयू को मार देगा। जियाओ टोंगयांग और मैंने ताकत मिलाई, लेकिन हम उसके सामने कुछ भी नहीं थे। जियाओ टोंगयांग मारा गया और कबीले के सदस्य। इस समय युआन टिंगजू का चेहरा उदास था। वो वाकई दुखी थी। इस प्रतिभाशाली टीम की नेता होने के नाते उसने कबीले को भारी नुकसान पहुंचाया। क्या तयन सेक्ट, कितनी घमंडी! युआन होंग ने गरजते हुए कहा। हालांकि मेरा स्नो रीजन आइस एप क्लैन कमजोर है, लेकिन हम दूसरों द्वारा परेशान किए जाने तक नहीं पहुंचे हैं। ये तयन सेक्ट की गलती नहीं है। इस समय युआन टिंगजू ने कड़वाहट से कहा। तयन सेक्ट की बाय किंगयू को मिंग यिक्शुन ने नियंत्रित कर लिया है। मिंग यिक्शुन मिंग फैमिली के बैनर के तहत किसी से नहीं डरता। उसने लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन से भी टकराया, जो 6ठे स्तर तक पहुंच चुके थे। युआन होंग ने भौहें चढ़ाई। मिंग फैमिली सच में खुद को बहुत बड़ा समझती है। युआन होंग ने तंज किया। यिन अंडरवर्ल्ड सेक्ट लीडर और मैडम यूए रोंग बस बहुत आलसी है कि उनसे निपटे। मैंने लंबे समय से सुना था कि यह बच्चा प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और घमंडी है। मैंने नहीं सोचा था कि यह सच होगा। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि मिंग फैमिली इस गड़बड़ी को कैसे साफ करती है। यह शब्द सुनकर युआन टिंगजू ने पूछा। सेकंड अंकल, आप कैसे आए? यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर की सीमाएं ढीली हो गई हैं और गॉड रियल्म के 7वें और 8वें स्तर के लोग प्रवेश कर सकते हैं। शायद जल्द ही गॉड रियल्म के 9वें स्तर के लोग भी प्रवेश कर सकेंगे। उस समय तुम्हारे पिता व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। पिता व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं? युआन टिंगजू स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने भीतर ही भीतर आह भरी। ये भाग्य है। अगर उसके सेकंड अंकल आधा दिन पहले आते तो शायद स्थिति अलग होती। चैप्टर 3088।
ऑल पार्टीज रश इन। लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। युअन टिंगजू ने डिवाइन वेनरेट डोमेन के भीतर की घटनाओं को दोहराया और युअन होंग ध्यान से सुन रहा था। युअन टिंगजू को भी एहसास था कि इस बार केवल उनके स्नो रीजन आइस एप क्लैन के विशेषज्ञ ही प्रवेश नहीं किए थे, सभी क्लैंस के विशेषज्ञ यहां पहुंचे थे। यिन यांग हेवन डोमेन मूलतः सोचती थी कि यह मामला अब समाप्त हो जाएगा, पर अचानक यह तो केवल शुरुआत ही निकला। इस समय युअन टिंगजू के मन में खट्टी मुस्कान थी। म्यू यू के लिए यह तो बस शुरुआत थी, दूसरों का रूप धारण कर पाना। म्यू यू पहले से ही भयावह था, सिर्फ यही बात ही बताती थी कि यहां उसके कर सकने वाले बहुत सारे काम थे। इसी समय दूसरी तरफ म्यू यू और उसकी 4 सदस्यों की टोली ने आखिरकार पीछा छुड़ा लिया था। हालांकि चारों डिवाइन वेनरेट 5th और 4th लेवल्स पर थे, म्यू यू फिर भी फॉर्मेशंस में निपुण था। यद्यपि वो उन लोगों को मार नहीं सका, उनकी प्रगति में विघ्न डालना कोई समस्या नहीं था। अब हम कहा जाए? सीईओ जियान इस समय म्यू यू की ओर देखकर पूछा। लोग खोजने वुल्फ टाइंग सिंह, ले झेंशन। म्यू यू मुस्कराया और कहा, ये 2 डिवाइन वेनरेट 6th लेवल्स हैं। मैं उन्हें चुनौती दूंगा, इस मौके का उपयोग करके 6th लेवल तक छलांग लगाऊंगा। ये शब्द सुनकर सीईओ जियान और क्षु जियाओ दोनों हक्के बक्के रह गए। म्यू यू वाकई निडर था। इस बार उसे शायद दुनिया में उथल पुथल होने का डर था। अगर वुल्फ टाइंग सिंह और ले झेंशन मर गए तो स्काई डिवाउरिंग ग्रीड वुल्फ और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन शायद पूरी तरह फूट पड़ेंगे। तब कौन जाने क्या हो सकता था। ये यिन यांग हेवन डोमेन अभी अस्त व्यस्त होने वाली थी। इसी समय यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर लोग इकट्ठा हुए, एक टीम जिनका ऑरा ठोस था। दल के सिर पर खड़ा आदमी असाधारण शक्तिशाली ऑरा लिए था। 50 साल से ज्यादा हो गए। सोचा मैंने कि तय यिन सेक्ट के शिष्य अब कैसे कर रहे होंगे। हाँ, क्यों चिंता करें। एल्डर मिंग, वो बच्चा मिंग यिक्शुअन अनूठी प्रतिभा रखता है। मुझे डर है कि वो पहले ही डिवाइन वेनरेट 6th या यहां तक कि 7th लेवल तक पहुंच गया होगा। एक बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मिंग परिवार शायद तीसरा डिवाइन वेनरेट 9th लेवल पैदा करने ही वाला है। 3 डिवाइन वेनरेट 9th लेवल्स, और मिंग यिक्शुअन की प्रतिभा ऐसी थी कि वो जल्द ही पहुंच सकता था। वर्तमान मिंग परिवार में ग्रेट एल्डर मिंग युअन्यू डिवाइन वेनरेट 9th लेवल पर था। मिंग परिवार का मुखिया मिंग क्वान भी डिवाइन वेनरेट 9th लेवल पर था। ठीक इसी वजह से मिंग परिवार तय यिन सेक्ट के भीतर घमंडी और दंभपूर्ण था। मिंग यिक्शुअन की प्रतिभा शक्तिशाली थी और 1000 साल के भीतर वो डिवाइन वेनरेट 9th लेवल तक पहुंच सकता था। तब भले ही सेक्ट मास्टर यिन मिंग और मैडम युए रोंग शक्तिशाली हों, उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। मिंग एक्सुशेंग इस समय मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक झुंड बूढ़ों का टेढ़े विचारों से भरा। इस बार तय यिन सेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए 6 एल्डर्स और वो मिंग एक्सुशेंग भेजे गए थे। ये 6 एल्डर्स तय यिन सेक्ट के भीतर बहुत उच्च स्थिति वाले थे। उसे भी समझ नहीं आया कि सेक्ट मास्टर और मैडम ने क्यों उसे मिंग एक्सुशेंग को 6 ग्रेट एल्डर्स के साथ भेजने दिया, और उसके पिता और बड़े भाई ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। सौभाग्य से मिंग यिक्शुअन उसका भतीजा था। इस बार वो भी देख सकता था कि मिंग परिवार के भविष्य की आशा कैसी कर रही है। साथ ही दूसरी दिशा में एक बड़ा झुंड भी यिन यांग हेवन डोमेन में शक्तिशाली रूप से दाखिल हुआ। लॉर्ड ह्यूमन स्वॉर्ड एनवॉय, मुझे सच में शर्म है कि मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया। क्या पवेलियन मास्टर यिन यांग हेवन डोमेन को इतनी अहमियत देता है? एक मध्यम आयु का आदमी जो पीठ पर लंबी तलवार लेकर था, सामने वाले से शिष्टता से बोला। पवेलियन मास्टर ने आदेश किया, हम वैसे ही चलेंगे। ह्यूमन स्वॉर्ड एनवॉय हरे वस्त्र पहने हुए था और इस समय वो सजीव और बेपरवाह लग रहा था। सब लोग फैल जाओ, जानकारी इकट्ठा करो, शेन वेनहाओ और ये एक्सक्यूआई की खबर पूछो। उन्हें ढूंढो और तुरंत मुझे सूचित करो। हाँ, आकृतियां इस समय बिखर गई। इस समय ह्यूमन स्वॉर्ड एनवॉय ने एक आह भरी। वो लड़का यान नंगसुन, किस किस्म का भाग्य रहा कि वो 9th लेवल तक टूट गया। इस बार उन्होंने मुझे भेज दिया। बहुत परेशान करने वाला। ये एक्सक्यूआई, शेन वेनहाओ, इनमें से कौन मेरी बात मानेगा? क्या मैं दोनों को नियंत्रित कर सकता हूं? शेन यिचन इस समय कड़वे चेहरे के साथ खड़ा था। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन, 3 स्वॉर्ड एनवॉयज। हेवन स्वॉर्ड एनवॉय लगभग कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। अर्थ स्वॉर्ड एनवॉय यान नंगसुन, ह्यूमन स्वॉर्ड एनवॉय शेन यिचन। मूलतः डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के अधिकांश कार्य आमतौर पर वह ह्यूमन स्वॉर्ड एनवॉय और अर्थ स्वॉर्ड एनवॉय साथ मिलकर करते थे, पर इस बार वो अर्थ स्वॉर्ड एनवॉय आदमी टूट गया। डिवाइन वेनरेट 9th लेवल, वो अभी अंदर नहीं आ सका। कोई रास्ता नहीं था। पवेलियन मास्टर ने उसे टीम का नेतृत्व करने का आदेश दिया था। पवेलियन मास्टर ने कहा कि खजाने महत्वपूर्ण नहीं है,
बस ये सुनिश्चित करो कि शेन वेनहाओ और ये एक्सवीक्यूआई अभी भी जीवित है। ये आदेश खजाने के लिए लड़ने से भी अधिक कठिन था। पर वो क्या कर सकता था? किसने कहा कि वो केवल डिवाइन वेनरेट 8th लेवल पर है और डिवाइन वेनरेट 9th लेवल में प्रवेश नहीं किया? चूंकि वो यहां आया था, उसे काम करना ही था। शेन यिचन की आकृति चमकी और गायब हो गई। साथ ही दूसरी ओर जनरल वुल्फ शान। 2 टीमें मिली। एक ओर नेता, एक मध्यवीन आदमी, लंबे अग्निलाल बालों और मजबूत कदकाठी वाला, जोर से हंसा। क्या संयोग है, हमें दोनों को यहां आने का आदेश मिला और हम एक दूसरे से टकरा गए। जनरल ले आओ। दूसरी ओर समूह के सामने ठंडी आंखों वाला आदमी इस समय मुट्ठियां बनाकर नमन किया। साथ अच्छा, स्काई डिवाउरिंग ग्रीड वुल्फ क्लैन और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन, दोनों कबीलों के योद्धा इस समय मिले। ये यिन यांग हेवन डोमेन सच में एक दिलचस्प जगह है। ले याओ मुस्कुराया और बोला, तुम सोचते हो यहां कोई जीवित लोग हैं? तुम क्या सोचते हो? जनरल वुल्फ शान ने पलटकर पूछा। सब बुद्धिमान है जनरल ले याओ, अब घुमा फिराकर बात मत करो। यह सुनकर ले याओ जोर से हंसा और बोला, मैं जानना चाहता हूं कि यिन यांग ट्विन एम्परर्स कौन कौन से खेल कर रहे हैं और 9th हेवनली एम्परर वास्तव में अपने 9th हेवन रियल में 2 एंशिएंट एम्परर्स के अस्तित्व को क्यों सहन करता है। इसके अलावा इस बार शुरू में केवल डिवाइन वेनरेट 6th लेवल के नीचे लोग प्रवेश कर सकते थे, पर अब प्रतिबंध धीरे धीरे हटा दिए गए हैं। अजीब, सच में अजीब। यह सुनकर जनरल वुल्फ शान हंसा और बोला, बेहतर है कि उन चीजों के बारे में न सोचा जाए जिन्हें हमें नहीं सोचना चाहिए। अनावश्यक चिंता क्यों करें? टाइटल गॉड्स और टाइटल एम्परर्स सूर्य और चंद्रमा की तरह है, ऊंचाई पर। हम केवल जुगनू हैं। यह सुनकर जनरल ले याओ जोर से हंसा। जनरल वुल्फ शान, तुम और मैं दोनों डिवाइन वेनरेट 7th लेवल के शीर्ष पर हैं और 8th लेवल की बेड़िया हमारे रास्ते में है। हम दोनों कब और कहां द्वंद्व युद्ध करेंगे? कोई समस्या नहीं। ओह, ये केवल ये कुछ पार्टियां नहीं थी। इस समय पूरे यिन यांग हेवन डोमेन में शुरू में केवल 1 या 2000 लोग थे, पर अब विशेषज्ञों का एक समूह जल्दी से अंदर आ गया। सभी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी भी बदलाव के लिए तैयार। पूरे अबिस डोमेन के भीतर यह बहुत ही जीवंत हो गया। 9 ग्रेट सेकंड क्लास फोर्सेस के योद्धाओं ने बड़ी हलचल देखी। हालांकि अबिस डोमेन के भीतर की हलचल की तुलना में अबिस वर्ल्ड के अन्य 4 क्षेत्र बहुत शांत दिख रहे थे। सदर्न एंटार्कटिक सी। कई दशकों की लड़ाई के बाद अंततः क्लाउड पैलेस ने सदर्न एंटार्कटिक सी की प्रमुख शक्तियों को एकीकृत किया और उन्हें क्लाउड पैलेस के नाम के तहत शामिल कर लिया। सागर क्षेत्र के भीतर सब कुछ सामान्य रूप से संचालित हुआ। हालांकि सभी जानते थे कि नेता बदल गया है। साथ ही वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स की विभिन्न कबीले और नॉर्दर्न हेवन माउंटेन सोर्स की विभिन्न कबीले धीरे धीरे शांत हो गए। विशेष रूप से नॉर्दर्न हेवन माउंटेन सोर्स लो बयू के मास्ट मून पवेलियन में लौटने के साथ इंपीरियल एक्सट्रेमिटी पैलेस और विश्व स्पिरिट सेक्ट ने धीरे धीरे असामान्य संकेत महसूस किए। वो महिला लो बयू लगातार मजबूत होती जा रही थी। उसकी प्रगति तेज थी। शुरू में केवल डिवाइन वेनरेट 2nd लेवल पर थी। लो बयू का स्तर हर बार जब वो इन दशकों में प्रकट हुई बढ़ता गया। अब वो पहले ही डिवाइन वेनरेट 4th लेवल पर पहुंच चुकी थी। चैप्टर 3089 डेफिनेटली ईव्सड्रॉप्ड। कई दशकों में वो गॉड वेनरेबल रियल्म 2nd स्टेज से गॉड वेनरेबल रियल्म 4th स्टेज तक पहुंच गया। गति बहुत तेज है। ऐसी गति चकित कर देने वाली है। गॉड वेनरेबल रियल्म 4th स्टेज क्या दर्शाता है? अबिस वर्ल्ड के एंटार्कटिक सी रीजन, वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स और नॉर्दर्न हेवन माउंटेन सोर्स के 3 प्रमुख क्षेत्रों को छोड़कर लो बयू को नंबर 1 गॉड वेनरेबल कहा जा सकता है। ये 2 बड़े संप्रदायों को बहुत बेचैन कर देता है, पर वे बेचैनी जताए तो भी वे कुछ नहीं कर सकते। लो बयू की पहचान हिडन मून पवेलियन के पवेलियन मास्टर के रूप में वैध और सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब लो बयू के पीछे क्लाउड पैलेस है। ये ईस्टर्न वेस्टलैंड्स का क्लाउड पैलेस है, जो कभी सबसे कम ध्यान आकर्षित करता था। वर्तमान क्लाउड पैलेस वास्तव में भयावह है। चीशी, यूएक्सीएन, एक्सायोएनजी फंग्यू, पूर्व सॉवरेन्स, अब गॉड वेनरेबल्स, इन तीनों की कल्टिवेशन असाधारण रूप से तीव्र है। अजीब बात है, 2 गॉड वेनरेबल रियल्म 2nd स्टेज पर और 1 गॉड वेनरेबल रियल्म 1st स्टेज पर। इसके अलावा क्लाउड पैलेस के अनुयायी भी सॉवरेन रियल्म तक पहुंचकर तेजी से उन्नति कर रहे हैं, जैसे बारिश के बाद बांस के अंकुर। इन सब ने सभी तरफ के योद्धाओं में हलचल मचा दी है, पर यह हलचल केवल एंटार्कटिक सी रीजन, वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स और नॉर्दर्न हेवन माउंटेन सोर्स की शक्तियों में आई। अब इस वर्ल्ड के भीतर की शक्तियां सिर्फ परवाह नहीं करती। क्लाउड पैलेस ने हाल के दशकों में वाकई बहुत तेजी से विकास किया है, पर इसे दूसरी दर की शक्तियां बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती।
कितनी भी मजबूत हो, वे क्या कर सकते हैं? गॉड वेनरेबल रियल्म 5th स्टेज से ऊपर के विशेषज्ञों के बिना वे दूसरी दर की शक्तियों से तुलना नहीं कर सकते। लोग बस उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। इसी समय क्लाउड पैलेस के भीतर चीशी चल रही मामलात से जूझ रहा था, व्यस्त और बेचैन। इस अवधि में चीशी वाकई व्यस्त था। क्यों? विस्तृत क्लाउड पैलेस के भीतर सभी डिसाइपल जो सॉवरेन रियल्म तक पहुंच गए थे, उन्हें क्यू चियन और रेन गंगंग ने ले लिया था। उन्होंने कहा कि यह गुप्त ट्रेनिंग है। वे कहा गए, कोई नहीं जानता। अब वो सभी छोटी बड़ी बातों का प्रभारी है। एक्सयूएन युअन के, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? नीचे तिरछे बैठे एक्सयूएन युअन के को देखकर, जो खुले पैर लटकाकर अजीब मुद्रा में कुर्सी पर बैठा था, चीशी शिकायत नहीं रोक पाया। मैं कल्टिवेशन कर रहा हूं, एक्सयूएन युअन के ने जवाब दिया। कल्टिवेटिंग? चीशी कुछ पल के लिए बेबोल था। उसका दामाद वाकई अजीब है। क्लाउड पैलेस में सॉवरेन रियल्म तक पहुंचने वाले सभी डिसाइपल्स को मजबूत समर्थन मिलता है और उनकी शक्ति बढ़ती है। ये सब क्यू चियन, रेन गंगन और उसकी बेटी ची लिंग्यू द्वारा किया जाता है। एक्सयूएन युअन के सारा दिन निष्क्रिय रहता है। वो ऑनरी पैलेस मास्टर होने का दावा करता है, सभी अधिकार रखता है, पर कुछ नहीं करता। बड़े ससुर, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। एक्सयूएन युअन के इस समय मुंह निकालकर बोला, मुझे कम मत आंकना। जब मैं शक्तिशाली था, तब म्यू यू अभी भी एक अंडा था। मेरे साथ तुम्हारी बेटी का होना स्वर्ग द्वारा निश्चित है, और भी मुझे केवल तुम्हारी बेटी ही पसंद है। म्यू यू की पत्नियां, हे भगवान, पिछली बार एक साथ 4 थी, और ये उनकी सब नहीं है। क्या तुम्हारी बेटी उन्हें कॉन्क्यूबाइन बनने जा रही है? चीशी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। तुम क्या बता रहे हो? क्या मैं तुमसे इसी बारे में बात कर रहा हूं? इस समय एक्सयूएन युअन के ने अपने आप से कहा, देखो तुम्हें, यू एक्सियन एक्साओनजी फंग्यू, उन्होंने जल्दी म्यू यू के साथ जुड़ गए और अब उनके रियल्म्स तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछली बार मैंने सुना मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी और तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सके। लगभग उन्हें लिटिल यूआई के लिए एक और भाई या बहन देने पर मजबूर कर दिया। चीशी का चेहरा काला पड़ गया जब उसने एक्सयूएन युअन के शब्द सुने। क्या तुम्हारी सास तुम्हें यह बताएगी? ये कमीना बच्चा, वो निश्चित ही छुप कर सुन रहा था। एक्सयूएन युअन के को परवाह नहीं थी और उसने जारी रखा, मुझे देखो, मेरी शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब मेरी शक्ति पर मेरा नियंत्रण कितना अच्छा है। चीशी स्तब्ध रह गया जब उसने ये सुना। ये बच्चा अचानक गॉड वेनरेबल रियल्म 7th स्टेज में पहुंच गया। पिछले कुछ दशकों में अंतिम बार जब वो उन्नति किया, उसने लगभग स्वॉर्ड पवेलियन को उड़ाया जो क्लाउड पैलेस ने पिछले कुछ दशकों में बनाया था। तुम्हें कोई शर्म भी है क्या? एक्सयूएन युअन के को लगा कि उसने शायद बहुत बोल दिया खासा और कहा, ओल्ड फादर इन लॉ, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाऊंगा। बाद में लिटिल यूआई को बताना कि मेरी चिंता न करे, मैं यिन यांग हेवन डोमेन में भी देखने जा रहा हूं। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? चीशी ने चिल्लाया, मुझे डर है कि म्यू यू मर जाएगा। मेरी सुरक्षा के बिना म्यू यू नहीं मरेगा क्या? चीशी का चेहरा काला पड़ गया। एक्सयूएन युअन के, बकवास मत करो। ध्यान रहे कि क्यू चियन और रेन गंगंग तुम्हारे खिलाफ न हो जाए। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं म्यू यू की मदद करने जा रहा हूं, उसे मारने नहीं। इसके अलावा 9th हेवन रियल्म में गॉड वेनरेबल्स अजय है। मैं गॉड वेनरेबल रियल्म 7th स्टेज में हूं। इस बार मुझे मौका है कि मैं गॉड वेनरेबल रियल्म 9th स्टेज को मार सकूं और अपने एक्सयूएन युअन क्लैन की प्रतिष्ठा बढ़ा सकूं। जैसे ही एक्सयूएन युअन के बोला, अगले ही क्षण वो पहले ही गायब हो चुका था। चीशी का चेहरा पीला और फिर हरा पड़ गया। नहीं, मुझे दोनों कमांडर्स को सूचित करना होगा। एक शब्द में चीशी का रूप भी गायब हो गया। 9th हेवन रियल्म, यिन यांग हेवन डोमेन के भीतर सब कुछ अराजक था। अब इस वर्ल्ड में भी यह कुछ हद तक अशांत लग रहा था, और यह अशांति दी यूएन पवेलियन से आ रही थी। दी यूएन पवेलियन 9th हेवन रियल्म में एकमात्र प्रथम श्रेणी की शक्ति, शक्तिशाली, गहन और भयानक नींव के साथ। सदैव अब इस वर्ल्ड में दी यूएन पवेलियन के अधिकांश लोग 4 सिंबल्स सेक्रेड माउंटेन में रहे हैं। 9th हेवन रियल्म का नंबर एक प्रतिबंधित क्षेत्र, लेकिन हाल ही में वे अब इस वर्ल्ड में घूमना शुरू कर चुके हैं। दी यूएन पवेलियन ने विभिन्न उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय डोमेन वर्ल्ड्स में रियल्म किंग्स नियुक्त किए हैं। ये रियल्म किंग कोई रियल्म का शीर्षक नहीं है, बल्कि पहचान का शीर्षक है। हर एक हजारों डोमेन वर्ल्ड्स में दी यूएन पवेलियन ने प्रत्येक डोमेन वर्ल्ड की निगरानी के लिए रियल्म किंग की स्थिति स्थापित की है, लेकिन इस बार उन्हें सभी को वापस बुला लिया गया है। साथ ही 9th हेवन रियल्म में दी यूएन पवेलियन कुछ खोज रहा प्रतीत होता है। ये अनुभव ऐसा है जैसे उन्होंने अपना खजाना खो दिया हो और उसे खोज रहे हों। लेकिन ये जो भावना लोगों को देती है, वो पूरी तरह वैसी नहीं है। ये बहुत अजीब है।
कुछ समय के लिए सभी शक्तियां सतर्क हो गई। नाइन्थ हेवन रियल्म 9 महान प्रतिबंधित क्षेत्र सदियों से प्रसिद्ध है। ब्लड फील्ड सी रीजन, बाउंडलेस एंशिएंट माउंटेन, यिन यांग हेवन डोमेन। म्यू यू इन तीनों स्थानों पर जा चुका है और अब म्यू यू यिन यांग हेवन डोमेन में है। हालांकि इन 3 स्थानों के अलावा वहां 4 सिंबल्स सेक्रेड माउंटेन भी है जो पहले स्थान पर है। साथ ही यूएन गॉड माउंटेन, सोल रिफाइनिंग गोस्ट वैली, अर्थ ट्रेजरी डिवाइन पैलेस, ब्लेजिंग हेल फायर आइलैंड और नेदर अबिस। ये 5 स्थान भी खतरों से भरे हैं, लेकिन इन 5 स्थानों में यूएन गॉड माउंटेन बाकी 4 से अलग है। लोग कहते हैं कि उन्होंने सोल रिफाइनिंग गोस्ट वैली, अर्थ ट्रेजरी डिवाइन पैलेस, ब्लेजिंग हेल फायर आइलैंड और नेदर अबिस में प्राचीन लोगों को देखा है। इन स्थानों में अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन यूएन गॉड माउंटेन में कोई नहीं। जो कोई भी यूएन गॉड माउंटेन में गया वो कभी बाहर नहीं आया। यह स्थान वास्तव में कुख्यात बन गया है। इस समय यूएन गॉड माउंटेन के बाहर यूएन गॉड माउंटेन कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये केवल एक पर्वत है, लेकिन ये एक ऐसा पर्वत है जो हजारों मील तक फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 90,000 फीट तक पहुंचती है। विशाल, भव्य और भयानक। इस समय एक आकृति यूएन गॉड माउंटेन के बाहर खड़ी थी। हर बार जब मैं वापस आता हूं, ये कितना उदास होता है। वास्तव में उन पुराने इमॉर्टल्स ने क्या सोचा था? गु गॉड यूएन हाउ मर चुका है और हेवनली सीक्रेट पवेलियन इस जगह पर बनाया गया है। कितना बदकिस्मत। वो आकृति तिनके के चप्पल पहने, तिनके की टोपी लिए और लापरवाह कपड़े पहने बंधन रहित दिख रही थी। वैंग जियांटोंग, शिकायत करना बंद करो। अगर पवेलियन मास्टर तुम्हें सुन लेता है तो निश्चित रूप से डांटेगा। एक आकृति सफेद वस्त्र में अलौकिक व्यक्तित्व के साथ अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी, इस समय हल्की मुस्कान के साथ। तुम कैसे जानते हो कि मैं वापस आ रहा हूं? पवेलियन मास्टर ने मुझे यहां तुम्हारा इंतजार करने को कहा। यह सुनकर वैंग जियांटोंग ने कुछ नहीं कहा और अपनी आकृति के एक झपाके के साथ गायब हो गया। यूएन गॉड माउंटेन के बाहर शांति फिर से बहाल हो गई। चैप्टर 3090 वाटर लॉर्ड वैंग जियांटोंग। यूएन शेन माउंटेन में प्रवेश करते ही दृश्य बाहर की दुनिया से हेवन और अर्थ जितना अलग लगने लगा। चारों तरफ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस थे, जिनमें से कोई भी 1000 फीट से अधिक ऊंचा नहीं था। हर एक सिटी स्ट्रीट की तरह अनंत तक फैलता हुआ दिख रहा था। आगे पीछे फ्लाइंग बर्ड्स और रनिंग बीस्ट्स थे। आकृतियां आ जा रही थी और लगातार यातायात चलता रहता था। वैंग जियांटोंग गहराई की ओर बढ़ा और आखिरकार एक हेवनली पैलेस पर पहुंचा। एक हेवनली पैलेस जो आकाश में निलंबित था। द हेवनली मिस्ट्री पैलेस, हेवनली मिस्ट्री पवेलियन का कोर। वैंग जियांटोंग अपनी स्ट्रॉ सैंडल्स पहनकर हेवनली मिस्ट्री पैलेस पर चढ़ा। जहां जहां वह गया, कई लोग सम्मानपूर्वक झुकते और अत्यधिक शिष्टता के साथ उसका व्यवहार करते। आखिरकार वो पैलेस के अंदरूनी भाग में पहुंचा। एक आकृति एक विशाल मिरर के सामने खड़ी थी। मिरर सपाट नहीं था, बल्कि स्फेरिकल था और थ्रेड्स द्वारा सभी दिशाओं से जुड़ा हुआ था, जो एक जटिल नक्शा बनाते थे। ये केवल 9th हेवन रियल्म का नक्शा नहीं था, ये पूरे एज़ियो बिलो वर्ल्ड 9 ग्रेट हेवन रियल्म्स का नक्शा था। यहां तक कि ह्यूमन रियल्म का नक्शा भी था। स्फेरिकल मिरर के सामने एक व्हाइट रोब व्यक्ति खड़ा था, जिसकी ऑरा अनियंत्रित रूप से फ्लक्चुएट कर रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बहुत व्यस्त हूं, पता है। वैंग जियांटोंग कॉरिडोर की रेलिंग से ढीले से टिककर बोला। वाटर लॉर्ड होने के नाते 5 एलिमेंट्स लॉर्ड्स में से एक, क्या तुम थोड़ा और सीरियस नहीं हो सकते? व्हाइट रोब्ड आदमी ने शांत स्वर में कहा, मैं रोज ऐसा ही रहता हूं। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते। अगर तुम सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बस मुझे वाटर लॉर्ड से हटा दो। वैंग जियांटोंग बोला। बकवास, व्हाइट रोब्ड आदमी चिल्लाया। 5 एलिमेंट्स लॉर्ड्स और 8 डायरेक्शंस फ्लैग लॉर्ड्स मेरे हेवनली मिस्ट्री पवेलियन के कोर है। आप उन्हें अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। ये सुनकर वैंग जियांटोंग ने होंठ ऊपर उठाए और कुछ नहीं कहा। बोलो, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? वैंग जियांटोंग ने पूछा। निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण है, व्हाइट रोब्ड आदमी ने धीरे कहा। हेवनली मिस्ट्री मिरर ने एज़ियो बिलो वर्ल्ड की जांच की है, लेकिन हाल ही में 9th हेवन रियल में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तुम 9th हेवन रियल में नहीं रहना चाहिए। म्यू यू का क्या? वैंग जियांटोंग ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। म्यू यू का ख्याल उसके पिता म्यू किंग्यू करते हैं। क्या यह तुम्हारी फिक्र करने की जगह है? यह सुनकर वैंग जियांटोंग ने होंठ उठाए। तुम ह्यूमन रियल्म पर जाओ। तुम वहां पहले भी जा चुके हो और परिचित हो, व्हाइट रोब्ड आदमी ने कहा। ह्यूमन रियल्म? वैंग जियांटोंग जिज्ञासु हो गया। ह्यूमन रियल्म इतना वीक है, वहां करने को क्या है? वैंग जियांटोंग बोला। वीक? यह सुनकर व्हाइट रोब्ड आदमी मुस्कुराया और कहा, वो पुराना ह्यूमन रियल्म है। एक समय ह्यूमन रियल्म मानव जाति की जन्मभूमि था। ये जोयाओ ह्यूमन रियल्म से उठे, वैसे ही म्यू किंग्यू और लू किंगफेंग भी। और म्यू यू,
ये स्थान शायद प्रिमोर्डियल एरा के रहस्यों से जुड़ा है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता कि वो वहां जाए। इसके अलावा वर्तमान ह्यूमन रियल्म कुछ अलग है। अलग? कैसे अलग? सबसे शक्तिशाली केवल वर्ल्ड सेंट स्तर पर है। बस जब कहा जाए तब जाओ। इतना बकवास क्यों कर रहे हो? व्हाइट रोब्ड आदमी ने कहा। समझ गया। वैंग जियंटोंग धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, धूल झटकते हुए कहा, मैं जा रहा हूं। रुको, व्हाइट रोब्ड बूढ़े आदमी ने निर्देश दिया, सावधान रहो। समझ गया। वैंग जियंटोंग धीरे से चला गया। विस्तृत पैलेस के भीतर घूर्णन करने वाले मिरर ने किरणें छोड़ी। द एजियो बिलो वर्ल्ड, द 9 ग्रेट हेवन रियल्म्स, ह्यूमन रियल मानव जाति की उत्पत्ति है। यह कैसे गिर पड़ा? व्हाइट रोब्ड आदमी ने आह भरते हुए कहा, द प्रिमोर्डियल एरा, द प्रिमोर्डियल एरा, द प्रिमोर्डियल एरा। असल में क्या हुआ? हेवनली मिस्ट्री मिरर प्रिमोर्डियल एरा के 13 ट्रेजर्स में से एक। फिर भी अब सच नहीं बता पा रहा। इस दुनिया के पीछे कौन है? सीलिंग हेवन डिवाइन एम्परर। भले ही तुम डिवाइन एम्परर हो, शायद तुम भी इसे भांप नहीं सकते। व्हाइट रोब्ड आदमी ने आह भरी। 9th हेवन रियल्म, यिन यांग हेवन डोमेन, बाउंडलेस माउंटेन। इस बार जो अधिकतर डिवाइन लॉर्ड्स यिन यांग हेवन डोमेन में दाखिल हुए वे बाउंडलेस माउंटेन में पहुंचे। हालांकि बाउंडलेस माउंटेन बड़ा है, ये पूरे डिवाइन लॉर्ड डोमेन के सामने कुछ भी नहीं है। म्यू यू, बाई किंग यू, सीएओ जियान और क्षु जियाओ इस समय एकत्रित थे। मिल गए। सीएओ जियान ने कहा, लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन बाउंडलेस प्रोफाउंड पैलेस में है। बाउंडलेस माउंटेन के अंदर 4 ग्रेट डिवाइन पैलेसेस, बाउंडलेस हेवन पैलेस, बाउंडलेस अर्थ पैलेस, बाउंडलेस प्रोफाउंड पैलेस और बाउंडलेस येलो पैलेस। ये बाउंडलेस माउंटेन के भीतर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। किसी को भी ये पता नहीं कि बाउंडलेस ओरिजिन ट्री कैसा दिखता है। पहले विभिन्न डिवाइन पैलेसेस की खोज करना बेहतर है, शायद वहां क्लूज मिले। बाउंडलेस प्रोफाउंड पैलेस? म्यू यू मुस्कुराया और कहा, वहां वे शायद कुछ समय से ही होंगे। चलो एक नजर डालते हैं। वर्तमान में मेजर फैक्शन से डिवाइन लॉर्ड 7th और 8th लेवल के योद्धा भेजे गए हैं। थोड़े समय में डिवाइन लॉर्ड 9th लेवल वाले भी संभवत आ जाएंगे। उस समय किसी को मारना कठिन होगा। जब तक हम कर सकते हैं, चलो जितना हो सके मार डालें। सीएओ जियान, क्षु जियाओ, तुम दोनों मेरे साथ नहीं आना। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, जाकर देखो क्या तयिन सेक्ट से कोई आ रहा है। मिंग फैमिली को लोग भेजने चाहिए ना। आखिर मिंग यिक्शुन इतना महत्वपूर्ण है। अगर कोई आया तो उन्हें बाउंडलेस प्रोफाउंड पैलेस की ओर ले जाओ। वायुएर, तुम भी मत जाओ। जाओ और फैला दो कि मिंग यिक्शुन तुम्हें और सभी जीनियसेस को मारने की कोशिश कर रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर वो डिवाइन लॉर्ड 6ठे स्तर में करने की साजिश कर रहा है और सबसे मजबूत 6th लेवल बनने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर सीएओ जियान और क्षु जियाओ दोनों समझ गए। म्यू यू एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, पर तुम स्वयं चिंता मत करो। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, मैं सच में अब 6ठे स्तर में करने ही वाला हूं। यह सुनकर क्षु जियाओ और सीएओ जियान के होंठ ट्विच हुए। राक्षस, कितनी बार हो चुका है? यह आदमी फिर से ही करने वाला है। यह पहचान मरनी चाहिए। मरी हुई, इसका असर ज्यादा है जीवित रहने से। मिंग यिक्शुन ने युअन टिंगजू का अपमान किया और अब वो लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन को भी अपमानित कर रहा है। स्नो रीजन आइस एप क्लैन, हेवन डिवाउरिंग ग्रीड वुल्फ क्लैन और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन सब मिंग फैमिली से नाराज होंगे। भले ही मिंग फैमिली दुनिया उलटने की कोशिश करे, वे न कर पाएंगे। और मुझे अपनी पहचान बदलनी चाहिए और छिपा रहना जारी रखना चाहिए। 3 बड़े कबीलों को भड़काने से केवल मिंग फैमिली पर आफत आएगी। 6 बीस्ट क्लैंस अभी भी मजबूत है। हमें कुछ छोटे झगड़े बनाने होंगे। यह सुनकर सीएओ जियान और क्षु जियाओं के होंठ ट्विच हुए। छोटा झगड़ा? मजाक कर रहे हो क्या? अगर म्यू यू ऐसे ही जारी रहा तो बड़े कबीलों के बीच मौत तक की लड़ाई होगी। कोई भी खामोशी से नहीं बैठेगा। आखिर वो जो मरेगा वे अब केवल अर्थ सॉवरेन्स या हेवन सॉवरेन्स नहीं होंगे। नहीं, वे आम डिवाइन लॉर्ड्स होंगे, बल्कि हर कबीले के कोर डिसाइपल्स होंगे। ये डिसाइपल्स भविष्य में बड़े कबीलों के स्तंभ बनेंगे। सब लोग अलग अलग कार्य करो। ठीक है, तुरंत। चारों बंट गए। म्यू यू पूरी रफ्तार से बाउंडलेस प्रोफाउंड पैलेस की ओर भागा। रास्ते में म्यू यू ने भी बहुत सोचा। मूलतः वो 9 सेकंड क्लास शक्तियों को एकजुट करना चाहता था ताकि वे एम्परर युअन पवेलियन से मिलकर निपटे। पर बाद में जितना वह समझा उतना ही उसने महसूस किया। असंभव। 6 बीस्ट क्लैंस के बीच भी परस्पर द्वेष था। 3 मानव शक्तियां बाहरी तौर पर मेलजोल दिखती है, पर असल में बहुत जटिल है। इसके अलावा 3 ह्यूमन शक्तियों और 6 बीस्ट शक्तियों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। इन 9 शक्तियों को एक करना थोड़ी ही चाह की बात है। हालांकि भले ही वे एक न हो, अब कुछ विघटन जरूर लाना होगा।
अगर 9 शक्तियां अराजक होंगी तो उसका क्लाउड पैलेस चुपचाप विकसित हो सकेगा। दूसरों के हाथों एम्परर यूएन पवेलियन को मिटाना बहुत मुश्किल है। ऐसा होने पर खुद पर निर्भर करो। मां, जो मौका पापा ने लड़कर पाया मैं उसे छीन लूंगा। म्यू यू की आंखें दृढ़ थी, उसकी आकृति झपकी और एक कदम में वो 100 मील दूर प्रकट हुआ। चैप्टर 3091 डेलिबरेट प्रोवोकेशन। माउंट बाउंडलेस के अंदर हालात वास्तव में जीवंत हो गए थे। सभी तरफ के मार्शल आर्टिस्ट्स अब अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे थे 4 डिवाइन पैलेसेस और बाउंडलेस सेलेस्टियल ओरिजिन ट्री को खोजने के लिए। बाउंडलेस सेलेस्टियल ओरिजिन ट्री पर उगने वाला बाउंडलेस सेलेस्टियल ओरिजिन फ्रूट टॉप टियर इंडिविजुअल्स को गॉड वेनरेबल रियल्म के 9वें स्तर से वर्ल्ड किंग रियल्म तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है। शैकल्स को तोड़ना, वेनरेबल स्थिति की बाधाओं को तोड़कर वर्ल्ड किंग रियल्म तक पहुंचना, ये सभी सेकेंडरी फोर्सेस की इच्छा थी। यदि 9 मेजर पावर्स में से कोई एक वर्ल्ड किंग प्राप्त करता है तो पैटर्न टूट जाएगा। शायद और भी वर्ल्ड किंग्स जन्म लेंगे और जब वो समय आएगा तो मेजर पावर्स और भी आगे बढ़ सकते हैं। भले ही वे फर्स्ट रेट फोर्सेस ना हो, वे फिर भी सेकेंड रेट फोर्सेस माने जाएंगे। पूरे कैंगलन मीरियड वर्ल्ड्स में उन्हें ओवरलॉर्ड लेवल फोर्सेस कहा जा सकता है। कौन इसे नहीं चाहेगा? वर्ल्ड रैंक एक बेंचमार्क है। वर्ल्ड किंग वर्ल्ड रैंक का पहला बिंदु है। वर्ल्ड किंग रियल में प्रवेश करना और 9 ग्रेट हेवंस में स्वतंत्र रूप से घूमना कोई एग्जैजरेशन नहीं है। इस समय म्यू यू के शरीर में सोर्स पावर सर्ज हुआ। वो गॉड वेनरेबल रियल्म के 5वें स्तर पर है। इस बार वो वास्तव में गॉड वेनरेबल रियल्म के 6ठे स्तर तक पहुंचने का इरादा रखता है। गुई यी। म्यू यू ने गुई यी को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी फिर से गायब था। म्यू यू ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। पिछले कुछ दिनों से गुई यी चुपचाप जा रहा और लौट रहा है। काफी मिस्टेरियस। 3 ग्रेट फॉरबिडन लैंड्स में कई ऐसे स्थान हैं जो दूसरों को नहीं पता, लेकिन उसे पता है। वो पुराना निश्चित रूप से कुछ सीक्रेट रखता है, लेकिन म्यू यू भी जानता है वो गुई यी की मदद नहीं कर सकता। हमेशा गुई यी को प्रिमोडियल ऑरा की जरूरत थी रिकवरी के लिए, लेकिन वो शायद ही कभी डिवाइन ट्रेजर से मिलता है जिनमें प्रिमोडियल ऑरा होता हो। प्रिमोडियल एरा। अब तक ये नहीं पता कि उस समय की कोई चीज आगे तक पहुंची है या नहीं। इस समय म्यू यू की आंखों में डिटर्मिनेशन की एक झलक चमकी। इन चीजों को देखने के लिए उसे एक उच्च स्तर तक पहुंचना होगा। इस समय म्यू यू की आंखों में पूरी डिटर्मिनेशन थी। माउंट बाउंडलेस, बाउंडलेस मिस्टीरियस पैलेस। ले झेंशन, क्या तुम वास्तव में कैपेबल हो या नहीं? इस समय लैंग टाइंग सिंह लंबी रोब में कुछ रिंकल्स के साथ ले झेंशन की ओर देखकर भौहें चढ़ाई। क्या मतलब है कि मैं कैपेबल हूं या नहीं? ले झेंशन ने नाखुशी से कहा, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो बोलना बंद करो और मेरा समय बर्बाद मत करो। ओह, हम ही नहीं, मिंग हा और एक्सयूएन व्यूशन भी यहां आए हैं। यह कहना मुश्किल है कि जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू भी आए हैं या नहीं। अगर हम उस पागल मिंग यिक्शुअन से मिल गए तो और भी ट्रबलसम होगा। लैंग टाइंग सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। मिंग यिक्शुअन के 3 शब्द सुनकर ले झेंशन का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या तुम उसका नाम नहीं ले सकते? बस उसका नाम सुनकर मुझे अब इरिटेशन हो रहा है। यह सुनकर लैंग टाइंग सिंह ने स्नोट किया। वो भी इरिटेटेड था, लेकिन क्या इरिटेशन से मिंग यिक्शु मर जाएगा? नहीं। अगर ये आदमी गॉड वेनरेबल रियल्म के 6ठे स्तर तक पहुंचता है तो कौन जानता है कि वह क्या करेगा। जल्दी करो। मुझे पता है। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को उकसाया, उनके सामने का पैलेस गेट धीरे धीरे खुल गया। एंटर। लगभग तुरंत दोनों ने हिचकिचाए बिना अपने लोगों को लीड किया और रशन किया। हॉल के अंदर सोर्स पावर अबंडेंट थी और एक पैल्पिटेटिंग ऑरा लिए हुई थी, और हॉल के अंदर स्टैचूज चुपचाप खड़े थे। इस समय दोनों ले झेंशन और लैंग टाइंग सिंह ने अपनी सांस रोक ली। ये क्या है? दोनों एक दूसरे की ओर देखकर कॉशियसली आगे बढ़े। उन स्टैचूज को पार करते हुए वे डेप्थ्स तक पहुंचे। रोज ऑफ बुकशेल्व्स ने उनकी अटेंशन खींची। ये सब सुप्रीम डिवाइन आर्ट्स है। लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन इस समय एक्साइटेड हो गए। सुप्रीम डिवाइन आर्ट्स वेनरेबल रैंक मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल चाहे कभी भी हो, डिवाइन आर्ट्स मार्शल आर्टिस्ट की कल्टिवेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आधा आधा। दोनों ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे उन्हें बांटने ही की कोशिश की। मत करो। इस समय अचानक एक हंसी गूंजी। आधा आधा। ये बहुत भय। क्यों नहीं, सब कुछ मुझे दे दो। एक खिलखिलाती आवाज इस समय गूंजी। इसी समय सबने एक भयानक और निकलते हुए महसूस किया। मोड़कर देखा। जो हॉल पहले मूर्तियों से भरा था वो इस समय खाली था। एक आकृति हाथ पीछे डालकर वहां खड़ी थी, स्थिर। मिंग यिक्शुअन। मिंग यिक्शुअन। आए हुए व्यक्ति को देखकर ले झेंशन और लैंग टाइंग सिंह इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे।
कुत्ते, जो वे डर रहे थे वो सच हो गया। इस समय म्यू यू की आंखें चमक रही थी। वे वाकई चमक रही थी। गॉड वेनरेबल पपेट्स और अधिक गॉड वेनरेबल पपेट्स। हालांकि उतने नहीं थे जितने पिछले बार मिले थे, पर अभी भी 5000 से अधिक थे। उन गॉड वेनरेबल पपेट्स को देखकर म्यू यू कैसे रोक सकता था? उसने सीधे उन्हें ले लिया। इस समय म्यू यू के मन में अत्यधिक उत्साह था। पपेट्री, इसे माना जा सकता है एक अपेक्षाकृत नीश विधि, यहां तक कि एल्केमिस्ट्स, वेपन रिफाइनर्स और फॉर्मेशन मास्टर से भी अधिक नीश। पर अब म्यू यू अचानक महसूस कर रहा था कि पपेट्री वास्तव में बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर वो मीरियड वर्ल्ड्स को एकीकृत कर सके तो वो पपेट्री को अच्छी तरह बढ़ावा देगा। इस समय म्यू यू हॉल के एंट्रेंस पर खड़ा था। हालांकि ये मिंग यिक्शुन की आकृति और ऑरा थी। मिंग यिक्शुन, क्या तुम मरने की तमन्ना रखते हो? ले झेंशन इस समय भी क्रोधित था। ये आदमी उनका पीछा कर रहा है। तुमने 4 डिवाइन पैलेसेस, बाउंडलेस येलो पैलेस, बाउंडलेस सेलेस्टियल पैलेस और बाउंडलेस अर्थ पैलेस पर नहीं गए, पर तुम जिद कर रहे हो कि तुम हमें ढूंढो। मैंने मां नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। म्यू यू ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा, बस उन तीनों पैलेसेस की तुलना में मुझे बाउंडलेस मिस्टेरियस पैलेस ज्यादा पसंद है। क्या यह मना नहीं है? यह सुनकर लैंग टाइंगसिंग की आंखें ठंडी हो गई। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? ऐसा नहीं है। म्यू यू ने मुस्कुराया, अब चले जाओ और मैं तुम्हें मौत से बख्श दूं, कैसा रहेगा? जैसे ही उसने कहा, लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन ने एक दूसरे की ओर देखा। मिंग यिक्शुन, क्या तुम वास्तव में मौत से नहीं डरते? क्या ऐसा है? म्यू यू ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा, यह जरूरी नहीं। 2 6th लेवल गॉड वेनरेबल्स, मैं उन्हें अपनी आंखों में तक नहीं रखता। जियाओ टोंगयांग को मैंने मारा था, और अगर वो महिला युअन टिंगजू भाग्यशाली न होती तो मैंने उसे भी मार दिया होता। अफसोस कि युअन होंग आया, इसलिए मैं केवल छोड़ कर गया। दरअसल तुम दोनों पहले थे जिन्होंने गॉड वेनरेबल क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कुल के विशेषज्ञों को सूचित कर देना चाहिए था, है ना? शायद तुम्हारे दोनों कुल पहले प्रवेश करने वाले थे, पर मेरा अनुमान है कि अधिकतम 6ठे और 7वें स्तर के गॉड वेनरेबल्स ही होंगे। तो मैं तुम्हें मारकर 6ठे स्तर तक पहुंच जाऊंगा। अगर तुम्हारे कुल के लोग मुझे रोकने की हिम्मत करें तो मैं सबको एक साथ मार दूंगा। म्यू यू की बात सुनकर लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन मिंग यिक्शुन को खाली आंखों से घूरते रहे। ये आदमी पागल है। मिंग यिक्शुन, मैंने पहले सुना था कि तुम अहंकारी हो, पर अब मुझे पता चला कि तुम वाकई काफी अहंकारी हो। लैंग टाइंगसिंग इस बार सच्चाई में क्रोधित था। बार बार मिंग यिक्शुन ने उसे भड़काया। वो 6ठे स्तर का गॉड वेनरेबल है। भले ही मिंग यिक्शुन कितना भी शक्तिशाली हो, वो केवल 5th लेवल गॉड वेनरेबल है। ये आदमी 6ठे स्तर तक पहुंचने से पहले ही इतना अहंकारी है। अगर वो 6ठे स्तर पर पहुंचेगा तो क्या वह संसार उलट न देगा? ले झेंशन, मुझे पता है। इस समय ले झेंशन के शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा फूटा। मैं लंबे समय से उससे नाखुश हूं। इस समय दोनों ने यहां मिंग यिक्शुन को मारने का निर्णय कर लिया। ये आदमी बहुत अहंकारी है। वो मरने के लायक है। चैप्टर 3092, इन्फिनिट मिस्टेरियस पैलेस। लेकिन 2 के संयुक्त हमले का सामना करते हुए म्यू यू शांत मुस्कुराया। अच्छा, बहुत अच्छा। यही वो असर था जो वो चाहता था। बस अब उसे परेशान कर रहा था। मिंग यिक्शुन को कैसे मरना चाहिए? ले झेंशन और लैंग टाइंगसिंग से पीट पीट कर? थोड़ा निराशाजनक लगता है। बस ये 2 लोग जो पहले 6ठे स्तर के गॉड वेनरेबल तक पहुंचे, उन्हें अपने क्लैन के लोगों को सूचित करने का तरीका होना चाहिए। स्काई डिवाउरिंग वुल्फ और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन से मदद पहले आनी चाहिए थी, पर क्यों अभी तक नहीं आए? भूल जाओ, पहले लड़ाई करते हैं। म्यू यू ने अपने मन में सोचा। एक हथेली से उसने इस समय वार किया। ब्लड शैडो पाम। हथेली का छाप खून के धब्बों से ढका हुआ था। हर खून का धब्बा डरावना था। पूरा हथेली भर गया। धमाका। एक मुक्का फेंका गया। धमाके के साथ मुख्य हॉल में छेद फट गया। एक आकृति इस समय प्रकट हुई। म्यू यू इस समय हवा में खड़ा था। इस विस्फोट ने सभी को चेतावनी दी। इमेजरेबल मिस्टेरियस पैलेस के भीतर अभी भी 2 टीमें थी। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन से एक्सयू एनव्यूशन और वज्रा नेदर टॉर्टस क्लैन से मिंगहा। इस समय जब उन्होंने मिंग यिक्शुन की आकृति को हवा में खड़ा देखा, दोनों के चेहरे बदल गए। मिंग यिक्शुन, ये हरामी, वो यहां क्यों है? मिंगहा ने इस समय गरजते हुए कहा। एक्सयू एनव्यूशन का चेहरा भी खराब था। मिंग यिक्शुन एक शैतान है। इस आदमी को उकसाया नहीं जा सकता। मिंग यिक्शुन, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस समय जैसे ही एक चीख गूंजी, एक आकृति हवा में प्रकट हुई। लैंग टाइंगसिंग, स्काई डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन का समकालीन गर्व। अब बकवास बंद करो।
बस मार डालो। अचानक ले झेंशन ने भी इस समय सीधे मुक्के से हमला किया। थोड़ा किनारे हटो, मिंग हा ने इस समय कहा। ये तीन पागल। एक्सयूएन व्यूशन का चेहरा इस समय और भी खराब था। सभी प्रतिभाशाली है, वे सभी अपने अपने क्लैन के इस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, पर अंतर बहुत बड़ा है ना? मिंग यिक्शुअन 5वें स्तर के गॉड वेनरेबल 2 के खिलाफ लड़ रहा है, लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन को उकसाते हुए। अगर वो होता, क्या वो हिम्मत करता? वो हिम्मत नहीं करता। अंतर बहुत बड़ा है। उनके पास जाकर उन्हें उकसाना अपनी मौत को बुलाना है। वो इतना मूर्ख नहीं है। लेकिन मिंग यिक्शुअन ने हिम्मत की, और उसने किया। 3 आकृतियां इमेजरेबल मिस्टेरियस पैलेस के ऊपर आमने सामने खड़ी थी। एक्सयूएन व्यूशन, मिंग हा और अन्य लोग इस समय चारों ओर छिपकर सावधानी से देख रहे थे। टू वेस्ट्स ट्रेजर्स, दोज विद एबिलिटी कैन ऑब्टेन देम। यू आर नॉट माई मैच। आई, मिंग यिक्शुअन, जस्ट वॉन्ट देम। व्हाट कैन यू डू? म्यू यू ने इस समय तंज कसा। वेस्ट्स, लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन पूरी तरह क्रोधित हो गए। ये पहली बार था कि किसी ने उन्हें वेस्ट्स कहा था। बचपन से वयस्क होने तक उनके कबीले में कब वे चांद के इर्द गिर्द तारों जैसा नहीं रहे, स्वर्ग के गर्वीले पुत्र जिन्हें दूसरे दिमाग से देखते थे। अब उन्हें वास्तव में वेस्ट्स कहा गया। मर जाओ। एक ही पल में दोनों की 6ठे स्तर की गॉड वेनरेबल की शक्तिशाली ऑरा फूट पड़ी। बूम! 3 आकृतियां इस समय एक साथ लड़ने लगी। साथ ही इमेजरेबल माउंटेन के भीतर जनरल लैंग यान और जनरल ले याओ अपने अपने कबीले वालों का नेतृत्व कर रहे थे। इस समय यात्रा कर रहे थे। उनका सामना करते हुए कुछ आकृतियां उड़ती हुई आईं। जनरल लैंग यान, एक योद्धा तुरंत पहुंच गया। यंग मास्टर लैंग टाइंगसिंग ने मुझे तुम्हें लेने को कहा। उस आदमी ने सम्मान से कहा। टाइंगसिंग कहा है? यंग मास्टर टाइंगसिंग ने इमेजरेबल मिस्टेरियस पैलेस खोज ली है और वर्तमान में वो इमेजरेबल मिस्टेरियस पैलेस के भीतर ले झेंशन के साथ है। अच्छा, जनरल लैंग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ और टाइंगसिंग से जुड़ जाओ। इस बार टाइंगसिंग ने दशकों में 6ठे स्तर को भेद दिया। भविष्य में वो निश्चित रूप से हमारे कबीले का नेता बनेगा। दूसरी ओर ले याओ हंसा और कहा, वो बच्चा ले झेंशन भी गॉड वेनरेबल के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। शायद दोनों बन सकते हैं महामूर्धन। ठीक वैसे ही कि ले झेंशन भी वहां है। चलो साथ चलते हैं। अच्छा, दोनों ने सैकड़ों लोगों का नेतृत्व किया। इस समय उड़ते हुए जनरल लैंग यान। बहुत देर नहीं हुई कि एक और आकृति फिर उनके सामने दिखाई दी। यही, तुम यहां क्यों हो? लैंग यान ने मुस्कुराया और कहा, क्या टाइंगसिंग को डर है कि ये जनरल रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा? जनरल, योद्धा जल्दी से बोला, कुछ बड़ा हुआ है। यंग मास्टर टाइंगसिंग और ले झेंशन साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने इमेजरेबल मिस्टेरियस पैलेस में मिंग यिक्शुअन का सामना किया। वो मिंग यिक्शुअन दबंग है। उन दोनों यंग मास्टर्स द्वारा प्राप्त चीजों को छीनना चाहता है और वे लड़ने लगे। ये सुनकर लैंग यान की आंखें बदल गई और एक मर्डरस ऑरा बन निकली। मिंग यिक्शुअन, क्या हिम्मत है? तैन सेक्ट वाकई बहुत शक्तिशाली है। लैंग यान के चेहरे पर इस समय क्रोध था। मिंग यिक्शुअन ने 6ठे स्तर तक पहुंच लिया है? अभी तक नहीं। ये सुनकर ले याओ का चेहरा भी ठंडा हो गया। जल्दी जाओ। ले याओ के मन में इस समय भयानक आशंका थी और उसने कहा, वो आदमी मिंग यिक्शुअन 2 के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत करने वाला निश्चित रूप से चाहता है कि लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन 5वें स्तर की बाधा तोड़कर 6ठे स्तर तक पहुंचे। ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। ले याओ के शब्द पढ़ते ही लैंग यान ने तुरंत ये सोचा और बिना बोले तुरंत निकल पड़ा। साथ ही सीएओ जियान और क्षु जियाओ ने एक टीम खोज ली। एल्डर्स, सीएओ जियान ने इस समय झुककर सलाम किया। नेतृत्व में जो व्यक्ति था वो मिंग एक्सुशन था, तयन सेक्ट का एक एल्डर, मिंग परिवार का सेकंड इन कमांड। मिंग एक्सुशन ने सीएओ जियान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सीएओ जियान, तुम गॉड वेनरेबल के 4थे स्तर पर हो। प्रगति काफी तेज है। मिंग यिक्शुअन और मिंग यू कहाँ हैं? सीएओ जियान और क्षु जियाओ को देखकर मिंग एक्सुशन की आंखें उम्मीद से भर गई। सीएओ जियान और क्षु जियाओ दोनों 4थे स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो मिंग यिक्शुअन और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। एल्डर, सीएओ जियान इस समय एक क्षण के लिए हिचकिचाया। कुछ कहना चाहता था, पर वो हकलाया। मिंग एक्सुशन ने असंतोषजनक स्वर में कहा, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। हाँ, सीएओ जियान ने इस समय दोनों हाथ जोड़कर कहा, हाल ही में डिवाइन वेनरेबल डोमेन में बहुत से घटनाएं हुई हैं। जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू ने मिलकर मिंग यू के साथ साजिश रची। बिग ब्रदर मिंग यिक्शुअन को असैसिनेट करने की कोशिश की। मिंग यू बिग ब्रदर मिंग यिक्शुअन द्वारा मारा गया। क्या? ये सुनकर मिंग एक्सुशन का चेहरा अचानक बदल गया। भाई का हत्याकांड, क्या ये सच है? हम दोनों कैसे झूठ बोल सकते हैं? सीएओ जियान ने जारी रखा।
जब आप बिग ब्रदर मिंग येक्शुन से मिलेंगे तो एल्डर मिंग से पूछ सकते हैं। जारी रखो, सीईओ जियान ने फिर कहा। इतना ही नहीं, मिंग यू ने एक्सआईए युआंगसिंग, झंग व्यूफेंग, एक्सआईएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेन के साथ मिलकर एक्सआईए युआंगसिंग को भी बिग ब्रदर मिंग येक्शुन ने मारा। बकवास। जैसे ही सीईओ जियान के शब्द गिरे, एक चीख गूंजी। ये सेकंड एल्डर एक्सआईए झेंग था। एक्सआईए झेंग एक्सआईए परिवार के ओल्ड पेट्रियार्क थे। ताइन सेक्ट के सेकंड एल्डर, गॉड वेनरेबल के 8वें स्तर पर उच्च दर्जे के। सीईओ जियान, तुम्हारे इरादे क्या है एक्सआईए युआंगसिंग और अन्य को इस तरह बदनाम करने के? जैसे ही ये शब्द निकले, एक आकृति सामने आई। जियानर, बातें ऐसे हल्के में नहीं बोला करते। ये सुनकर सीईओ जियान ने फिर कहा, दादा, मैं हल्के में बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। बोला हुआ व्यक्ति सीईओ जियन था, सीईओ परिवार के ओल्ड एंसेस्टर। सीईओ जियन, ताइन सेक्ट के 6th एल्डर, भी एक शक्ति संपन्न व्यक्ति था। क्षु जियाओ भी अपने ओल्ड एंसेस्टर क्षु टियानिंग के पास चली गई। इस समय क्षु टियानिंग ताइन सेक्ट के 7th एल्डर। ताइन सेक्ट में 7 महान एल्डर्स सभी 7 महान परिवारों के पुराने पीढ़ी के शीर्ष योद्धाओं द्वारा संभाले गए थे। ताइन सेक्ट के भीतर उनकी स्थिति असाधारण थी। सीईओ जियान ने जारी रखा, जियाओ टोंगयांग को बिग ब्रदर मिंग येक्शुन ने मार दिया। युअन टिंगजू, एक क्षण पर युअन होंग सामने आया। हम सभी को भागना पड़ा। असल में बिग ब्रदर मिंग ने म्यू यू को मारा और बाई किंगयू को कैद किया, परंतु बाई किंगयू को भी भागने दिया। बिग ब्रदर मिंग पहले ही गॉड वेनरेबल के 5वें स्तर की शिखर पर पहुंच चुका है। केवल एक कदम 6ठे स्तर तक पहुंचने के लिए बचा है। तो उसने हमें कहा कि कुछ एल्डर्स को ढूंढो। मिलकर वो लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन को ढूंढने गया। तैयारी, उनके स्तर से ऊपर को मारने की और फिर दांव को प्रमाणित करने के लिए, एक ही बार में गॉड वेनरेबल के 7वें स्तर में उतरने के लिए। क्या? ये सुनकर कई एल्डर्स के चेहरे इस समय बदल गए। ऐसी बात वाकई हुई थी। इस समय 6 एल्डर्स के मन में अलग अलग विचार उठे। ऐसा कैसे हो सकता है? चैप्टर 3093 द थॉट्स ऑफ द 6 एल्डर्स। मिंग एक्सुशन का चेहरा इस समय उदास था। मिंग येक्शुन, मिंग यू, मिंग परिवार के ये 2 महान प्रोडिजीज थे। मिंग यू की प्रतिभा विभिन्न प्रमुख परिवारों और ताकतों के शीर्ष प्रोडिजीज से कम नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मिंग येक्शुन बहुत ही शानदार था। उसकी चमक ने मिंग यू की सारी प्रतिभा को फीका कर दिया। मिंग परिवार मिंग येक्शुन को मानो कोई खजाना हो वैसे पोषित कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मिंग यू इतना दुस्साहसी होगा। एक्सआई युआंगसिंग मर गया? मर गया। मिंग एक्सुशेंग इस समय एक गहरी सांस लेकर दूसरों की ओर देखा। एल्डर झंग जिंगयुयान, एल्डर एक्सआईएनजी हुई, एल्डर झाइजोंग, तुम तीनों तुरंत झंग व्यूफेंग, एक्सआईएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग को ढूंढो और साफ साफ पूछो कि क्या हुआ। एल्डर एक्सआईए झेंग, तुम मेरे साथ मिंग येक्शुन को ढूंढने चलो और स्पष्ट रूप से पूछो। एल्डर सीईओ जियान, एल्डर क्षु टियानिंग, कृपया मेरे साथ चलो। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। सीईओ जियान और क्षु जियाओं की बातें गंभीरता से नहीं ली जा सकती थी। यह मामला केवल मिंग येक्शुन को देखकर ही तय किया जा सकता था। इस समय समूह अलग हो गया। मिंग एक्सुशेंग का मन अशांत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वो यहां पहुंचे ऐसा कुछ होगा। अकल्पनीय। मिंग येक्शुन 2 महान प्रोडिजीज को मारने की सोच रहा है और सीधे गॉडली वेनरेट के 7वें स्तर तक पहुंचना चाहता है। जब मिंग येक्शुन गॉडली वेनरेट के 7वें स्तर तक पहुंच जाएगा, मिंग परिवार निश्चित रूप से ताइन सेक्ट में उच्च स्थिति हासिल करेगा। पुराने व्यक्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बस समस्या यह है कि अब इस जगह में केवल ताइन सेक्ट के लोग ही नहीं थे। 2 बड़े क्लैंस, स्काई डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ और 9 एक्सट्रीम्स थंडरलाइन ने भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भेजे थे। अब हमें इमेजरेबल मिस्टेरियस पैलेस तक पहुंचने का समय पकड़ना होगा। साथ ही दूसरी ओर 3 एल्डर्स, झंग जिंगयुयान, एक्सआईएनजी हुई और झाइजोंग भी चिंतित थे। 3 बड़े परिवारों ने मिंग परिवार के प्रति वफादारी जताई थी। अगर झंग व्यूफेंग और अन्य सच में कार्रवाई करते हैं तो मिंग परिवार बाद में उसका हिसाब चुकता करेगा। भले ही मिंग परिवार हिसाब न चुकता करे, मिंग येक्शुन इतना अहंकारी व्यक्ति होने के नाते इसे नहीं छोड़ेगा। इस समय तीनों के मन में अशांति थी। झंग जिंगयुयान, एक्सआईएनजी हुई, तुम क्यों नहीं बोल रहे? इस समय झाइजोंग ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा, अगर जो सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने कहा सच है तो। झंग जिंगयुयान ने इस समय आह भरी और कहा, मुझे डर है कि जो उन्होंने कहा सच है। सीईओ जियान और क्षु जियाओ मिंग येक्शुन के अत्यंत वफादार अनुयायी हैं। अगर ये दोनों झूठ बोलने की हिम्मत करें तो सीईओ परिवार और क्षु परिवार भी समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर एक्सआईएनजी हुई और झाइजोंग ने एक दूसरे की ओर देखा। अब क्या करें?
एक्साइएनजी हुई ने मदद के लिए कहा, अगर ऐसा है तो मिंग यिक्शुन अपने छोटे भाई मिंग यू को भी मार सकता है। झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग, झाई टियानशेंग, तीनों एल्डर्स ने इस समय समझ लिया, मिंग यिक्शुन कभी भी बदला लेना नहीं छोड़ेगा। जो कोई भी उसे चुनौती देगा मर जाएगा। कोई अपवाद नहीं है। अगर ऐसा है तो चलो मिंग परिवार के साथ सहयोग खत्म कर दे। झंग जिंगयुआन ने इस समय ठंडे स्वर में कहा, सहयोग खत्म कर दे? क्या मजाक है? मिंग युअन्यू, मिंग क्वान, ये पिता और पुत्र निर्दयी थे। दादा, इस समय कई आकृतियां उड़ती हुई आई। ये झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग थे। तुम छोटे बदमाश। अपने पोते को देखकर झंग जिंगयुआन ने हाथ बढ़ाया और एक दरार जैसी आवाज हुई। झंग व्यूफेंग अपने दादा द्वारा पकड़ा गया और विरोध नहीं कर सका और उसके शरीर का ऑरा अत्यंत अशांत हो गया। दादा, सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने कहा कि तुम मिंग यू के साथ मिलकर मिंग यिक्शुन को मारने में शामिल थे। ये सच है या झूठ? झंग जिंगयुआन ने गंभीर स्वर में पूछा। झंग व्यूफेंग इस समय स्तब्ध रह गया। ग्रैंडफादर पहले से जानता है। अपने पोते के हैरान होने को देखकर झंग जिंगयुआन के मन में कड़वाहट थी। सोचने की जरूरत नहीं। झंग व्यूफेंग का रुकना यह दिखाता था कि बात सच है। ग्रैंडफादर, झंग व्यूफेंग इस समय डर के साथ बोला, मिंग यिक्शुन बहुत ही भयानक है। यहां तक कि गॉडली वेनरेट रिल्म के 5वें और 6ठे स्तर के लोग भी उसका सामना नहीं कर सकते। मिंग यू, उसने जैसा कहा उसे मार डाला। हम भी वर्तमान परिस्थिति के दबाव में थे। मिंग यिक्शुन घमंडी है और हमें बिल्कुल इंसान नहीं मानता। बस हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जियाओ टोंगयांग और युअन टिंगजू भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हमने गलत आकलन किया। एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग इस समय सिर झुका लिए थे। अपनी जान बचाकर भागना ही आसान नहीं था। झंग जिंगयुआन इस समय भारी सांस लेकर बोला, 3 एल्डर्स, निर्णय करो। एल्डर एक्साइएनजी हुई और एल्डर झाइजोंग दोनों ने मनाया, अब हम मिंग परिवार पर भरोसा नहीं कर सकते। झंग जिंगयुआन इस समय बोला, मिंग यिक्शुन तीनों को नहीं छोड़ेगा। यह बच्चा बदला लेने वाला है और उसकी प्रतिभा भी मजबूत है। अगर वो भविष्य में तयिन सेक्ट का नेता बन गया तो हमारे बड़े परिवार निश्चित रूप से काफी दबाव में होंगे। अभी हमारे पास केवल एक रास्ता है। क्या? क्या? एक्साइएनजी हुई और झाइजोंग दोनों ने झंग जिंगयुआन की ओर देखा। बाई किंगयू को मिंग यिक्शुन ने पकड़ा और उसका पति म्यू यू मिंग यिक्शुन ने मार डाला। वो निश्चित रूप से मिंग यिक्शुन से नफरत करेगी। बाई किंगयू सेक्ट लीडर की भरोसेमंद और उसकी पत्नी है। क्या वो अभी नहीं बची? तो इस यिन यांग हेवन डोमेन में हम उसकी रक्षा करेंगे और उसे बताएंगे कि हम उसके प्रति वफादार रहना चाहते हैं। हालांकि बाई किंगयू का स्तर थोड़ा कम है। ग्रैंडफादर, झंग व्यूफेंग ने इस समय झंग जिंगयुआन की बात काट दी और कहा, बाई किंगयू पहले ही गॉडली वेनरेट के 4थे स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या? जैसे ही ये शब्द बोले गए तीनों एल्डर्स स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे झंग जिंगयुआन तुरंत बोला, चलो बाई किंगयू को ढूंढो। तीनों एल्डर्स ने कई भरोसेमंद लोगों के साथ तुरंत प्रस्थान किया। स्थिति तेजी से बदल रही थी। तीनों एल्डर्स ने निर्णायक रूप से मिंग परिवार के बड़े जहाज को छोड़ दिया, जिसे म्यू यू ने उम्मीद भी नहीं की थी। अदृश्य रूप से इसने बाई किंगयू को कुछ और मददगार प्रदान कर दिए। इस समय इमेजरेबल मिस्टीरियस पैलेस के अंदर म्यू यू 2 विरोधियों से लड़ रहा था। पूरे इमेजरेबल मिस्टीरियस पैलेस में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीनों आकृतियां दिव्य तकनीकों का उपयोग कर रही थी और उनकी शक्ति अद्भुत थी। एक्सयूएएन व्यूशन और मिंग हा इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। बहुत ही भयानक। ये मिंग यिक्शुन था, गॉडली वेनरेट के 5वें स्तर पर 2 विरोधियों से लड़ रहा था और वे अभी भी गॉडली वेनरेट के 6ठे स्तर पर थे। ये एक भव्य और प्रभुत्वशाली लड़ाई थी। दोनों बेकार। म्यू यू इस समय जोर से हंसा और बोला, दोनों बेकार। गॉडली वेनरेट के 6ठे स्तर के प्रोडिजीज? क्या बकवास है। ये युवा मालिक 5वें स्तर पर है। क्या तुम मुझे मार सकते हो? बेकार है, बेकार। हमेशा ऐसा ही होता है। ये गालियां पूरे इमेजरेबल मिस्टीरियस पैलेस में फैल गई। लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन पूरी तरह क्रोधित हो गए। मिंग यिक्शुन लोगों को मारता है और उनके दिलों को दंडित करता है, भले ही मैं आज गंभीर रूप से घायल हो जाऊं। मिंग यिक्शुन, मैं तुम्हें मारूंगा। लैंग टाइंग सिंह पूरी तरह गुस्से में था। एक हाथ के इशारे से वो तुरंत विशाल बन गया। एक स्काई डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ, जिसके शरीर पर चमकदार हरी फर थी। मजबूत शरीर और भारी कदकाठी इस समय एक भयंकर और प्रभुत्वशाली हत्यारा इरादा दिखा रहे थे। अपने वास्तविक रूप में लड़ रहा था। लैंग टाइंग सिंह सच में आग में था। यह दृश्य देखकर ले झेंशन ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। गर्जना, एक 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन, जिसके पूरे शरीर पर आग फर और घनी फर थी, राजा का आभास पैदा कर रही थी। दोनों वास्तव में लाल आंखों वाले थे।
चैप्टर 3094 व्हाट आर यू प्राउड ऑफ। इस दृश्य को देखकर म्यू यू मुस्कुराया। शक्ति से फटना, क्या मैं इसके काबिल नहीं हूं? इस समय म्यू यू के शरीर के भीतर शक्ति एकत्रित हुई। उसने यिन यांग ब्लड गॉड आर्ट तक इस्तेमाल नहीं किया। क्रॉस लेवल लड़ाइयों के लिए यिन यांग ब्लड गॉड आर्ट की शक्ति अभी भी कुछ कम थी। ग्रेट सीलिंग हेवन गॉड पाम, एक हथेली की प्रहार के साथ आसपास की सोर्स पावर इस समय पागलपन की तरह इकट्ठा हुई। एक हथेली का निशान सीधे नीचे गिरा। बूम के साथ लैंग टाइंग सिंह के मजबूत वुल्फ शरीर को सीधे हथेली के निशान ने ध्वस्त कर दिया। यह देखकर ले झेंशन गरजा और सीधे अपनी क्लॉज से एक थंडर ब्लेड को संघनित किया, म्यू यू की ओर वार करते हुए। मौत की तलाश में हो, वाइन थंडर गॉड सनफेस्ट। एक मुक्का इस समय सीधे मारा गया। बूम के साथ ले झेंशन का शरीर इस समय पीछे हट गया। यह कौन सा डिवाइन आर्ट है? ले झेंशन केवल यह महसूस कर सका कि उसके शरीर की शक्ति को रोका गया है, जो उसे बहुत असहज बना रहा था। एक डिवाइन आर्ट लोगों को मारने के लिए। म्यू यू ने ठहाका लगाया। क्या तुम सोचते हो कि यिन यांग हेवन डोमेन में इन वर्षों में मैंने अपनी रियल्म को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया? मैं क्या कर रहा था? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख हूं? रियल्म इंप्रूवमेंट के लिए कुछ अवसरों को छोड़ दूं? तो क्या हुआ अगर तुम गॉड वेनरेबल के छठे स्तर तक पहुंच गए? तुम सिर्फ मेरे मिंग यिक्शुन के लिए अपने स्लॉटर गॉड बनने के मार्ग को साबित करने का विषय हो। जैसे ही ये शब्द निकले, ले झेंशन और लैंग टाइंग सिंह पूरी तरह से क्रोधित हो गए। छठे स्तर के दो महान गॉड वेनरेबल्स को पांचवें स्तर का गॉड वेनरेबल दबा रहा था। यहां तक कि अब भी वे अपना सिर उठाने में असमर्थ थे। मिंग यिक्शुन, तुम बहुत घमंडी हो, लैंग टाइंग सिंह ने फूंकते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते? बस हम कुछ तरीकों को व्यर्थ नहीं करना चाहते। गॉड वेनरेबल डोमेन में अभी भी कई चीजें हैं जिनके लिए प्रतिस्पर्धा करनी है। कचरा। लैंग टाइंग सिंह के बोलने के तुरंत बाद म्यू यू अचानक गालियां दी। अगर तुम नहीं मार सकते तो मार नहीं सकते। इतना बकवास क्यों कर रहे हो अपनी नाकामी को ढकने के लिए? म्यू यू ने ठहाका लगाया। अगर मैं गॉड वेनरेबल के छठे स्तर पर होता और तुम दोनों पांचवें स्तर पर होते, मैं तुम्हें आसानी से मार देता। जैसे ही ये शब्द निकले, लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन स्तब्ध रह गए। वास्तव में यही स्थिति थी। अगर उल्टा होता तो शायद वे भयानक तरीके से मर जाते, पर अब इतनी भीड़ के सामने मिंग यिक्शुन ने उनका मुंह तोड़ दिया। दोनों अब मंच से पीछे हटने में असमर्थ थे। लैंग टाइंग सिंह फूका और बोलना बंद कर दिया, पर उसके दिल में शक्ति की धाराएं चरम पर संघनित हो रही थी। तुम मौत की तलाश कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। जैसे ही लैंग टाइंग सिंह के शब्द गिरे, उसने अचानक सिर उठाया। क्षण भर में उसके चारों ओर क्रूर और दमनकारी शक्ति फैल गई। फाड़ने की शक्ति ने लैंग टाइंग सिंह के पूरे शरीर को भर दिया और अचानक लैंग टाइंग सिंह के सिर के ऊपर एक चमकदार चांद हवा में उठ गया। उस चमकदार चांद में एक वुल्फ का साया विशेष रूप से स्पष्ट था। डिवाउरिंग वुल्फ, डिवाउरिंग द मून। अचानक चमकदार चांद में वुल्फ का साया चांद पर कुतरता हुआ गिरा और चमकदार चांद गायब हो गया। विशाल वुल्फ का साया इस समय म्यू यू की ओर दौड़ा। ले झेंशन, क्या तुम मरना चाहते हो? लैंग टाइंग सिंह इस समय गरजा। उसने पहले ही अपने पास की सारी चीजें निकाल ली थी। ले झेंशन इस समय अभी भी हिचकिचा रहा था। मैं नहीं चाहता, ले झेंशन ने फूका और ऊपर नीचे अपने शरीर में शक्ति की धाराएं संघनित की। 9 एक्सट्रीम्स हेवनली गॉड थंडर। एक चीयर्स के साथ ले झेंशन का थंडर लाय मुद्रा इस समय असीम दमनकारी ऑरा दिखा रहा था। थंडर पूरे शरीर में इकट्ठा हुआ। क्षण भर में ये लोगों को ढहती पहाड़ों और नदियों का एहसास दिलाता है। बूम, विस्फोट की आवाज फैली। बैंग बैंग बैंग, फाड़ने की आवाज, जैसे कोई आकाश को जबरदस्ती अपने हाथों से फाड़ रहा हो। दोनों ने इस समय दमनकारी और अजेय ऑरा दिखाई, भयानक रूप से शक्तिशाली। इस दृश्य को देखकर म्यू यू के मुंह के कोने में झिंझोर हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिभाशाली, वाकई डरावना। बस क्योंकि म्यू यू ने यहां आने की हिम्मत की और दोनों का नाम लिया, वो तैयार नहीं था। वन सोल सेंट क्लॉ, एक क्लॉ के साथ बाहर इस समय वॉइड फाड़ने की आवाज गूंजी। एक क्लॉ आकाश से नीचे उतरा और सीधे लैंग टाइंग सिंह की ओर बढ़ा। लैंग टाइंग सिंह का चेहरा सख्त हो गया। लड़ो। क्या यह सिर्फ ये देखने का प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है? वो टिक सकता है, मिंग यिक्शुन शायद नहीं टिक पाए। कारण कोई और नहीं, दोनों के बीच अभी भी अंतर है। मिंग यिक्शुन मानव जाति है और उसका शारीरिक शरीर खुद उसके साथ बड़ा अंतर रखता है। ले झेंशन भी इस समय बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। मिंग यिक्शुन लैंग टाइंग सिंह पर हमला कर रहा था, उस पर नहीं। और ये दृश्य देखकर म्यू यू मुस्कुराया। क्या तुम मूर्ख नहीं हो? एक बार में वन सोल सेंट क्लॉ इस समय नीचे से टूट कर गिरा।
धम, शून्य फट गया और लैंग टाइंग सिंह का शरीर भी इस समय फट गया। पर दूसरी तरफ म्यू यू ने अपने शरीर पर टिककर लैंग टाइंग सिंह के कटने वाले वार को सहन किया। ध्वनि टकराई और दोनों के बीच का अंतर दिखाई दिया। एक बड़ा अंतर। बस दबाया गया वाला म्यू यू नहीं था, बल्कि लैंग टाइंग सिंह था। असंभव। इस समय लैंग टाइंग सिंह के पेट पर एक खून भरा पंजे का निशान उभरा और उसका चेहरा पीला हो गया। असंभव, मूर्ख। म्यू यू ने तंज कसा। मैंने कहा था ना, इन दशकों में मैंने डिवाइन आर्ट्स ढूंढे हैं। तुम मुझे काटते हो? क्या तुम मुझे काट कर मार सकते हो? एक बार में म्यू यू के सामने उसके चारों ओर 3 अवरोध प्रकट हुए। वज्रा अंडरवर्ल्ड स्क्रिप्चर की रक्षा, ड्रैगन बॉडी की रक्षा और स्वॉर्ड बॉडी की रक्षा। एक साथ 3 रक्षा। इस समय ले झेंशन भी उलझन में था। इससे कैसे लड़ा जाए? क्या तुम डरे हो? म्यू यू ने इस समय तंज उछाला। डरना सही है। दोनों मूर्खों, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अब तक पीसना सिर्फ मुझे तोड़ने का मौका देने के लिए था। ये कहकर, पर म्यू यू इस समय बेचैन था। क्या इन 2 मूर्खों ने अपने अपने कबीले के विशेषज्ञों को सूचित कर दिया? यहां तक कि युअन होंग भी स्नो रीजन आइस एप क्लैन से प्रकट हो गया। इन दोनों के कुल के विशेषज्ञ नहीं आ सकते थे, है ना? इस समय लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन वाकई नाकाम थे। म्यू यू ने सीधे मुक्का मारा। यिन यांग ब्लड गॉड आर्ट, शक्ति डिजास्टर थंडर गॉड बॉडी आर्ट के चौथे खंड जितनी अच्छी नहीं थी, पर कमजोर भी नहीं थी। इस समय म्यू यू सिर्फ इन्हें टंग रहा था, मार नहीं रहा था। इस समय हर कोई देख सकता था कि म्यू यू पूरी तरह इन दोनों के साथ खेल रहा था। लैंग टाइंग सिंह और ले झेंशन इसे कैसे न समझे, पर दोनों इस समय पहले ही थके हुए थे। 2 बड़े घातक आक्रमण म्यू यू को नहीं मार पाए, पर म्यू यू ने आसानी से निपटा दिया। वे क्रोधित थे, पर वे नासमझ थे। तुम दोनों, मैं तुम्हें येलो स्प्रिंग्स भेज दूंगा। एक गहरी गर्जना इस समय गूंजी। म्यू यू की सहन शक्ति फट चुकी थी। इस समय वे आए या नहीं, छोड़ो। वैसे भी उन 2 बड़े कुलों के लोगों को पता चल जाए कि उसने उन्हें मारा, बस इतना ही। कट्टा, तुम कैसे हिम्मत करते हो? ठीक इसी समय एक दहाड़ती हुई आवाज गूंजी। धरती पर एक आकृति उड़ती हुई आई। अचानक हथेली इस समय बाहर की ओर पकड़ी गई। एक विशाल हथेली जो आकाश को ढकती थी, सीधे इस समय बाहर निकली। सटीक कहें तो एक विशाल पंजा जो आकाश को ढक रहा था। जनरल लैंग यान। ये दृश्य देख लैंग टाइंग सिंह अत्यंत उत्साहित हुआ। मिंग यिक्शुन उसे मौत के घाट उतारने वाला था। उसने उसे और ले झेंशन को नहीं मारा और अब मदद आ चुकी थी। जनरल लैंग यान, गॉड वेनरेबल का 7वां स्तर। वो पहले ही एक उच्च स्तरीय गॉड वेनरेबल स्तर था। जनरल लैंग यान निश्चित रूप से मिंग यिक्शुन को मार सकता था। किस बात पर तुम घमंड कर रहे हो? म्यू यू ने इस समय ठंडी मुस्कान की। तुम मुझसे पहले मर जाओगे, चिंता मत करो। जैसे ही शब्द गिरे, म्यू यू ने सीधे थप्पड़ मारा। चैप्टर 3095, 6th लेवल ऑफ डिवाइन ऑनर, सेकंड सोल हेवनली पाम। एक पाम स्ट्राइक सीधे नीचे उतरी। बूम। इस समय हेवन और अर्थ की शक्ति एकत्रित हो गई। दूर से आने वाले क्लॉज को पीछे धकेल दिया गया। विशाल पाम सीधे वुल्फ टाइंग सिंह और ले जेंशन को पकड़ लिया। क्रैकिंग साउंड्स गूंजे। अत्यधिक दबाव के नीचे उनके शरीर क्रैक करने लगे। एक पल में दोनों आकृतियों के भीतर की शक्ति ड्रेन लगने लगी। आज मैं मिंग यिक्शुन स्लॉटर के माध्यम से अपने दांव को साबित करूंगा। वुल्फ टाइंग सिंह, ले जेंशन, तुम दोनों देखोगे मेरी मिंग यिक्शुन की पात को 5वें से 6ठे स्तर तक। बूम बूम। म्यू यू के शब्द गिरे। एक्सप्लोजन्स हुए। दोनों आकृतियां तुरंत क्रश हो गई। एक वुल्फ, एक लायन। इस समय उनके शरीर एक्सप्लोड हो गए और ब्लड में बदल गए। ब्लड रेन आसमान से गिरा। साथ ही मिडर खड़े म्यू यू ने महसूस किया कि उसकी ऑरा क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गई है। मूलतः वो पहले से ही गॉड लॉर्ड रियल्म के 5th लेवल पर था। हाल ही में जियाओ टोंगयांग मरा, मिंग यू मरा, दर्जनों लोग मरे। इसने उसकी डिवाउरिंग एबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया। अब ले जेंशन और वुल्फ टाइंग सिंह मरे हुए थे। ये अक्यूमुलेशन अपनी सीमा तक पहुंच गई। बूम। एक पल में थंडर और लाइटनिंग आसमान में चमके। म्यू यू के चारों ओर 6 रेस ऑफ लाइट घेरती दिखी। पल भर में 6 रेस ऑफ लाइट एक बिंदु में कन्वर्ज हो गई। गॉड लॉर्ड रियल्म का 6th लेवल। इस समय म्यू यू पागलों की तरह हंस पड़ा। वो वास्तव में थोड़ा पागल था। मिंग यिक्शुन की मैडनेस का नाटक नहीं कर रहा था। ये उसकी अपनी मैडनेस थी। 60 साल से कम समय में अर्थ लॉर्ड रियल्म की पीक से गॉड लॉर्ड रियल्म के 6th लेवल तक पहुंच गया। कौन इस गति को मैच कर सकता था? इस समय म्यू यू का शरीर शक्ति से स्कौर हो रहा था। तुम बदमाश, मौत की चाह रख रहे हो।
एक गुस्से भरी दहाड़ उसके सामने आई। एक बल्कि आदमी डिसेंडेड हुआ। ये वुल्फ यान था। हालांकि इस समय वुल्फ यान के सामने बस ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा था। वुल्फ टाइंग सिंह मर चुका था। स्काई डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ क्लैन का इस जेनरेशन का प्राइड मर चुका था। सीधे उसके सामने बास्टर्ड एक और कर्ज गुंजा। ले आओ जनरल, ले आओ। जनरल वुल्फ यान से भी ज्यादा फ्यूरियस था। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मिंग यिक्शुन को मरना ही था। ये जानते हुए कि वे आ रहे हैं, मिंग यिक्शुन फिर भी वुल्फ टाइंग सिंह और ले जेंशन को मारने पर अड़ा रहा। ये बदमाश मरने लायक था। ट्रैश। म्यू यू ने दोनों की ओर देखा और स्नियर किया। क्या 2 टुकड़े ट्रैश तुम्हें इतना गुस्सा दिलाने लायक है? 9 एक्सट्रीम्स थंडर लाइन क्लैन और स्काई डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ क्लैन को 9th हेवन रियल्म के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड क्लास रेसेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन तुम्हारे क्लैंस के पास बस ऐसे गुड्स है। मैं मिंग यिक्शुन सच में डिसअपॉइंटेड हूं। ये शब्द तुरंत वुल्फ यान और ले याओ के दिलों में आखिरी कड़ी रीजनिंग को जला दिए। असंभव, वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। मर जाओ। लगभग एक ही समय में वुल्फ यान और ले याओ ने अटैक किया। म्यू यू ने बार बार स्नेयर किया, आओ मारो मुझे, आओ मारो मुझे। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे मैं कैसे बचूंगा? लेकिन इस तरह मरना थोड़ा अन्यायपूर्ण होगा। मारते समय किसी 7th लेवल गॉड लॉर्ड को मारने की कोशिश कैसे रहे? हालांकि अगर इनमें से कोई एक 7th लेवल गॉड लॉर्ड मर गया तो तइन कल्ट के एक्सपर्ट्स के साथ कौन फाइट करेगा? मारना है या नहीं? म्यू यू अब कुछ कॉन्फ्लिक्टेड था, लेकिन जबकि वो कॉन्फ्लिक्टेड था, वुल्फ यान और ले याओ नहीं थे। दोनों ने फियर्सली अटैक किया। गॉड लॉर्ड रियल्म का 7th लेवल, हाई लेवल गॉड लॉर्ड रियल्म, हेवनली लॉर्ड से लेकर गॉड लॉर्ड के 1st लेवल तक ये एक बड़ा हर्डल था। और 3rd से 4th लेवल तक ये भी एक बड़ा हर्डल था। 6th से 7th लेवल तक ये भी हर्डल था। ये सभी द्वारा मान्यता प्राप्त वाटरशेड मोमेंट था। इस समय म्यू यू तैयार था। दरअसल उसकी सोर्स पावर वुल्फ टाइंग सिंह और ले जेंशन के साथ लड़ाई में काफी घट गई थी। हालांकि दोनों को डिवार करने से बहुत भरपूरी हुई और 6th लेवल पहुंचने पर हेवन एंड अर्थ की सोर्स पावर उसके शरीर में समाहित हो गई। इस समय म्यू यू बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। 6th लेवल पहुंचने से उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। 7वें स्तर का सामना करते हुए क्या वह डरेगा? बिल्कुल नहीं। 5वें स्तर में भी वो 7वें से नहीं डरता था। अब जब वो 6th लेवल पर था तो और भी नहीं। 1 सोल सेक्रेड क्लॉ, एक क्लॉ ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया, सीधे वुल्फ यान की ओर। मौत को बुला रहे हो। इस समय वुल्फ यान की आंखें पूरी तरह लाल थी। वुल्फ टाइंग सिंह को उसकी आंखों के सामने मारा गया था। उसकी आंखें लाल होंगी और अब उसे अपने मन का क्रोध और भी ज्यादा निकालना था। सामने खड़ा मिंग यिक्शुन जरूर मरना चाहिए, वरना जब तइन कल्ट के मिंग क्लैन के लोग आएंगे तो वो मिंग यिक्शुन को मार नहीं पाएगा। धड़ाम। इन तीनों आकृतियों का आना हुआ। म्यू यू 1 के खिलाफ 2 से लड़ रहा था, बड़ी शक्ति दिखा रहा था। इस समय नीचे खड़े एक्सयू एनव्यूशन और मिंग हा पूरी तरह से स्तब्ध थे। शुरू से अंत तक दोनों सिर्फ दर्शक थे। सब कुछ देखकर अब दोनों सचमुच समझ गए, इस 9th हेवन रियल्म के भीतर 2nd क्लास शक्तियों में इस पीढ़ी की शान मिंग यिक्शुन को शीर्ष लेयर पर होना चाहिए। वे लोग तो दूसरे लेयर पर थे। सही कहा, वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। 7वें स्तर से लड़ना उनकी हिम्मत का तुलना चाहिए। उसने पहले सुना था कि ये आदमी पहले सब कुछ तिरस्कृत करता था, पर अब उसके पास सब कुछ तिरस्कृत करने की ताकत थी। थोड़ा समय दें, मिंग यिक्शुन अगर बढ़कर 9th लेवल गॉड लॉर्ड बन गया तो शायद सचमुच शीर्ष अस्तित्व बन सकता था। शायद वह लॉर्ड के बंधनों को तोड़कर रियल्म स्थिति तक पहुंच सके। यह आदमी बहुत क्रूर था। एक ही समय में माउंट बाउंडलेस के भीतर दर्जनों आकृतियां एक के बाद एक पहुंची। नेता मिंग एक्सुशन था। आगे है। इस समय मिंग एक्सुशन बेचैन दिखा। मिंग यिक्शुन बहुत आवेगी था। एक्साई युआंगसिंग को मारना ठीक था। अगर सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने जो कहा वो सच था तो एक्साई युआंगसिंग मरने के लायक था। यहां तक कि एल्डर एक्साई झेंग को भी इस बात पर कुछ कहने को नहीं था। हालांकि अगर मिंग यिक्शुन ने वाकई वुल्फ टाइंग सिंह और ले जेंशन को मार दिया तो परेशानी होगी। 9 एक्सट्रीम्स थंडर लाइन और स्काई डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ कबीले इतनी सहनशीलता नहीं रखते। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे यहां हैं और दोनों कबीलों के भी रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं। अगर वे लोग पहले पहुंच गए तो मिंग यिक्शुन के लिए बहुत खतरा होगा। 2nd एल्डर मिंग एक्सुशन ने एक्साई झेंग की ओर देखा और कहा, अगर सीईओ जियान और क्षु जियाओ ने जो कहा वो सच है तो एक्साई युआंगसिंग मर गया तो जो होना था वो हो गया। यह सुनकर एक्साई झेंग का शरीर कांपा, पर वो धीरे से सिर हिलाकर
सहमति में था। मिंग यू मर गया, वो मरने लायक था। मिंग एक्सुशन ने जोड़ा, और सबसे जरूरी काम मिंग यिक्शुन की रक्षा करना है, वो हमारी उम्मीद है। एक्साइए झेंग फिर से सिर हिलाया। पास में एल्डर सीएओ जियन और क्षु टियानी ने राहत की सांस ली। खैर खैर, सीएओ जियान और क्षु जियाओमिंग यिक्शुन के प्रति वफादार थे और गड़बड़ नहीं किए, अन्यथा वे सच में मर जाते। मिंग क्लैन की मिंग यिक्शुन पर ध्यान देना बस उनकी पूरी ताकत से करना था। अगर मिंग यिक्शुन खतरे में हुआ तो मिंग क्लैन निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। वो मिंग क्लैन का गर्व था, भविष्य में वह जो भार उठाएगा। पर यह आदमी वाकई पागल था। मिंग यू को मारना, जियाओ टोंगयांग को मारना, वो सचमुच बहादुर था। दोनों एल्डर्स को इसमें एक भी संदेह नहीं था। यह वही काम था जो मिंग यिक्शुन कर सकता था। वो आदमी बस इतना पागल था। पर इस बार अगर उसने वाकई वुल्फ टाइंग सिंह और ले जेंशन को मार दिया तो 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन और स्काई डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ कबीलों का विस्फोट निश्चित होगा। चैप्टर 3096, सोची समझी उकसाहट। वुल्फ टाइंग सिंह और ले जेंशन दोनों वैंग क्लैन के वंशज थे, प्रत्यक्ष वंशज, और अपने अपने बीस्ट क्लैंस की युवा पीढ़ी के प्रमुख चेहरे थे। अब वे दोनों मारे गए थे। अगर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो ये अजीब होता। किसी भी हालत में अगर तीनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो बाकी लोग भड़क उठेंगे। मिंग यिक्शुन इस बार सचमुच पागल हो गया है। इस बार मुझे डर है कि एक बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। इस समय मिंग एक्सुशन ने चिल्लाया, सब लोग अपनी चाल तेज करो, चलो। हाँ, आकृतियां इस समय तेजी से आगे बढ़ी। साथ ही दूसरी ओर थर्ड एल्डर झंग जिंगयुआन, फोर्थ एल्डर एक्साइएनजी हुई, फिफ्थ एल्डर झाइजोंग, ये तीनों आकृतियां झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग, झाई टियानशेंग और अन्य के नेतृत्व में आखिरकार बाय किंगयू को ढूंढ ही निकली। कमांडर बाय, आज की बाय किंगयू गॉड वेनरेबल रियल्म के चौथे स्तर पर थी। अब वो सिर्फ गॉड वेनरेबल रियल्म के पहले स्तर को तोड़ने के बाद की अनदेखी की जाने वाली कमांडर नहीं थी। 3 एल्डर्स, आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? 3 एल्डर्स का मिलना देखकर बाय किंगयू असहाय थी। ये तीनों एल्डर्स सभी गॉड वेनरेबल रियल्म के 8वें या 7वें स्तर पर थे। वो सिर्फ गॉड वेनरेबल रियल्म के चौथे स्तर पर थी, जो पर्याप्त नहीं था। इस समय झंग जिंगयुआन एक कदम आगे बढ़ा, हाथ जोड़े और बोला, कमांडर बाय, हम तीनों सीधे मुद्दे पर आए हैं। हमारे अयोग्य पोते ने मिंग यू के साथ मिलकर मिंग यिक्शुन को मारने की कोशिश की। कमांडर बाय को इसके बारे में पता होना चाहिए। बाय किंगयू ने सावधानी से सिर हिलाया। अगर वे सफल हो जाते तो ठीक होता, पर वे असफल रहे। झंग जिंगयुआन ने निराशा व्यक्त की। ऐसा होने पर मिंग यिक्शुन निश्चित रूप से मेरे पोते से बैर रखेगा। अफसोस कि मैं मरने वाला हूं, पर मैं नहीं चाहता कि झंग परिवार, मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता मरे। इसलिए हम तीनों ने निर्णय लिया है कि हम कमांडर बाय के साथ जुड़ेंगे। बाय किंगयू इस बार चौंक गई। ये तीनों परिवार आमतौर पर मिंग फैमिली के साथ ही होते थे। हालांकि ध्यान से सोचने पर बाय किंगयू धीरे धीरे समझ गई। झंग व्यूफेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग तीनों एल्डर्स की आशाएं थे। सटीक कहें तो वे तीनों बड़े परिवारों की आशाएं थे। अगर ये तीनों मर गए तो अगले पीढ़ी के नेता उन 3 बड़े परिवारों के खत्म हो जाएंगे। तयिन सेक्ट के भीतर उन परिवारों की शक्ति गिर जाएगी। उस समय भले ही मिंग फैमिली तयिन सेक्ट पर हावी रहे, उनके तीनों परिवार बाहर निकाल दिए जाएंगे। मिंग यिक्शुन ने पहले ही अपनी बदले की प्रवृत्ति दिखा दी है, और वो बाय किंगयू, सेक्ट लीडर और उनकी पत्नी द्वारा व्यक्तिगत रूप से पोषित थी। उनके साथ जुड़ना मतलब सेक्ट लीडर और उनकी पत्नी के प्रकरण में शामिल होना था, और मिंग फैमिली के पक्ष में न होना था। बाय किंगयू मूर्ख नहीं थी। वास्तव में ह्यूमन रियल में भी म्यू किंगयू शायद ही कभी म्यू क्लैन में दिखाई देता था। बाय किंगयू ने उसके बिहाफ पर कई काम संभाले हुए थे, इसलिए बाय किंगयू शायद अर्थ का अनुमान लगा चुकी थी। ऐसा है तो मुझे नहीं पता कि 3 एल्डर्स ईमानदार है या नहीं, बाय किंगयू ने इस समय हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर तीनों एल्डर्स के चेहरे थोड़े बदल गए। कमांडर बाय क्या चाहती है? सादा, बाय किंगयू मुस्कुराकर बोली। अब मिंग यिक्शुन की योजना ले झेंशन और वुल्फ टाइंग सिंह को मारने की है, ताकि वो अपने गॉड वेनरेबल रियल्म के 6ठे स्तर को साबित करे और सबसे शक्तिशाली 6ठे स्तर बन सके। इस बच्चे की प्रगति की गति मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है ना? उसने मेरे पति को मार डाला और मेरी स्वतंत्रता को कैद किया था। पहले मेरी उससे नफरत अनसुलझी है। अगर 3 एल्डर्स सच में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके 3 बड़े परिवार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सेक्ट लीडर और उनकी पत्नी लंबे समय से मिंग फैमिली से असंतुष्ट है। आप तीनों ने जो वफादारी दिखाई है, तो मेरे साथ आकर मिंग यिक्शुन को मारो। ये शब्द निकलते ही झंग जिंगयुआन, एक्साइएनजी हुई और झाई जोंग स्तब्ध रह गए। मिंग यिक्शुन को मारो,
उससे मिंग फैमिली की पागल प्रतिशोध होगी। उसे मारना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। बाई किंग जल्दी में नहीं थी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मिंग फैमिली तख्ता पलट होकर नष्ट होने वाली है, पहले या बाद में। मैं आपको सच बताने से नहीं डरती। सेक्ट लीडर अब रियल्म किंग पद के नजदीक है। ये शब्द जैसे ही निकले, झंग जिंगयुआन एक्साईएनजी हुई और झाई जोंग हैरान रह गए। हम कमांडर बाई के साथ चलने और तइन सेक्ट के भीतर की जहरीली कीड़ों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। झंग जिंगयुआन ने झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। एक्साईएनजी हुई और झाई जोंग ने इस समय समझ लिया, यदि ऐसा है, मैं तीनों एल्डर्स के तरीकों को देखूंगी। बाई किंग्यू ने बेपरवाह मुस्कान दी और एक झटके में उसने सबको इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस की ओर ले जाया। इस समय इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस के भीतर सोर्स पावर फूट पड़ी, अत्यंत प्रबल। वुल्फ यान और ले याओ इस समय गुस्से में भरे हुए थे। यह बहुत घृणास्पद था। मिंग यिक्शुअन इस समय लगातार पागलपन भरी बातें कह रहा था और दोनों के संयुक्त प्रहार से लगातार खून उगल रहा था। पर वो बस नहीं मर रहा था। ये आदमी कॉकरोच जैसा था। वो बस नहीं मर रहा, उसे मारना बहुत कठिन था। इस समय म्यू यू भी मानसिक रूप से थका हुआ था। वह या तो वुल्फ यान को मारना चाहता था या ले याओ को, पर ऐसा करने पर उसका ट्रम्प कार्ड अनिवार्य रूप से खुल जाएगा। हेवन एंड अर्थ फर्नेस। हेवन एंड अर्थ फर्नेस के साथ म्यू यू निश्चिंत था कि वो सीधे एक 7th लेवल गॉड वेनरेबल को मौत तक कुचल सकता है, लेकिन वो निश्चित नहीं था कि कोई इस स्थान की निगरानी कर रहा है या नहीं। शुरू में उसे अर्थ वेनरेबल डोमेन और हेवनली वेनरेबल डोमेन में इसकी चिंता नहीं थी, पर अब ये गॉड वेनरेबल डोमेन है और भले ही उसने हेवन एंड अर्थ फर्नेस का प्रयोग करके किसी एक को मौत तक कुचल दिया, इन दोनों कुलों की ताकत बहुत कम हो जाएगी। वो तइन सेक्ट का समर्थन करने आने वाले योद्धाओं का कैसे मुकाबला करेगा? ये कठिन है। इस समय वो वास्तव में जूझ रहा था। कोई बात नहीं, म्यू यू ने इस समय निर्णय ले लिया। पहले एक को मार डालो। अगर एक प्रतिभाशाली मर गया तो क्या ये दोनों कुल गुस्सा नहीं होंगे? फिर मैं एक और जनरल भेज दूंगा। म्यू यू ने अपनी दृष्टि वुल्फ यान पर रखी। इस क्षण म्यू यू की घूरती नजरों से वुल्फ यान के दिल में अनायास एक सिहरन हुई। उसका क्या मतलब था? म्यू यू की दृष्टि का क्या अर्थ है? क्या वो उसे मारना चाहता है? उसे मारने की इच्छा महसूस हुई। कमीना, ये पागल वाकई उसे मारना चाहता है। मैं अभी अभी 6th लेवल में आया हूं, पर मैं 2 7th लेवल गॉड वेनरेबल से बिना मरे लड़ सकता हूं। म्यू यू ने चिल्लाया, वुल्फ यान, मैं आज तुम्हें पहले मार डालूंगा। तुम्हारा ग्लटनस वुल्फ क्लैन गर्व करे। किस बात पर गर्व है? जब मैं मिंग यिक्शुअन रियल्म किंग पहुंचूंगा, मैं तुम्हारे ग्लटनस वुल्फ क्लैन को पहले नष्ट करूंगा। इस समय वुल्फ यान पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसे धमकी मिली। उसे एक 6th लेवल गॉड वेनरेबल द्वारा धमकी दी जा रही थी। धत, जनरल वुल्फ यान ने इस समय गाली बक दी। मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जनरल ले याओ, तुम किस बात पर हिचक रहे हो? मैं हिचक नहीं रहा। ले याओ भी गुस्से में चिल्लाया, मारो। दोनों ने इस समय अपनी ऑरा को चरम तक उत्तेजित किया। वुल्फ यान, ले याओ, अगर मिंग यिक्शुअन मर गया तो तुम दोनों भी उसके साथ दफन कर दिए जाओगे। एक चिल्लाहट इस समय गूंजी। तइन सेक्ट के लोग आ गए हैं। 100 मील पार मिंग एक्सुशन की क्रोधित पुकार इस समय आई। मूर्ख! म्यू यू ने इस समय अपने मन में कसम खाई और गाली दी। कौन आ रहा है? वाकई बेवकूफ। वुल्फ यान और ले याओ जितने मूर्ख। यदि वो किसी को मार रहा होता और सुनता कि रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरी ताकत से हमला कर देता और पहले उन्हें मार डालता। अगर इन लोगों ने चिल्लाया नहीं होता तो ले याओ और वुल्फ यान इतने चिंतित न होते, पर अगर उन्होंने चिल्ला दिया, क्या ये दोनों लोग चिंतित नहीं होते? हालांकि अगर यहां सच में मिंग यिक्शुअन होता, वो जरूर गाली देता, पर वो नकली है। वो तइन सेक्ट के लोगों का इंतजार कर रहा है। इस समय वुल्फ यान और ले याओ ने भी वो गर्जना सुनी और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। ये मिंग एक्सुशंग है, ये मिंग एक्सुशंग है। दोनों ने इस समय लगभग एक साथ कहा। चैप्टर 3097 मिंग यिक्शुअन इज डेड। मिंग एक्सुशंग। म्यू यू का दिल हिल गया। मिंग यिक्शुअन का दूसरा अंकल मिंग एक्सुशंग, मिंग परिवार में एक महत्वपूर्ण शख्स, मिंग युअन्यू और मिंग क्वान के बाद स्थिति में दूसरा, वो यहां है। इस समय लैंगशान और ले याओ के दिलों में भी प्रचंड संकल्प भर गया। उन्हें मिंग यिक्शुअन को मारना ही होगा, अन्यथा एक बार मिंग एक्सुशंग आ जाए तो चाहे वे चाहे भी उन्हें मार नहीं पाएंगे। और अगर मिंग यिक्शुअन भविष्य में गॉड वेनरेबल रियल्म के 9वें स्तर तक पहुंचा तो वो उनके 2 बीस्ट क्लैंस के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इस समय दोनों ने म्यू यू की ओर देखा। उनकी हत्या की इच्छा चरम पर थी। कट, झान, फूटो, बाओ।
दोनों नीची गर्जनें इस समय पूरी तरह गूंजी। धमाका। इस समय दुनिया का रंग बदल गया। पूरी इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस कंपा उठी। दूसरे अंकल। इस समय म्यू यू ने बेकरारी में चिल्लाया। उसकी आवाज सैकड़ों मील दूर तक गई। एक्सयूएन ने गॉड वेनरेबल रियल्म के छठे स्तर को तोड़ा और जोर जबरदस्ती से लेजेंशन और लैंग टाइंगसिंग को मार दिया। ये दोनों जियाओ टोंगयांग, युअन टिंगजू और मिंग यू के साथ एक्सयूएनर को मारना चाहते हैं। जो मुझे मारते हैं वे लैंग शान और ले याओ है। पिता, दादा, मेरी प्रतिशोध करो। एक गर्जना गूंजी। भयानक, दुखद और अमानवीय। इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस के भीतर खून की बारिश फिर से बिखरी। इस समय मिंग एक्सुशेंग की आंखें खून से लाल हो गई। एक्सयूएनर। एक गर्जना। तुरंत मिंग एक्सुशेंग की आकृति इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस की ओर दौड़ी। पेंग। एक जोरदार धमाका गूंजा। शून्यता फट गई और आकाश से एक पंजे का निशान नीचे आया, सीधे जनरल लैंगशान और जनरल ले याओ की ओर। डोंग। एक दबा हुआ टकराने की आवाज इस समय गुम हुई। इस समय सभी ने महसूस किया कि उनकी शक्ति दबाई जा रही थी। गॉड वेनरेबल रियल्म के 8वें स्तर का गॉड वेनरेबल रियल्म में एक ताकतवर जनरल लैंगशान और जनरल ले याओ ने मिलकर इस हमले का सामना किया। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे। मिंग एक्सुशेंग। लैंगशान गुस्से में गरजा। तुम्हारा 3 सेक्ट का प्रतिभाशाली मिंग यिक्शुन मर गया, फिर भी तुम इतना अनुचित हो। मेरी डिवाउरिंग हेवनली वुल्फ क्लैन का लैंग टाइंगसिंग जो मरा, उसका क्या? लैंगशान इस समय वास्तव में क्रोधित था। अनुचित? क्या हुआ? मिंग एक्सुशन ने क्रोध में गरजते हुए कहा। पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर बात करेंगे। इस समय मिंग एक्सुशन पहले ही पागल हो चुका था। अगर उसके बड़े भाई और पिता जान जाते कि मिंग यिक्शुन मर गया तो वे उससे भी ज्यादा क्रोधित होते। मिंग यिक्शुन पूरे मिंग परिवार की उम्मीद था। नहीं, सिर्फ उम्मीद ही नहीं, बल्कि मिंग परिवार का भविष्य भी। वो मर गया, किसी के सामने मारा गया। यह मामला आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एल्डर एक्साइए झेंग। मिंग एक्सुशन ने जल्दी से अपनी आवाज भेजी। एक्सयूएनर मर गया और कोई सबूत नहीं है। मैं एल्डर ब्रदर और पिता को एक्साइए युआंगसिंग ने क्या किया बताए नहीं दूंगा। अब मेरे साथ जुड़ो और इन दोनों को मारो। यह सुनकर एक्साइए झेंग भी स्तब्ध था। अभी अभी मिंग यिक्शुन ने चिल्लाकर कहा था कि मिंग यू उसे मारना चाहता था। इससे साबित हुआ कि सीईओ जियान और क्षु जियाओ झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, एक्साइए झेंग तुरंत कार्रवाई में आया। इसी समय मिंग एक्सुशिंग ने 2 एल्डर्स सीईओ जियान और क्षु टियानिंग की ओर देखा। 2 एल्डर्स, मेरे साथ मिलकर कार्रवाई करो। हम चारों इन दोनों को घेर कर मारेंगे। हमें उनके सिर काटकर मेरे पिता को सौंपना होगा। मिंग यिक्शुन मर चुका था, उसकी हड्डियां भी नहीं बची थी। वो पूरी तरह खून की धुंध में उड़ चुका था। अगर वो खाली हाथ लौटता तो निश्चित रूप से उसके पिता और बड़े भाई द्वारा दोषी ठहराया जाता। शायद सिर्फ दोषी नहीं, गॉड वेनरेबल रियल्म के छठे स्तर का मिंग यिक्शुन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस समय मिंग एक्सुशिंग वास्तव में क्रोधित था, इतना क्रोधित कि फट पड़े। तुरंत एल्डर एक्साइए झेंग गॉड वेनरेबल रियल्म के 8वें स्तर पर और एल्डर सीईओ जियान और क्षु टियानिंग गॉड वेनरेबल रियल्म के 7वें स्तर पर मिलकर कार्रवाई में आए। चारों आकृतियां लैंगशान और ले याओ की ओर दौड़ी। महान युद्ध फिर से शुरू हुआ। इस बार 3 सेक्ट के लोग भी झुंड में भागे। तीनों पक्ष पूरी तरह से लड़ रहे थे। इस समय पूरी इमेजरेबल माउंटेन कंपा रही थी। लैंगशान और ले याओ को खून उबलने जैसा महसूस हो रहा था। कुछ गलत था, कुछ बहुत गलत था। जब मिंग एक्सुशन प्रकट हुआ, क्या मिंग यिक्शुन आखिरी सीमा पर था? बिल्कुल नहीं। लेकिन मिंग यिक्शुन उन्हें मारा गया। थोड़ा असहज था, जैसे लोहे को मारने की तैयारी की पर कपड़े पर वार किया। बहुत असहज। लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मिंग यिक्शुन मर चुका था, यह तथ्य था। बस उनके दिलों में हमेशा कुछ अनुचितता थी। इस समय सीईओ जियान और क्षु जियाओ और भी हैरान थे। क्या वो म्यू यू था? सच में उसने लैंग टाइंगसिंग और ले जेंशन को मार दिया और अपने दांवों को गॉड वेनरेबल रियल्म के छठे स्तर तक साबित कर दिया। वो एक पागल था, वो एक राक्षस था। इसके अलावा उसने अब जो दृश्य बनाया वो बिल्कुल एक भव्य नाटक था। मिंग एक्सुशिंग इसे सहन नहीं कर सकते थे। लैंगशान और ले याओ हार मानने की संभावना और भी कम थी। तीनों पक्ष इस समय गॉड वेनरेबल के 7वें और 8वें स्तर पर सच में मौत तक लड़ रहे थे। म्यू यू ने वास्तव में कर दिखाया। लेकिन वो कहा था, और इस समय इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस के ऊपर हर जगह लड़ाइयां छिड़ गई। मिंगहा इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। एक्सयूएन व्यूशन, चलो पहले निकलते हैं।
मिंग हा ने एक्सयूएन व्यूशन की ओर देखा, जो दूर नहीं था और जिसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। यह बहुत चौंकाने वाला था। मिंग यिक्शुन, इस पीढ़ी का नंबर 1 गर्व। अच्छी बात है कि वो मर गया। अगर वो नहीं मरता तो ये बड़ी समस्या होती। अब जब वो मर चुका है तो ये सभी के लिए राहत की बात थी। इस समय तीनों पक्ष लड़ रहे थे। धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र बढ़ रहा था। अभी अभी वे निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और निकल भी नहीं सकते थे। अगर वे भागते तो उन लोगों में से कोई भी उन्हें एक ही पल में मार सकता था। इस समय जीनियस स्टेटस, क्या इसका कोई फायदा था? जब मिंग यिक्शुन ने लैंग टाइंगसिंग और ले ज़ेंशन को मारा तो क्या उसने उनकी स्थिति को ध्यान में रखा? जब लैंग शान और ले याओ ने मिंग यिक्शुन को मारा तो क्या उन्होंने उसकी स्थिति को ध्यान में रखा? नहीं। हर कोई खून भरी आंखों से लड़ रहा था। किसे परवाह है कि आप कौन हैं? अगर तुमने मेरे लोगों को मारा तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अब भाग जाना ही बेहतर था। इस समय मिंग हा ने एक्सयूएन व्यूशन की ओर देखा और चिल्लाया, लेकिन एक्सयूएन व्यूशन ने उसे अनदेखा किया। एक्सयूएन व्यूशन, अगर तुम नहीं निकलोगे तो मैं निकल जाऊंगा। मिंग हा ने इस समय अवसर का फायदा उठाया और तुरंत अपने आसपास के लोगों के साथ उड़ गया। मेरे लिए इंतजार करो। इस समय एक्सयूएन व्यूशन ने उड़ान भरी और उसके पीछे के लोग एक एक करके उसके पीछे आए। दोनों कबीले निकल गए। मिंग एक्सुशेंग, लैंग शान और अन्य ने परवाह नहीं की। वास्तव में तीनों लड़ाई में लगे थे और उनके पास अब इसे लेकर परवाह करने का समय नहीं था। इस समय इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस के बाहर तीनों पक्षों के सैकड़ों लोग भीषण रूप से लड़ रहे थे। मिंग हा बाहर निकला, पीछे देखा और अपने सीने पर थपथपाया। सौभाग्य, सौभाग्य। मिंग हा ने डर के साथ कहा, सौभाग्य है कि मैं बाहर निकला। मुझे अपने वज्रा डार्क आर्मो टर्टल क्लैन के विशेषज्ञों को ढूंढना होगा, अन्यथा यहां एक गॉड वेनरेबल 5वें स्तर भी मर जाएगा। एक्सयूएन व्यूशन, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक्सयूएन व्यूशन का चेहरा अभी भी पीला था और उसने धीरे धीरे कहा, अभी के लिए एक साथ रहो। अगर हम मेरे ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन या तुम्हारे वज्रा डार्क आर्मो टर्टल क्लैन के विशेषज्ञों को ढूंढ ले तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है, मिंग हा ने सिर हिलाया। दोनों इस समय इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस से दर्जनों लोगों के साथ निकल गए। हालांकि एक्सयूएन व्यूशन ने पीछे देखा और लड़ाई और गर्म होती जा रही थी। लड़ाई करो, लड़ाई। जितना अधिक अराजक उतना अच्छा। उसके होठों पर मुस्कान आई और एक्सयूएन व्यूशन मिंग हा और दर्जनों अन्य लोगों के साथ इस समय गायब हो गया। क्या मिंग यिक्शुन मर गया? साथ ही दूसरी ओर बाइकिंग्यू झंग जिंगयुआन, एक्साइएनजी हुई और झाई जोंग का नेतृत्व कर रही थी और इस समय वे इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस की ओर बहुत तेज गति से जा रहे थे। लेकिन जगह पहुंचने से पहले उन्होंने ये खबर सुनी, मिंग यिक्शुन मर गया। झंग जिंगयुआन ने यह सुनकर बिना कारण राहत की सांस ली। चैप्टर 3098 एक्सयूएन टाइनलैंग वॉज अरेस्टेड। गुड रिडेंस। इस समय बाइकिंग्यू भी चुपके से राहत की सांस ली। मिंग यिक्शुन मर गया है। म्यू यू इस पहचान से मुक्त हो सकता है। बस अब जानना बाकी है, म्यू यू अब किसका रूप धर चुका है। कमांडर बाय, तो हम नहीं जा रहे। बाय किंग्यू ने हाथ हिलाया और कहा, यह जगह यिन यांग हेवन डोमेन है। यहां बहुत से लाभ है, इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। मिंग यिक्शुन मर गया है। मिंग एक्सुशेंग निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगा। उन दो बड़े क्लैंस के साथ लड़ाई केवल जमा हुआ बैर गहरा करेगी। जब वो समय आएगा तो मिंग परिवार खत्म हो जाएगा। क्या सेक्ट मास्टर और उसकी पत्नी मिंग परिवार के कारण उन दो बड़े क्लैंस के साथ दुश्मनी करेंगे? ये सुनकर झंग जिंगयुआन, एक्साइएनजी हुई और झाई जोंग तुरंत सिर हिलाए। झंग जिंगयुआन ने पहले सोचा था कि मिंग यिक्शुन के मरने से मिंग परिवार उनके पोतों की गलती का हिसाब नहीं मांगेगा, पर अब जब उसने सोचा यह वास्तविक नहीं था। मिंग यिक्शुन मर गया है। मिंग परिवार का क्रोध किस पर निकलेगा? ग्लटनस वुल्फ क्लैन और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन पर। वे दो बड़े क्लैंस कितने शक्तिशाली हैं। अगर वे अपना क्रोध उन पर डालें, क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? नहीं, तो अंततः उनका गुस्सा फिर भी इन तीनों पर निकलेगा। मैं तीनों एल्डर्स को सलाह देता हूं, चूंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है, अपना काम अच्छी तरह करो। मैं तुमको व्यर्थ मरने नहीं दूंगी, पर अगर तुम दो दिल वाले हो तो माफ कीजिए। बाय किंग्यू ने इस समय धीरे से कहा, जब तक तुम मुझे धोखा देकर भी ये गारंटी दे सको कि तुम मुझे मार दोगे। बाय किंग्यू एक 4th लेवल गॉड वेनरेट और झंग जिंगयुआन एक 8th लेवल गॉड वेनरेट। बाय किंग्यू को मारना मुश्किल नहीं है। हालांकि झंग जिंगयुआन समझता था बाय किंग्यू सेक्ट लीडर और उसकी पत्नी की प्रिय है, दोनों द्वारा गहराई से महत्व दी गई। खासकर सेक्ट लीडर की पत्नी यूएरोंग बाय किंग्यू को अपनी बेटी जैसा मानती है। उस समय
जब बाई किंग यू अभी गॉड वेनरेट स्तर तक नहीं पहुंची थी, सेक्ट लीडर की पत्नी ने मून गॉड गार्ड की कमान बाई किंग यू को सौंप दी थी। कमांडर का पद, वो पद कम से कम मिंग यिक्शुन जैसा कोई 5th लेवल गॉड वेनरेट भी रख सकता था, पर सेक्ट लीडर की पत्नी ने सभी आपत्तियों को नजरअंदाज करके बाई किंग यू को वह पद दिया। अब जब बाई किंग यू 1st लेवल ऑफ गॉड वेनरेट तक पहुंच चुकी थी, यह मामला धीरे धीरे शांत हो गया। वर्तमान बाई किंग यू एक 4th लेवल गॉड वेनरेट पूरे तयन सेक्ट में एक प्रमुख प्रतिभा मानी जा सकती है। झंग व्यू फेंग, एक्साइएनजी चेंगोंग और झाई टियानशेंग जरूरी नहीं कि बाई किंग यू से बेहतर हों। इस समय तीनों एल्डर्स की आंखों में हल्की झिलमिलाहट थी। चलो, बाई किंग यू की आकृति चमकी और वो इस जगह से चली गई। तीनों एल्डर्स दर्जनों लोगों का नेतृत्व करते हुए तुरंत पीछे पीछे गए। साथ ही इमेजरेबल प्रोफाउंड पैलेस में वे 3 बूढ़े कहा है। झंग जिंगयुआन, एल्डर एक्साइए झेंग ने इस समय दहाड़ लगाई। चारों ने लैंग यान और ले याओ को ठहराया हुआ था, पर उन्हें मारना मुश्किल था। हालांकि ये दोनों 7th लेवल गॉड वेनरेट्स थे, पर वे 2 बड़े क्लैंस के युद्ध हार्डन जनरल्स थे। उनकी लड़ाकू शक्ति बहुत मजबूत थी। अगर झंग जिंगयुआन पहुंच जाए तो 3 8th लेवल गॉड वेनरेट्स उन्हें मारने के लिए काफी होते, पर अब वे नहीं पहुंचे। क्या हो रहा है? कायर मिंग एक्सुशम भी इस समय दिल में बड़बड़ा उठा। अगर ये 3 लंबे समय तक नहीं आए तो कुछ अनपेक्षित हुआ होगा। वे 3 बूढ़े जरूर डर गए होंगे। इस समय मिंग एक्सुशेंग बेचैन था। लैंग यान और ले याओ की शक्ति उसकी कल्पना से अधिक थी, और इस समय लैंग यान और ले याओ और भी अधिक चिंतित थे। तयन सेक्ट के साथ ग्रेट एल्डर्स भेजे जा चुके थे। अगर वे उलझते रहे तो वे बुरी तरह मर जाएंगे। लौटने का मौका ढूंढो। लैंग यान और ले याओ ने अपने विचार प्रेषित किए। हम दोनों पहले पहुंचे 7th लेवल ऑफ गॉड वेनरेट पर। बाद में आई शक्तियां सभी ने 8th लेवल गॉड वेनरेट्स भेजे हैं। स्थिति अब हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है। हाँ, ले याओ ने भी उत्तर दिया। हम दोनों पूर्ण शक्ति से आक्रमण करेंगे और तुरंत पीछे हटेंगे। ठीक है, दोनों 7th लेवल गॉड वेनरेट्स ने इस समय योजना बनाई। अगला क्षण बूम, एक चौंकाने वाला धमाका इस समय गुंजा। शून्य टूट गया और 2 लोगों की दहाड़े आई। मिंग एक्सुशेंग, ये कर्ज खत्म नहीं हुआ। मेरी 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन की सेना के तयन सेक्ट के द्वार पर पहुंचने तक इंतजार करना। इस समय ले याओ गुस्से में दहाड़ा। ग्लटनस वुल्फ क्लैन ऐसी बेइज्जती कभी सहन नहीं करेगा। लैंग यान ने इस समय और भी गुस्से से दहाड़ लगाई। 2 आकृतियां धीरे धीरे गायब हो गई। धत्तेरी, मिंग एक्सुशेंग ने धीरे स्वर में शाप दिया। उनके स्तर तक पहुंचने के बाद किसके पास जीवन बचाने के तरीके नहीं होते? लैंग यान और ले याओ भाग निकले। पीछा करो। मिंग एक्सुशेंग ने गुस्से में दहाड़ा। हमें उन्हें भागने नहीं देना है। अगर मैं इन दोनों को न मारूं तो मैं, मिंग एक्सुशेंग, कसम खाकर कहता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। यह दहाड़ा मिंग एक्सुशेंग के मन की ठान दिखाता था। कोई भी कीमत पर मिंग यिक्शुन ऐसे ही मरकर नहीं जाएगा। अचानक इमेजरेबल माउंटेन के भीतर एक रस्साकशी सी शुरू हो गई। तयन सेक्ट ने पीछा किया और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन और ग्लटनस वुल्फ क्लैन के योद्धाओं को मार डाला। हत्याकांड फिर से शुरू हुआ। मिंग यिक्शुन, वो बहुत ही शक्तिशाली था। इसी बीच दूसरी ओर मिंग हा और एक्सुएन व्यूशन साथ साथ दूर की ओर जा रहे थे। रास्ते में मिंग हा बार बार आह भर रहा था। कोई रास्ता नहीं था। अभी का दृश्य बहुत झकझोरने वाला था। हाँ, एक 6th लेवल गॉड वेनरेट एक 7th लेवल से लड़ने में सक्षम। यद्यपि वो मर गया, ये भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। एक्सुएन व्यूशन ने इस समय आह भरी। मिंग हा ने यह सुना, एक्सुएन व्यूशन का पीला चेहरा देखा और दिल में ठिठकी हंसी की। हालांकि मैं डर गया हूं, पर मैं तुम्हारी तरह इतना डरा हुआ नहीं हूं। हम पहले ही चले गए हैं और तुम अभी भी पीला चेहरा लिए रहते हो। डरा हुआ? थोड़ी महत्वाकांक्षा रखो, ठीक है? भैया एक्सुएन। इस समय एक आकृति उड़ती हुई आई। हाँ, एक्सुएन व्यूशन ने भौं चढ़ाई। भैया एक्सुएन, सीनियर ब्रदर जी किंग ने एक्सुएन टाइनलैंग को पकड़ लिया है। उस आदमी ने रिपोर्ट की। सीनियर ब्रदर जी किंग इंतजार कर रहा है कि भैया एक्सुएन यहां आकर फैसला करें कि उसे सीधे मार देना है या। दिलचस्प। मिंग हा इस समय हंसा। एक्सुएन व्यूशन, लगता है तुम्हारा अच्छा भाई अब गॉड वेनरेट बन गया है। एक्सुएन व्यूशन ने ठंडी नाक भौंरी। तो क्या? वो अभी अभी गॉड वेनरेट क्षेत्र में आया है। मैं उसे अभी भी मार सकता हूं, पर अब मुझे लगता है कि उसे मारना बेकार है। मिंग यिक्शुन ने मिंग यू को मार डाला। मैं अनुमान लगाता हूं कि मिंग परिवार के भीतर कई लोग नाराज होंगे। एक्सुएन टाइनलैंग, मुझे उसे क्यों मारना चाहिए? एक्सुएन व्यूशन ने मुस्कुराया और कहा,
आगे चलो। हाँ, मिंग हाँ मुस्कुराकर इस समय सिर हिलाया। एक्सयूएनव्यूशन काफी दिलचस्प था। इस समय सब उड़ते हुए निकल गए। इमेजरेबल माउंटेन, एक पहाड़ की तलहटी पर कई आकृतियां चौकस होकर चारों ओर देख रही थी। एक आकृति इस समय चमकदार जंजीरों से कसी हुई दिखाई दे रही थी। एक्सयूएन टाइनलैंग, तुम वाकई बदकिस्मत हो। बंधन वाले आदमी के सामने एक आकृति इस समय मुस्कुरा रही थी। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो तुम्हारे लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हो रही है। हफ, जी किंग, बस मरने के लिए तैयार रहो। एक्सयूएनव्यूशन मुझे मार दे, वो मर सकता है या नहीं, कोई गारंटी नहीं। कोई उसे बचाएगा, पर तुम्हारा क्या होगा? एक्सयूएन टाइनले ने इस समय तंज कसा। मेरी मां जरूर तुम्हें टुकड़ों में काट देगी। तुम्हारी मां? जी किंग ने इस समय तंज कसा। मैं पहले ही चौथे स्तर के गॉड वेनरेट पर पहुंच चुका हूं। तुम्हारी मां के लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अगर एक्सयूएनव्यूशन तुम्हें मार दे और मैं मरूं, तो फिर भविष्य में कौन एक्सयूएनव्यूशन के लिए काम करने की हिम्मत करेगा? बच्चे, उन उलझी चीजों के बारे में मत सोचो। यह सुनकर एक्सयूएन टाइनलैंग का चेहरा काला पड़ गया। बदकिस्मती, सच में बहुत ही बदकिस्मती। वो गॉड वेनरेट डोमेन में आया और अब गॉड वेनरेट के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है, पर वो जी किंग से टकरा गया। ऐसा क्या संयोग? इतने बड़े इमेजरेबल माउंटेन में वो किसी और से नहीं मिला, पर जी किंग से ही मिला। जी किंग, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मेरे भाई इस गॉड वेनरेट डोमेन में तुम्हें मार डालेंगे। एक्सयूएन टाइनलैंग ने फिर कहा। चैप्टर 3099 आई एम म्यू। भाई, जी किंग ने ताना मारा। फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में तुम्हारे किस भाई को तुम्हारा मरना अच्छा नहीं लगता? हुफ, मैं स्वाभाविक रूप से उन भाइयों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस भाई की बात कर रहा हूं जिसे मैंने यिन यांग हेवन डोमेन में मिला। म्यू यू की प्रतिभा प्रबल थी। उसने अर्थली वेनरेबल डोमेन और हेवनली वेनरेबल डोमेन में हंगामा मचा दिया। गॉडली वेनरेबल डोमेन में वो आदमी शायद अब गॉडली वेनरेबल के 7वें स्तर पर भी हो सकता है। हिम्मत करके मुझे छूकर देखो। हा, ये सुनकर जी किंग अचानक ठिठका कर हंसा। एक्सयूएन टाइनलैंग उस हंसी से चकित हुआ। म्यू, जी किंग जोर से हंसा। म्यू को मिंग यिक्शुन ने बहुत पहले मार डाला था। तुम अभी भी चाहते हो कि वो तुम्हारी रक्षा करे? वो खुद अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता और नहीं जानता कि वो कहां मरा। क्या म्यू मर गया? इस समय एक्सयूएन टाइनलैंग की आंखें कांप उठीं। ये कैसे संभव है? म्यू की प्रतिभा इतनी प्रबल थी, वो कैसे मर सकता है? एक्सयूएन टाइनलैंग, इतना मत सोचो। जी किंग ने इस समय तंज कसा। जब एक्सयूएनव्यूशन बाद में आता है, मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। बस इतना ही। मुझे परवाह नहीं कि तुम जियो या मर जाओ। एक्सयूएनव्यूशन गॉडली वेनरेबल के 5वें स्तर पर है। तुम केवल गॉडली वेनरेबल के दूसरे स्तर पर हो। तुम उसकी मुकाबले कतई नहीं हो। फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में एक्सयूएनव्यूशन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से अगला क्लैन लीडर बनेगा, और तुम्हारा, ये उसके मूड पर निर्भर करेगा। हालांकि तुम काबिल हो। तुमने कुछ ही दशकों में गॉडली वेनरेबल रियल्म पहुंच लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें कोई लेगसी मिला होगा, है ना? तुम्हारी मां वाकई तुम्हें बहुत लाड करती है, लेकिन अफसोस, ये बेकार है। जी किंग ने हर शब्द धीरे धीरे कहा। एक्सयूएन टाइनलैंग सुनने के मूड में नहीं था। म्यू मर गया? वो कैसे मर सकता है? म्यू बहुत मजबूत था। इस समय एक्सयूएन टाइनलैंग का हृदय बेचैन था। समय थोड़ा थोड़ा कट गया। धीरे धीरे दर्जनों आकृतियां एक एक करके पहुंचने लगी। भाई व्यूशन, जी किंग की तीखी आंखों ने तुरंत एक्सयूएनव्यूशन को देखा और स्वागत किया। जी किंग, तुमने अच्छा काम किया। एक्सयूएनव्यूशन मुस्कुराकर बोला। एक्सयूएन टाइनलैंग को पकड़ना बड़ी उपलब्धि है। जब मैं भविष्य में क्लैन लीडर बनूंगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। धन्यवाद भाई व्यूशन। वो आदमी कहाँ है? वो यहां है। जी किंग ने एक्सयूएनव्यूशन, मिंग हा और दूसरों को लेकर पहाड़ की तली तक लाया। एक्सयूएन टाइनलैंग। एक्सयूएनव्यूशन ने एक्सयूएन टाइनलैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। एक्सयूएनव्यूशन, दोनों की आंखें इस पल मिली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दशकों में तुम सच में गॉडली वेनरेबल रियल्म पहुंच जाओगे। ये वाकई मुझे चौंका देता है। लगता है एल्डर हा मिन वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है। यह सुनकर एक्सयूएन टाइनलैंग ने उदासी भरे स्वर में कहा। म्यू मर गया? हाँ, वो बच्चा भी मौत को तरस रहा था। मिंग यिक्शुन के साथ किसी औरत के लिए लड़ा। अगर वो न मरा तो अजीब होता। वो गॉडली वेनरेबल के 3रे स्तर पर था और मिंग यिक्शुन ने, जो गॉडली वेनरेबल के 5वें स्तर पर था, उसे मार दिया। हालांकि मिंग यिक्शुन भी मर गया है। ये शब्द निकलते ही एक्सयूएन टाइनलैंग अचंभित रह गया। गॉडली वेनरेबल डोमेन में असल में क्या हुआ? यहां तक कि मिंग यिक्शुन भी मर सकता है?
क्या तुम्हें बहुत हैरानी हो रही है? एक्सयू एन व्यूशन ने तंज कसा। मिंग यिक्शुन इतनी हिम्मत करके जियाओ टोंगयांग, लैंग टाइंगसिंग और ले झेंशन को मार डाला। यदि वो न मरता तो अजीब होता। ये शब्द निकलते ही एक्सयू एन टाइन लैंग सचमुच हैरान रह गया। गॉडली वेनरेबल डोमेन पागलपन भरा है। यद्यपि उसने और म्यू यू ने अर्थली वेनरेबल डोमेन और हेवनली वेनरेबल डोमेन में कई लोगों को मारा था, वे लोग प्रमुख शक्तियों के लिए बड़ी क्षति नहीं थे। आखिरकार अर्थली वेनरेबल्स और हेवनली वेनरेबल्स की कुछ स्थिति होती है, पर वे गॉडली वेनरेबल्स की तुलना में कुछ भी नहीं। पर उसने सोचा भी नहीं था कि गॉडली वेनरेबल डोमेन में हर क्लैन के मुख्य सदस्य भी मारे जा सकते हैं। दिलचस्प। एक्सयू एन टाइनलैंग मुस्कुराया और कहा, चूंकि मैं तुम्हारे हाथों बिठाया गया हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मरो या काट दो, जो चाहो करो। यह सुनकर एक्सयू एन व्यूशन हैरान रह गया। तुम दया मांग रहे नहीं हो? क्या दया मांगने से कोई फायदा होगा? एक्सयू एन टाइनलैंग ने मुस्कुराकर कहा, यह नहीं कि मुझे तुम्हारे स्वभाव का अंदाजा नहीं है। एक्सयू एन टाइनलैंग, तुमने कुछ ही दशकों में गॉडली वेनरेबल रियल्म के दूसरे स्तर तक तेजी से पहुंच लिया। मुझे लगता है कि जब तुम गॉडली वेनरेबल डोमेन पहुंचे तब तुम्हें कुछ मिला होगा, है ना? एक्सयू एन व्यूशन ने उदासीन स्वर में कहा, यदि तुम जानते हो कि कहीं कोई सीक्रेट रियल्म है तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। सच कहूं तो पहले मैं तुम्हें मारना चाहता था क्योंकि तुम मुझे बड़ा खतरा लगते थे, पर अब मैं तुम्हारे धमकी देने से सच में नहीं डरता। यह सुनकर जी किंग जल्दी से बोला, भाई व्यूशन। एक्सयू एन व्यूशन ने हाथ हिलाया। मिंग यिक्शुन को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मार्शल आर्टिस्टों को अपनी महत्वाकांक्षा को कष्टों से घिसने नहीं देना चाहिए, है ना? एक्सयू एन टाइनलैंग, तुम्हारा अस्तित्व मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि तुम कुछ फायदे देकर अपनी जान बचाने को तैयार हो तो मैं प्रसन्न होकर स्वीकार करूंगा। यह सुनकर एक्सयू एन टाइनलैंग चकित रह गया। स्थिति क्या है? पहले एक्सयू एन व्यूशन उसे मारना चाहता था और उसी के पीछे पड़ा था। अब जब वो उसके समक्ष है तो वो सचमुच उसे नहीं मारता। क्या हुआ? क्या वो डरा हुआ है? ये असंभव है। एक्सयू एन व्यूशन की पृष्ठभूमि फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में तुम्हारी पृष्ठभूमि जितनी कमजोर नहीं है। अगर उसने उसे मार भी दिया तो उसकी मां सचमुच एक्सयू एन व्यूशन के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी। पर अब एक्सयू एन टाइनलैंग वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। कट्टा, जल्दी सोचो। ठीक इसी समय एक्सयू एन व्यूशन नीचे झुका, एक्सयू एन टाइनलैंग की ओर देखा और अचानक एक आवाज एक्सयू एन टाइनलैंग के मन में घुसी, मैं म्यू यू हूं। जैसे ही ये शब्द निकले एक्सयू एन टाइनलैंग पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। तुम धम। एक्सयू एन टाइनलैंग कुछ कह पाता उससे पहले एक्सयू एन व्यूशन सीधे एक मुक्का मारकर नीचे आया। कुछ नहीं कह सकते? एक्सयू एन व्यूशन ने उदासीनता से कहा, अगर तुम कुछ नहीं कह सकते तो मर जाओ। रुको। म्यू यू के मुक्के के बाद एक्सयू एन टाइनलैंग ने जल्दी से चिल्लाया, मैं जानता हूं, मुझे एक जगह पता है। धक तेरी की। असल में क्या हो रहा है? म्यू यू एक्सयू एन व्यूशन बन गया? मिंग हां अभी भी म्यू यू के साथ चल रहा है। असल में क्या हुआ? एक्सयू एन टाइनलैंग का मन इस समय पूरी तरह उलझन में है। असल में रक्त विस्फोट म्यू यू ने बनाया था। मिंग यिक्शुन की मृत्यु का भ्रम पैदा करने के लिए उसने बहुत सा एसेंस ब्लड खर्च किया और पहला काम उसने ये किया कि एक्सयू एन व्यूशन को बचाने के लिए चुना। एक्सयू एन व्यूशन गॉडली वेनरेबल के 5वें स्तर पर है। पहले उसे मारना म्यू यू के लिए मुश्किल था, पर अब जो 6ठे स्तर के गॉडली वेनरेबल में है उसके लिए एक्सयू एन व्यूशन को मारना बहुत आसान है। इसके अलावा वो एक्सयू एन टाइनलैंग के साथ अच्छे संबंध में है। अगर एक्सयू एन व्यूशन मर जाए तो एक्सयू एन टाइनलैंग के लिए फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन को नियंत्रित करना सबसे अच्छा होगा। इल्यूजरी हेवन आर्ट का उपयोग कर एक्सयू एन व्यूशन की शक्ल में बदलना केवल एक क्षण का काम था। म्यू यू इस समय समझाने के लिए बहुत आलसी है। एक्सयू एन व्यूशन जल्दी से बोला, मैंने गॉडली वेनरेबल डोमेन में प्रवेश किया और एक जगह में गया जहां मैं अकेला हुआ और जल्दी से गॉडली वेनरेबल के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। हालांकि उस जगह के भीतर गहरे प्रतिबंध हैं और मैं प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस छोड़ना पड़ा। असल में मैं म्यू यू को ढूंढने का योजना बना रहा था ताकि वो मेरे साथ आए, पर किसने सोचा? मिंग हा ने यह सुनकर मुस्कुराया, म्यू यू मर चुका है और मिंग यिक्शुन भी मर चुका है। अब केवल समकालीन प्रतिभाएं बची हैं। वे हैं मैं, मिंग हा, एक्सयू एन व्यूशन और युअन टिंगजू, शेन वेनहाओ और झंग फैंगमिंग। एक्सयू एन टाइनलैंग, अगर तुम झूठ बोलो तो तुम। ये सुनकर एक्सयू एन टाइनलैंग ने एक्सयू एन व्यूशन की ओर देखा और हुम किया, तुम कसम खाओ, अगर मैं बताऊं तो तुम मुझे नहीं मारोगे। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो वादा तोड़ता है? म्यू यू ने तंज कसा, यह कहना मुश्किल है। एक्सयू एन टाइनलैंग ने हुम किया, ठीक है। एक्सयू एन व्यूशन ने इस समय सिर हिलाया,
चैप्टर 3 रिक्सॉ इज रियली अ वेस्ट। आई XUAN व्यूशन स्वेयर कि अगर XUAN टाइमलाइन की बातें झूठी नहीं है तो मैं उसे नहीं मारूंगा। अगर मैं इस ओथ को तोड़ूं तो मुझे बिजली का प्रहार हो। XUAN व्यूशन ने चारों ओर देखा और कहा, आप सब गवाह बन सकते हैं। XUAN टाइमलाइन आखिरकार शांत हुआ, लेकिन उसके मन में उसने कर्ज किया, एक हिपोक्रिटिकल बदमाश। XUAN व्यूशन शायद मर चुका है और म्यू यू XUAN व्यूशन का रूप धारण किए हुए है। हालांकि वो नहीं जानता कि म्यू यू ने ये कैसे किया, लेकिन ये आदमी, उसकी डिस्गाइज सच में अद्भुत है। अच्छा, इस समय XUAN टाइमलाइन ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप मुझे अब खोल सकते हैं? म्यू यू ने सिर हिलाया। जी किंग आगे बढ़ा और रिस्ट्रेन्स खोले। XUAN टाइमलाइन खड़ा हुआ, अपने मसल्स को स्ट्रेच किया और हंसा। XUAN व्यूशन, तुम इस गॉडली वेनरेट डोमेन में दशकों से हो, लेकिन तुमने उतना नहीं खोजा जितना मैंने थोड़े समय में किया। यहां से 100 मील पश्चिम में एक घाटी है। घाटी घने जंगलों से घिरी हुई है, लेकिन घाटी के भीतर एक विशाल खुली भूमि है। यह सुनकर जी किंग ने अचानक कहा, मैं वहां गया था, वहां कुछ नहीं है। जी किंग, तुम तो इतने मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं खोज सकते। तुम जी किंग गुस्से में आने वाला था, लेकिन म्यू यू ने कहा, हमें वहां ले चलो। अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। मुझे पता है। इस समय XUAN टाइमलाइन ने अपने कपड़े सीधा किए और जी किंग की ओर देखा। मुझे पीटा, मुझे बंदी बनाया, मैं बाद में तुम्हें पूरी तरह मरने दूंगा। म्यू यू ने मिंगहा की ओर शिष्टतापूर्वक देखा और कहा, ब्रदर मिंगहा, क्या हम साथ चले? गॉडली वेनरेट डोमेन अभी बहुत खतरनाक है। अगर हम साथ होंगे तो कम से कम थोड़ी सुरक्षा होगी। इसके अलावा वे लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं। एक को मारना संभव है, लेकिन दोनों को मारना उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। मिंगहा ने समझा और सिर हिलाया। गॉडली वेनरेट डोमेन वास्तव में अब असुरक्षित है। कम से कम 9 एक्सट्रीम थंडरलायन क्लैन और डिवाउरिंग स्काई वुल्फ क्लैन पहले ही 3 सेक्ट के लोगों से खून की आंखों से लड़ रहे हैं। अगर वे रेकलेसली ज्वाइन करेंगे तो वे सच में मौत की ओर बढ़ेंगे। दोनों ने अपनी टीमों का नेतृत्व किया और इस स्थान को छोड़ दिया। अरे बच्चा, क्या चल रहा है? तुम XUAN व्यूशन का रूप धारण कर रहे हो? क्या तुमने XUAN व्यूशन को मार दिया? XUAN टाइमलाइन ने अपनी आवाज ट्रांसमिट की। कम बोलो ताकि ध्यान न जाए। और कुछ की चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। म्यू यू ने संक्षेप में जवाब दिया और कम्युनिकेशन रोक दी। XUAN टाइमलाइन के मन में सफोकेशन हुई। म्यू यू सच में एक प्रतिभा है, ये तक मैनेज कर सकता है। इसके अलावा ये आदमी XUAN व्यूशन का रूप धारण कर सकता है। इसका मतलब है कि वो कम से कम गॉडली वेनरेट रियल्म के 5th लेवल पर होना चाहिए। कितना समय हुआ? म्यू यू पहले ही 5th लेवल पर है। बहुत अजीब। आगे है। इस समय XUAN टाइमलाइन ने धीरे धीरे आगे इशारा किया और कहा, इस घाटी के भीतर एक यूनिक वर्ल्ड है। मैंने फॉर्मेशन में एक गैप का फायदा उठाकर एज में प्रवेश किया, जिसने मुझे वास्तव में लाभ पहुंचाया। अगर तुम डेप्थ में प्रवेश करने का तरीका खोज सकते हो, मुझे लगता है कि और भी बड़े अवसर होंगे। म्यू यू ने इस समय घाटी की ओर देखा। ध्यान से महसूस करने पर वहां वास्तव में फॉर्मेशन फ्लक्चुएशंस थे। जी किंग, ट्राई करो, म्यू यू ने कहा और आदेश दिया। यह सुनकर जी किंग स्तब्ध हुआ और कहा, बिग ब्रदर व्यूशन, मुझे फॉर्मेशंस समझ में नहीं आते। म्यू यू ने सुना, सीधे चेहरा बनाए रखा और आगे कहा, बकवास। क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुम नहीं जानते? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किसी को भेजो ट्राई करने के लिए। जी किंग तुरंत ऑकवर्डली मुस्कुराया और तुरंत 2 लोगों को आदेश दिया। 2 लोग बाहर गए और लंबे समय तक घाटी के चारों ओर जांच की। म्यू यू ने मन में कर्ज किया, वेस्ट। वो एक नजर में बता सकता था कि यह घाटी केवल एक कवर है। फॉर्मेशन का कोर घाटी के केंद्र में है। ये दोनों बस घूम रहे हैं। क्या उन्हें थकान नहीं हो रही? म्यू यू अंततः और सहन नहीं कर सका। 2 आधे अधूरे फॉर्मेशन मास्टर्स, एम्बेरसिंग। एक कदम आगे बढ़ते हुए म्यू यू घाटी की ओर आया। कैजुअली चलते हुए इस समय वो घाटी के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। केंद्र पहुंचते ही म्यू यू के शरीर में ऑरा धीरे धीरे कन्वर्ज हुई। क्या तुम्हें मिला? म्यू यू ने इस समय कहा। नहीं। दोनों फॉर्मेशन मास्टर्स गॉडली वेनरेट रियल्म के 3rd लेवल पर ट्रेम्बलिंगली उत्तर दिए। वेस्ट, म्यू यू ने नीची आवाज में चिल्लाया। जमीन पर पैर मारते हुए क्रैकिंग ग्राउंड की आवाज गूंजी। मैं आमतौर पर तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अगर तुम पिल्स, फॉर्मेशंस और आर्टिफैक्ट्स की कला में हाथ डालो तो तुम्हें मेटिकुलस होना चाहिए। तुमने कैसे किया? जी किंग ने इस समय अपना सिर गर्दन के बीच दबाया और सामने खड़े म्यू यू को देखने की हिम्मत नहीं की। एम्बेरसिंग, XUAN व्यूशन एम्बेरस्ड और मिंगहा के सामने भी एम्बेरस्ड। गुस्सा होना स्वाभाविक है। हालांकि
जब जी किंग ने सिर झुका लिया, उसने देखा कि जमीन में क्रैक्स में फेंट लाइट स्वर्ल कर रही है। बिग ब्रदर व्यूशन। इस समय जी किंग की आंखें हिली और उसने जल्दी से कहा, देखो। सभी की नजरें भी जमीन की ओर मुड़ गई। दोनों फॉर्मेशन मास्टर्स की आंखों में भी इस समय हल्की हरकत हुई। यह फॉर्मेशन पैटर्न है। जैसे ही यह कहा, दोनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस समय जी किंग ने अपना पिछवाड़ा थपथपाया और कहा, व्यूशन बड़े भाई, आप सचमुच स्वर्ग से उतरे डिवाइन सन हैं। ये तो बहुत बड़ी किस्मत है। लगता है ये जगह बड़े भाई व्यूशन से गहराई से जुड़ी है। ये सुनकर म्यू यू ने बाहर से प्रसन्न होकर स्वीकार किया, पर मन में गाली दी। ये एक्सयूएन व्यूशन की किस्मत है। ये तो मैंने जानबूझकर तुम्हें दिखाने के लिए पैर मारा था। इस समय दोनों ने कार्रवाई शुरू की और जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। सभी के सामने जो दिखाई दिया वो एक पत्थर की चक्की जैसा गोल डिस्क था। उस चक्की पर फॉर्मेशन पैटर्न्स घूम रहे थे जो एक जटिल मार्ग बना रहे थे। वो एक दरवाजे जैसा था, बहुत विचित्र। दोनों फॉर्मेशन मास्टर्स ने इस समय कार्रवाई शुरू की, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए। मिंग हा बगल से देख रहा था, बड़ी दिलचस्पी के साथ। ये जगह भले ही इमेजरेबल हेवनली पैलेस के 4 महान डिवाइन पैलेसेस जितनी प्रसिद्ध नहीं थी, पर शायद यहां उससे भी बेहतर चीजें हों। इस समय आसपास आकृतियां इकट्ठी होने लगी। दोनों फॉर्मेशन मास्टर्स लंबे समय तक व्यस्त रहे और उनके माथे पर धीरे धीरे पसीने की बूंदें झलकने लगी। बहुत झंझट वाला था। इस फॉर्मेशन पैटर्न के डिजाइन जैसे 1,08,000 मील की घुमावदार रेखा उन्हें सिरदर्द दे रही थी। और यह दृश्य देखकर म्यू यू ने मन में तिरस्कार किया। कचरा, सचमुच कचरा। अगर वो होता तो पल भर में खोल देता। पर एक्सयूएन व्यूशन लगता है फॉर्मेशंस नहीं जानता। वो अभी हाथ नहीं बढ़ा सकता। असल में वो और मिंग हा जो लोग लाए थे मिलाकर लगभग 60 थे। सभी गॉडली वेनरेट्स थे। इन 60 लोगों को म्यू यू फॉर्मेशन से घेरकर एक एक कर मार सकता था, कोई दिक्कत नहीं। पर वो बहुत उबाऊ होता। मिंग हा भी वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन का गर्व था। ऐसे चुपचाप मर जाना बहुत बेकार होता। म्यू यू ने तय किया कि मिंग हा की मौत कुछ मूल्यवान बने। कम से कम ब्लेजिंग फ्लेम प्रोफाउंड बर्ड क्लैन और वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन के बीच झगड़ा भड़काना तो चाहिए, है ना? म्यू यू का इन लोगों के प्रति कोई अच्छा इरादा नहीं था। वे पहले ही उसे मारना चाहते थे, उसे जीवित या मृत पाना चाहते थे। अब अगर वो उन्हें वापस नहीं मारेगा तो उसके दिल में एक सांस अटकी रहती, बहुत असहज। आखिरकार लगातार 3 दिनों के बाद दोनों फॉर्मेशन मास्टर्स ने आखिर वो चक्की खोल ही दी। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए, जमीन पर बैठ गए और हाफने लगे। म्यू यू कुछ देर के लिए निशब्द रहा। क्या वाकई इतना जरूरी था? भाई मिंग हा, मुझे नहीं पता ये जगह क्या है। भाई मिंग हा, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगे या नहीं? क्या कहते हो? हे व्यूशन, तुम बहुत विनम्र हो, लेकिन जहां भी कोई गुप्त जगह होती है वहां खतरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिंग हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी इस जगह में दिलचस्पी है। बहुत अच्छा फिर। म्यू यू ने सतह पर मुस्कुराया, पर उसके मन में हलचल हुई। अगर तुम खुद मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। क्या मैं